हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाली यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमारे दो चैप्टर्स ऑलरेडी यूट्यूब चैनल हमारे पर आ चुके हैं। आप लोग उसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट 1 और प्लेलिस्ट 2 में जाके। ठीक है, एक प्लेलिस्ट है हमारी जिसमें हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और चैप्टर 2 में हमने पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया है। आज से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ये जो चैप्टर आपने 10th में पढ़ा था, आपको याद हो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था आपने क्लास 10th में, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी ही था, लेकिन वहां पर करंट नहीं लगाया था उन्होंने चैप्टर का नाम रखा था इलेक्ट्रिसिटी। तो समझ आ रहा है ना, ये 10th वाले से रिलेटेड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, पर ऐसा नहीं है कि जो 10th में पढ़ा वही यहां पर आएगा, वो तो आएगा ही, साथ में हम और ज्यादा एक्सप्लेन करके चीजों को पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गया, पहले हमने पढ़ा था चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पोटेंशियल वाला, अब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर के अंदर पहले तो वही समझाया गया है कि हमने जो पहले स्टडी की थी चैप्टर 1 में, वो स्टडी ये वाली की थी, द फिजिक्स ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। हमने वहां पर चैप्टर 1 में जो भी स्टडी की थी, वहां पे हमने माना था कि जो हमारे चार्जेस हैं वो कैसे हैं, रेस्ट में है, यानी कि चलते नहीं है, चलते हैं एक जगह से दूसरे ट्रांसफर हो जाते हैं, पर ऐसे मूव नहीं करते, फ्लो नहीं करते। हम लोगों ने पढ़ा था चार्जेस एट रेस्ट, उसे बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए चैप्टर 1 का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो माइंड में क्लियर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम क्यों था, क्योंकि वहां हमने स्टडी की थी कि चार्जेस हमारे रेस्ट में है। फिर हमने देखा था चार्जेस कैसे वर्क कर रहे थे, पोटेंशियल निकाला था हमने वहां पे, एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल, ये सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ी हुई थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, वो सेकंड पॉइंट में है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। जब इलेक्ट्रिक चार्ज आपका मोशन में हो, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा हो, तब हम कहते हैं उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ऐसे समझ लो, ये वाली बात कही गई है चैप्टर 1 के लिए, और दूसरी वाली बात कही गई है चैप्टर 3 के लिए। दूसरी वाली बात की गई है चैप्टर 3 के लिए। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन चैप्टर 3 के लिए, 3 को डिफाइन कर रही है, और चैप्टर 1 को डिफाइन कर रही है पहली वाली डेफिनेशन, यानी चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया मेरे भाई, हमने वहां क्या पढ़ा था, हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, यानी हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे वो चार्जेस को मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो सिंपल करंट का मीनिंग होता है फ्लो करना। जो ये करंट वर्ड होता है ना, करंट का मीनिंग ही होता है फ्लो करना। अब जहां पर भी करंट वर्ड आ जाए तो वहां मतलब बात आ जाती है फ्लो की। जैसे किसी ने बोला वाटर करंट, क्या बोला, वाटर करंट, तो अंडरस्टूड है वाटर का फ्लो होना, वाटर बह रहा है, वाटर करंट। किसी ने बोला एयर करंट, क्या बोला मेरे भाई, एयर करंट, एयर का फ्लो करना, तो समझ में आ गया करंट वर्ड कुछ नहीं है, करंट वर्ड का मीनिंग तो सिंपल है फ्लो करना। अब जो इसके आगे नंबर लिखा हो, उसके आगे जो नाम लिखा होता है उस पर डिपेंड करता है बात किसकी है। अगर करंट एयर है तो एयर का फ्लो, करंट वाटर है तो वाटर का फ्लो, लेकिन यहाँ करंट के आगे क्या है, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक, तो नाम से क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, यानी चार्ज की बात होगी। करंट वर्ड यहाँ भी है, करंट वर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, करंट के पहले वाटर है, करंट के पहले एयर है, करंट के पहले इलेक्ट्रिक है, यानी चार्ज का फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो माइंड में क्लियर हो गया कि भैया फ्लो होता है करंट का। अब फ्लो किसका होगा, तो उन्होंने बता दिया इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक की जब भी बात आती है वो चार्जेस के बारे में बात होती है, चार्ज का फ्लो। तो समझ लेते हैं, इफ टू बॉडी चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल। अब आप लोगों ने पोटेंशियल चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। पोटेंशियल होता था द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो एक पॉइंट का कोई पोटेंशियल है हाई पोटेंशियल, डिफरेंट पोटेंशियल कनेक्टेड टुगेदर बाय मींस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। ये कह रहा है कि दो बॉडीज जिनके डिफरेंट पोटेंशियल, एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल। आपको पता है कि किसी का भी हाई पोटेंशियल कब होगा, जब वहां पर चार्ज को लाने में ज्यादा वर्क करना पड़े। लो पोटेंशियल किसका होगा, जहां पर चार्ज को लाने में कम वर्क करना पड़े। तो जो ये वाली बात बोलना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास दो बॉडी हैं जिनका अलग अलग पोटेंशियल है, एक का हाई पोटेंशियल है, एक का लो पोटेंशियल। आपने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस ही वो वजह होती है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है, या ऐसे कह लो
चार्ज का फ्लो करने के लिए हमें एक डिफरेंस की जरूरत होती है जिसे हम बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस में जो चार्ज फ्लो करता था वो किस तरीके से करता था, वो इस तरीके से करता था, जो भी हायर पोटेंशियल होता था वहां से चार्ज निकल के लोअर पोटेंशियल में जाता था। यानी चार्ज का फ्लो जो होता था वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता था, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता था। वही बात इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कही है कि जब भी आप उन्हें कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे, चार्जेस बिगन टू फ्लो, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। द चार्ज कंटिन्यू टू फ्लो, चार्ज कंटिन्यू फ्लो करता रहेगा टिल द पोटेंशियल्स ऑफ द टू बॉडीज बिकम इक्वल। यानी कि जो पोटेंशियल है दो बॉडीज का जब तक कि वो इक्वल ना हो जाए, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक चार्ज क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। कब तक, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, या कह लो सेम ना हो जाए। तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज फ्लो कर रहा है। और कब तक चार्ज फ्लो कर रहा है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और चार्ज का फ्लो हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो क्लियर है, माइंड में क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक करंट यानी कुछ फ्लो हो रहा है तो भैया हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। कहाँ हो रहा है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में हो रहा है। अब बात करते हैं कि अगर कैलकुलेट करना हो कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, या कैलकुलेट करना हो कितना इलेक्ट्रिक करंट है, तो वो कैसे करेंगे। यहां तक नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब बोलेंगे क्वांटिटेटिवली। अगर क्वांटिटी निकालना है, क्वांटिटेटिवली का मतलब है कि अगर क्वांटिटी के टर्म में बात करनी है, इलेक्ट्रिक करंट कितना है, ज्यादा है, कम है, हाउ मच, तो क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी ये कह रहा है कि जो एरिया होता है, जैसे ये एरिया हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है परपेंडिकुलर टू एरिया। यानी आपका एरिया ये है मान लो, ठीक है। अब इस एरिया में से चार्ज फ्लो कर रहा है इस पेन की डायरेक्शन में, तो मैं कहूंगा कि परपेंडिकुलरली चार्ज फ्लो कर रहा है। किससे, एरिया से, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से परपेंडिकुलर चार्ज फ्लो कर रहा है, उससे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में एक वर्ड आता है पर यूनिट टाइम। देखो ध्यान से, to a direction of flow of charge is defined as the amount of charge flowing across that per unit time। ये वाली डेफिनेशन आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ी थी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐड कर दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये वाली बात 10th में नहीं बोली थी, वहां सिंपली बोला था इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ क्या ऐड कर दिया कि जो आपका एरिया है जिसमें से ये करंट निकल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट ना कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है अक्रॉस एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर, फ्लो ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर है, वहां से जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग दैट एरिया पर यूनिट टाइम। उस एरिया में से पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो दो बातें हो गई, इलेक्ट्रिक करंट की एक डेफिनेशन हमने देखी, सिंपली इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक का फ्लो। हमने फिर क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक करंट को समझने की कोशिश की कि अगर क्वांटिटी के टर्म में बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है, इलेक्ट्रिक करंट कम है, इलेक्ट्रिक करंट कितना है, तो उन्होंने बता दिया चार्ज पर यूनिट टाइम। अब सपोज करो, तो अब देखो आगे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो चार्ज डेल्टा क्यू पास किया एरिया, कुछ पर्टिकुलर एरिया कहते हैं, जैसे कि ये एक एरिया है, ठीक है, इस वाले एरिया में से परपेंडिकुलर चार्ज फ्लो करेगा, साफ साफ दिख रहा है ये एक एरिया है, ये एरिया है, इसमें चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, तो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में, डी टी प्लस डेल्टा टी टाइम में, हमारा क्या टी प्लस डेल्टा टी टाइम के अंदर चार्ज फ्लो किया, कितना डेल्टा क्यूब चार्ज फ्लो किया। अब बात करते हैं, तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं क्वांटिटेटिवली कि हमारा कितना करंट होगा, यानी कि जो आई की वैल्यू है वो कितनी होगी, अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा। तो आई कस टू क्या होता है, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी नहीं है, जीरो आएगा यहाँ पर, ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी जितना चार्ज फ्लो किया हमने बोला डेल्टा क्यू, जितने टाइम में फ्लो किया हमने बोला डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और लिमिट क्यों लगाई है, क्योंकि जो ये टाइम इंटरवल हमने लिया है वो बहुत छोटा सा लिया है, टी टेंस टू जीरो, ठीक है, बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल स्टडी कर रहे हैं। अब छोटे से चार्ज डेल्टा क्यू को क्या बोल सकते हैं, डी क्यू, और छोटे से टाइम डेल्टा टी को क्या बोल सकते हैं, डी टी। तो फॉर्मूला बन गया आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, लेकिन हमने लिमिट रखा रखी है डेल्टा टी टेंस टू जीरो।
क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। इफ द करंट इज स्टेडी और फिक्स्ड, अगर करंट हमारा स्टेडी है या फिक्स है कि भाई इतना ही चार्ज फ्लो कर रहा है कंटिन्यू, 10 कूलम का चार्ज फ्लो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, 10 कूलम का ही चार्ज फ्लो करता जा रहा है, ना बढ़ रहा ना घट रहा, तो इस केस के अंदर कह रहे हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि इसका मतलब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो टाइम के साथ नहीं बढ़ रहा। यानी कि बात बताओ, अगर कभी ज्यादा चार्ज फ्लो कर गया पर यूनिट टाइम में, कभी कम चार्ज फ्लो कर गया पर यूनिट टाइम में, तो तुम क्या कहोगे कि भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बदल गया, तो हम ये वाला मान है, ये वाला मान है। तो अगर आपका 10 कूलम का ही चार्ज फ्लो कर रहा है, 10 कूलम का ही चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आप किसी भी पॉइंट पर निकाल लो, आपको पर यूनिट टाइम में सेम चार्ज मिलेगा, पर यूनिट टाइम में सेम चार्ज मिलेगा, पर यूनिट टाइम में सेम चार्ज मिलेगा, तो फिर आपको लिमिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हम सिंपली क्या करते हैं, जो 10th में फॉर्मूला पढ़ा था, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्यू अपॉन टी। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब करंट हमारा कैसा हो, करंट इज या चार्ज इज स्टेडी, हमारा जो चार्ज है करंट है वो सेम हो, बिल्कुल फिक्स हो, उस केस में हमें कोई भी लिमिट नहीं लगानी पड़ती, हम सिंपली कहते हैं आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई ना मेरे भाई। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी कब लगा रहे हैं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी हम तब लगा रहे हैं जब हमारा जो ये चार्ज है वो कैसा है, फिक्स है, स्टेडी फ्लो कर रहा है, यानी ना तो चार्ज बढ़ रहा ना चार्ज घट रहा। लेकिन अगर इन केस चार्ज घट बढ़ रहा है, अब मान लो कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आई इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, डी क्यू अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, और यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो लिमिट भी लेनी पड़ सकती है। ठीक है, टी लिमिट लेनी पड़ सकती है, लिमिट टी टेंस टू 0, डी क्यू अपॉन डी टी, यानी छोटा सा चार्ज पता करेंगे छोटे से टाइम के अंदर। तो ये वाली चीज तब है जब तुम्हारा करंट कम ज्यादा हो रहा हो। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी सीधा फॉर्मूला तब लगता है जब आपको जो चार्ज है वो फिक्स हो, बिल्कुल सेम चार्ज फ्लो कर रहा हो, किसी भी टाइम पर निकालो पर यूनिट टाइम में आपको सेम ही करंट मिलेगा। क्लियर है मेरे भाई। तो 10th में हमने ये वाला पढ़ा था, 12th में हम ये वाले वो करंट में फोकस करेंगे कि डी क्यू अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि स्टार्टिंग में करंट कम था, फिर धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऐसे चार्ज पहले धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए इस वाले फॉर्मूले की बात होगी, ना कि इस वाले फॉर्मूले की। 10th में सारी बातें इसी फॉर्मूले की हुई थी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्लियर मेरे भाई, आई होप आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं, वियर Q इज द चार्ज डेट फ्लो अक्रॉस द गिवन एरिया इन टाइम टी। वो तो सही बात है, जो Q है वो क्या है, जो Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज डेट फ्लो इन अ गिवन एरिया इन टाइम टी। आगे बढ़ते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, यानी आपको ये तो क्लियर हो गया कि करंट को क्वांटिटेटिवली कैसे डिफाइन करते हैं, यानी करंट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, यानी कि कैसे पता चलेगा करंट ज्यादा है कि करंट कम है। तो बात आती है, अब अगर क्वांटिटेटिवली आपने डिफाइन कर दिया, क्वांटिटी आपने निकाल ली, तो कोई ना कोई इसकी यूनिट भी होगी। यानी कैसे बताओगे कितना करंट है, जैसे टाइम को बताते हो 5 सेकंड, 5 घंटे, 5 मिनट, मास को बताते हो केजी में, वॉल्यूम को बताते हो लीटर में, तो टाइम को कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने बोला ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ठीक है, ये वाली बात आपने 10th में भी पढ़ी हुई थी, वहां से आपको याद होगी कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, यानी जैसे किसी ने बोला 10A, आप समझ जाओगे इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, किसी ने बोला 20A, आप समझ जाओगे इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये वाली बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट की। आगे बढ़ते हैं, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकेंड, अगर 1 कूलम का चार्ज क्रॉस कर जाए 1 सेकंड के अंदर तो क्या होगा। एक काम करते हैं, फॉर्मूला पुट करके देख लेते हैं। अगर 1 कूलम का चार्ज यानी Q हो गया 1, अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो कर जाए, टाइम हो गया 1 सेकंड, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 से 1 कट गया, तो भाई मुझे तो दिख रहा है मेरा I इक्वल टू 1 एम्पियर आ जाएगा। I कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो कहने की बात यह है कि अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में कहीं से फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट का जो अमाउंट है, क्वांटिटेटिवली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 1 एम्पियर का है। 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट हम ये बात कब कहेंगे, जब हमें पता चल जाए कि 1 कूलम का ही चार्ज फ्लो किया है 1 सेकंड में। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो वही वाली बात आ रही है, 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकंड, देन द करंट थ्रू दैट एरिया इज 1 एम्पियर। तो उस एरिया में से हम बोलेंगे जो चार्ज फ्लो किया है वो कितना किया है, 1 एम्पियर का फ्लो किया है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये डेफिनेशन हो गई 1 एम्पियर की, या फिर ऐसे कह सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि क्या हमेशा ये एम्पियर यूज होगा, जैसे किलोमीटर को मीटर में भी बोलते हैं, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बोलते हैं, माइक्रोमीटर में बोलते हैं, मिलीमीटर में भी बोलते हैं, तो कन्वर्ट कर सकते हो। तो करंट को मोस्टली 2 चीज़ों में यूज किया जाता है, या तो कभी आता है मिली एम्पियर में करंट,
तो याद रखना 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। यानी कहने का मतलब है जब भी आपको मिली एम्पियर में कोई करंट दिया है और आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो कहीं लिखा है 10 मिली एम्पियर, क्या लिखा है 10 मिली एम्पियर, लेकिन करंट की यूनिट तो एम्पियर होती है। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत ये पड़ेगी कि जो 10 मिली एम्पियर है उसको कन्वर्ट करना है हमें किस में, एम्पियर में, क्योंकि मिली एम्पियर यूज कर नहीं सकते। फिजिक्स के अंदर जितने फॉर्मूले यूज होते हैं वो एसआई यूनिट में यूज होते हैं, और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो मिली एम्पियर को कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पियर में, तो इसीलिए समझाया है कि 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर। तो 10⁻³ इंटू 10, ठीक है। अगर ये होता 20 मिली एम्पियर तो क्या करते हैं 10⁻³ इंटू 20। क्लियर है मेरे भाई। तो ये एक तरीका है जिसमें हमने मिली एम्पियर को कन्वर्ट कर दिया एम्पियर में। सेम माइक्रो एम्पियर के लिए अगर 1 माइक्रो एम्पियर की बात आए तो 10⁻⁶ एम्पियर का मल्टीप्लाई किया जाता है। किसी ने बोला 15 माइक्रो एम्पियर करंट है और हम चाहते हैं कि जो ये माइक्रो एम्पियर करंट है वो एम्पियर में कन्वर्ट हो जाए, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर को कन्वर्ट कर दो एम्पियर में। तो ये वाली बात थी कि किस तरीके से हम माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यूनिट कन्वर्जन समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे समझाया गया है कि द ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम इलेक्ट्रिक करंट वी कम अक्रॉस इन डेली लाइफ आर एस फॉलो। यानी डेली लाइफ के अंदर जो हम कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को देखेंगे कि इस जगह पर कितना करंट होता है। जैसे डोमेस्टिक अप्लायंसेज जो हमारी होती है उसमें ऑलमोस्ट 1 एम्पियर करंट लगभग यूज होता है, कम ज़्यादा चलेगा 1 एम्पियर के आसपास। जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज हैं, करंट कैरिड बाई लाइटिंग 10⁴ एम्पियर, जो बिजली कड़कती है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है 10⁴ एम्पियर। जो करंट इन अवर नर्व्स, हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व्स हैं उसके अंदर जो करंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, लेकिन होता जरूर है 10⁻⁻⁶ एम्पियर, 10⁻⁻⁶, या फिर कह सकता हूँ 1 माइक्रो एम्पियर। क्योंकि देखो अभी भी पढ़ा कि 10⁻⁻⁶ एम्पियर क्या होता है 1 माइक्रो एम्पियर। तो मैं कह सकता हूँ करंट इन अवर नर्व्स इज 1 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक कोई डाउट, सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। आप लोगों को पता होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है डिफाइन करने के लिए। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन चाहिए होता है। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आ जाता है कि सर इलेक्ट्रिक करंट का तो एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है, आई इधर फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, कभी कहते हैं आई इधर फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का, आई यहाँ से फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का। सर यहाँ तो पर्टिकुलर डायरेक्शंस हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो भाई सिर्फ और सिर्फ वेक्टर को डिफाइन करने के लिए इतनी डेफिनेशन नहीं होती कि मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन चाहिए। ये छोटी क्लासेस के लिए डेफिनेशन थी। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए जरूरी है कि वो नॉर्मल एडिशन लॉ को फॉलो ना करे, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करे। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन डिफरेंट होता है। कहने का मतलब ये है सारी बात का कि जो वेक्टर होता है ना मेरे भाई, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के व्याप पर नहीं होता, और भी चीजें होती हैं जिनके बेसिस पे प्रूफ किया जाता है कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। वो छोटी क्लास की बात थी, अच्छा भैया डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं। लेकिन बड़ी क्लासेस में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए वेक्टर के कुछ लॉज हैं वो फॉलो होने चाहिए। अगर वो फॉलो कर रही है क्वांटिटी तो वेक्टर है, वरना नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी क्यों है इलेक्ट्रिक करंट, तो सिंपली कहूंगा इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ये सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। जैसे यहां से करंट गया 2 एम्पियर, यहां से करंट गया 2 एम्पियर, ऐड होके हो गया 4 एम्पियर, तो 2 + 2 4 एम्पियर। लेकिन वेक्टर में इस तरीके से सिंपल ऐड नहीं होता। तो एंड हेंस प्रूव्ड कि भैया इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सिंपल जवाब है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ये सिंपल एडिशन की तरह होता है। सिर्फ डायरेक्शन होने से वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन जाएगा। तो याद रखना इस बात को, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आगे इन्होंने बोला था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज एनालॉगस टू द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप। कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ करंट है किसी भी सर्किट के अंदर, वो एनालॉगस है, यानी कि सिमिलर है किसके जैसा, फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप। जो पाइप के अंदर वाटर फ्लो करता है उसके जैसा। जैसे एक पाइप होता है, पाइप के अंदर जो वाटर फ्लो करता है ना,
पाइप के अंदर जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो ये कहता है जी सेम उसी की तरह इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है। तो थोड़ा सा उस पाइपलाइन को समझ लेते हैं कैसे फ्लो करता है, ध्यान से समझना। इन्होंने यही तो बोला है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज एनालॉगस टू द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप। भाई एनालॉगस है कैसे, ध्यान से समझना। मान लो ये कोई एक बकेट है, ठीक है, यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ क्या भरा हुआ है मेरे भाई, पानी भरा हुआ है। किसी एक बंदे ने पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई और पाइपलाइन बिछा के क्या किया, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ कनेक्ट किया और यहाँ पर एक दूसरी पाइपलाइन है, दूसरी बकेट है जिसमें पानी कुछ अमाउंट का है, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से एक बात बताना, आप खुद बताओ, यहाँ से पानी यहाँ पे फ्लो कर जाएगा बड़े प्यार से, यहाँ तो कुछ चाहिए ही नहीं भाई, क्योंकि क्यों, हाइट डिफरेंस है भैया। पानी का तो नेचर ही ऐसा है कि ऊपर से नीचे तक फ्लो करता है, हाइट डिफरेंस हो तो यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से जो पानी निकलेगा वो बड़े ही प्यार से, बड़े आराम से यहाँ से फ्लो करता हुआ जाएगा, यहाँ से फ्लो करता हुआ जाएगा और इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। लेकिन मजे की बात क्या है कि एक बात बताओ, यहाँ से कभी तो पानी खत्म होगा, यहाँ से पानी खत्म होगा तो क्या होगा, और हम चाहते हैं कि हमेशा ये फ्लो स्टेडी फ्लो बना रहे, यानी हमेशा ये फ्लो करता रहे वाटर। बात समझ में आ गई? कहना क्या चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे पानी है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पानी आए, तो तुमने कहा सिंपली कुछ नहीं है भाई, कनेक्ट कर दिया पाइप को, हाइट डिफरेंस है, पानी तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियसली फ्लो करेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी ना कभी तो एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो कैसे होगा? तो किसी ने आइडिया दिया, अगर ये पानी वापस वहाँ पहुँच जाए, मतलब हमारी कंडीशन है ये हमेशा फ्लो करता रहे, क्या करता रहे, हमेशा फ्लो करता रहे। हमेशा फ्लो करने के लिए क्या है, या तो यहाँ पे इन्फिनिट पानी कहीं से लाते रहो या फिर इसी पानी को वापस ऊपर पहुंचा दो, क्योंकि कंडीशन तो इतनी है यहाँ पर जो ये है ना वाटर, ये हमेशा फ्लो करता रहे, बस हम चाह रहे हैं बस ये फ्लो करता रहे। तो क्या करना पड़ेगा, एक पाइपलाइन और बिछानी पड़ेगी जो कि यहाँ से इस तरीके से जाएगी और इसके अंदर कनेक्ट होगी, ठीक है, जो कि यहाँ तक पानी को पहुंचाएगी। अब एक बात बताओ, यहां से पानी कैसे जाए? ये तो बात समझ आ गई कि यहां से पानी यहां आ सकता है, क्योंकि भैया नेचर है पानी का, ना नेचर है पानी का, फ्लो करना फ्लो करेगा। लेकिन यहां से पानी यहां कैसे जाए? बात समझ में आई? तो जो भी वर्क करना पड़ेगा, देखो यहां से यहां तक पानी को लाने में कोई काम ही नहीं करना, कुछ नहीं, बस कनेक्ट कर दिया, अपने आप पानी आता रहेगा, अपने आप पानी आता रहेगा। लेकिन इस पानी को यहां से यहां कैसे लेकर जाऊं, ये अपने आप नहीं जाएगा, ऐसा तो कोई नेचर नहीं होता पानी का। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? भैया मोटर लगानी पड़ती है घर में, तभी तो तुम्हारे घर में पहले पानी ऊपर जाता है मोटर से पानी की टंकी में, फिर वहां से धीरे धीरे फ्लो करता रहता है। वहां से फ्लो कराने में कोई काम नहीं करना पड़ता, वहां से फ्लो कराने में तो सीधा उसको खोलो, नल को खोलो, सीधा पानी मिलता है, क्योंकि वो वैसे ही फ्लो कर रहा होता है ऊपर से नीचे तरफ। लेकिन जब नीचे से ऊपर पानी जाना होता है, नीचे से ऊपर, तो भैया काम कराना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, जिसके लिए आप यूज करते हो मोटर को, इलेक्ट्रिक मोटर को। तो समझ में आ गया? करंट भी ऐसा ही है, करंट को यहां से यहां तक फ्लो कराने में कोई काम नहीं करना पड़ता, करंट को फ्लो कराने में, यहां से यहां तक काम कराने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन वापस पहुंचाने में बहुत वर्क करना पड़ता है। थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं, जैसे ये करंट की बैटरी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने माना पॉजिटिव टू नेगेटिव कोई चार्ज जा रहा है, और कैसा जा रहा है, प्लस क्यू चार्ज जा रहा है, कैसा जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, कैसा जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां जाएगा तो काम ही नहीं करना, क्यों नहीं करना, पॉजिटिव यहां है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो भैया वैसे ही ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा वैसे दूर चला जाएगा। जैसे पॉजिटिव यहाँ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पास आ जाएगा। लेकिन काम तो मेरे भाई बीच में करना पड़ेगा, यहां से यहां तक लाने में। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर क्या होगा, चार्ज पे दो फोर्स लगेंगी, पॉजिटिव वाले के लिए नेगेटिव बोलेगा इधर आ जा, पॉजिटिव वाला बोलेगा, पॉजिटिव वाला भी इसे रिपेल करेगा, नेगेटिव वाला बोलेगा इधर आ जा। लेकिन इसे कहां पहुंचाना है, कैसे भी, यहां से लेके यहां तक, ताकि ये कंटिन्यू फ्लो करता रहे। तो इसीलिए बोला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एनालॉगस है वाटर के फ्लो का। समझ आ गया कि ये वाला तो वाटर फ्लो करता रहेगा, लेकिन इस वाले वाटर को फ्लो कराने में वर्क करना पड़ेगा। और इस वाले वाटर को फ्लो कराने में वर्क इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब तक इस पानी को यहाँ नहीं पहुंचाओगे तब तक ये कंटिन्यू फ्लो बना नहीं रहेगा। अगर चाहते हो कंटिन्यू फ्लो बना रहे तो इसको भी ऊपर पहुंचाओ। तो सेम यहाँ पे चाहते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता रहे, चाहते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता रहे, चाहते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता रहे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव भी कैसे भी चार्ज को लाना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज को लाना पड़ेगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा ये रिपेल करेगा, पॉजिटिव इधर आएगा ये रिपेल करेगा, तो दिक्कत है। यही तो वर्क करना है, बाकी यहां तो आराम से फ्लो कर ही जाएगा। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट इज एनालॉगस टू द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
टू मेंटेन, अब आगे बोला है टू मेंटेन स्टडी करंट थ्रू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर स्टडी करंट को मेंटेन करने के लिए सम एक्सटर्नल डिवाइस मस्ट डू वर्क। जैसे कि आपके वाटर वाले केस में कौन एक्सटर्नल वर्क कर रहा था, इलेक्ट्रिक मोटर कर रही थी आपकी, वही तो पानी ऊपर भेज रही थी। तो यानी यहां से भी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट का स्टडी चार्ज का फ्लो कराने के लिए, स्टडी करंट को फ्लो कराने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल डिवाइस को यूज करना पड़ेगा जो वर्क कर सके। तो इन्होंने बोला एक्सटर्नल डिवाइस मस्ट डू वर्क एट अ स्टडी रेट टू टेक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उसे लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाना पड़ेगा। यानी ये वाला चार्ज था, ये हाई पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो भैया चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। कौन करेगा, कोई एक्सटर्नल डिवाइस करेगी। तो इन्होंने बोला सच अ डिवाइस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसी डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ, विच मे बी एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रिक जनरेटर। और जो वो ईएमएफ है वो कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, मे बी इलेक्ट्रिक सेल हो या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर हो। क्लियर है। तो अब एक नया टर्म आ गया ईएमएफ, थोड़ा सा आइडिया दे दूं ईएमएफ क्या है। ईएमएफ वही है जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है, या ईएमएफ वही है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो कंफ्यूज ज्यादा मत होना, थोड़ा थोड़ा रिलेशन है। हम कहते थे ना कि चार्ज फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो पोटेंशियल डिफरेंस का ही नाम ईएमएफ है, बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी। क्लियर है। तो इन्होंने वही बोला कि चार्ज का स्टडी फ्लो कराना है तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क करने के लिए एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए। एक्सटर्नल डिवाइस क्या करेगी, ईएमएफ प्रोवाइड करेगी। एक्सटर्नल डिवाइस क्या हो सकती है, मे बी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और मे बी इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट, अ सोर्स ऑफ ईएमएफ ट्रांसफर पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी जो आपका काम था ना कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पॉजिटिव चार्ज को लेके जाना है, ये कौन करेगा, ईएमएफ करेगा। तो अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो ट्रांसफर कर देगा पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक। एक बार आपका पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल आ गया, फिर तो इसको फ्लो करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, करते 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 ये फ्लो कर जाएगा। यानी यहां से यहां तक फ्लो करने में कोई दिक्कत नहीं है, सारा फ्लो तो अंदर का है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियरली अ चार्ज फ्लो इन अ सर्किट इज एनालॉगस टू द वाटर फ्लो सर्किट, यानी इन्होंने कह दिया कि सेम वाटर फ्लो सर्किट की तरह इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो एनालॉगस है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारे कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए एक एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत है, या कह सकते हो सोर्स ऑफ ईएमएफ की जरूरत है जो कि ईएमएफ दे सके। अभी मैंने मोटा मोटा एक आइडिया दे दिया, ईएमएफ आपकी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। क्लियर है मेरे भाई। यहां तक आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो या कोई भी फीडबैक हो या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्लास 12 की फिजिक्स से चैप्टर 3, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी मेरे चैनल पे पूरे हो चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टॉपिक है, जो ईएमएफ है, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में अपने डिस्कस किया था कि जो हमारा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, जब उसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेकर जाना है तो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की जरूरत होती है। ये वाली बात मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बोली थी और वहीं पे मैंने उस लेक्चर को एंड कर दिया था। तो आज मैं वहीं से अपनी बात को स्टार्ट करूंगा कि ये ईएमएफ सोर्स जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। इतना तो माइंड में अपन को क्लियर है कि जो ये चार्ज होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, जब उसे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले आया जाता है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। वहां मैंने एग्जांपल दिया था वाटर के फ्लो का भी, कि वाटर हाइट जो हायर हाइट होती है उसे लोअर हाइट तक तो आराम से आ सकता है, पर सारा खेल होता है पानी को वापस लोअर हाइट से हायर हाइट तक लेकर जाना। तो उसी वर्क को करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस की जरूरत होती है। क्लियर है। वहां पर मोटर यूज होती है, यहाँ पर एक सोर्स ऑफ ईएमएफ यूज होता है जिससे इलेक्ट्रिक सेल या फिर जनरेटर हम बोल सकते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर थी, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि भाई ये ईएमएफ कैसे वर्क करता है, ध्यान से समझना। अब बैटरी इज अ डिवाइस विच मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमें पता है कि जो बैटरी होती है वो एक डिवाइस होती है जो कि मेंटेन करती है पोटेंशियल डिफरेंस को। एक बात माइंड में क्लियर कर दे रहा हूं कि अभी के लिए थोड़ा सा तुम ये समझ सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ है और ईएमएफ ही पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दोनों सेम है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क आएगा। वो जैसे जैसे टॉपिक चलेगा आपको क्लियर कर दूंगा, पर फिलहाल आप ईएमएफ को कुछ नया ना समझे। ईएमएफ सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस की ही तरह वोल्ट में ही मेजर होता है। जैसे मैंने कहा ईएमएफ है 50 वोल्ट,
तो भाई 50 वोल्ट तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होता था। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों की यूनिट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहली बात क्लियर हो गई, ईएमएफ किस में होता है, वोल्ट में होता है, 50 वोल्ट 100 वोल्ट जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर है। अब ईएमएफ काम कैसे करता है उसे समझेंगे। ठीक है। अब बैटरी या डिवाइस विच मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल ए एंड बी, ए और बी ये दो टर्मिनल हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। ठीक है भाई, बैटरी को ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शन। अब ये जो बैटरी है इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ केमिकल्स होती है, वो केमिकल रिएक्शन क्या करती है ध्यान से समझना। ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शन अ फोर्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑरिजिन, यानी एक फोर्स लगती है, लेकिन एक बात याद रखना ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑरिजिन होती है, यानी कि इसका ऑरिजिन इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक चार्ज से नहीं होता, यानी ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इस वाली फोर्स का कोई भी लेना देना नहीं है, ये वाली फोर्स होती है ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। तो माइंड में पहले क्लियर रखो, जो एक फोर्स आ रही है वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से फोर्स है। कैसी फोर्स है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑरिजिन इज एक्सर्टेड ऑन द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उन पर लगती है एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि किसी केमिकल रिएक्शन से आती है, जिसे बोला ना Fe। ठीक है, Fe नहीं, उसे मैंने बोला Fn। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला मेरे भाई उसे, मैंने Fn बोला। ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि किसकी वजह से आई है, केमिकल रिएक्शन की वजह से, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। अब इसका काम क्या, ध्यान से समझना। इसका काम ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज को एक्युमुलेट कर दे सारे चार्जेस को। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहे हैं, यही तो कंडीशन है। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि पॉजिटिव चार्ज जो हायर पोटेंशियल है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि प्लस क्यू चार्ज उसका इस तरफ जाए, कभी चाहेगा, क्योंकि भाई पॉजिटिव है तो क्यू चार्ज को इधर क्यों आने देगा, क्योंकि वो तो इसे रिपेल करेगा ना इधर वाला पॉजिटिव चार्ज। तो इस वाली फोर्स Fn का यही काम है कि जबरदस्ती कैसे भी वर्क करके इस चार्ज को यहाँ पर एक्युमुलेट करे, यहाँ पर जाके रखे। ये तो काम करना पड़ेगा ना, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो पाएगा। तो एक बात क्लियर हो गई। अब ये वाला काम किसका है, ये वाला काम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नहीं है, ये वाला काम है आपका नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, यानी जो केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रही है Fn। क्लियर है। अब एक बात बताओ, इधर पॉजिटिव एक्युमुलेट है, इधर नेगेटिव एक्युमुलेट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब ये चार्ज इधर जाएगा ड्यू टू द Fn फोर्स, ड्यू टू द Fn फोर्स, जब ये चार्ज इधर जाएगा तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो कहेगी रिपेल हो जा। तो यानी जो Fe फोर्स है वो लगेगी इधर। तो क्लियर हो गया, Fn फोर्स लग रही है इस तरफ क्योंकि वो जबरदस्ती चाह रही है चार्ज को एक्युमुलेट इधर करना, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रही है। जो Fe फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है पॉजिटिव। अब कोई चार्ज आने की कोशिश करेगा तो इसे रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, वो Fe फोर्स है। तो Fn फोर्स और Fe फोर्स दोनों क्लियर हो गए अच्छे से। वही इन्होंने बोला है कि दिस फोर्स ड्राइव पॉजिटिवली चार्ज टुवर्ड द टर्मिनल ए, जो ये वाली फोर्स है हमारी Fn, जो Fn फोर्स है वो क्या करेगी, पॉजिटिवली चार्ज को ड्राइव करेगी टर्मिनल ए की तरफ, और नेगेटिव चार्जेस को ड्राइव करेगी टर्मिनल बी की तरफ। ये बात बिल्कुल क्लियर है, यानी नेगेटिव चार्ज होंगे बी की तरफ। अब नेगेटिव चार्ज में भी वही सेम प्रॉब्लम आएगी कि जब ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को देगी, यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, लेकिन ये Fn फोर्स कहेगी नहीं आप नेगेटिव चार्ज जाओ। तो Fn फोर्स का जो काम है वो सिंपली क्या है, पॉजिटिव चार्ज को सारा इधर इकट्ठा कर देना, नेगेटिव चार्ज को सारा इधर इकट्ठा कर देना। किसके अंदर, बैटरी के अंदर। क्लियर है। जब कहते हैं ना सेल खराब हो गया, तो सेल खराब हो गया इसका मतलब क्या है, बैटरी खराब हो गई, यानी Fn फोर्स काम नहीं कर रही। Fn फोर्स काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि भैया उसके अंदर जो केमिकल है वो रिएक्शन नहीं हो रहा, और Fn फोर्स तो केमिकल रिएक्शन की वजह से लग रही है ना। तो जब उसके अंदर का केमिकल काम नहीं करेगा तो Fn फोर्स काम नहीं करेगी, तो सेल कहां से काम करेगा। तो क्लियर है, इसीलिए बोलते हैं सेल एक टाइम के बाद बेकार हो जाता है। तो यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये हमें समझेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कैसे काम हो रहा है। यहाँ पर चार्ज को अलग अलग रखा जा रहा है, लेकिन चार्ज को रखने में दिक्कत ये आएगी कि पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं चाहेगा कि और ज्यादा पॉजिटिव आए, तो वो काम करेगा आपका सेल जबरदस्ती। इसी बात के तो पैसे ले रहा है, इसी बात की तो वो एनर्जी खर्च कर रहा है अपने अंदर की, केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी खर्च कर रहा है अपने अंदर की, वो इसीलिए तो कर रहा है ताकि चार्ज को अलग अलग कर सके। क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है, सपोज द फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव चार्ज Q इज Fn। अब वही समझाया जा रहा है कि सपोज करो Q चार्ज पे फोर्स Fn लग रही है। देखो ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे कोई Q चार्ज है और ये पॉजिटिव Q चार्ज है। यहाँ पे एक फोर्स लगेगी कैसी, Fn, जो कि किधर ले जाएगी इसे इधर। Fn फोर्स किधर लेके जाएगी, इधर, क्योंकि भाई इधर पॉजिटिव है
तो इस वाले चार्ज को इधर लाया जाएगा एफ एन। क्लियर है। अब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी एफ ई, जो कि किधर ले जाना चाहेगी, इस तरफ, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है। तो दो फोर्स लग रही हैं क्यू चार्ज पे प्लस क्यू चार्ज पे। कैसी दो फोर्स लग रही हैं कि एक तो एफ एन फोर्स लग रही है जो इसे चार्ज को इधर लाना चाह रही है पॉजिटिव की तरफ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है एफ ई जो इधर ले जाना चाहती है। अब आगे क्या होगा, सपोज द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज q इज एफ एन, as the charge is built up on the two terminal A and B, a potential difference is set up between them। यानी कि कहने का मतलब है जैसे ही उस Fn फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के शिफ्ट होने के बाद ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सेट अप इन द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम A to B, यानी A to B आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो वो तो ऑब्वियसली क्लियर है, होना ही है, क्योंकि एक तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप होगा ही होगा। किसके अंदर, बैटरी के अंदर बात हो रही है साली, ठीक है, सारी बात है। आगे दिस फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स एफ ई इक्वल्स टू क्यू ई, जो फोर्स लगाएगा एफ ई कितनी लगाएगा, क्यू ई फोर्स लगाएगा, क्योंकि भैया हमें पता है ना कि जो एफ ई फोर्स है कितनी होगी, चार्ज क्यू पे लग रही है और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एफ ई इक्वल्स टू क्यू ई फोर्स लगेगी ऑन द चार्ज क्यू इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ एन। तो देख लो एफ एन के अपोजिट डायरेक्शन में ही तो लग रही है एफ ई, तो वही बात बोली है कि एफ ई इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर ऑन द चार्ज क्यू इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ एन। यानी जो एफ एन फोर्स है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी एफ ई फोर्स। इन द स्टेडी स्टेट द चार्ज स्टॉप एक्यूमुलेटिंग फर्दर एंड एफ एन इक्वल्स टू एफ ई। एक टाइम ऐसा आएगा कि चार्ज एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएगा, यानी इधर चार्ज जितना आना था आ गया, इतना चार्ज इधर आना था आ गया, उसके बाद एफ एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ई। एफ एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ई। यानी कि अब ना तो कोई चार्ज इधर जाना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे, ना चार्ज को इधर लेके जाना जो एफ एन फोर्स लगे, यानी सेपरेट हो गया। तो स्टेडी स्टेट जो होगी जिसमें कि इन स्टेडी स्टेट द चार्ज स्टॉप एक्यूमुलेटिंग फर्दर एंड एफ एन इक्वल्स टू एफ ई। आपकी एफ एन एफ ई एक टाइम का क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया सारा, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब ना तो चार्ज को कोई इधर ले जाना ना किसी चार्ज को इधर ले जाना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी क्या हो गई, बराबर हो गई, बैलेंस हो गई। यानी जितना इसको फोर्स लग रही है उतना ही फोर्स इसको इधर लग रही है, यानी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी अब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, वो भाई रुक जाएंगे वहीं पे। अब आगे की कहानी, द वर्क डन बाय द नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ चार्ज क्यू फ्रॉम बी टू ए। जो इस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने काम किया, यानी कि एफ एन ने चार्ज को बी टू ए ले जाने में, जो इस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने काम किया, यानी कि एफ एन ने चार्ज को बी टू ए ले जाने में उसी वर्क डन को, द वर्क डन बाय द नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए इज, कितना वर्क किया आप समझेंगे, ठीक है। किसने, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। जो वर्क डन किया वो किया एफ एन इंटू डी। कैसे किया समझ लो बात को। यहां पे था आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये था आपका नेगेटिव टर्मिनल, आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस है भैया डी, कितना डी है, डिस्टेंस डी। अब इधर चार्ज को लाने में, पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा था, एफ एन, एक इधर फोर्स लग रही थी जो थी एफ ई। हम बात कर रहे हैं जो एफ एन फोर्स है वो चार्ज को लेकर आ रही, कितना वर्क करेगी। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, याद हो तो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लग रही है, एफ एन, एफ एन, डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ रहा है, बी टू ए, ये बी पॉइंट है ये ए पॉइंट है, बी टू ए कितना करना पड़ रहा है, डी डिस्प्लेसमेंट। तो आपका वर्क डन हो गया एफ एन डी इक्वेशन 1। क्लियर है, इतना वर्क करना पड़ा किसको, चार्ज को शिफ्ट करने में इधर, क्योंकि पहले तो चार्ज ही शिफ्ट करना है ना, चार्ज को सेपरेट करना है पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, कर दिया। तो जो ये वर्क डन होता है ना पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज EMF। और वर्क डन कितना था, वर्क डन था एफ एन डी, तो W की जगह लगा दिया एफ एन डी अपॉन Q, यानी इतना आपका हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि EMF। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो द क्वांटिटी W अपॉन Q इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF ऑफ द बैटरी और एनी अदर सोर्सेस, यानी इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF ऑफ एनी अदर सोर्सेस। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। बस आपके मन में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस भी तो यही पढ़ा था, W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और EMF भी यही पढ़ रहे हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो सर थोड़ा सा डिफरेंस बता दो, डाउट है कि नहीं है मन में,
डाउट है कि भाई ईएमएफ आपने बोला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और आपने पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क किया है भी है कि नहीं है? अगर नहीं है तो ईएमएफ क्यों लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ तो लिया था, तो ईएमएफ और पोटेंशियल में कुछ तो डिफरेंस होगा, बस वो बता दूं। तो बताता हूं मेरे भाई क्या डिफरेंस है दोनों में, ध्यान से समझना। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सोर्स may be defined as the work done of a source by taking a unit positive charge from lower to higher potential। यानी कि जो वर्क किया जाएगा किसी भी यूनिट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने में, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाने में, वही वर्क डन आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा या ईएमएफ होगा। आप कहोगे ये तो हमें पहले से ही पता है पोटेंशियल डिफरेंस के केस में, इसमें क्या डिफरेंस है? अब वो आगे आने वाला, ध्यान से समझना। वो बात है इफ द टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली देन। अब ये बात कर रहे हैं कि मान लो जो दोनों बैटरी के कनेक्शन है वो किसी से कनेक्ट नहीं है, जैसे कहने का मतलब है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। अब एक तो तरीका होता है कि आपने कोई ये बल्ब लगा दिया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि आपने ये वाला केस नहीं ले रहा हूं, बल्ब भी नहीं लगाया, कोई भी करंट नहीं निकला, शुरू की बात हो रही है, बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? बैटरी है, कुछ कनेक्शन नहीं है, ऐसा सिर्फ सिंपल है। तो इस केस में जितना वर्क करना पड़ेगा वो ईएमएफ है। अब समझो यहां पर जो बात होती है वो बात होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि करंट निकल चुका, करंट कनेक्ट है किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, बल्ब जल रहा है, रेजिस्टेंस है, कुछ भी हो, कोई भी डिवाइस हो, पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ की बात होती है जब आपका सेल बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नया है, कहीं कनेक्शन नहीं हुआ है, बस सेल बन के तैयार हुआ है, स्टडी हो रही है भैया ये सेल क्या करेगा, उस टाइम पे ईएमएफ होता है। और जब ये सेल कनेक्ट हो जाए किसी बल्ब से या डिवाइस से तो वही आपका ईएमएफ बन जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, रहेगा तो बैटरी का ही, या ऐसे कह सकते हो। अब देखो ध्यान दे, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो कम होगा ना, जैसे चार्ज करंट जाना शुरू होगा तो भैया धीरे धीरे थोड़ा कमजोर होता जाएगा ना सेल, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज ईएमएफ। या ऐसे कह लो कि जो पोटेंशियल बिल्कुल उस स्टेज पर है जब सेल को यूज नहीं किया गया, कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है, उस टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं ईएमएफ। क्लियर है? अब आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। बस थोड़ा सा आपको ड्राइव कर देता हूं कि कैसे वी के इक्वल है। देखो आपने अभी यही पढ़ा कि एफ एन बराबर एफ ई इक्वल टू क्यू ई, पढ़ा था ना, कि जो फोर्स लगेगी एफ एन वो इस तरफ लगेगी, जो एफ ई फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी। आपको पता है फोर्स कितनी लगती है? क्यू ई, यानी जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है मल्टीप्लाई बाई चार्ज, तो क्यू ई। अब एक बात है, तीनों में डी का मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं है, एफ एन में डी का मल्टीप्लाई कर दूं एफ एन डी, एफ ई में डी का मल्टीप्लाई कर दूं एफ ई डी, भाई दोनों चीज इक्वल है। अब जब दो चीज इक्वल होती है तो सेम अमाउंट यहाँ मल्टीप्लाई है, सेम अमाउंट यहाँ मल्टीप्लाई हो, मैथ्स मुझे बिल्कुल इसकी इजाजत देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू ई यहाँ पे भी डी का मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत। अब ई इंटू डी क्या होता है? वी, याद हो तो वी का आपको पता है ना, ई कस्ट क्या होता था? वी अपॉन डी, तो वी कस्ट क्या होता है? ई इंटू डी, तो एक फॉर्मूला है, तो ई इंटू डी की जगह क्या लिख सकता हूँ? वी, तो नया फॉर्मूला मिलेगा क्यू वी। तो क्या मैं बोल सकता हूं एफ एन डी बराबर एफ ई डी बराबर क्यू वी? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। वियर वी इक्वल्स टू ई डी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल। थस अब देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ईएमएफ है, जो आपकी ईएमएफ है, ईएमएफ क्या थी? एफ एन डी अपॉन क्यू, फॉर्मूला यही तो था, एफ एन डी अपॉन क्यू, अभी भी निकाला था इससे पहले कि ईएमएफ इक्वल्स टू क्या होता है? जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ईएमएफ होता था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क कितना निकला था हमारा? वर्क निकला था फोर्स यानी एफ एन मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, वर्क निकला था एफ एन डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो भैया वर्क हो गया एफ एन डी अपॉन चार्ज क्यू। अब एक बात हो, अभी भी पता चला कि भाई जो एफ एन डी है वो इक्वल किसके है? क्यू वी के, तो एफ एन डी की जगह क्या लगा दिया? क्यू वी, नीचे क्यू, क्यू से क्यू कट गया, तो प्रूफ हो गया कि ईएमएफ इक्वल्स टू वी, ईएमएफ इज इक्वल्स टू वी, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। तो पढ़ लो, हेंस द ईएमएफ ऑफ अ सोर्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईएमएफ इक्वल होता है, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, लेकिन एक वर्ड लगेगा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता कभी भी बैटरी का। अगर ईएमएफ 50 वोल्ट है तो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस 51 वोल्ट नहीं होगा, इवन जब वो फ्रेश बन के तैयार हुआ होगा। यानी 50 वोल्ट अगर उसका बनने पर है, हो सकता है बाद में 48 वोल्ट हो जाए, पर कभी भी 51 वोल्ट नहीं मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस अगर ईएमएफ 50 है तो। यानी ईएमएफ आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन इट्स टर्मिनल,
व्हेन इट इज द ओपन सर्किट, यानी ओपन सर्किट का मतलब पता है ना क्या होता है, यानी कि कोई भी डिवाइस के लिए करंट नहीं जा रहा, सर्किट ओपन है, कोई भी वहां से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो ओपन सर्किट के अंदर जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही आपका ईएमएफ होता है। व्हेन इट इज नॉट सेंडिंग एनी करंट इन अ सर्किट, यानी जब सर्किट में कोई भी करंट नहीं जा रहा। बिल्कुल क्लियर मेरे भाई। आई होप आपको ईएमएफ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है मेरे कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट रह रहा हो या कुछ बोलना हो या कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, मोस्ट वेलकम है। क्लियर है मेरे भाई। ओम्स लॉ, ये टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 3 से है, ठीक है। ओम्स लॉ के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा था, तो फिलहाल ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसको ही हम रिवाइज करेंगे जो हमने 10th में पढ़ा था। क्लास 12th में जो ओम्स लॉ है आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो भी 10th का एक रिवीजन टाइप का होगा। तो आप लोगों को पता है ओम्स लॉ क्या था, तो उससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे गए थे, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशन देखे थे, जिसने ये ऑब्जर्वेशन देखे थे वो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम उनका नाम था। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा, जो ये ओम ओम बार बार बोलते हैं ना, 10 ओम 20 ओम 15 ओम, ओम कहाँ से है? वो यहीं से आया, जॉर्ज साइमन ओम के नाम से। तो उनके नाम में से ओम को ले लिया गया, ठीक है। ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन ड्राइव किया था। और एक रिलेशन तो आपको भैया पहले से ही पता है, क्या पता है कि इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करेगा जब भी डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यानी रिश्ता तो है, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। अब इन्होंने वो कनेक्शन खुल के बताया था कि एग्जैक्टली वो कनेक्शन किस तरीके से वर्क करता है। यानी ये तो मैं पता था ना, फ्लो करने के लिए वाटर करंट फ्लो करता था, तो वाटर फ्लो करता था हाइट डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस की होने की वजह से हीट फ्लो करती थी। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतना तो करेक्शन वैसे ही क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में कोई ना कोई रिलेशन है अपन का, ठीक है। 1828 में रिलेशनशिप दिया था, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज ओम्स लॉ। और जो रिलेशनशिप दिया था वही ओम्स लॉ के नाम से जाना गया। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में ऐसा क्या रिलेशन दिया था बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को एक बात तो बहुत अच्छे से पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट होता है, लेकिन इन्होंने जो बात बताई थी वो ये बताई थी कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब, इन्होंने कहा कि ये तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट होगा। इन्होंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट का अमाउंट भी उतना ज्यादा होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस जितना कम होगा करंट का अमाउंट भी उतना कम होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल के है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और इन्होंने ये बात बोली थी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कम से कम फिजिकल कंडीशंस को, कम से कम फिजिकल कंडीशंस को आप ना छेड़खान करें, क्योंकि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सबसे छेड़खानी मत करना। एट फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, जो प्रेशर वगैरह वो कांस्टेंट। तो जब वो कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कहने का मतलब है कि पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, पोटेंशियल का डिफरेंस जितना कम होगा करंट उतना कम फ्लो करेगा। यानी करंट कितना है, करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, करंट का अमाउंट कितना है, ये बात डिपेंड करेगी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करंट ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम आपका करंट कम। फील आ गया। अब इसको समझते क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है वो समझा देता हूं। इसको लिखना ऐसे चाहिए था, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मैंने क्या बोला, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, इसलिए लिखना चाहिए था क्योंकि एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, क्योंकि देखो करंट के होने से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस के होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है। बात क्लियर है भाई। पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, ना कि करंट पहले फ्लो करेगा तब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना, पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तब करंट फ्लो करेगा। तो ये बात तो ऐसे लागू होनी चाहिए ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा करंट कम होगा, ऐसे लिखना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग पता क्या लगता है कि करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पर ऐसा तो नहीं है। करंट तो तभी फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो पहले करंट बढ़ गया बाद में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, ऐसा तो हो नहीं सकता। करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। पढ़ते हैं
आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, लिखते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्या बोला? पढ़ते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़ते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी पढ़ते तो इस तरीके से हैं, लिखते इस तरीके से हैं। जब इसे पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, नहीं, इसे पढ़ोगे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम होगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, याद रखना। तो पढ़ने का तरीका समझ लिया, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है जब भी दो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि यहां पर है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी करंट बढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, करंट कम हुआ पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ। तो जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और इक्वल आता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो V इक्वल्स टू आर आई, V इज इक्वल्स टू आर आई। तो ये था आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, या ओम्स लॉ का जो भी लॉ कह लो, V इक्वल्स टू आर आई, वेयर आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वेयर आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, ये क्या है? आर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी सिंपल बात ये है कि V आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी कि जब ये कांस्टेंट हटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इक्वल में बदला तो एक कांस्टेंट आया, और उस कांस्टेंट का नाम पड़ गया आर, वेयर आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब एक बात बताऊं कि जो कांस्टेंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये तो हमेशा हटता है, ये तो कहीं भी हट सकता है ना, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो यहाँ पे जब a इक्वल्स टू बी लिखूंगा तो कुछ ना कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, मान लो k आ गया, कुछ भी आ गया, तो जो कांस्टेंट है ये तो जनरल टर्म हो गया, जो ये कांस्टेंट है जनरल टर्म हो गया, बट इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का कोई तो नाम होगा इस वाली कंडीशन में, तो हाँ होता है, इसी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को जाना जाता है नोन एज रेजिस्टेंस, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक कोई डाउट? कि यानी ओम्स लॉ क्लियर हो गया। ओम्स लॉ क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। ऑल फिजिकल कंडीशन हमारी क्या है? कांस्टेंट है। तो हमें पता चल गया कि करंट ज्यादा तो वी ज्यादा तो करंट ज्यादा, वी कम तो करंट कम। फिर हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इक्वल आया, तो जब भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो ये हमारा ओम्स लॉ था। इसका अगर हम ग्राफ देखें, ओम्स लॉ का जो ग्राफ है उसको देखें, तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि मान लो यहाँ V है, यहाँ I है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसका जो स्लोप बनता है वो इस तरीके से बनता है, यानी कि जितना आपका I बढ़ता जाता है, ठीक है, और जितना आपका V बढ़ता जाता है सेम रेशियो में बढ़ता है, यानी जितना V I, जितना V I, जितना V I, जितना V I। ठीक है, तो याद रखना इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बात होगी इसके ग्राफ की। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? आपको ओम्स लॉ क्लियर हो गया? ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या है वो अच्छे से क्लियर हो गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अगर अब रेजिस्टेंस को डिफाइन करने की कोशिश करें, अब हम किसको डिफाइन करने की कोशिश करें कि भाई रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को डिफाइन करें, तो रेजिस्टेंस को सिंपली अभी मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूँ? V इक्वल्स टू मैंने पढ़ा था मेरे भाई IR। क्या पढ़ा था? V इक्वल्स टू IR। अगर मैं I को यहाँ पहुँचा दूँ तो क्या हो जाएगा? ये V अपॉन I इज इक्वल्स टू R, यानी V और I का रेशियो, यानी V और I का रेशियो। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो है वही रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो V और I का रेशियो, तो हम सिंपली रेजिस्टेंस को भी क्या बोल सकते हैं? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बात आती है कि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, क्या इसकी कोई ऐसा यूनिट है? अब क्या बात आती है कि जो रेजिस्टेंस है क्या इसकी कोई एक ऐसा यूनिट होती है? मेजर किस में होगा? तो देख लेते हैं। V पोटेंशियल डिफरेंस किस में वो मेजर होता है? वोल्ट में। करंट किस में मेजर होता है? एम्पियर में। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। रेजिस्टेंस यूनिट, रेजिस्टेंस यूनिट क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस यूनिट हो जाएगी आपकी वोल्ट पर एम्पियर। रेजिस्टेंस यूनिट हो गई वोल्ट पर एम्पियर। क्यों? V अपॉन I, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, करंट एम्पियर में। लेकिन अगर बात बोली जाए कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, SI यूनिट बाकी यूनिट से अलग होती है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया जाता है जो कि कॉमन होता है। तो अगर SI यूनिट पूछी जाए तो इसकी SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की
रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम। क्या होती है? रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, OHM। एक सिंबल बनाया जाता है इस तरीके से, ठीक है, ओम का सिंबल समझ आ गया? इस तरीके बनाया जाता है। इस सिंबल का नेम अगर जानना हो तो बता देता हूँ, ओमेगा। इस सिंबल का नेम होता है ओमेगा। यानी अगर आपसे बोला जाए रेजिस्टेंस की कोई भी यूनिट बताओ तो आप बता सकते हो वोल्ट पर एम्पेयर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोला जाए कि भाई रेजिस्टेंस की SI यूनिट बताओ तो आपको ओम ही बतानी पड़ेगी। यानी कि जब भी कहीं लिखा मिले आपको 4 इस तरीके का सिंबल मिले, समझ जाना रेजिस्टेंस की बात हो रही है। कहीं मिले 10 इस तरीके का सिंबल मिले, समझ जाना रेजिस्टेंस की बात हो रही है। कितना है मैग्नीट्यूड? 10 ओम। कभी कभी सिंबल ना लगा के ओम भी लिख देते हैं, तो दोनों ही केसेस में दोनों को सही माना जाता है। क्लियर है? तो आपको पता चल गया रेजिस्टेंस क्या है, रेशियो है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट है ओम। यहां तक सारी बातें क्लियर है बहुत अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर किसी ने बोला 1 ओम, क्या बोला किसी ने? 1 ओम, तो आप इससे क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम? व्हाट डू यू मीन? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम बताओ। चलो पूरा लिख ही देता हूं यार। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम, यानी कि आप 1 ओम से क्या समझते हो? 1 ओम का मीनिंग क्या होता है? देखो 1 ओम कब आएगा? V/I इज इक्वल टू R था, V इक्वल टू I इक्वल टू R था। अब R1 कब आएगा? अगर मैं V की जगह 1 लिख दूं, I की जगह 1 लिख दूं, तो मेरा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1 ओम। यानी 1 ओम मेरा कब आया रेजिस्टेंस? जब मैंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखा, 1 एम्पियर का करंट रखा। हाँ कि ना, मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? 1 ओम कब आया मेरा? जब 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर रखा। अब कहानी सुनो आगे की, कि अब इसको एक कहानी में बदल देता हूं मैं, 1 ओम को कहानी में बदलता हूं। अब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है तब करंट आता है, और रेजिस्टेंस किसका होता है? कंडक्टर होता है। ध्यान से समझना, ये कंडक्टर है, कहानी समझना। जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इस कंडक्टर के एंड पर, क्या बोला? जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इस कंडक्टर के एंड पर, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर में से, तो हम कहेंगे इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। कहानी समझ में आ गई? कहानी खुद बनानी पड़ती है, ये बुक में नहीं है। क्लियर है कि भाई 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो करंट आएगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करा तो कितना करा? 1 एम्पियर करा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था? 1 वोल्ट का किया था, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कह देना 1 ओम होगा। तो वही बोला, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 1 एम्पियर करंट, तो रेजिस्टेंस 1 ओम। क्लियर है? तो जब भी कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम, समझा दो। क्लियर है मेरे भाई? तो क्लियर हो गया रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम, ये भी क्लियर हो गया। ओम्स लॉ क्या था वो भी क्लियर हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। जो ये रेजिस्टेंस होता है, इतना तो बात क्लियर हो गई कि रेजिस्टेंस हमारा किसका होता है? कंडक्टर का होता है। रेजिस्टेंस किसका होता है? हमारा किसी ना किसी कंडक्टर का होता है। अब हमारा कंडक्टर ये है, उसमें कम रेजिस्टेंस हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो एक बात याद रखना, जो भी आपका रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का है या वायर का है, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस है तो उस कंडक्टर को आप रजिस्टर भी बोल सकते हो, RESISTOR। क्या बोल सकते हो? रजिस्टर। तो कुछ लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि सर एक तो टर्म होता है रेजिस्टेंस, एक टर्म होता है सर रेजिस्टेंस, और एक टर्म होता है रजिस्टर। क्या दोनों सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं? रजिस्टर और रेजिस्टेंस, काफी बच्चों को ये डिफरेंस में दिक्कत आती है कि सर रजिस्टर रेजिस्टेंस सेम होते हैं अलग अलग होते हैं। अब सुन लो ध्यान से, रजिस्टर कंडक्टर है, रजिस्टर कंडक्टर है, या ऐसा समझ लो रजिस्टर ऑब्जेक्ट है, या ऐसे समझ लो रजिस्टर को टच कर सकते हो, पेन है, कंडक्टर है, इसको रजिस्टर कह लो। भैया रेजिस्टेंस है ना इसमें, तो कह लो ये रजिस्टर है। तो रजिस्टर को टच कर लिया ना, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। क्या है मेरे भाई? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, इसको टच नहीं कर सकते, यानी रजिस्टर की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। फील आ गया? तो रजिस्टर रेजिस्टेंस में कंफ्यूज नहीं होना। रजिस्टर वो चीज है जिसके अंदर रेजिस्टेंस है, प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब बात आती है रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे। तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करने का भी मैंने मेथड बता दिया। एक तो बता दिया मैथमेटिकली, मैथमेटिकली रिलेशन हो गया V/I, लेकिन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है, रेजिस्टेंस का काम क्या है। अब आपके मन में ये आएगा सर ये तो ठीक है कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो होता है, लेकिन रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? जो ये कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, क्या काम है इसका? इसका काम होता है करंट के फ्लो को अपोज करना। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रजिस्टर, या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट।
ठीक है। तो ये क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट जो इसके अंदर हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है, रोक नहीं पाता, रोक नहीं लेता, कोशिश करता है, कुछ कम कर देता है। तो रेजिस्टेंस एक तरह की रुकावट है। आप जैसे किसी गली में जा रहे हो तो जो लोग आपके आसपास पड़ेंगे आपको निकलने में दिक्कत आएगी, ऐसा तो नहीं वो रोक लेंगे आप निकल नहीं पाओगे, निकल पाओगे, लेकिन उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस जो आते हैं, क्लियर है मेरे भाई। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, या कह सकते हो रेजिस्टेंस रजिस्टर की प्रॉपर्टी है, क्योंकि कंडक्टर ही रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस रजिस्टर की प्रॉपर्टी है जो कि अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट को अपोज करने की कोशिश करती है। क्लियर है, आगे बढ़ूं, ठीक है भाई। रजिस्टर क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस, रजिस्टर को मत बोल देना 2 ओम, रजिस्टर को नहीं बोलेंगे, रजिस्टर तो ऑब्जेक्ट है, रेजिस्टेंस क्लियर है। अब आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब एक आता है आपका, एक पॉइंट और आता है कि फैक्टर्स आपके क्या क्या हैं, फैक्टर्स ऑन विच रजिस्टर ऑफ कंडक्टर डिपेंड या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ, भैया देखो थोड़ी सी ना राइटिंग खराब है, ये तो यार बचपन से ही प्रॉब्लम है, तो इसको माइंड मत करना, समझ रहे हो ना। थोड़ी सी राइटिंग खराब है, लेकिन राइटिंग खराब है लेकिन बेजे के अंदर कॉन्सेप्ट बढ़िया है, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है, वो एकदम ब्रांड है। हाँ थोड़ी राइटिंग ठीक ठाक नहीं है, एडजस्ट कर लो यार, ठीक है। अब समझते हैं फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है, कोई भी रजिस्टर है, उसका जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी वो किस पर डिपेंड करती है। नंबर 1, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, यानी कि लेंथ कितनी होगी, किसकी, रजिस्टर की, किसकी, कंडक्टर की, लेंथ कितनी होगी रजिस्टर की, इस बात पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस बात का तो मीनिंग मन में अब ये आएगा, सर कैसे डिपेंड करेगी, ये भी साथ में लगे हाथ बता दो कि लेंथ का ऐसा क्या कनेक्शन है रेजिस्टेंस के साथ, क्या हो जाएगा लेंथ ज्यादा होगी तो, क्या हो जाएगा लेंथ कम होगी तो बात कर लेते हैं भैया। ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर किसी की लेंथ ज्यादा है, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है, अगर किसी रजिस्टर की लेंथ ज्यादा है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी ज्यादा ही होगा। या ऐसे कह लो कि अगर किसी की लेंथ कम है किसी के कंपेयर में, तो उसके कंपेयर में रेजिस्टेंस भी कम होगा। नंबर 1 फैक्टर, तो लेंथ के हिसाब से डिसाइड होगी रेजिस्टेंस, यानी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, कंडक्टर की लेंथ कम रेजिस्टेंस कम। नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2, रेजिस्टेंस एरिया पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया पे। अब कहोगे कौन सा एरिया, ऐसे समझो ये रजिस्टर है या कह लो कंडक्टर है, ये तो आपकी लेंथ हो गई, इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है, इसे कहते हैं हम एरिया। इसकी थिकनेस या मोटाई को क्या कहते हैं, एरिया। तो अगर ये पेन और मोटा होता तो एरिया ज्यादा होता, और मोटा होता तो एरिया और ज्यादा होता, पतला सा है तो एरिया और कम है। तो फील आ गया, एरिया का मीनिंग समझ में आ गया, रजिस्टर का एरिया समझ में आ गया। अब कॉन्सेप्ट समझ लो कि एरिया, अब वही वाली बात आएगी, सर एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, अगर ये पेन मोटा होता तो क्या हो जाता, पेन पतला होता तो क्या हो जाता, तो सुन लो क्या हो जाता, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीनिंग क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी, यानी कि अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखो लेंथ में ऐसा नहीं था, लेंथ ज्यादा थी तो रेजिस्टेंस ज्यादा था, यहाँ उल्टा है, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। वहां क्या था, लेंथ कम थी तो रेजिस्टेंस कम था, यहाँ अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, और एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। तो याद रखना रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। पहले तो ऐसे जवाब दो कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, कोई पूछे कैसे करता है तब बता दो कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। फिर कोई पूछे रेजिस्टेंस एरिया पर डिपेंड करता है, बता दो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एरिया पूछे तो क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, थिकनेस उस रजिस्टर या वायर की। रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस सेक्शन में डिपेंड करता है। कोई पूछे कैसे डिपेंड करता है तो बता देना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा। नंबर 3, एक हो गया लेंथ, एक हो गया एरिया। फिर आता है टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन एक्जैक्टली मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता है कि जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। तो अभी हम टेम्परेचर के केस में बस इतना बोलेंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पर एक्जैक्टली उतना ही बढ़ेगा जितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वो अलग बात है,
ठीक है, तो इसलिए बोला रजिस्टर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और साथ में ये भी बता दी कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कहता है, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये और ज्यादा बढ़ेगा जितना और ये ज्यादा बढ़ेगा। ये क्या कह रहा है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, कम बढ़े ज्यादा बढ़े वो अलग बात है, बढ़ेगा। तो क्या क्या हो गए फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल। एक और आ गया निकल के, चौथा नेचर ऑफ द मटेरियल। भैया आपके मटेरियल का नेचर क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल यानी किससे बने हो। जो आपका रजिस्टर है, जो ये कंडक्टर है, ये किससे बना है, एल्यूमिनियम का बना है, आयरन का बना है, गोल्ड का बना है, सिल्वर का बना है, किसका बना है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस। बात क्लियर हो गई, रेजिस्टेंस लेंथ पे कर रहा है, एरिया पर कर रहा है, नेचर ऑफ द मटेरियल कर रहा है, टेम्परेचर पे कर रहा है। क्लियर मेरे भाई? भाई बहुत अच्छे से पढ़ते रहो आराम से, ठीक है। डाउट वाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। अभी बहुत नया नया चेहरा है देखने के लिए, देखा नहीं होगा, बहुत से तो देखे हुए हैं टीचर यूट्यूब पे, यानी कौन कौन बहुत पढ़ाते हैं। अभी तो भाई नया नया रूबरू हो रहा हूँ। कुछ लोग तो मुझे पहली बार देखते हैं, अच्छा ये भी पढ़ाता है, अच्छा क्या नाम है इसका, मास्टर जी फिजिक्स वाले, अच्छा अभिषेक नाम है, अच्छा ये भी फिजिक्स पढ़ाता है, ठीक है देखते हैं। तो अभी तो यही वाली फीलिंग आएंगी जब अब तुम मेरे चैनल पे आओगे कि अच्छा ये भी लड़का पढ़ाता है यार, देखते हैं क्या पढ़ाता है, समझेंगे कुछ, समझ आएगा। तो अभी तो अपन को कोई जानते ही नहीं है, इतने लोग हाँ जानते हैं, लेकिन यार कुछ लोग हैं बढ़िया अपना कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, बढ़िया वॉच टाइम आ रहा है, लग रहा है कि भाई वो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं चैनल से। लेकिन ये उनके लिए बात हो रही है जो नए नए आएंगे, क्योंकि अभी तो यार कितने सब्सक्राइबर है, 1K हैं, अभी तो मिलियन तक जाना है। तो मिलियन तक जाना है तो अभी तो सफ़र शुरू ही हुआ है, 1K तो कुछ भी नहीं है, तो मिलियन तक जाने कितने लोग मिलेंगे, टकराएंगे। तो उनके लिए बोला मैंने ऐसा, वो भी तो देखेंगे अरे ये नया चेहरा कौन है, ये कौन फिजिक्स पढ़ाने लगा, ये कौन सा टीचर है, ठीक है। तो देख लो वीडियो में कौन सा टीचर हूँ। चलो वो तो बात होती रहेंगी, आगे बढ़ते हैं। लेंथ क्लियर हो गया, ठीक है, वो लेंथ क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर, रेजिस्टेंस एरिया पर, रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द मटेरियल पर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर। अगर तुम्हारे मन में ये वाली फीलिंग आ रही है कि सर ये लगे हाथ और समझा दो कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों, तो मैं समझा दूं। और अगर नहीं आ रही हो तो नहीं समझाऊं, बताओ कमेंट करके बताओ। अब समझा ही देता हूं, अब कौन सा तुम कमेंट करके बताओगे जो मुझे भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे ऐसे समझो। एक गली है, ठीक है भाई, उसमें काफी सारे लोग हैं और तुम एक कोई भी इलेक्ट्रॉन हो मान लो या कोई भी पार्टिकल हो और तुम उस गली में से निकले। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अगर वो गली लंबी है तो तुम्हें लोग ज्यादा मिलेंगे, जाओगे फिर लोग आ गए फिर रुक गए, फिर जा रहे हो फिर लोग आए फिर रुक गए, फिर आ गए फिर रुक गए। तो जितनी ज्यादा लंबी गली होगी आपको रुकावट उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। अगर मान लो गली होती छोटी सी, बस घुसे, थोड़ी सी रुकावट मिली, निकल गई, बात खत्म। तो लेंथ बढ़ी तो उसके अंदर आपको मिलने वाली रुकावट भी तो बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए बोला रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ उतनी आपको रोकने की कोशिश ज्यादा होगी, आपकी रुकावटें ज्यादा होंगी। तो इसीलिए बोला रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एरिया को फील कर लो, आप एक रूम के अंदर हो और निरी भीड़ भर लो एक रूम में, ठीक है, भीड़ भर ली। अब उसमें से कह दो कि भाई यहाँ से 1 सेकंड के अंदर सबको बाहर निकलना है और एक छोटा सा गेट बना दो। अब क्या होगा, पूरी की पूरी भीड़ उस गेट की तरफ भागेगी। जब उस गेट की तरफ पूरी की पूरी भीड़ भागेगी, गेट है छोटा सा, लोग पूरे कमरे के भरे हुए हैं, घुचपुच होगी, रुकावट ज्यादा होगी निकलने में, घिचपिच होगी। अब एक काम करो, एरिया कम था ना, पूरी की पूरी दीवार हटा दो। अब पूरी की पूरी दीवार हटा दी और जितने लोग हैं रूम के अंदर बोला निकल जाओ पार्टिकल एक साथ। अब पार्टिकल जब एक साथ निकलेंगे तो तुम बताओ क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, रुकावट है ही नहीं, सब एक साथ निकल गए फट सी ना। तो जब एरिया कम था तो रेजिस्टेंस ज्यादा था। क्यों ज्यादा था, क्योंकि सब लोग वहीं घुस रहे थे। तो एरिया कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, रुकावट ज्यादा है, निकल नहीं पा रहे हो। एरिया बढ़ गया, आराम से निकल गए, रुकावट ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बिल्कुल क्लियर है, ओके। और टेम्परेचर को समझना हो तो टेम्परेचर भी लग गया, थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो टेम्परेचर को ऐसे समझ लो कि मान लो तुम एक गली में जा रहे थे बड़े प्यार से, ठीक है, गली में जा रहे थे, बड़े प्यार से जा रहे थे और तुम्हारे आसपास रुकावटें भी आ रही थी। अब किसी ने कह दिया कि इस गली में बॉम्ब फटने वाला है। अब बॉम्ब फटने वाला है जैसे ही बोला, सबका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्पर बढ़ गया, भैया भगने लगे। अब एक बात, पहले तो लोग आराम से चल रहे थे, तो तुम निकलते रुक गए, फिर निकले फिर रुक गए, फिर निकले फिर रुक गए, आराम से। अब भगदड़ मच गई है कि भैया बॉम्ब की इन्फॉर्मेशन आ गई कि भैया बम फटने वाला है। तो अब जब भगदड़ हो गई
तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, अब तो बिल्कुल ही नहीं निकल पाओगे भैया, सब लोग इधर उधर भग रहे हैं रैंडम। तो तुम खुद सोचो ना, जब भी किसी चीज को टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो जो पार्टिकल आराम आराम से मोशन में होते हैं वो भी ऐसे ऐसे तेज मोशन करने लगते हैं। जब तेज मोशन होगा, टेम्परेचर बढ़ गया, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो निकलने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो फील आ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये कुछ बात आती है जिसमें फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, एक बात और समझ लेते हैं आगे। एक और कॉन्सेप्ट है हमारा कि अभी आपने पढ़ा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और आपने पढ़ा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया क्रॉस सेक्शन के। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों है वो मैंने अभी भी आपको समझाई दिया। तो अब कंबाइन कर दूंगा मैं दोनों इक्वेशन को, ऑन कंबाइनिंग 1 एंड 2। अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन कर दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, लिख सकता हूं कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि खुद सोचो ना, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने लेंथ को ऊपर ही रखा है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये मैंने नीचे रखा है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो इन दोनों को मैंने कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब कंबाइन कर दिया, तो यानी यहां से पता चल गया रेजिस्टेंस लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है? अब आप लोगों को याद हो कि ओम्स लॉ पढ़ाते टाइम पे अभी भी मैंने एक बात बोली थी कि जब भी ये कांस्टेंट हटता है, जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है नोन एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आप लोगों को याद होगा, तो आर है। अब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल आएगा, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल आएगा, क्योंकि हमने क्या कहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है और इक्वल आता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, इसका नाम बता दें, रो है, आर एच ओ पढ़ते हैं सिंबल को, रो। तो एक कांस्टेंट आया एल अपॉन ए, एज इट इज आ गया। तो एक नई चीज मिल गई तुम्हें, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब तुमसे कोई पूछे कि ये रो क्या है, तो अभी तो तुम सिंपल नाम दोगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। क्या नाम दोगे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब आप कहोगे सर ओम्स लॉ में भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया था, यहां पर भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया है, दोनों सेम है, लेकिन मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एक जनरल नेम होता है, वो तो कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। अब वहां पर याद करो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टेंस, यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टिविटी, RESISTIVITY, यानी कि रेजिस्टिविटी, एक नया टर्म मिल गया। तो पूछा जाए रेजिस्टिविटी क्या है, अभी तो बस इतना जवाब दूंगा, रेजिस्टिविटी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्लियर है? अब रेजिस्टिविटी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, भैया रेजिस्टिविटी एक्चुअल में ऐसी क्या है। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब रेजिस्टिविटी को जब समझने की कोशिश करेंगे तो एक बात बताओ, आर इक्वल टू किसी ने लिखा रो एल अपॉन ए, और कोई रेजिस्टिविटी को समझना चाहता है तो क्या करो, ए को यहाँ ट्रांसफर कर दो, एल को भी यहाँ ट्रांसफर कर दो। तो कैसे ट्रांसफर होगा, देखो एरिया डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, अपॉन एल मल्टीप्लाई में है उधर। अब क्या बचा, इधर लिख लेता हूँ, चलो रो एल बचा, एरिया तो यहाँ आ गया। अब तुम्हें रो चाहिए अकेला, एल को शिफ्ट करना है, एल मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, तो आर इंटू ए बाई एल इज इक्वल टू क्या हो गया, रो, आर इंटू ए बाई एल इक्वल टू हो गया रो। यानी अब तुम रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन कर सकते हो कि भैया रेजिस्टिविटी इसके इक्वल है आर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन फिर से वही सवाल है कि रेजिस्टिविटी है क्या। तो अब ध्यान से समझना रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ, एल को 1 लिख लो और एरिया को भी मैं 1 लिख लूँ, कोई दिक्कत तुम्हें? लेंथ में 1 मीटर लगा दूँ, एरिया में 1 मीटर लगा दो। तो जब मैं लेंथ को 1 लगाऊंगा, एरिया को 1 लगाऊंगा, तो देखो आर एज इट इज रहा, एरिया 1 हो गया, लेंथ 1 हो गई, इज इक्वल टू रो, कोई दिक्कत? एरिया 1 हो गया, लेंथ 1 हो गई। जब 1 इंटू आर, आर हो गया, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, आर इक्वल टू रो हो गया। तो अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है। अब ध्यान से समझना, कहानी बनाऊंगा फिर से, जैसे मैं कहानी अक्सर बनाता हूँ। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होता है जब आपके रजिस्टर की लेंथ 1 हो और उस रजिस्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 हो, तो जो भी रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी है। भाई कहानी समझ में आ गई? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होती है उस कंडक्टर की जिस कंडक्टर की लेंथ यूनिट है और उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस
भी यूनिट है, तो रो इक्वल्स टू आर। अब कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि सर अगर रो और आर दोनों सेम है, ये तो क्लियर होगा। रजिस्टिविटी क्या है? रजिस्टिविटी एक तरीके से एक स्पेशल केस है रेजिस्टेंस का। और एक और चीज बता दूं, रजिस्टिविटी को एक और नाम से जाना जाता है। अब तो मैंने बता ही दिया है कि रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल है। रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल है हमेशा नहीं, एक स्पेशल कंडीशन में। और वो स्पेशल कंडीशन क्या है? देखो भैया, लेंथ यूनिट ही रखनी पड़ेगी और उसकी थिकनेस भी यूनिट ही रखनी पड़ेगी, तब ही रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के इक्वल होगा, वरना नहीं होगा। तो इसीलिए इस रजिस्टिविटी का एक और नाम पड़ गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या पड़ गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखो नाम से समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक। क्योंकि रेजिस्टेंस है स्पेसिफिक, लेंथ यूनिट रखनी है, स्पेसिफिक एरिया यूनिट रखना है, थिकनेस यूनिट रखनी है, तो रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब एक बात ध्यान से समझ लो, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों सेम नहीं है। फिर से बता दे रहा हूं, रेजिस्टेंस अलग है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी का नाम है। कंफ्यूज मत होना ना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस सेम है, नहीं है। रेजिस्टेंस अलग टर्म है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग टर्म है। हाँ, अगर बोले कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी सेम है, भैया बिल्कुल सेम है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्लियर है? अब कुछ बच्चों के मन में आएगा, सर ये बताओ कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी की फिर यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस तो ओम में मेजर होता था, तो अगर रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है तो क्या सेम यूनिट है कि अलग अलग है? यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। अब यूनिट निकालने के लिए मैंने तुम्हें एक मेथड बता रखा है कि नहीं बता रखा है? क्या बताया है मैंने कि भैया फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटी है उनको अपनी अपनी ऐसा यूनिट में रख दो, आपको अपने आप मिल जाएगी। तो आपको पता है रो इक्वल्स टू क्या था अभी? आर इंटू ए बाई एल। अगर इन सारी क्वांटिटी को अपनी अपनी ऐसा यूनिट में रख दो, आपको अपने आप रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट मिल जाएगी। रख दो आर, रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम, मल्टीप्लाई बाई एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, रो, मीटर से एक स्क्वायर कट गया, रजिस्टिविटी आपका हो गया ओम मीटर। कितना हो गया? ओम मीटर। तो याद रखना रजिस्टिविटी कैसा यूनिट है? ओम मीटर। यानी सिर्फ ओम नहीं, पीछे मीटर भी लगेगा। फील आया? किसी ने बोला एक्स ओम मीटर, किसी ने बोला एक्स ओम मीटर, और किसी ने बोला एक्स ओम, एक्स ओम बोला, तो समझ जाओगे ना कि भैया ये तो रेजिस्टेंस है, कि भैया ये तो रेजिस्टेंस है और ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। या फिर बोल देना कि भैया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। क्लियर है? तो एक्स ओम मीटर, तो रजिस्टिविटी कैसा यूनिट है? ओम मीटर। ध्यान से समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी सेम नहीं है। एक रेजिस्टेंस का एक स्पेसिफिक केस है, रेजिस्टेंस का एक स्पेसिफिक कंडीशन है, उसमें रजिस्टिविटी आ रहा है। अब आप कहोगे पढ़ा क्यों? बस थोड़ा सा एक बात और है, अब मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूं कि रजिस्टिविटी पढ़ा क्यों। एक बात बताओ, लेंथ के बढ़ने पर रजिस्टेंस बढ़ रहा था। 2 मीटर का कॉपर वायर है, रेजिस्टेंस कुछ और, 3 मीटर का कॉपर वायर है, रेजिस्टेंस कुछ और, 5 मीटर का कॉपर वायर, रेजिस्टेंस कुछ और, एल्यूमिनियम का कॉपर वायर, रेजिस्टेंस कुछ और, लेंथ बड़ी, एरिया बड़ा, रेजिस्टेंस बदल गया। तो रजिस्टिविटी जो होती है हमारी, जो हमारी रजिस्टिविटी होती है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। जो रजिस्टिविटी होती है वो हमारी किस पे डिपेंड नहीं करती? लेंथ पे। क्यों नहीं करती? लेंथ तो हमेशा ही यूनिट रखी जाती है, यूनिट लेंथ होती है हमेशा। तो भैया डिपेंड कहां से करेगी? आप कहोगे कॉपर वायर की रजिस्टिविटी। आप क्या बोलोगे? कॉपर वायर की रजिस्टिविटी। तो भैया सीधी सी बात है, कॉपर वायर को यूनिट लेंथ का लो। तो अगर तुमने लिया 10 मीटर का कॉपर वायर तब भी रजिस्टिविटी सेम रहेगी, तुमने लिया 20 मीटर का कॉपर वायर तब भी रजिस्टिविटी सेम रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 10 मीटर का कॉपर वायर है, जब रजिस्टिविटी निकालोगे तो उस कॉपर वायर को यूनिट लेंथ का ही लेना पड़ेगा। 20 मीटर के कॉपर वायर की जब रजिस्टिविटी निकालोगे तो उस 20 मीटर के वायर को भी यूनिट लेंथ का ही लेना पड़ेगा। जब 500 मीटर के कॉपर वायर की रजिस्टिविटी निकालोगे तो उस 500 मीटर के कॉपर वायर को भी यूनिट लेंथ का ही लेना पड़ेगा। यानी रजिस्टिविटी निकालने की कंडीशन ही ये है कि यूनिट लेंथ रखो और एरिया ये भी यूनिट रखो, ये भी कैसा रखो? यूनिट रखो। तो कहने का मतलब है कि रजिस्टिविटी ना तो लेंथ पर डिपेंड करती ना एरिया पर डिपेंड करती। तो इसका फायदा क्या हो गया? कंपैरिजन आसान हो जाएगा। मैंने कहा कॉपर की रजिस्टिविटी फलानी है,
इतनी है, और भैया एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी इतनी है, तो तुम समझ जाओगे अच्छा इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। बट रेजिस्टेंस के केस में कंपेयर करना बड़ा मुश्किल था। क्यों? मान लो मैंने बोला कॉपर का रेजिस्टेंस है मान लो x ओम, मैंने बोला कॉपर का रेजिस्टेंस है x और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस है y, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस है y। अब x ज़्यादा y ज़्यादा, अब दिक्कत क्या है, पता नहीं कॉपर की कितनी लंबाई ली है, क्या पता कॉपर का रेजिस्टेंस इसलिए ज़्यादा आ रहा हो क्योंकि कॉपर की लेंथ ज़्यादा हो, क्या पता एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस इसलिए ज़्यादा आ रहा हो क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो। तो वहाँ बड़ी कन्फ्यूजन थी कंपेयर करने में, लेकिन यहाँ रजिस्टिविटी की हेल्प से कंपेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कॉपर का वायर ले लो चाहे एल्यूमिनियम का वायर ले लो, दोनों को यूनिट लेंथ का रखना पड़ेगा, पहली बात दोनों का एरिया यूनिट रखना पड़ेगा, तब रजिस्टिविटी निकलेगी। तो रजिस्टिविटी से कंपेयर कर सकते हो, रजिस्टेंस से कंपेयर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लेंथ बदलने पर रजिस्टेंस बदल रहा था, पर रजिस्टिविटी ना तो लेंथ बदलने पर बदल रही ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल रही। हाँ, नेचर ऑफ द मटेरियल पर बदलेगी, टेम्परेचर पर बदलेगी रजिस्टिविटी, क्योंकि ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे तो ऑब्वियसली बदलेगी, आपका मटेरियल ही पूरा चेंज हो गया। टेम्परेचर यूनिट लेंथ है, लेकिन भाई टेम्परेचर में पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो याद रखना रजिस्टिविटी आपकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। क्लियर है मेरे भाई? आई होप आपको ये रेजिस्टेंस वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसका बहुत सारा पार्ट आपको 10th में ही पढ़ा दिया गया था। क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये काफी बच्चों को दिक्कत देता है कि यार पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सेम होते हैं। तो जवाब आता है हाँ भाई सेम होते हैं। सेम कैसे बोल देता है कोई कोई कि देखो भैया ईएमएफ भी वोल्ट में मेजर होता है, ईएमएफ भी वोल्ट में मेजर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट में मेजर होता है। यानी कि ईएमएफ की बात आती है तब भी 50 वोल्ट यानी वोल्ट में मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है तो भी वोल्ट में मेजर करते हैं, भाई पोटेंशियल डिफरेंस को भी वोल्ट में मेजर करते हैं। तो फिर बच्चों के मन में ये आता है भाई कि जब एक बात बताओ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमआई दोनों सेम है तो अलग अलग नाम क्यों दिए, कुछ तो डिफरेंस होगा भले ही थोड़ा बहुत हो। तो इन डिफरेंसेस को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आज मैं आपको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का फील कराऊंगा कि भाई एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। देखना कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, ठीक है? डिफरेंस बाद में कराऊंगा, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ठीक है? देखो ध्यान से एक बात समझना, मान लो ये कोई अपन के पास टब है या कोई बकेट है, कुछ भी मान लो, इसे इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है? इसमें वाटर फिल है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें वाटर फिल है। अब हुआ क्या कि इसके पास में ही मान लो दूसरी हमने एक और बकेट रख दी जिसमें वाटर हाफ फुल है, जिसमें वाटर हाफ फुल है। यहां तक मानते हो, थोड़ा सा इसे और बढ़ा लेता हूं और इसे बड़ी बकेट बना देता हूं, ठीक है? यहां पे इसमें वाटर फिल है और इसके अंदर हाफ वाटर फिल है। यहां तक तो कोई समस्या होगी नहीं। अब आपको पता है वाटर का एक नेचर होता है कि जब भी एक वाटर ज्यादा हाइट पे हो दूसरा कम पर हो, वाटर का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो जब यहाँ पे हम एक कनेक्शन देंगे, हम यहाँ पर एक कनेक्ट करेंगे जब इसको हम, तो क्या होगा आप लोगों को भी पता है क्या होगा, यहां से वाटर जाके इधर शुरू हो जाएगा बढ़ना। बात समझ आई? अब देखो फील क्या है, ये कुछ एक हाइट पर है, ये कुछ एक हाइट पर है H2, ये कुछ एक हाइट पर है H1, ये कुछ हाइट पर है H2, ये कुछ हाइट पर है H1। अब एक और डायग्राम बना रहा हूं, उसका फील समझना कि मान लो यही सेम बकेट है, ठीक है? इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ था, और एक दूसरी मैंने यहां बना दी, इसमें हाफ तक पानी भरा हुआ था, ठीक है? अब देखो ध्यान से समझना हो क्या रहा है। अब मान लो कि इसमें से पानी कम हो जाता है क्योंकि आपने कनेक्ट कर दिया, कम जब आपने कनेक्ट कर दिया तो पानी क्या हुआ, कम होना शुरू हो जाएगा। तो पानी कनेक्ट किया, कम होना शुरू हुआ, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा कम ही मान लेता हूँ। अब कम होता गया, मान लो इतना रह गया, कम होते होते इतना रह गया यहाँ तक। अभी भी ये कनेक्ट है, अभी भी ये कनेक्ट है, अभी भी क्या होगा, वाटर का फ्लो होगा, ठीक है? अब दोनों में एक डिफरेंस समझना, क्या डिफरेंस समझना है इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में देखो यहां पर हाइट का ज्यादा डिफरेंस था, यहां पे हाइट ज्यादा थी, यहां हाइट कम था, तब भी पानी आ रहा था, पानी आ रहा था। हाइट थोड़ी सी कम हो गई, यहां से थोड़ी सी कम हो गई, इसकी हाइट अब भी कम है, पानी अब भी आ रहा है। नंबर 1 और नंबर 2 अभी समझना क्या फील कराना चाह रहा हूं, अभी थोड़ी देर में फील हो जाएगा। ज्यादा हाइट है तब भी पानी आ रहा है, कम हाइट हुई तब भी पानी आ रहा है। ये पानी कब तक आता रहेगा? आपका जवाब आएगा सर तब तक आता रहेगा, थर्ड केस में ले लिया मैंने, तब तक आता रहेगा
जब तक कि दोनों में सेम हाइट पर पानी ना हो जाए, यानी जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट इसकी ना हो जाए, ठीक है, यानी दोनों पर सेम हाइट पर ना हो जाए। देखो तीनों डायग्राम में क्या फर्क है, यहां पर हाइट ज्यादा थी, यहां हाइट कम थी, पानी फिर भी आ रहा था, पानी थोड़ा सा कम हुआ, हाइट कम हुई, यहां पर हाइट कम हुई, पानी फिर भी आया। कब जाके रुका, जब दोनों की हाइट बराबर होगी, यानी कि सेम हो गई। यहीं पर कॉन्सेप्ट छपा हुआ। एक बात बताऊं, जो ये सब है, जो अपन का ये, इसको तो मान लो ईएमएफ, इसको मान लो ईएमएफ। ईएमएफ क्यों बोल रहा हूं ईएमएफ मान लो, कि हाईएस्ट, जो हाईएस्ट डिफरेंस है वाटर का, जो फ्लो करने के लिए हाइट का जो हाईएस्ट डिफरेंस है वो ईएमएफ, यानी कि डिफरेंस अभी भी है, डिफरेंस अभी भी है, तो इसे बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसे, पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट डिफरेंस है, मतलब इससे ज्यादा डिफरेंस आपको मिलना ही नहीं है, जो हाईएस्ट डिफरेंस है वो तो आपका हो गया मैक्सिमम डिफरेंस ईएमएफ। वाटर फ्लो तब भी कर रहा है, आपका ईएमएफ जब कम हुआ, हाइट कम हुई, तब भी वाटर फ्लो कर रहा है, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। बात समझ में? अब देखो आगे के सिनेरियो सुनो। अब दोनों का बराबर हाइट हो गया, बराबर हाइट हो गया, सेम पोटेंशियल हो गया, अब कोई भी वाटर का फ्लो नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा कि वापस से इनको हाइट के डिफरेंस में लाना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा, वापस से हाइट के डिफरेंस में लाना पड़ेगा। तो कोई जुगाड़ देखनी पड़ेगी, या तो यहां से पानी निकाल दें हम, ठीक है, और कैसे भी कनेक्ट करके यहां तक पानी आ जाए, वो अलग चीज है कि यहां से कम कर दें और यहां बढ़ा दें। तो जो एक्सटर्नल डिवाइस यूज होगी इनकी हाइट को वापस से वो मेंटेन करने के लिए, यानी कि देखो यहां तो सेम पोटेंशियल हो चुका, सेम हाइट हो चुकी, पानी अब जाएगा नहीं, तो अब क्या करना है, वापस से फर्स्ट केस बनाना है कि भाई ताकि हाइट डिफरेंस रहे और पानी फ्लो कर सके। तो इसके लिए एक एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए कि यहां से पानी कैसे भी कम हो जाए तो इसमें से पानी इधर आता रहेगा और यहां पे पानी अपना कंटिन्यू आता रहे। तो हाइट डिफरेंस करने के लिए कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगेगी, तो वही है आपका ईएमएफ का सोर्स। वही एक्सटर्नल डिवाइस क्या होगी, एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस होगी सोर्स ऑफ ईएमएफ। क्या बोल सकता हूं उसे, सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो कंक्लूजन निकला ये सारी बातों का, वो ये निकला मेरे भाई कि ईएमएफ क्या करता है, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। जैसे मैंने क्या बोला कि जब पानी सेम हाइट पर हो गया तो वापस से एक एक्सटर्नल डिवाइस लगानी पड़ी जो कि वापस से एक हाइट डिफरेंस क्रिएट कर दे, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल डिवाइस लगेगी वही सोर्स ऑफ ईएमएफ कहलाता है। यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है, जो मैक्सिमम हाइट डिफरेंस है वापस उस तक पहुंचा दे। तो मैक्सिमम हाइट डिफरेंस जब पहुंच रहा है तो वाटर फ्लो करेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा फिर भी वाटर फ्लो करेगा, लेकिन इसे हम ईएमएफ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, कि जो इसकी एक्चुअल डिफरेंस है वो ये है, वो तो थोड़ा थोड़ा कम होते होते यहां पर इस केस में आ गया कि पानी यहां भी फ्लो कर रहा है, थोड़ी हाइट कम हुई फिर भी पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन ईएमएफ नहीं बोलेंगे, इसे ईएमएफ बोलेंगे इस वाले केस में। तो फील आया कि भाई मैक्सिमम डिफरेंस जो होता है, मैक्सिमम डिफरेंस जो होता है, जो क्रिएट कर रहा होता है, उसे कहते हैं ईएमएफ। मैक्सिमम के बाद जो बात कहानी आती है, फ्लो यहां भी हो रहा है, फ्लो यहां भी हो रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम डिफरेंस है, ये थोड़ा सा कम डिफरेंस है। तो ऐसे समझ लो जो मैक्सिमम डिफरेंस वाला केस होता है वो हो गया ईएमएफ। यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो तो तब भी करेगा जब ईएमएफ है, क्योंकि भाई वहां तो मैक्सिमम डिफरेंस है पोटेंशियल का। इलेक्ट्रॉन फ्लो तब भी करेगा जब थोड़ा सा पोटेंशियल का कम डिफरेंस है। तो जब पोटेंशियल का थोड़ा सा कम डिफरेंस है तब उसे ईएमएफ नहीं बुला पाएंगे, तब उसे पोटेंशियल डिफरेंस ही बुलाएंगे। और जब मैक्सिमम डिफरेंस है तो उस केस में वहां हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बुलाएंगे और ईएमएफ भी बुलाएंगे। बस इतना कह देंगे जो ये ईएमएफ है वही मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इससे भी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाए ना, फिर तो वो गलत बात है, क्योंकि ईएमएफ ही आपको बताता है कि मैक्सिमम डिफरेंस कितना है। तो इसको ऐसे समझ लो सिंपल भाषा में, आपका जो ईएमएफ है वो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, देखता रहता है हाँ भाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है कि नहीं। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बिगड़ा ईएमएफ अपना काम शुरू कर देता है। सोर्स ऑफ ईएमएफ काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने, और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। फील हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन कर रहा है? ईएमएफ।
मान लो अभी डिफरेंस है तो ईएमएफ का सोर्स कहेगा ठीक है, डिफरेंस कम हुआ ईएमएफ का सोर्स कहेगा ठीक है, डिफरेंस कम हुआ ईएमएफ का सोर्स कहेगा ठीक है। पोटेंशियल सेम हुआ, अब सोर्स ऑफ ईएमएफ अपना काम करेगा, वापस से इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ ने किसको मैनेज किया? पोटेंशियल के डिफरेंस को मैनेज किया, और पोटेंशियल के डिफरेंस ने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मैनेज किया। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट है ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस का। इसलिए बोला जाता है कि ईएमएफ भी वोल्टेज या वोल्ट में मेजर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट में मेजर होता है, क्योंकि इसको समझो ना, सिर्फ डिफरेंस है, कम ज्यादा का फर्क। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इतना रिश्ता है कि ज्यादा डिफरेंस तो नाम ईएमएफ, कम डिफरेंस तो नाम पोटेंशियल डिफरेंस। तो भैया दोनों चीज तो सेम ही है, डिफरेंस की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए दोनों एक ही यूनिट में मेजर होते हैं, वोल्ट में। आई होप आपको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके थोड़ा सा मेरे को बता देना कि भाई अब भी समझ नहीं आया, और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब वापस अपने डिफरेंस की तरफ चलते हैं, क्या क्या डिफरेंस थे। ठीक है मेरे भाई, अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नंबर 1, इट इज द वर्क डन बाय सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। यानी ये कह रहा है ईएमएफ में कि ये वर्क डन होता है, सोर्स के द्वारा किया जाता है यूनिट चार्ज को एक बार ले जाने में। अब एक बार ले जाने की क्यों बोला, देखो ध्यान से समझना। यूनिट चार्ज को एक बार ले गया, एनर्जी खर्च हो गई, कुछ ना कुछ डिफरेंस कम हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा है सिर्फ एक ही बार। इट इज द वर्क डन बाय सोर्स टेकिंग अ यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। एक ही बार, क्योंकि जब दूसरी बार वाला आएगा उस टाइम पर डिफरेंस कुछ ना कुछ कम हो चुका होगा, फिर वो ईएमएफ नहीं कहलाएगा। इसीलिए ये वाला केस क्या बोला, इट इज द वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज वंस, सिर्फ एक बार, क्योंकि जब एक बार जा रहा है उस टाइम पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। उस टाइम पर क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक बार जब 1 कूलम का चार्ज जाएगा तो एनर्जी खर्च करेगा, एनर्जी खर्च करेगा तो पोटेंशियल के डिफरेंस में कुछ ना कुछ अंतर आएगा, फिर वो ईएमएफ कहां रहा, फिर तो वो ईएमएफ रहा ही नहीं। इसलिए बस एक बार पहले वाले चार्ज के लिए मान रहे हैं कि भैया इतना वर्क होगा, उसके बाद वालों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ पे भी अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ पे भी अमाउंट ऑफ वर्क डन। इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज, इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज। अब तुम कहोगे दोनों तो सेम है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज, इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज, लेकिन यहाँ पर वंस, यहाँ पे कभी भी फ्रॉम वन पॉइंट टू सर्किट टू अनदर, कभी भी ले जाओ, पहला वाला कूलम चार्ज ले जाओ, दूसरा वाला ले जाओ, तीसरा वाला ले जाओ, चौथा वाला ले जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज जाएगा। लेकिन ये एक बार जाएगा, क्योंकि ये काम तभी करेगा जब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ अ सोर्स व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। वही बात आ गई कि भाई इट इज इक्वल होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ अ सोर्स व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। जब सर्किट आपका कैसा है, ओपन है, यानी कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो नहीं कर रहा, उस टाइम पर जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब एक बात बताओ, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, एनर्जी नहीं लेगा, एनर्जी नहीं लेगा तो डिफरेंस में कोई कमी नहीं आएगी। तो जब ओपन सर्किट है, चार्ज मूव नहीं कर रहा, करंट मूव नहीं कर रहा, उस टाइम पर आपका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, जब भैया चार्ज मूव नहीं कर रहा, करंट मूव नहीं कर रहा, तो एनर्जी कहां जाएगी, एनर्जी नहीं जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस में ड्रॉप नहीं आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस में ड्रॉप नहीं आएगा तो वही मैक्सिमम डिफरेंस रहेगा। उस टाइम पर जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसी का नाम है ईएमएफ। इधर समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस में एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट। अब भैया सर्किट क्लोज्ड हो गया, यानी करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया, करंट जाएगा, चार्ज जाएगा, एनर्जी लेके यूज करेगा अपनी, तो पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा। तो अब वो तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा नहीं पहले वाला, जैसे हमने पानी वाले केस में भी देखा था कि भैया पानी का लेवल है, अब थोड़ा सा पानी इधर आ चुका तो भैया डिफरेंस तो कम हो गया। हालांकि बात आपकी सही है, पानी तो अब भी आ जाएगा, लेकिन फर्क है ना, पहले पूरी हाइट इतनी थी तब पानी आ रहा था, अब थोड़ा पानी आ चुका, अब देखोगे तो हाइट कम हो गई, पानी तो अब भी आ जाएगा, पानी के आने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये देखो ना, पहले हाइट ज्यादा थी, अब हाइट कम हो गई, पानी और आ गया, एक टाइम आएगा जब हाइट क्या हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी, पानी आना बंद कर देगा, तो कोई एक्सटर्नल डिवाइस आएगी, सोर्स ऑफ ईएमएफ आएगा जो वापस से उन्हें उस हाइट पर रख देगा, फिर से पानी का फ्लो शुरू, फिर से कम हाइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है हमारा भाई, जब हमारा सर्किट क्लोज है, यानी इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, थोड़ा कम होगा तो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, थोड़ा कम होगा तो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, थोड़ा कम होगा तो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते, तो पोटेंशियल डिफरेंस कब एग्जिस्ट कर रहा है, जब ओपन सर्किट, वो क्लोज्ड सर्किट है, यानी करंट फ्लो कर रहा है, और अपना ईएमएफ कब वो एग्जिस्ट कर रहा है, जब हमारा सर्किट ओपन है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो पहला वाला चार्ज निकलेगा उसी के लिए। ओके, नेक्स्ट,
थर्ड पॉइंट, इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज्ड। ये एग्जिस्ट करता है जब सर्किट क्लोज्ड ना भी हो। यानी कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज्ड। जैसे अभी हमने क्या देखा था, एक वाटर टैंक ज्यादा हाइट पर था, एक वाटर टैंक कम हाइट पर था। मत पानी का फ्लो कराओ, अब भी तो हाइट डिफरेंस है ही है, तो वही ईएमएफ है। वो चेक करते हैं कि भैया हाइट डिफरेंस है कि नहीं है। अब तुम्हारा मन हो तो पानी को फ्लो करा लो, नहीं मन हो तो बंद करके रख लो। समझ में आ गया? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम उसी का एनालॉगस है कि भाई इस टाइम पे तुम्हारा हाइट डिफरेंस है, मन करे तो पानी फ्लो करा लो, उसके अकॉर्डिंग कम होगा, नहीं फ्लो करा रहे मत कराओ। तो उसने बोला इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज। जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तब भी वहीं ईएमएफ है, क्योंकि बैटरी तो आपके हाथ में लगी हुई है ना, इस बैटरी के पास ईएमएफ है, बात खत्म। अब चाहे तो इस बैटरी से बल्ब को चलाओ, चाहे मत चलाओ, बल्ब को चलाओगे तो इसमें कुछ ड्रॉप आएगा क्योंकि इसकी एनर्जी खर्च होगी, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। लेकिन अगर नहीं यूज करोगे तो भी इसके अंदर ईएमएफ है। तो भाई ये कब है? इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज। जब क्लोज नहीं है तब भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। अब पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा किसी भी बल्ब पे या डिवाइस पे? जब भाई करंट आएगा तो क्लोज होना चाहिए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात कब आती है? जब वो क्लोज होता है, जब वो क्लोज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी ऐसे समझ लो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम बोलते हैं ना बार बार, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम तब बोलते हैं जब एनर्जी यूज हो रही हो। जब एनर्जी यूज ही नहीं हो रही तो डिफरेंस का करेंगे क्या हम? ठीक है, नेक्स्ट, इट हैज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन है। आपकी बैटरी है, आपकी बैटरी के अंदर केमिकल्स रखे हुए हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, जो कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सीक्वेंस में मेरी वीडियोस को देख लो, तभी आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वहां हमने देखा था कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एक फोर्स आ रही थी, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हुआ नहीं, वो तो केमिकल रिएक्शन अंदर हो रहा है ना बैटरी के, उन केमिकल रिएक्शन की वजह से वर्क हो रहा है, उस रिएक्शन की वजह से फोर्स लग रही है। तो ये कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन नहीं है। इसके बारे में देखो, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेट अप बाय द चार्जेस एक्युमुलेटेड ऑन द टू टर्मिनल ऑफ द सोर्स। यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। कहने का मतलब क्या है, आप लोगों को अगर ध्यान हो थोड़ा सा, बस आइडिया दे दे रहा हूँ। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। हमने यहाँ पे क्या बात की थी? एक फोर्स लग रही थी हमारी, कहाँ पर? यहाँ पर Fn हमने देखी थी, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव इकट्ठे हो गए और यहाँ नेगेटिव इकट्ठे हो गए इस केमिकल रिएक्शन की वजह से। अब इधर पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, तो हमें पता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा Fe, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा Fe फोर्स। तो इसलिए बोला इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेट अप बाय द चार्ज। जो एक्यूमुलेट हो गए चार्ज, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, वो एक फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की बात आएगी। क्लियर है? तो ये क्रिएट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस कौन? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट, इट इज कॉज। ये कॉज है, जो ईएमएफ है वो कॉज है, इसकी वजह से होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज अ कॉज, इट इज एन इफेक्ट। समझ में आ गया? ईएमएफ है इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कॉज है, ये एक इफेक्ट है। आगे, व्हेन ईएमएफ इज अप्लाइड इन अ सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड। जब ईएमएफ अप्लाई होता है तब पोटेंशियल डिफरेंस कॉज्ड होता है। मैंने वही तो बात बोला था कि ईएमएफ का काम है देखना कि पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं। ईएमएफ का काम है देखना कि पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं, और पोटेंशियल डिफरेंस का काम है देखना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कि नहीं। इलेक्ट्रॉन फ्लो कब तक करेंगे? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा तब ईएमएफ देखेगा कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं पोटेंशियल इक्वल हो गए हो। तो ईएमएफ को कंट्रोल कर रहा है, ईएमएफ कंट्रोल कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस कंट्रोल कर रहा है चार्ज के फ्लो को। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। It is equal to the sum of the potential differences across all the components of circuit, including the potential difference required to send current through the cell itself. यानी जो EMF होता है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपके जितने भी सर्किट में कंपोनेंट लगे हुए हैं, चाहे बल्ब लगा हो, चाहे फैन लगा हो, चाहे 4 बल्ब लगे हो, चाहे कोई रजिस्टर लगा हो, जो भी लगा हो, उसमें जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन सारे कंपोनेंट का उनका सम। और इवन ये कह रहा है कि जो सेल ने करंट भेजा, तो सेल ने जब करंट भेजा तो उसको भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हुआ होगा, उसने भी तो एनर्जी यूज की होगी, तो वहां भी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इवन उसको भी ऐड करके सब कुछ इक्वल होगा ईएमएफ के। यानी 12 वोल्ट ईएमएफ है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरे सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस देखा गया 14 वोल्ट आ गया। भैया कैसे आ गया? जब बैटरी आपको प्रॉमिस कर रही है 12 वोल्ट का और आप कह रहे हो कि हमने 14 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया, क्योंकि एक ने 4 किया, एक ने 4 किया, एक ने 4 किया, एक ने 2 किया, नहीं होगा।
जितना ईएमएफ है उससे ज़्यादा कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता, उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन उसके इक्वल हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बैटरी है, करंट निकालने में कुछ ना कुछ खुद भी तो एनर्जी यूज कर लेती है, तो सारी एनर्जी तो दूसरों को देगी नहीं, कुछ एनर्जी सेल को अपने करंट को निकालने में ही यूज हो जाती है, इसलिए पोटेंशियल पहले से ड्रॉप हो जाता है। ऐसे समझ लो कि अगर 12 वोल्ट का कोई दावा कर रहा है कि भाई 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है इसका या ईएमएफ है, तो 12 में से मान लो थोड़ा बहुत खुद ही यूज कर लेगा, 12 से कम ही मिलने वाला है, 12 तो पूरा नहीं मिलने का, क्योंकि अपने अंदर भी तो कुछ एनर्जी यूज करता है वो करंट को निकालने में। ठीक है मेरे भाई, इसको आगे डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट, एवरी सर्किट कंपोनेंट हैज इट्स ओन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, यानी ये कहना चाह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर सर्किट का अपना होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू होता है W/Q, यानी जितना आपने वर्क किया चार्ज को लाने में, तो वर्क कितना होगा ये डिपेंड किस पे करेगा, आपका कंपोनेंट पे करेगा। किसी कंपोनेंट में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, किसी कंपोनेंट में कम वर्क करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हर कंपोनेंट का अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि V इक्वल्स टू होता है W/Q। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? ओके। नेक्स्ट, इट इज लार्जर देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी एलिमेंट, यानी जो ईएमएफ है आपका वो लार्जर होता है किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस से। इट इज लार्जर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट, यानी आपके सर्किट में जितने भी एलिमेंट लगे हुए हैं, अभी अभी डिस्कस किया कि उन एलिमेंट का अपना खुद का एक पोटेंशियल डिफरेंस है, आपका ईएमएफ उन सारे पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा ही होगा, कभी भी उनके बराबर या उनसे कम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, ये हमेशा ईएमएफ से कम ही होते हैं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया। लास्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यानी ये इंडिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यानी इन्होंने कहा कि भाई इस बैटरी का जो ईएमएफ है या बैटरी 12 वोल्ट की है, तो इनको इतना पता है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट करेंगे वो 12 वोल्ट का करेंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस को होता है। ये 12 वोल्ट का वादा कर रहे हैं, तो 12 वोल्ट के बाद अब वो 8 वोल्ट ले ले, 4 वोल्ट ले ले, 7 वोल्ट ले ले, 10 वोल्ट ले ले, वो उसकी चॉइस है, इसका कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से फर्क नहीं है, उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वही यहाँ लिखा है, इट इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ। ठीक है, ये लेस देन होता है ईएमएफ। आई थिंक ये वाला पॉइंट रिपीट हो गया, इसकी जगह पे ये होगा कि ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, जो इसका लास्ट पॉइंट है वो क्या होगा, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड क्यों नहीं करेगा बताओ, किसी रेजिस्टेंस में या किसी डिवाइस में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, किसी में कम करना पड़ेगा, तो ये तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो क्लियर है मेरे भाई? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये आपका डिफरेंस था बिटवीन ईएमएफ एंड दी पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो या आपको कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी फीडबैक हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ, देखो मेरे भाई, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीक्वेंस में वीडियोस को देखो। देखो चैप्टर 1 क्लास 12 का पूरा मैंने करा रखा है, 25-26 अराउंड वीडियोज बन गई हैं। हम लोगों ने क्लास 12 का सेकंड चैप्टर ही पूरा कर लिया, क्लास 12 का हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया, और उस पर भी हमारी 2 या 3 आई थिंक 3-4 वीडियो आ चुकी हैं। तो बिल्कुल सीक्वेंस में सिलेबस चल रहा है, और मेरी पूरी कोशिश है कि इस सेशन के जो 12th के बच्चे हैं उनका मैं सिलेबस पूरा कराऊं। तो आप मुझसे बिल्कुल जुड़े रहें, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको इवन बोर्ड लेवल का तो पूरा सॉल्व करा दूंगा। देखो मैं कोई ये प्रॉमिस नहीं कर रहा कि मैं IIT JEE का पढ़ाऊंगा, पहले मैं एक बात ये बोलते रहा हूँ, IIT JEE का मैं कोई भी प्रॉमिस नहीं कर रहा। IIT JEE का मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, इस बात का रीजन क्या है? देखो यार, आपको ही पता है कि IIT JEE जो एग्जाम होता है उसमें अराउंड 15 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, चाहे 16 लाख बैठते हैं, 17 लाख बैठते हैं, लेकिन भाई बोर्ड में तो इससे बहुत ज़्यादा लोग बैठते हैं, 70-80 लाख, या जो भी एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ मैं, तो 70-80 लाख मान लो बैठते हैं। तो भाई कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक बात बताओ मेरे भाई, मैंने पूरे यूट्यूब पे देखा हुआ है, इवन यूट्यूब छोड़ो, मैंने ऑफलाइन कोचिंग में देखा हुआ है, जिधर देखो कि भाई हम प्रिपेयर करा रहे हैं IIT JEE के लिए, भले ही आज तक जीवन में एक भी IIT JEE में बच्चा नहीं निकला हो उनकी कोचिंग से, लेकिन हम किसकी तैयारी करा रहे हैं? IIT JEE की। समझ लो, बिल्कुल फ्री हो गए कह के, भले ही आज तक एक सिलेक्शन नहीं हुआ है IIT JEE में उस कोचिंग से, लेकिन फिर भी हम IIT JEE का करा रहे हैं। जितनी ऑफलाइन कोचिंग देख रहा हूँ IIT JEE का, क्योंकि एक वो बना हुआ है स्टेटस कि अगर आप IIT JEE की नहीं बोलोगे तो बच्चा आएगा नहीं, अरे ये IIT JEE की कोचिंग नहीं करा रहे, फिर क्या फायदा। लेकिन मेरे भाई बात को समझो, सब लोग IIT में नहीं चले जाएंगे, सबका सपना IIT में जाना नहीं है, लेकिन हमारे और भी तो बच्चे हैं जो IIT में नहीं जाना चाहते, या ऐसा समझ लो वीक है, नहीं कैपेबल IIT में जाने के।
अपना बोर्ड एग्जाम देंगे 12th का, फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे अपना बिजनेस करेंगे, बीकॉम करेंगे, एमबीए करेंगे, नहीं आईआईटी में जा पाएंगे, या हो सकता है भाई उनके अंदर नहीं है इतना कैलिबर। ठीक है, ये कोई डिमोटिवेशन वाली बात नहीं है, ये होता है सच्चाई को जानना। समझ रहे हो ना, कि कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं होती कि सब कुछ पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव थिंकिंग का मीनिंग होता है एक्चुअल में, जो मुझे लगता है कि सच को एज इट इज देखो। अब जैसे मुझे पता है कि मैं इस चीज को नहीं कर पाऊंगा, तो ये मैं मानता हूं पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं है कि नहीं मुझे पता है मैं तो कर लूंगा, मेरे को पता है कार चलाना मेरे को नहीं आती, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, पॉजिटिव थिंकिंग है, कार तो चला लूंगा। पॉजिटिव थिंकिंग है, कार तो चला लूंगा, चला ले भाई। भाई कहां से पॉजिटिव थिंकिंग काम करेगी? कार का एक पूरा प्रोसीजर है कि पहले आप ट्रेनिंग लो, रूल्स को समझो, प्रैक्टिस करो, तब कार को रोड पे लेके जाओगे ना। नहीं नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग है, मैं तो कार को चला लूंगा, चला लो, देखता हूं पॉजिटिव थिंकिंग कितना काम करेगी। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, आप पहले समझो, देखो यार मैं कार को नहीं चला पाऊंगा, रीजन ना तो मेरे पास कार है, ना मैंने कार को सीखा हुआ है, ना कार को कभी मैंने समझा है कैसे वर्क करती है, तो यार मैं नहीं चला पाऊंगा। तो ये कोई ये नहीं है कि आपने गलत बोल दिया, अरे तेरे को कार चलाना नहीं है। भाई पॉजिटिव थिंकिंग, आप पॉजिटिव थिंकिंग का मीनिंग होता है लाइफ के अंदर सच जो है आपकी लाइफ का, उसको एज इट इज देखो, जो सच है उसको देखो। तो ऐसे ही मैं आईआईटी वाले बच्चों के साथ कहना चाह रहा हूं कि सब लोग मैंने देखा हुआ है ना, आईआईटी मतलब एक भेड़ चाल है कि अगर आईआईटी नहीं लिखा हुआ तो कोचिंग की वैल्यू नहीं रहेगी, स्टेटस नहीं रहेगा। हम कहते हैं ठोक के कि भैया हम करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी, ठोक के कह रहे हैं बिल्कुल। किसकी तैयारी करा रहे हैं हम लोग? बोर्ड एग्जाम की, 12th की। और भैया कोई आईआईटी जेई का बच्चा हो तो मैं उससे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, देखो भाई आपको अगर बोर्ड लेवल तक का समझना हो तो मेरे चैनल पे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड लेवल का आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। जब आईआईटी लेवल का पढ़ना हो ना तो अभी नहीं शुरू करा रहा हूं, कराऊंगा, वो अलग बैच लेकर आऊंगा, लेकिन जिस दिन बोलूंगा उस दिन ठोक के बोलूंगा कि भाई ये आईआईटी जेई का कॉन्सेप्ट और आईआईटी जेई का सिलेबस अभी नहीं है, अभी बोर्ड लेवल का है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पे प्योर बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन होगी, यानी क्लास 12th का। हमें कोई शर्म नहीं है इस बात की कहने में कि हम आईआईटी जेई की तैयारी फिलहाल नहीं करा रहे हैं, हम तैयारी करा रहे हैं अपने बोर्ड लेवल के बच्चों की। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं जो बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका टारगेट आईआईटी नहीं है, उनको मेरे चैनल पे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि न तो मैं बहुत ज्यादा अपर लेवल पे जाऊंगा, क्योंकि आईआईटी जेई की मैं तैयारी नहीं करा रहा हूं अभी फिलहाल, तो मैं हमारा पूरा फोकस है बोर्ड लेवल के लिए। तो क्लियर है? तो पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सच्चाई को एज इट इज एक्सेप्ट करो अपनी को, जो भी आपकी सच्चाई है, ठीक है। और ऐसे गुमराह मत हो भेड़ चाल में कि नहीं यार आईआईटी जेई तो लिखने में कुछ नहीं जाता, लिखने में मैं भी लिख देता हूं कि भैया आईआईटी जेई का सिलेबस है, लेकिन नहीं यार लिखेंगे नहीं। बोर्ड लेवल का सिलेबस है, बोर्ड लेवल की तैयारी हो रही है, बोर्ड लेवल का पढ़ाया जा रहा है, और बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इस बात की हम पूरी कोशिश करेंगे अपने सिलेबस को कराते हुए। क्लियर है मेरे भाई? वाले हैं करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ये 3 टर्म है। मैं आपको बता दूं हमारा क्लास 12th का चैप्टर 3 चल रहा है, क्लास 12th के चैप्टर 2 ऑलरेडी हमारे चैनल पर हो चुके हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को। तो स्टार्ट करते हैं, आज हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी आप लोगों ने देखो करंट को पढ़ा हुआ है कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो उसी से मिलता जुलता टर्म है करंट डेंसिटी। तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है करंट डेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो थोड़ा सा मैं पहले फील करा देता हूँ करंट डेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ रही है, फिर हम बात करेंगे। जैसे कि मान लो कि कोई अपन के पास कंडक्टर है, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है। अब किसी भी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करता है वो तो सेम करता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भाई। इसमें तो करंट फ्लो करेगा आई करंट, कितना करंट फ्लो करेगा, मान लिया आई करंट फ्लो करेगा, यहां से भी जो आई करंट फ्लो करेगा और यहां पे भी आई करंट होगा, करंट में कोई डिफरेंस नहीं आता, करंट कंडक्टर के थ्रू सेम ही निकलेगा आई करंट, ठीक है भाई। तो बात आती है कि कुछ तो यहां पे डिफरेंस होगा, कुछ तो अलग बात होगी, समझ रहे हो ना, कि कुछ तो फर्क होगा, कि करंट तो है दोनों तरफ, लेकिन क्या डिफरेंस होगा। तो पहला तो हमें मोटा मोटा ये दिख रहा है कि भाई करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। करंट क्या होता है हमारा, करंट होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट होता है तो एक बात बताओ, जो इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, या ऐसे कह लो इलेक्ट्रॉन फ्लो जिधर करते हैं उसके अपोजिट करंट होता है। करंट मैंने माना इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है भाई। तो तुम देख पा रहे हो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे या यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे,
ऑब्वियसली यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यानी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे तो भाई यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है क्योंकि एरिया बड़ा है, यहां से कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो कुछ तो डिफरेंस होगा। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है करंट डेंसिटी की। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? करंट डेंसिटी की। अब देखो नाम से ही फील आ गया कि करंट और कितना डेंस है, यानी डेंस मतलब उस एरिया की बात होती है, पार्टिकल पास पास है दूर दूर है, तो करंट उसकी डेंसिटी। ठीक है, तो फील आ गया कि करंट डेंसिटी हम क्यों पढ़ने वाले हैं, पहली बात। अब करंट डेंसिटी होता क्या है उसको समझेंगे। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट। याद रखना, करंट डेंसिटी किसी एक पॉइंट पर होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखो या तो करंट डेंसिटी तुम इस पॉइंट पर निकालोगे, या करंट डेंसिटी इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, कहीं ना कहीं एरिया में निकालोगे ना। देखो डिफरेंट डिफरेंट एरिया हैं, तो करंट डेंसिटी किसी एक पॉइंट पर होगी, उस पॉइंट पर चेक किया जाएगा यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया में। ठीक है, तो करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द करंट डेंसिटी at any point inside a conductor is defined as the amount of charge flowing per second, यानी कि करंट आ गया। amount of charge flowing per second means current through a unit area held normally in the direction of flow of charge at that point। यानी कहने का मतलब है, या तो ये कह लो कि करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज द करंट डेंसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है यूनिट एरिया में, या इलेक्ट्रिक करंट वर्ड नहीं बोलना तो पूरा इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बोल दो कि द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इन यूनिट एरिया, द चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो वही बोला है कि चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी होगी वो होगा फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, या बोल दो सिंपल करंट पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। क्लियर है? डेफिनेशन को नोट कर लेना आगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, या कह सकते हो करंट, क्योंकि मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है करंट का। तो कह रहे हैं ये कि जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, और आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी दोनों में बड़ा डिफरेंस आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट तो स्केलर क्वांटिटी है बट करंट डेंसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है हैविंग द सेम डायरेक्शन। अब भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की भी बात आएगी, तो इसका डायरेक्शन सेम होता है जो करंट डायरेक्शन होता है। करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट डेंसिटी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है मेरे भाई, इट इज डिनोटेड बाई जे, याद रखना जे वेक्टर, करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं। किससे? करंट को आई से डिनोट करते थे ना जैसे अपन, वैसे ही करंट डेंसिटी को कैसे करते हैं? जे से। इट इज डिनोटेड बाई जे वेक्टर। नोट करना हो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बात आती है, इफ अ करंट आई फ्लोइंग यूनिफॉर्मली एंड नॉर्मली through an area of cross section A of conductor, then the magnitude of the current density at any point of this cross section area will be। तो बात आती है, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया करंट डेंसिटी क्या है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। अब बात आती है करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वो भी क्लियर हो गया डायरेक्शन में, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, करंट डेंसिटी का अमाउंट कैसे निकालेंगे, करंट डेंसिटी कम है या ज्यादा है ये कैसे बताएंगे, ये कैसे बता पाएंगे जब हमारे पास कोई फॉर्मूला होगा, कोई मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक्सप्रेशन होगा। ठीक है भाई, तो बात आती है कैसे निकालेंगे, तो उन्होंने माना कि करंट आई फ्लो कर रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है, एंड नॉर्मल थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से नॉर्मल। ठीक है भाई, आई करंट फ्लो कर रहा है, ये कोई हमने ले लिया एरिया। ठीक है भाई, यहां से फ्लो कर रहा है, एरिया कैसा है? परपेंडिकुलर है करंट के। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एरिया है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ ये? ठीक है, परपेंडिकुलर, करंट इधर फ्लो कर रहा है, एरिया आपका ये रहा। ओके, I current flowing uniformly and normally through an area of cross section A of a conductor. Okay. Then the magnitude of current density at any point of this cross section. तो जो करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा इस क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट पर कंडक्टर के अंदर, वो कितना होगा? इन्होंने बोला जे कस्ट, हमने क्या बोला था? आई अपॉन ए, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम क्यू अपॉन टी अपॉन ए या आई अपॉन ए। तो याद रखना करंट डेंसिटी क्या है? करंट पर यूनिट एरिया, जो करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया में। चाहो तो करंट की खुद का एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वो पुट कर दिया क्यू अपॉन टी अपॉन ए, चॉइस इज योर्स। क्लियर है? यानी जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, जितना आपका करंट का अमाउंट है पुट कर दो, जितने एरिया में होके निकल रहा है पुट कर दो, आपको करंट डेंसिटी पता चल जाएगी, यानी कि जे उसका मैग्नीट्यूड।
यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, अब ये मुद्दा अच्छा है कि अगर एरिया परपेंडिकुलर नहीं है डायरेक्शन ऑफ करंट के, यानी कि ये वाला एरिया तो ये है, या इसे ऐसे बोल सकते हो एरिया परपेंडिकुलर नहीं है। देखो एरिया परपेंडिकुलर मतलब क्या है कि भाई जो एरिया है वो करंट के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये और ये, ठीक है भाई। या ऐसे बोल दो एरिया वेक्टर होता है, एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन किधर होता है, एन कैप मान लो इस डायरेक्शन में। तो या ऐसे कह लो कि जो आपका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। अपनी बात को कैसे भी कह सकते हो। अब आगे की कहानी है कि अगर ये वाला केस तो क्लियर है कि जे इक्वल्स टू होता है आई अपॉन ए, जे इक्वल्स टू होता है आई अपॉन ए जब हमारा एरिया परपेंडिकुलर है, जहां से चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो परपेंडिकुलर नहीं है तो वही बात आई है, इफ द एरिया ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट के एरिया परपेंडिकुलर नहीं है, क्या करेंगे, जैसे अब मान लो कि ऐसे करके है, इस तरीके से कुछ है हमारा, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर है इस तरफ एन कैप, ठीक है, और जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, इसको ऐसे मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस तरफ कर रहा है, ठीक है, आई। अब एक बात बताओ, हमने क्या कंडीशन बोली थी कि जिधर आपका करंट फ्लो करे, यानी कि आई, जिधर आपका करंट फ्लो करे उसी डायरेक्शन में आपका एरिया का जो डायरेक्शन है वो वाला होना चाहिए वेक्टर, तो भाई यूनिट वेक्टर इधर होना चाहिए डायरेक्शन, तो एन कैप, लेकिन यहाँ तो नहीं है, इधर तो आई वेक्टर इधर है, यानी कि आई वेक्टर नहीं, करंट का डायरेक्शन तो इस तरफ है, और जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन उस तरफ है। तो क्या करेंगे हम, तो हम बोल रहे हैं कि हम वही कंपोनेंट लेंगे जो इस एरिया यूनिट वेक्टर जो है एरिया की डायरेक्शन का, उसके दो कंपोनेंट होंगे, यानी जो कंपोनेंट उसका करंट की डायरेक्शन में होगा हम उसी कंपोनेंट को पकड़ेंगे। यानी आप लोगों को पता है कि अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो यहां से जो एन कैप है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हो जाएगा वर्टिकल जिसे हम बोलेंगे एन साइन थीटा, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल जिसे हम बोलेंगे एन कॉस थीटा। तो जो एन वेक्टर है, जो एन कैप है, इसका एक दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हमने क्या बोला था, हम सिर्फ और सिर्फ एरिया का वो कंपोनेंट लेते हैं जो कि करंट की डायरेक्शन में होता है, क्लियर है। तो जो एन एन कॉस थीटा यानी एन का हम कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि हमारी कंडीशन ये थी कि जो करंट है उसी डायरेक्शन में एरिया का डायरेक्शन होना चाहिए, यानी एरिया का यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे, एन कॉस थीटा, बिल्कुल क्लियर है। तो सिंपल आगे की बात वही है कि अगर मान लो आगे की बात बोलिए, एंड द नॉर्मल टू दिस एरिया मेक एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जो नॉर्मल है एरिया का नॉर्मल क्या है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ये एरिया है, इसका नॉर्मल क्या हो गया, इसका नॉर्मल ये हो गया 90 डिग्री, इसका नॉर्मली तो हुआ ये 90 डिग्री। अब देखो एक बात बताओ, इसका नॉर्मल कहाँ होता, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है तो इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, यानी इस साइड 90 डिग्री बना रहा है, समझ रहे ना, कि कोई चीज ऐसे ना हो के पहले तो मान लो ये है, इसका 90 डिग्री क्या होगा, ये होगा करंट, लेकिन अब ये ऐसे ना हो के ऐसे है, अब समझ लो ऐसे है उल्टा। तो एक बात बताओ, अब ये ऐसे हो गया, लेकिन करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट अभी भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है। तो जो ये वाला एरिया हो गया मेरा, यू ना होके यू एरिया जो है ये मुड़कर, अब इसका कंपोनेंट हो गया परपेंडिकुलर ये वाला। पहले कैसा था, जब यू सीधा था तो ये वाला था, और करंट भी इधर फ्लो कर रहा था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, करंट भी इसी डायरेक्शन में और इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में। लेकिन अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे ना रह के ऐसे हो गया उल्टा, अब ऐसे हो गया तो अब इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगी या इसका जो वेक्टर डायरेक्शन हो गया एरिया का वो हो गया इस तरफ, और करंट अभी फ्लो कर रहा है इस तरफ। तो हमने बोला कि इस वाले का दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, या कहने का मतलब है जो करंट की डायरेक्शन में होता है एरिया वेक्टर का कंपोनेंट वही लिया जाता है, तो इसलिए हम एन कॉस थीटा लेंगे। बात समझ आ गई है, ठीक है भाई। तो बोल रहा है देन द कंपोनेंट ऑफ ए, इन्होंने उसे ए मान लिया, मैंने वहां एन मानना है, ठीक है, जो मैंने एन माना है इन्होंने वो ए माना है, क्योंकि एरिया है तो ए से नोट कर दिया, मैंने एन मान लिया था, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, या इसे एन मान लो या और ए मान लो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर वो एन ना मान के ए मानोगे तो इधर हो जाएगा ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा ए साइन थीटा। यहां तक बात क्लियर है, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। तो हम कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे, जो हमारा करंट की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में, यानी कि ए कॉस थीटा। तो ए यानी कॉस टू ए कॉस थीटा। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, नोट करना नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो J इक्वल्स टू आई अपॉन
ए एन, इन्होंने ए एन क्यों लिया? क्योंकि अभी वही वाली बात की थी ना, जो ये वाला डायरेक्शन था, ये तो हो गया था ए वेक्टर इधर और करंट फ्लो कर रहा था इस तरफ, तो भाई हम तो इसका वो वाला कंपोनेंट लेंगे ना जो करंट की डायरेक्शन में होगा। तो हमने क्या किया था, हमने इसके दो कंपोनेंट कर दिए थे, एक तो इधर कर दिया था और एक हमने इस तरफ कर दिया था। तो इधर वाला मिला था मैं ए कॉस थीटा, क्योंकि इधर से एंगल बनना था थीटा, इधर बन लिया था मैं ए साइन थीटा। ठीक है, तो इसे इन्होंने ए एन बोल दिया था। क्या बोल दिया था? ए एन। तो आई अपॉन ए एन, यानी आई अपॉन कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे? ये तो लेंगे नहीं, और ये पूरा एरिया ले नहीं सकते, हम सिर्फ लेंगे ए कॉस थीटा। तो आई अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल टू जे। अगर यहां से मैं आई की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी? मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा निकलेगी। आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। अब आप लोगों को एक चीज याद होगी, अगर कहीं पर ए बी कॉस थीटा लिखा है तो किसको नोट करता था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, याद है कि नहीं? डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करता था। ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो क्या मैं जे ए कॉस थीटा को जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जे ए कॉस थीटा बन गया जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो फॉर्मूला बन गया आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, याद रखना। और यहां से प्रूफ ये भी हो गया करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर मिलता था। तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू आई आ रहा है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर तो करंट भी स्केलर। तो हमें ये भी प्रूफ हो गया यहाँ पे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। बिल्कुल बात क्लियर है मेरे भाई? आपको करंट डेंसिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। करंट डेंसिटी में याद क्या रखना है कि अगर एरिया परपेंडिकुलर है करंट के, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लगा दो करंट पर यूनिट एरिया। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि करंट तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन जो एरिया है वो अब ऐसे हो गया। तो करंट तो ये इधर ही है, लेकिन अब एरिया हो गया ऊपर की तरफ। तो हमें कौन सा वो लेना होता है कंपोनेंट जो हमारे करंट की तरफ हो? एरिया का हमें वो कंपोनेंट लेना होता है जो करंट की तरफ हो। क्लियर है? तो इसीलिए हमारा जे ए कॉस थीटा। अगर परपेंडिकुलर है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एरिया और करंट परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इक्वेशन अगेन शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट बीइंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। जो एसआई यूनिट होती है करंट डेंसिटी की वो होती है एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। ये तो सिंपल आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। जे कष्टू क्या था? जे कष्टू था आई अपॉन ए, यही तो था फॉर्मूला, आई अपॉन ए। तो हमें पता है कि फिजिक्स के अंदर जिसकी भी आपको ऐसा यूनिट निकालनी होती है उसके फॉर्मूले के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी यूज होती हैं उनको अपनी अपनी ऐसा यूनिट में रख दो, आपको रिजल्ट अपने आप ऐसा यूनिट में मिल जाएगा। ठीक है भाई? तो आई एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, दुनिया जानती है एरिया पर मीटर स्क्वायर, एरिया पर स्क्वायर मीटर। तो करंट डेंसिटी की आपकी ऐसे यूनिट हो गई एम्पियर, एरिया बोल रहा हूं, आई एम सॉरी। ठीक है, एरिया नहीं एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर, और आपका जो एरिया हो गया वो क्या हो गया? स्क्वायर मीटर, तो एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। ओके, ये करंट डेंसिटी की बात हो गई। आगे अब एक नया टर्म आता है कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है पहले ही थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आप लोगों ने किसी भी कंडक्टर का कंडक्टर कंडक्टेंस कंडक्टर कंडक्टेंस कुछ कुछ रिलेशन मिल रहा है, यानी कंडक्टर से ही रिश्ता है कंडक्टेंस का। हाँ भाई वही है। अब देखो कंडक्टर आपने पढ़ा था कंडक्टर जो भी होता है या रजिस्टर होता है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है। अगर कंडक्टर ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करे, रुकावट ज्यादा प्रोड्यूस करे, तो क्या कहते थे भैया? इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर कम प्रोड्यूस करे तो कह देना कंडक्टेंस ज्यादा है। भैया कंडक्टर है तो कंडक्टेंस होना चाहिए ना उसका। कंडक्टर क्या होना चाहिए? कंडक्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो अगर रेजिस्टेंस कम हो तो कह देना कंडक्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो कह देना कंडक्टर का कंडक्टेंस कम है। तो वही होता है जस्ट रेसिप्रोकल, कुछ नहीं है, एक नया टर्म है रेसिप्रोकल। तो कंडक्टेंस क्या है? लिख लो, द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द ईज विद विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू इट, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एंड इज डोटेड बाय जी। यानी इन्होंने कहा है कि कंडक्टेंस आपका एक कंडक्टेंस कंडक्टर का होता है जो कि बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट कितनी आसानी से जा सकता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से जा सकता है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कंडक्टेंस ज्यादा है। अगर आसानी से नहीं जा पा रहा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कंडक्टेंस कम है। ओके, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होता है, इसको डिनोट करते हैं जी से। कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? जी से। तो कंडक्टेंस इक्वल टू क्या बोला? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जी इक्वल टू हो गया 1/r। याद रखना कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r।
और अब बात आ जाती है कि भाई इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, यानी कि इसको जो मेजर करेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे उसके पीछे यूनिट क्या लगाएंगे, तो सेम यहीं से निकाल लो। 1 रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम। तो इनकी क्या 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 यूनिट हो सकती है वो सुनो। पर ओम क्या हो सकती है, एक तो पर ओम यानी ओम -1 पहली पर ओम, या फिर ये जो कंडक्टेंस है ना हमारा कंडक्टेंस, इसको उल्टा लिख देते हैं। जैसे कहते हैं ये ओम है, पर ओम है, इसको ही उल्टा कर दो, अपने आप बन जाएगी यूनिट। यानी कि ये बोल देते कभी महू, MHO, OHM उल्टा कर दिया, देखो M फिर H फिर O उल्टा कर दिया, तो महो महो लगा रहे हो तो -1 नहीं लगाने की जरूरत, क्योंकि तुमने ओम को ही उल्टा कर दिया। तो एक यूनिट ये हुई ओम पर मीटर, ये ओम पर ओम भी बोल सकते हैं, महू भी बोलते हैं, और एक और बोलते हैं साइमंस। ठीक है, एस से नोट करते हैं। तो इसके 3 है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस या तो बोलो पर ओम, या बोलो महो, या बोलो साइमंस, SIEMENS साइमंस। क्लियर है? तो ये वाली बात हो गई हमारी मेरे भाई कंडक्टेंस की। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हमारा सेम, जैसे कंडक्टेंस हमारा रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन में था, सेम कंडक्टिविटी हमारा रजिस्टिविटी के साथ रिलेशन में है। क्लियर है? यानी कि रजिस्टिविटी ही हमारी बताएगी किसको, कंडक्टिविटी को। जैसे रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का उल्टा, कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी की उल्टी। ठीक है, तो द रेसिप्रोकल ऑफ द रजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी एंड इज नोटेड बाई सिग्मा। कंफ्यूज मत होना, तुम कहो सर ये तो सिग्मा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का था, सिग्मा था सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो सर यहाँ क्यों यूज कर रहे हो मेरे भाई, ऐसे कंफ्यूज मत होना। फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला एक से ज्यादा क्वांटिटी के लिए भी यूज हो जाता है। तो यहाँ पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, चैप्टर 1 या 2 में था सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर सिग्मा है कंडक्टिविटी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। ये सिग्मा क्या है इस चैप्टर के अंदर, यहाँ रिलेशन की बात हो रही है कंडक्टिविटी। ठीक है, सिग्मा किसके लिए यूज हुआ है, कंडक्टिविटी। और दूसरी बात क्या है कि एक ही सिंबल एक या एक से ज्यादा क्वांटिटी के लिए काफी जगह यूज हुआ है फिजिक्स में और होता रहता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा 1/रेजिस्टिविटी, यानी सिग्मा इक्वल टू 1/रो। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/रो, जस्ट उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी असाइड क्या होगी। रजिस्टिविटी की असाइड क्या थी, ओम मीटर। क्या थी, ओम मीटर थी। तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या क्या हो जाएगी, देखो पर ओम पर मीटर, या तो पर ओम पर मीटर कर दो, ओम -1 मीटर -1 सिंपल, क्योंकि इसका ही तो उल्टा है। और इसकी क्या थी रजिस्टिविटी की, ओम मीटर, तो पर ओम पर मीटर, या उल्टा कर दो महो पर मीटर, ओम को उल्टा कर सकते हैं, उन्होंने लागू कर रखा है MHO, OHM ओम को उल्टा कर दिया महो पर मीटर को एजिटिव लिख दो, या तो महो पर मीटर बोलो, या फिर साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हमने ओम को यानी कंडक्टेंस की बात की थी, वहां पे क्या लिख दिया था महो को साइमन, तो साइमन पर मीटर भी बोल सकते हैं, साइमन पर मीटर। क्लियर है? तो ये वाली बात हो गई किसकी, आपकी कंडक्टिविटी की। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, काफी सिंपल सिंपल टर्म है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी। क्लियर है मेरे भाई? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये अपन का क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 3 का टॉपिक है। चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ेंगे। इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी आपसे कंडक्टेंस की, और किसकी बात की थी हमने, कंडक्टिविटी की थी और करंट डेंसिटी की थी। वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज मैं इस वाले टॉपिक में करने वाला हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखें फिर इससे देखें। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको पता है करंट डेंसिटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है और कंडक्टेंस क्या है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ है एल, ठीक है भाई, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो ई, यानी एक कंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई और उसकी लेंथ है एल। आगे देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड इज v इक्वल्स टू ई एल, तो उसके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा v इक्वल्स टू ई एल। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ दी हुई है आपको एल और बोला गया है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो है ई। अब आप लोगों को चैप्टर 1 के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ऐसा नहीं है आगे बढ़ते जा रहे हो तो पीछे का भूलते जाओ। एक फॉर्मूला था याद करो, ई इक्वल्स टू dv अपॉन dx, ई इक्वल्स टू माइनस का dv अपॉन dx, ये मैंने पढ़ाया था चैप्टर 1 में आपको।
चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में पढ़ाया था पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाँ पोटेंशियल वाले चैप्टर में, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो इस जे वाला फॉर्मूला आपको वहां से याद होना चाहिए, मैं यहाँ डायरेक्ट यूज करूंगा। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, वहां पे डीवी क्या होता था पोटेंशियल, डी एक्स क्या होता था लेंथ या फिर डिस्टेंस। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ई इक्वल टू डी वी अपॉन डी एल, और लेंथ क्या हो जाएगा मेरा, पोटेंशियल निकालना हो तो क्या होगा, डीवी को मैं डीएल को मैं ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, ई इक्वल टू क्या है डीवी अपॉन डीएक्स। अगर मैं डीएक्स जो मेरा डिस्टेंस है मल्टीप्लाई कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्या पता चल जाएगा पोटेंशियल, तो वही लिख दिया वी इक्वल टू ई एल। तो देखो वी इक्वल टू ई इंटू एल। क्लियर है, फॉर्मूला क्या था थोड़ा सा लिख के बता दे रहा हूँ भाई, वैसे फॉर्मूला याद होने चाहिए। ई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन एल, ये एक फॉर्मूला था चैप्टर 2 में। इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस था। तो वी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, ई इंटू एल। तो मैंने लिख दिया वी इक्वल टू ई इंटू एल, नंबर 1। कोई दिक्कत, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई हो रहा है, तो एक रिलेशन में मिलेगा वी इक्वल होगा ई इंटू एल के। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन राइट, देखो आई और आई दोनों सेम लग रहा है, इसे मैं वो कर देता हूँ, ई एल है, वी इक्वल टू क्या है ई एल। देखो यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, सेम सेम लगेगा इसलिए अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। वी इक्वल टू ई एल है, ये वी इक्वल टू आई आर। अब आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ क्या कहता है भाई कि वी इक्वल होता है आई आर के, वी इक्वल टू क्या होता है आई आर के। तो एक बात बताओ, आई इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, ये तो क्लियर है ना आपको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर 1 फॉर्मूला याद है, नंबर 2 फॉर्म ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू आई आर। अब आप लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, याद है कि नहीं। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। तो एक कांस्टेंट हटाता, यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था, तो एक कांस्टेंट आया था जो हमने बोला था रो यानी रेजिस्टिविटी। तो क्या मैं आर की जगह रो एल अपॉन ए यूज कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लो। तो आर की जगह रो एल अपॉन ए यूज कर लिया, यानी हमारा एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे v इज इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए। क्या बन गया, v इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए। कोई दिक्कत, एक फॉर्मूला भी ऊपर है। क्लियर है। अब एक बात बताओ, इसे इक्वेशन 2 मान लो, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने निकाला पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी v इक्वल टू ई एल था। एक मैंने लिखा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग v इक्वल टू मेरा निकला है आई ई एल, आई रो एल अपॉन ए, इसे इक्वेशन 2 मान लिया। ये भी v है, ये भी v है। अगर क्या मैं इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को इक्वल रख सकता हूँ, क्योंकि भाई ये भी v के इक्वल ई एल और आई रो एल अपॉन ए ये भी v के इक्वल, तो आपस में तो दोनों इक्वल होंगे। तो ई एल इक्वल टू आई अपॉन ए रो एल, कोई दिक्कत। ई एल इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए। अब देखो एल से एल कट गया, क्या बचा, ई इक्वल टू आई अपॉन ए, क्या बचा, ई इक्वल टू आई अपॉन ए रो, आपका बचा ई इक्वल टू आई अपॉन ए रो, बचा कि नहीं बचा। अब आई अपॉन ए, अभी अभी आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि करंट पर यूनिट एरिया क्या होता था, करंट डेंसिटी। तो क्या मैं आई अपॉन ए को जे लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। करंट पर यूनिट एरिया क्या होता था, करंट डेंसिटी। तो ई इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, जे और रो। तो देखना वही आ गया कि नहीं आ गया, ई इक्वल टू जे और रो, वेयर जे इज द करंट डेंसिटी एंड रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है। नोट करना हो नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ता हूं। तो ई इक्वल टू मुझे मिल गया करंट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। आगे, एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जे इज सेम एज डेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो आपकी करंट डेंसिटी है जे, इसका डायरेक्शन सेम होगा एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। वी कैन राइट द अबव इक्वेशन एज, तो इन्होंने ई इक्वल टू रो जे को कैसे लिख दिया, वेक्टर की फॉर्म में, कि ई वेक्टर इक्वल टू रो जे वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, जे इक्वल टू, यहां से जे इक्वल टू कितना आ जाएगा खुद देखो, रो को इधर पहुंचा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, पहुंचा दूं ना। तो यहां से ई वेक्टर डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू जे वेक्टर, कोई दिक्कत यहां तक तुम्हें भाई, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझने वाले स्टेप को, जो ये रो था, रो तो ई के नीचे आ गया ई वेक्टर, और रो क्या, रेजिस्टिविटी। अब एक बात बताओ कि इसे मैं ऐसे लिख लूं 1 अपॉन रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाई ई वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। कुछ नहीं किया है कि ई वेक्टर अपॉन रो है, ई वेक्टर अपॉन रो है। अब हम सब जानते हैं ई वेक्टर अपॉन रो है, तो 1 अपॉन रो अलग लिख दिया इनटू ई वेक्टर, तो वापस वही हो जाएगा ना, ई वेक्टर इनटू 1 ई वेक्टर अपॉन रो,
यानी 1/रो को मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया, ई वेक्टर को अलग लिख दिया, कुछ भी फर्क नहीं है मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो 1/रो इंटू ई वेक्टर, चाहे ई वेक्टर अपॉन रो, दोनों का मीनिंग सेम है मैथमेटिकली। क्लियर है मेरे भाई? अब 1/रो क्या था भाई? फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1/रेजिस्टिविटी या रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी क्या था? कंडक्टिविटी। तो क्या लिख सकता हूं मैं? सिग्मा ई वेक्टर इक्वल्स टू जे वेक्टर। तो इसीलिए देखो इन्होंने फॉर्मूला क्या लिख दिया है? जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ई वेक्टर। जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ई वेक्टर, वेयर सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी और ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है मेरे भाई? तो करंट डेंसिटी इक्वल है सिग्मा यानी कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल क्लियर है? पहले एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके मुझे बता देना। आगे बढ़ो, ठीक है। द अबव इक्वेशन इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड इट इज इक्विवेलेंट टू द स्केलर फॉर्म। और यही इक्वेशन इज नोन एज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलेंगे। किससे अगर जब भी पूछा है वेक्टर लिखो, मतलब ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे? जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ई वेक्टर। कैसे लिखोगे? इस तरीके से लिखोगे। ये आपका ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया। इससे एक तरीके से और बोला जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कभी कभी बोला जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी यानी कि जे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी यानी कि जे एंड कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रिलेशन है तीनों में, क्या फॉर्मूला है? तो हम बोलेंगे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मल्टीप्लाई कंडक्टिविटी के साथ होता है तो आपको रिजल्ट में करंट डेंसिटी मिलता है। और यही आपका ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है और ये इक्विवेलेंट है V इक्वल्स टू IR के। देखो V इक्वल्स टू IR का इक्विवेलेंट है करंट डेंसिटी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। फिर अब अपन का देखो करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस वगैरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। इस लेक्चर में हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को समझ लिया। क्लियर है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, या इस टॉपिक को ऐसे ही बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। यानी कंडक्टर के अंदर जो करंट का फ्लो होता है उसका क्या मैकेनिज्म है, वो किस तरीके से फ्लो करता है। क्लियर है? आज हम वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, यानी मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। नंबर 1, मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नियरली 10 टू द पावर 28 पर क्यूबिक मीटर। अब हम सब जानते हैं कि जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो सबसे पहली बात मेटल की गई है। नंबर 1 पॉइंट है कि जो मेटल होता है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि करंट को फ्लो करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि करंट की डेफिनेशन ही ये है कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट ज़्यादा होगा। फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा कब होगा? जब ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन्होंने बोला है कि मेटल्स के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं नियरली 10 टू द पावर 28 पर क्यूबिक मीटर, यानी 1 क्यूबिक मीटर में, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10 टू द पावर 28 अराउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ना नोटबुक लेके बैठो और नोट साथ के साथ बनाते चलो। नंबर 1 पॉइंट क्लियर है कि भाई मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 आगे, in the absence of any electric field these electrons are in state of continuous random motion due to the thermal energy। यानी कि कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी एक कंडक्टर है। अब हमने बात की कि भाई ये कंडक्टर किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है। ये कंडक्टर किसका बना है? मेटल का। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लिया क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो बोल रहा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी ये बैटरी से कनेक्ट नहीं है, किसी भी सेल से कनेक्ट नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर को नहीं रखा गया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। कैसे होते हैं? रैंडम, मतलब कहीं भी किधर भी मूव कर रहे होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर इधर उधर इधर हो रहे होते हैं। कब? इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही लिखा है कि इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, ड्यू टू द हीट एनर्जी, यानी हीट एनर्जी की वजह से
इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। आगे, एट रूम टेम्परेचर दे मूव विद वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने वेलोसिटी का भी आइडिया दे दिया कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें, क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, तो ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है इसकी बात हो रही है कहाँ पर, रूम टेम्परेचर में। कहाँ पर, रूम टेम्परेचर में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ स्पीड भी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है। तो रूम टेम्परेचर में इन्होंने बोला है जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी वेलोसिटी होती है अराउंड 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह लो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, भाग रहे हैं, उनकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बोल रहा है हाउएवर दीज वेलोसिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि जो ये वेलोसिटी है आपकी वो डिस्ट्रीब्यूट है ऑल डायरेक्शन में, क्योंकि 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड ऐसा तो नहीं है कि भैया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, कहीं भी, इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन। क्लियर है? अभी हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर को नहीं दिया है, तो आपके माइंड में क्लियर हो गया कि भाई जब भी कोई कंडक्टर होगा मेटल का, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मूव कर रहे होंगे, रैंडम डायरेक्शन में होंगे, और स्पीड, रूम टेम्परेचर की बात करें, जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर होंगे। क्लियर है? नोट करना हो नोट कर लो, साइड से हो जा रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कोई भी प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं होती, क्योंकि वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रैंडम। कैसे? रैंडम। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ऑन द एवरेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन एनी डायरेक्शन, ये कह रहे हैं कि एक एवरेज मान लो जितने भी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहे होते, तो क्या होगा, चार्ज ऐड होगा, तो जीरो। ठीक है, क्लियर है? तो विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। इन्होंने कहा है कि मोटा मोटा ऐसे कह लो कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में तो मूव कर रहे हैं, पर ऐसा भी माना जाता है ऑन एन एवरेज जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में उतने इलेक्ट्रॉन अपोजिट में, जितने भी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में उतनी अपोजिट में, जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में उतने इलेक्ट्रॉन अपोजिट में। यानी इतना रैंडम मोशन हो जाता है कि अपोजिट में भी उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने उसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो वही बात इन्होंने बोली है कि on the average the number of electron traveling in any direction will be equal to the number of electron traveling in opposite direction। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब उनकी इनिशियल वेलोसिटी को मान लेते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड, उसको मान लेते हैं u1। मान लो इनिशियली u1 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं उधर, देखो इफ u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, un वेक्टर आर द रैंडम वेलोसिटी ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन। हमने मान लिया n फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक होंगे नहीं, दो होंगे नहीं, तीन होंगे नहीं, चार होंगे नहीं, कितने होंगे भाई पता नहीं, लाखों करोड़ों होंगे, क्योंकि 10 to the power 28 तो पर क्यूबिक मीटर में थे भैया, काउंटिंग ही नहीं आती थी तो मुझे भी कि 10 to the power 28 एक क्यूबिक मीटर में इलेक्ट्रॉन बता पाऊँ मैं, तो समझ रहे हो। मान लिया n इलेक्ट्रॉन है, n रैंडम, n हमने कोई भी जनरल टर्म मान लिया कि भैया n इलेक्ट्रॉन है टोटल। ठीक है, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की मान ली u1 वेलोसिटी, दूसरे वाले की u2, तीसरे वाले की u3, चौथे वाले की u4, पांचवें वाले की u5, ऐसे 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 आगे बढ़ते जाएंगे तो n वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, un। तो ये आपकी हो गई u1 u2 un आर द रैंडम वेलोसिटी ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन, देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है, किसी भी चीज़ का एवरेज क्या होता है, जितनी क्वांटिटी है, जितने नंबर है उनको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, ऐड करते हैं, तो हमने मान लिया एवरेज वेलोसिटी को u वेक्टर, क्या मान लिया, ये क्या है हमारी एवरेज वेलोसिटी। और ये एवरेज वेलोसिटी कौन सी वाली है, जो थर्मल एनर्जी की वजह से, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। तो u वेलोसिटी क्या होगा, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस u4 वेक्टर डॉट 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 un डिवाइडेड बाई n। अब हमने क्या बात की थी अभी कि भैया इतना ज़्यादा इनका अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी वो कितनी हो जाती है, जीरो। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में क्या है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है तो एवरेज वेलोसिटी आपकी आ गई जीरो। तो इसे याद रखना, इक्वेशन 1, इसे कहीं आगे हम यूज कर सकते हैं। आगे, thus देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से तो कंक्लूजन ये निकल गया कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज किसी डायरेक्शन में हो ही नहीं पाता, क्योंकि जितना चार्ज इधर गया उतना ही चार्ज इधर गया, कैंसिल हो गया, ना चार्ज इधर गया ना इधर गया।
जितना चार्ज इधर गया उतना चार्ज इधर गया, कैंसिल हो गया, नेट चार्ज फिर से जीरो हो गया। तो कहने का मतलब है चार्ज तो बहुत है, बट देखा जाए एक्चुअल में तो किसी भी डायरेक्शन में कोई भी चार्ज ही नहीं है, किसी डायरेक्शन में कोई फ्लो ऑफ चार्ज ही नहीं है। देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। यानी कि ये कहानी थी आपकी जब तक आपने सेल या बैटरी अपने कंडक्टर से नहीं लगाया। क्लियर है? यहाँ तक कहानी पूरी समझ में आ गई? नोट करना, नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। यानी कि इस कहानी के अंदर हमारे सेल लगा नहीं है, अभी बैटरी लगी नहीं है, नॉर्मल कंडक्टर है, इसके अंदर हमने स्टडी करी है हमने कि भैया चार्ज है, क्योंकि हमसे बोला गया था फ्लो ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो भैया चार्ज तो फ्लो ऑफ भी कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है ऐसा दिख रहा है, पर एक्चुअल में कोई फ्लो ऑफ चार्ज ही नहीं है। क्यों नहीं है? जितना चार्ज इधर जाता है उतना चार्ज इधर जाता है, एवरेज चार्ज जीरो हो जाता है। तो एक्चुअल में कहीं फ्लो ऑफ चार्ज हो ही नहीं रहा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आए? तो इसीलिए नॉर्मल कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रहा, जल्दी सेल या बैटरी लगा हुआ करंट आ जाएगा। तो अब स्टडी करेंगे भैया सेल और बैटरी लगा देंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तो अब बात करेंगे आगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया एक्सटर्नल, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, आपने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ई वेक्टर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब अप्लाई हो गया। अब क्या होगा? अब जो इसके अंदर रैंडम मोशन हो रहा था अब देखेंगे क्या होगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ई वेक्टर ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द फोर्स ई वेक्टर। आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि F इक्वल टू क्या होता था? F इक्वल टू होता था QE। याद है कि नहीं है? ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो तो F इक्वल टू कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन माइनस E और इलेक्ट्रिक फील्ड E, और माइनस ऐसे लग गया क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो F इक्वल टू माइनस ई, तो वही बोला है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो होगी माइनस E, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, और E वेक्टर यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ऐसा क्यों बोला? देखो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है जो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन ये कैसे है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा भाई? इधर अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इधर पॉजिटिव होगा और इधर हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लग रहा है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी अपोजिट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा सबका। जो रैंडम मोशन में थे अब वो रैंडम मोशन में ना होके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने लगे इस तरफ। और ये डायरेक्शन क्या है? अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। पहली बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो आगे बोला एन इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज एंड अंडरगो एन एक्सीलरेशन ए वेक्टर गिवन बाय, यानी कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी तो उसमें एक्सीलरेशन होगा। बिल्कुल सही बात है। एक्सीलरेशन कितना होगा? फोर्स पर मास होता है, फोर्स पर यूनिट मास, F इक्वल टू एम ए। फॉर्मूला ये तो पढ़ा है ना भैया, 9 से लेके पढ़ते आ रहे हैं। F इक्वल टू एम ए, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन एम, और फोर्स कितनी है? माइनस ई अपॉन ई, तो माइनस ई वेक्टर, फोर्स कितनी है? माइनस ई वेक्टर बाई एम। तो ये आपका हो गया एक्सीलरेशन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का होगा। बात क्लियर है मेरे भाई? यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो एक्सीलरेशन होगा कब? जब फोर्स अप्लाई होगी। और एक्सीलरेशन किधर हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखेंगे एक्सीलरेशन कैसे होगा, ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ई वेक्टर अपॉन एम, वेयर ई इलेक्ट्रॉन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे बढ़ू। एज द इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट दे फ्रिक्वेंटली कोलाइड विद द पॉजिटिव मेटल आयंस और अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल। अब सीधी सी बात है कि भैया इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ अंदर इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूक्लियस भी है, ठीक है। तो अब क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन भाई एक्सीलरेट करके भक्कर जाएगा तो बीच में और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है टकराने के लिए, कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है टकराने के लिए। तो क्या होगा? ये बार बार एक्सीलरेट होगा, टकराएगा, रुक जाएगा, फिर एक्सीलरेट होगा, फिर टकरा जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि भैया भीड़ बहुत है अंदर, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से तो जा नहीं पाएगा एक्सीलरेट होके। तो आगे की कहानी क्या है कि एज द इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट दे फ्रिक्वेंटली कोलाइड विद द पॉजिटिव मेटल आयन और अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी पहला वाला टकराया और फिर टकराने के बाद दूसरा वाला, तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एन इलेक्ट्रॉन गेन अ वेलोसिटी component in addition to the random velocity in a direction of opposite to electric field E। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, अब
फोर्स भी अप्लाई कर दी, एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन अ वेलोसिटी कंपोनेंट। भैया इलेक्ट्रॉन पे और ज्यादा वेलोसिटी कंपोनेंट मिल जाएगा। पहले तो थर्मल एनर्जी की वजह से थर्मल वेलोसिटी थी, अब इन एडिशन टू इट्स रैंडम वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब उसे एक और वेलोसिटी कंपोनेंट मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो फोर्स लग रही है वो वाला। क्लियर है? यानी कि भैया अब तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा तेजी से भागना शुरू कर देगा। पहले तो रैंडम थर्मल मोशन था, अब तो और ज्यादा तेजी से भागेगा। क्यों? क्योंकि भैया अब तो एक्सीलरेशन होने लगा, उसमें फोर्स लगी। आगे बात करेंगे। However, the gain in velocity lasts for a short time। यानी कि इन्होंने बोला कि जो वेलोसिटी में गेन होगा वो सही बात है। एक इलेक्ट्रॉन है, थर्मल वेलोसिटी से चल रहा था, फोर्स लगी, एक्सीलरेट हुआ, तेज चला, लेकिन जैसे ही आगे तेज चलेगा कोई ना कोई मिल जाएगा, टकरा जाएगा, तो बहुत छोटे समय के लिए स्पीड बढ़ेगी, फिर टकरा के फिर रुक जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर टकराया फिर रुक जाएगा। तो समझ रहे हो ना कहानी क्या होगी कि भाई बहुत छोटे टाइम के लिए वेलोसिटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं एक बार एक्सीलरेट हो गया हूं करके पूरा निकल जाए, नहीं, क्योंकि इतना जाने में तो भैया बीच में लाखों मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, लाखों करोड़ों तो छोड़ो यार, गिनती नहीं है, 10⁻28 था 1 क्यूबिक मीटर में, याद है ना, जाने कितने मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, बहुत छोटी सी देर के लिए बढ़ेगी स्पीड, फिर कम हो जाएगी क्योंकि ये टकरा जाएगा। तो बोल रहा है कि हाउएवर द गेन इन वेलोसिटी लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड इज लॉस्ट इन द नेक्स्ट कॉलिजन, और खत्म हो जाएगी अगले कॉलिजन में। वेलोसिटी बढ़ी, टकराया, खत्म, फिर वेलोसिटी बढ़ी, फिर टकराया, फिर खत्म, फिर वेलोसिटी बढ़ी, फिर टकराया, खत्म। यानी कि वेलोसिटी तो बढ़ रही है पर बढ़ नहीं पा रही है। क्यों नहीं बढ़ पा रही है भैया? टकरा रहा है इतने लोगों से, इतने इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहा है, इतना पॉजिटिव चार्ज बीच में आ रहा है। तो इन्होंने बोला एट ईच कॉलिजन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट अ फ्रेश विद अ रैंडम थर्मल वेलोसिटी, यानी कि टकराने के बाद फिर से वो रैंडम थर्मल वेलोसिटी से फिर से स्टार्ट करेगा, और ये कहानी उसकी चलती ही रहेगी इलेक्ट्रॉन की। तो अब क्या होगा आगे ध्यान से समझते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1, मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अभी रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1 वेक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तब मान लो u1 वेक्टर उसकी थर्मल वेलोसिटी है। और थर्मल वेलोसिटी बोल रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए कि ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। ठीक है भाई, u1 वेक्टर एक्सेलरेट हुआ फॉर टाइम τ1, टाउ, इसे टाउ बोलते हैं, ठीक है। हमने मान लिया छोटे से टाइम इंटरवल के लिए एक्सीलरेट हुआ, उससे मैंने बोला τ1 बिफोर इट सफर नेक्स्ट कॉलिजन, अभी दूसरे कॉलिजन में टकराया नहीं है। यानी यार समझ लो अभी ये कहानी अलग है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर अभी u1 थर्मल वेलोसिटी है, मान लो नेक्स्ट कॉलिजन यहाँ पर है, हालांकि कितना दूर होता नहीं है पर मैं मान लेता हूँ कितना दूर है। अब इलेक्ट्रॉन पर अभी u1 वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी, तो अब एक्सीलरेट होगा, अभी कॉलिजन हुआ नहीं है, नेक्स्ट कॉलिजन यहाँ पर है, मैंने बोला ना नेक्स्ट कॉलिजन यहाँ पर है। तो u1 थर्मल वेलोसिटी है, τ1 के लिए यहाँ तक आएगा, भैया बीच में तो एक्सीलरेशन होगा ना, कहानी ये थी ना, एक्सीलरेशन तो होगा लेकिन नेक्स्ट कॉलिजन पर टकरा जाएगा। तो अभी कहानी हम मान के चलते हैं नेक्स्ट कॉलिजन तक वेलोसिटी कितनी होगी वो तो पता करें कम से कम, तो वो कितना करी तो कितना आएगा हम जानते हैं, हमने 9th पढ़ा था, v = होता है u + at, याद है कि नहीं, कितने लोगों को याद है भैया? न्यूटन लॉ ऑफ न्यूटन की जो इक्वेशन थी, v = u + at, v² = u² + 2as, s² = u² + s = ut + ½ at², याद है ना, वो याद होनी चाहिए। तो v = होता है u + at, फॉर्मूला पुट किया, तो जो वेलोसिटी अटेन करेगा यानी मान ली v1, ये कब है? जब वो विद थर्मल वेलोसिटी फोर्स की वजह से एक्सीलरेट हो गया v1, u1 इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी थर्मल वेलोसिटी थी, a जो एक्सीलरेशन हुआ τ1 जितना उसे टाइम लगा, यानी ये तो कहानी हो गई सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ने जो वेलोसिटी अटेन की। क्लियर है? अब कह रहा है सिमिलरली, हम तो मान के चल रहे हैं ये वाली कहानी एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, तो द वेलोसिटी ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इसी तरीके से जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है वो भी वेलोसिटी गेन करेंगे, जैसे v2 जिसकी उसकी u2 जो उसकी थर्मल वेलोसिटी होगी, प्लस जो एक्सीलरेशन हुआ τ2 जितना भी टाइम लेगा, v3 जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u3 a, यानी जो एक्सीलरेशन हुआ τ3 पता नहीं कितना टाइम लेगा नेक्स्ट कॉलिजन होने में, नेक्स्ट सक्सेसिव कॉलिजन होने में। तो इस तरीके से v1 v2 v3 v4 v5 v6 ऐसे निकालते जाएंगे, कहां तक? vn तक। तो इस तरीके से हमारा vn कितना आ जाएगा, जो nth इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, जो इनिशियल वेलोसिटी है un प्लस जो उसमें एक्सीलरेशन हुआ और τ1 जितना भी उसे टाइम लगा नेक्स्ट वाले कॉलिजन तक होने में। क्लियर है? तो ये आपकी हो गई क्या, वेलोसिटी अटेन बाय
ईच इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी अटेन की हर इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है, तो हमने निकाल ली कि ये इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, थर्मल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन हुआ, टाइम जो लगा वो टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 जो जो लग रहा है जिनको, उसके हिसाब से बिल्कुल क्लियर है, नोट करना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बात आती है कि एवरेज वेलोसिटी वीडी ऑफ ऑल एन इलेक्ट्रॉन विल बी, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते ही इस चीज को है कि जो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की होती है, जो इलेक्ट्रॉन साउंड की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन भग रहा था v1 वेक्टर से, दूसरा v2 से, तीसरा v3 से, चौथा v4 से, डॉट 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 डॉट, जो n वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भाग रहा होगा v वेलोसिटी vn डिवाइडेड बाई n। यानी जब इसका एवरेज निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, कि भैया इलेक्ट्रॉन लगभग लगभग इस वेलोसिटी से भाग रहे हैं, क्योंकि v1 अलग वेलोसिटी है, v2 अलग वेलोसिटी है, थर्ड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग है, तो भैया ऐसे कैसे क्लियर हो पाएगा, तो एक एवरेज निकाल देते हैं, भैया लगभग लगभग हर इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी से भागा करता है। जब आप एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी होती है। क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आई होप। अब वैल्यू पुट कर दो। अभी अभी आपने पढ़ा कि भैया v1 वेक्टर इक्वल टू क्या था, u1 वेक्टर प्लस a टाउ 1 वेक्टर, v2 कितना था, u2 वेक्टर प्लस a टाउ 2 वेक्टर था कि नहीं था, v3 कितना था, u3 यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस a टाउ 3, पुट कर दो ना, v1 u1 प्लस a टाउ 1, v2 u2 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट 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 vn यानी un प्लस a टाउ n डिवाइडेड बाई n। इससे इस स्टेप पे आने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है आगे बढ़ता हूं। अब एक बात बताओ, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 इन्हें अलग लिख लूं, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर इसे अलग लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक n मैंने इन्हें दे दिया, भैया अलग अलग हो सकता है ना, ये बात तो पता है ना कि 5 प्लस 3/2 है, 5 प्लस 3/2 है। अगर किसी की इच्छा है तो वो इसको ऐसे भी तोड़ लग सकता है ना भैया, 5/2 प्लस 3/2, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि 2 अपने अपना दे दिया जाता है। तो सेम भैया जब सब कुछ प्लस हो रहा है तो एक n बगल वाले को दे दो, 5 ने अपना 2 ले लिया, 3 ने अपना 2 ले लिया। अगर सेपरेट होना चाह रहे हैं तो कर दो। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un आपने डिवाइड कर दिया, n से अलग सेपरेट दे दिया, और a टाउ 1 टाउ 2 डॉट 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 टाउ 1 बाई n अलग दे दिया। जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो भाई वापस से वहीं पहुंच जाओगे जहां से आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। u1 u2 un अलग ले लिया, a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 1 अलग ले लिया, a कॉमन ले लिया, तो टाउ 1 टाउ 2 डॉट 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 टाउ 1 बाई n इतना बचा। क्लियर है, नोट कर लो भाई पहले, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब याद करो इक्वेशन 1 कि जो थर्मल वेलोसिटी का एवरेज था वो तो 0 आया था, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस u4 वेक्टर प्लस u5 वेक्टर डॉट 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 un वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि n कितना आया था, एवरेज 0। तो भैया ये तो हो गया 0, बचा कौन, a टाउ, कितना बचा a टाउ। और वेयर टाउ क्यों लिख दिया मैंने, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, टाउ 1 जो टाइम लगा एक इलेक्ट्रॉन को, टाउ 2 जो इलेक्ट्रॉन को दूसरे को लगा टाइम, टाउ 3 जो तीसरे इलेक्ट्रॉन को लगा, टाउ 4 जो चौथे इलेक्ट्रॉन को लगा, टाउ n जो nth इलेक्ट्रॉन को लगा। भैया सबका टाइम कैसे लू अलग अलग, इनका एक एवरेज ले लो, कितना ले लिया टाउ, इनका एवरेज ले लिया मैंने टाउ, तो इन सबका एवरेज ले लिया मैंने टाउ। तो वेयर मैंने लिख दिया टाउ इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट 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 टाउ 1 डिवाइडेड बाई n। इनका एवरेज टाउ ले लिया, इज द एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन। क्लियर है, तो 0 प्लस a टाउ याद रखना, टाउ क्या है, एवरेज जो टाइम लगा सबको सारे इलेक्ट्रॉन को, तो वो मैंने यहां मेंशन भी कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। द एवरेज टाइम दैट elapses between 2 successive collision of an electron is called relaxation time। यानी कि जो टाइम लगता है ना 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, यानी कि टाउ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी होगी, याद रखना, द एवरेज टाइम दैट elapses between 2 successive collision of an electron is called relaxation time। जो टाउ चल रहा है ना उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है, ये डेफिनेशन थी इसलिए आगे बीच में। फॉर मोस्ट कंडक्टर इट इज द ऑर्डर ऑफ 10 to the minus 14 सेकेंड। ठीक है, जो बोल रहा है कि जो टाइम लगता है ना एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे किसी पार्टिकल से टकराने में, इतना लगता है, बहुत ज्यादा कम है मेरे भाई, विकट का कम, 10 to the power minus 14 सेकेंड, 1-2 सेकेंड भी नहीं, 10 की पावर minus 14 सेकेंड। ठीक है मेरे भाई, आगे
द वेलोसिटी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दिस टाइम इज, अभी अभी हमने देखा कितना आया था हमारा वी डी इक्वल्स टू ए वेक्टर टाउ, ये तो आई थी वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो तो जीरो ही बन गया था एवरेज, जो हमारी एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी वो तो जीरो ही बन गई थी, प्लस ए टाउ। तो यहां से इन्होंने बोल दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो एक इलेक्ट्रॉन की होगी, एक एवरेज होगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का, वो इक्वल होगा ए वेक्टर जो एक्सीलरेशन हुआ और टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि जो जितना भी इलेक्ट्रॉन को अलग अलग टाइम लग रहा था, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 4 टाउ 5 टाउ 6 टाउ 7, उन सब का एवरेज यानी कि टाउ वो इतना होगा। क्लियर है? अब ए का फॉर्मूला आपको याद है, पहले मैंने लिखा था ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, याद हो तो, और एफ इक्वल्स टू क्या लिख दिया था मैंने, माइनस का ई अपॉन एम, याद आया? ए इक्वल्स टू क्या था, एफ अपॉन एम, फोर्स डिवाइडेड बाई मास, और फोर्स कितना लग रहा था इलेक्ट्रॉन पे, माइनस ई बाई एम। तो पुट कर सकते हैं टाउ की उसकी ए की जगह पुट कर दो कि माइनस का ई बाई एम और टाउ एज इट इज, तो आ जाएगा ए की जगह क्या लिख दोगे, माइनस का ई बाई एम इनटू टाउ, देखो वही आ गया कि नहीं आ गया, ई, ये रहा ई, टाउ टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई एम एम, यानी ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, यानी माइनस ई वेक्टर मल्टीप्लाई बाई टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मल्टीप्लाई बाई ई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एम। ये सिर्फ अकेला एक्सप्रेशन नहीं है, आप लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो अलग है। तो याद रखना डिफरेंट एक्सप्रेशन है, जैसे हमने पावर पढ़ते थे ना, तुम्हें याद हो कि पावर इक्वल्स टू वी आई भी होता था, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता था, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी होता था, डिफरेंट पावर के एक्सप्रेशन से, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो सेम वही वाली बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन तो ये है माइनस का ई वेक्टर टाउ ई अपॉन एम, कोई और भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहीं से ड्राइव होंगे सारे, यहीं पे हम ई की वैल्यू आगे कुछ पुट कर देंगे, एक्सप्रेशन बदल जाएगा, एम की वैल्यू कुछ पुट कर देंगे, एक्सप्रेशन बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं बाय अप्लाइंग या बाय पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है। तो द पैरामीटर वी डी इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पैरामीटर जो है आपका वी डी, वो क्या निकल के आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आया। तो ये आपका एक्सप्रेशन था जो आपको याद रखना है, बाद में इनकी वैल्यू पुट करके इस एक्सप्रेशन को आगे पीछे बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो क्लियर मेरे भाई? तो आपको मैकेनिज्म ऑफ करंट इन अ कंडक्टर समझ आ गया, थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या कुछ सजेशन देना हो या फीडबैक देना हो तो मेरे भाई मोस्ट वेलकम है आप लोगों का कमेंट सेक्शन में। करेंगे रिलेशन बिटवीन दी इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था वो आप लोगों को आई होप पता होगा, नहीं पता तो थोड़ा आइडिया दे देता हूं। वैसे तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लो, वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी वो वेलोसिटी होती है, वो एवरेज वेलोसिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर जब वो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई एक कंडक्टर है, पहले कंडक्टर है, इस पर कोई भी सेल या बैटरी नहीं लगी हुई है, जब इस पर सेल या बैटरी लगेगी यानी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो जो वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे कि इसके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, उसी को हम लोग कहते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इलेक्ट्रॉन की पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो यहां से माइंड में वैसे ही क्लियर हो गया कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन वैसे ही होगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यानी चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो वैसे इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन इनमें क्या रिलेशन है वो हम इस वीडियो में समझ लेंगे। तो स्टार्ट करूं मेरे भाई, ठीक है। सपोज a potential difference V is applied across a conductor of length L and uniform cross section area A, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो तभी आएगी ना जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया आपने किसी कंडक्टर में जिसकी लेंथ L है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मैंने मान लिया ये कंडक्टर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A है, जो लेंथ है वो मेरी L है, और V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया? V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया इस कंडक्टर के अलोंग, ठीक है भाई। आगे द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सेटअप इनसाइड अ कंडक्टर इज गिवन बाय, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है एंड पे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो कितना होगा? E इक्वल्स टू V अपॉन L। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद करा दूं जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, E इक्वल्स टू होता था माइनस का dV अपॉन dx, याद हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी, वरना मजा नहीं आएगा।
ई कशु क्या होता है मेरे भाई, माइनस का डीवी अपॉन डी एक्स। यानी आप लोगों ने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टू द रेशियो ऑफ, जो डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट बोलते थे या लेंथ बोलते थे, उसका रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। और नेगेटिव साइन हम इसलिए नहीं लेंगे मैग्नीट्यूड बताते टाइम पे, क्योंकि नेगेटिव साइन बताता था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है। यानी जहां पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा होता है वही डायरेक्शन होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मुझे नेगेटिव साइन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इस फॉर्मूले के मैग्नीट्यूड से मतलब है। ई इक्वल्स टू डीवी अपॉन डी एक्स। अब डीवी क्या है, वी, पोटेंशियल डीएक्स क्या है, लेंथ, तो मैं क्या कह नहीं सकता ई इक्वल्स टू वी अपॉन एल। तो यही से फॉर्मूला आया था ई इक्वल्स टू वी अपॉन एल, इक्वेशन 1। क्लियर है मेरे भाई? यानी आप लोगों को पता चल गया कि किसी भी कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, उसमें वी पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ जो कि E इक्वल्स टू वी अपॉन एल के इक्वल है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड और L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर हो गया? इक्वेशन 1 आगे बढ़ते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E द फ्री इलेक्ट्रॉन बिगिन टू ड्रिफ्ट। सही बात है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया किसी भी कंडक्टर पर तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। तो वही बोल रहा है कि द फ्री इलेक्ट्रॉन बिगिन टू ड्रिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E विद एन ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देंगे, ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे विद द वेलोसिटी Vd। Vd डिनोट फॉर वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों करेंगे, वो तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एक्ट करता है भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव, तो भैया इधर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। यहां तक बिल्कुल बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ूं? ठीक है। लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया, आपको पता चल गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना कर रहे हैं, Vd से। अब इन्होंने बात की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, यानी पर यूनिट वॉल्यूम है भाई, इसका वॉल्यूम तो काफी ज्यादा है, पूरा वॉल्यूम ही है इसका। इसके किसी छोटे से पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसे ये बोल रहा है वॉल्यूम डेंसिटी। तो लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या सिंपली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों का मीनिंग सेम है। या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल लो या नंबर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बोल लो। मान लिया n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। अगर किसी को निकालने हैं, मान लो कि भाई इस पूरे के पूरे कंडक्टर का जो भी वॉल्यूम है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैसे निकालेंगे, n पता है आपको, यानी इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन पता है, टोटल वॉल्यूम में पता चल जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे। ठीक है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज E। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E, अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2E, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3E, n इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना हो गया, NE, n इंटू E, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E, 2 इलेक्ट्रॉन पर 2E, 3 इलेक्ट्रॉन पर 3E, 4 इलेक्ट्रॉन पर 4E, n इलेक्ट्रॉन पर NE। यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि चार्ज जो होगा किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो NE होगा। अब देखेंगे जिसका क्या यूज आएगा आगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेंथ L ऑफ कंडक्टर। अब बात कर रहे हैं कि जो लेंथ L है कंडक्टर की, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जो ये मैंने माना था ना, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ऑब्वियसली। अगर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर या कह लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपकी वो n है, यानी यूनिट वॉल्यूम में n है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भैया, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू एल। एल कैसे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हम सब जानते हैं वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या बोल सकते हो, एरिया। तो एरिया इंटू हाइट, तो एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, वॉल्यूम का एरिया इंटू हाइट। अब एरिया की बात A लिख दिया, यानी जो भी इनका क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और रही बात हाइट की, तो हाइट क्या हो गई यहाँ पे, इसकी लेंथ, तो इसीलिए आ गया AL। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम, क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। अब एक बात बताओ, आपको वॉल्यूम पता चल गया कंडक्टर का, और आपको ये भी पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हो उस पूरे के पूरे कंडक्टर में कितने होंगे। ऑब्वियसली वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दोगे n से, यानी NaL। NaL is the total number of electron present in the conductor having length L। क्लियर है?
यानी कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों कितने हैं, एन ए एल है। आगे बढ़ते हैं, टोटल चार्ज कंटेन इन लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर इज क्यू। अब मान लिया कि इस पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज है क्यू है। अब टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, आप खुद बताओ। अगर तुम्हें पता है एक इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज था, ई। दो इलेक्ट्रॉन में 2e, तीन इलेक्ट्रॉन में 3e। अब कितने इलेक्ट्रॉन अभी भी पता किया, NaL इलेक्ट्रॉन है पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर, जिसका कि वॉल्यूम Al है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NaL है। तो जब टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन NaL है तो चार्ज कितना हो जाएगा, NaL मल्टीप्लाई बाई ई। कितना हो जाएगा, E मल्टीप्लाई बाई NaL। तो वही तो किया, ENaL। और टोटल चार्ज यानी Q निकल आया ENaL। क्लियर है। वेयर इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन and n is the number of electron per unit volume or electron density, where a is the area, l is the length of the conductor. Okay, ठीक है भाई। all the electron which enter the conductor at the right end will pass through the conductor at the left end in time t। ठीक है भाई। अब जितने इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे उतने ही निकलेंगे। ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा है फिजिक्स के अंदर। ठीक है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर किसी को टाइम निकालना हो तो क्या करेगा, वेलोसिटी को उधर पहुंचा देगा, यानी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब खुद बताओ, किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से एंटर हुआ यहाँ से निकल रहा है, या यहाँ से एंटर हुआ या यहाँ से निकल रहा है, वो अलग बात है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, जितनी इसकी लेंथ है एल। हाँ कि ना, सही बात है। यानी जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो एल लेंथ तो मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस कितना हो गया, एल। और अभी भी हमने बोला कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसका जो वेलोसिटी होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि वही तो एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में फ्लो करते हैं, या फिर कह सकते हो मूव करते हैं, तो इसकी वेलोसिटी होगी vd। तो टाइम कितना हो जाएगा, एल अपॉन vd। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी वेयर एल इज द डिस्टेंस और vd इज द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल क्लियर है। टाइम पता चल गया तुम्हें भाई, कितना टाइम लगेगा एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में। अब ध्यान से समझना क्या करने वाले हैं। ठीक है, नोट करना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। अब ध्यान से समझना, हम जानते हैं करंट इक्वल होता है I इक्वल होता है Q अपॉन T। I इक्वल क्या होता है मेरे भाई, Q अपॉन T। ये तो फॉर्मूला पढ़ा था, तो 10th में ही पढ़ा था कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि, या फिर ऐसे बोलते थे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो I इक्वल Q अपॉन T होता है। अभी अभी आपने क्यू निकाला कि भाई आपका एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, आपका एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन थी और एरिया ए था, एल था, ENaL। अभी अभी आपने निकाला नहीं निकाला, टोटल चार्ज ENaL। तो ENaL आपका होगा टोटल चार्ज। तो क्यू की जगह आ गया ENaL अपॉन टाइम। कोई दिक्कत किसी को। अब एक बात बताओ, टाइम की जगह भी तुमने निकाला, क्या आया, टाइम इक्वल टू तुमने लिखा भाई, हम लिख सकते हैं ऐसे कि एल अपॉन vd, एल अपॉन vd लिख सकते हैं। एल अपॉन vd, ये टी नहीं है, एल है। ठीक है, साइड से लिख दे रहा हूँ, एल अपॉन vd। तो टाइम इक्वल टू मैं एल अपॉन vd पुट कर दूं। ठीक है भाई, पुट कर देता हूं। तो मैं टाइम की जगह एल अपॉन vd को पुट कर देता हूं, एल अपॉन vd। तो इसे सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे। अब ये वाली बात तो पता होगी तुम्हें कैसे सॉल्व करते हैं, ए अपॉन बी अपॉन सी। यहां करके दिखा देता हूं। अब देखो क्या करेंगे, ENaL एज इट इज लिखा रहा है, मल्टीप्लाई बाई vd अपॉन एल। ये ऐसे बन जाता है, ए अपॉन बी अपॉन सी हो। तो क्या होता है, ये नंबर एज इट इज लिखा रहता है, फ्रैक्शन तो पता है ना यार, ये वाली चीज बार बार नहीं बताऊंगा। ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, इस तरीके का कभी सॉल्व करना हो तो ए अपॉन बी, सी अपॉन डी कैसे करते हैं, ए अपॉन बी एज इट इज लिखा रहता है, मल्टीप्लाई का साइन लग के ये वाला जो फ्रैक्शन होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, डी अपॉन सी। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, मैथ्स के अंदर होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए और आई थिंक पता होगा भी। तो एल से एल कट गया, आपका बचा ENaVd, यानी I इक्वल टू निकल आया ENaVd। और हमसे यही पूछा गया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो दिख गया, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल होता है E मल्टीप्लाई बाई N मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई Vd, वेयर E इज द
चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एन इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में थे। ए एरिया ऑफ द कंडक्टर, वीडी इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी या कह लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो करंट है वो लेंथ पे यहाँ डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि लेंथ आई ही नहीं, जो कंडक्टर की लेंथ आई ही नहीं कि कंडक्टर कितना लंबा था। यानी आई इक्वल्स टू ई एन ए, वीडियो हमसे रिलेशन पूछा था वही रिलेशन हो गया, या कह लो एक फॉर्मूला मिल गया तुम्हें कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल होता है ई एन ए वी डी। इसको हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? आगे छोटी सी बात कर लेते हैं। दिस इक्वेशन रिलेट द करंट आई विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। वो तो दिखाई दे रहा है कि ये जो इक्वेशन है हमारी वो रिलेट कर रही है किसको? इलेक्ट्रिक करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, आगे छोटा सा और देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। द करंट डेंसिटी जे इज गिवन बाई, अब हम सब जानते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया आई अपॉन ए। तो करंट डेंसिटी होती है आई अपॉन ए। तो क्या मैं जे कस्ट लिख सकता हूँ आई अपॉन ए? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही है भैया करंट उसका, करंट डेंसिटी का। तो जब तुम पुट करोगे फॉर्मूले में तो तुम्हें कुछ एक नया टर्म मिलेगा। देखो देखते हैं क्या मिलेगा। देखो जे कस्ट क्या लिखा तुमने, आई अपॉन ए, और आई की वैल्यू अभी भी निकाली ई एन ए वी डी, ऊपर पुट कर दो तो जे इक्वल्स टू ई एन ए वी डी अपॉन ए। अब करंट डेंसिटी में एरिया से एरिया कट जाएगा तो बचेगा ई एन वी डी, जे इक्वल्स टू ई एन वी डी इन वेक्टर फॉर्म, जिन्होंने जे वेक्टर इक्वल्स टू ई एन वी डी। यानी कि जब करंट डेंसिटी की बात आई तो उसमें एरिया भी इंक्लूड नहीं है, तो सिर्फ जे इक्वल्स टू कितना आया, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि ना लेंथ आई और ना एरिया क्रॉस सेक्शन आया। यानी इस वाले फॉर्मूले में तो भी करंट में तो भी आपका एरिया आया था, करंट डेंसिटी में तो आपका एरिया भी नहीं आया, क्योंकि आई अपॉन ए से कट गया ई एन वी डी। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया हो मन में, या कुछ क्वेश्चन पूछना हो, या कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओम्स लॉ एक जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था 1828 में, और इसी बात के लिए उनको ऑनर करने के लिए, यानी कि सम्मान देने के लिए, जो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ना ओम, उसकी यूनिट जो कि रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट उनके नेम पर रख दी गई, जॉर्ज साइमन ओम के नेम पर। समझ रहे हो? तो आज हम यही बात करेंगे कि ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ किसने दिया, किसने दिया इसकी बात अभी मैंने करी, क्या है बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है, यानी जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसका रीजन क्या है, कौन है वहां जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। और बात करेंगे डेरिवेशन और डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि जो ओम्स लॉ है वो डिराइव कैसे हुआ। पहले तो यही पता करना पड़ेगा ओम्स लॉ क्या है, उसके बाद देखेंगे उसका डेरिवेशन कैसे हुआ। आज हम पढ़ेंगे करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है। तो थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कि करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है। देखो, आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, उस पर जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है तो करंट का फ्लो होता है। और आगे बात करेंगे कि भाई ओम्स लॉ क्या है और किसने दिया। अभी भी मैंने बता दिया ओम्स लॉ किसने दिया, जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है। तो ये हैं आपके जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम ने ये लॉ दिया था, और इस लॉ में क्या कहा गया था वो अभी हम लोग बात करेंगे। तो इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस अ जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं ये जॉर्ज साइमन ओम, डिराइव्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। या तो ऐसे कह सकते हो कि इन्होंने ओम्स लॉ दिया, या ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने एक रिलेशन दिया इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में। और वैसे भी हमारा एक क्वेश्चन अभी अभी है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करता है। आप लोग इस इमेज में देख रहे थे ना कि ये पीछे से धक्का दे रहा है वोल्ट, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये करंट हो गया। तो कुछ इस तरीके से धक्का दे रहा है और ओम इसे हेल्प कर रहे हैं। तो ओम ने ही रिलेशनशिप दिया था किस किस में, इस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में और करंट में, इसीलिए ओम इसे हेल्प कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा फील आ गया होगा, ठीक है मेरे भाई। तो आगे बात करते हैं कि और क्या इन्होंने बोला। 1828 में जो इन्होंने जॉर्ज साइमन ओम ने जो ये डेरिवेशन दिया था ना, या कह लो कि जो ओम्स लॉ दिया था वो दिया था 1828 में। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज ओम्स लॉ। अब हम वो पढ़ेंगे ओम्स लॉ क्या था, ठीक है। तो पहली बात क्लियर हो गई कि आपको ओम्स लॉ किसने दिया और कब दिया। 1828 में दिया जॉर्ज साइमन
ओम ने दिया। आगे बात करेंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अब जैसे कि देखो मैंने बता दिया है आप लोगों को, क्या बताया अभी अभी, कि किसी भी कंडक्टर में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मान लो ये कंडक्टर है, इसके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इसमें करंट फ्लो करता है। तो ओम ने क्या बताया था, ओम ने एक लॉ दिया था, यानी कि एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जितना भी करंट इस कंडक्टर में फ्लो करेगा, जितना भी करंट इस कंडक्टर में फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। यानी कहने का मतलब है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जितना आपका करंट ज्यादा उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे या जितना एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा उतना ही करंट ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ओम्स लॉ ने ये वाली बात कही थी। तो जब भी हमें कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना होता है और इक्वल लाना होता है तो हमें पता है कि ये कांस्टेंट आता है और इस केस में आया था R, यानी RI। तो यहां हमने बोला था V इक्वल्स टू RI में R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो आज हम इसी चीज को प्रूव करेंगे कि जो ये रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, ऐसा ओम्स लॉ में कहा गया था। तो वही हम करेंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है मेरे भाई? तो स्टार्ट करें अपना टॉपिक। अब हमसे बोला गया है व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर। देखो अभी आप एक कंडक्टर को देख रहे हो, इस कंडक्टर की लेंथ है L, आपको डायग्राम में दिख रहा है कंडक्टर है लेंथ L। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये वाले जो रेड रेड है इलेक्ट्रॉन है, ये V वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, V वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं मेरे भाई? मूव कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो इससे क्लियर आपको वैसे ही हो गया कि इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इधर क्या होगा? आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। इधर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और इधर आपका होगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो वो हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। लेंथ है L और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस है वो आपको गिवन है A, यानी कि एरिया A है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम लोग डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ करने वाले हैं, या कह सकते हो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, ये कंडक्टर हमने यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया? V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो जब यहां पे हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा। हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही हम कहीं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर में तो वह इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ तक कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ V इज गिवन बाई। अब आप लोगों ने पहले वाले टॉपिक्स में क्या पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर तो एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करता है जिसको कि हमने कहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये हमने डेरिवेशन में निकाला था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है। हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी वो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है और उस अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं और उस एवरेज वेलोसिटी को ही हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा था। तो अब आप लोगों को पता है कि अगर ये कंडक्टर है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एक वेलोसिटी होगी, उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन्होंने वही बोला कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कितनी होती है? E इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ E अपॉन M। यानी इस बात का मीनिंग ये है कि E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम है, यानी कि जितना टाइम किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने में लग रहा है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया टाउ। E आपका हो गया चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। E क्या हो गया आपका? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की निकालते टाइम पे जो फॉर्मूले में टर्म्स यूज हो रहे हैं वो एक एक करके क्लियर हो रहे हैं मेरे भाई। नंबर 1 है कि E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर है टाउ यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, और फिर है आपका स्मॉल e यानी कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय m यानी कि जो उसका इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इन सारे फैक्टर्स पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। कोई दिक्कत किसी को? अब ये फॉर्मूला आ गया। अब आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि E इक्वल्स टू होता है V अपॉन L, याद हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था। E इक्वल्स टू V अपॉन L।
याद है? तो क्या मैं इस ई की जगह, जो ये वाला ई एस की जगह वी अपॉन एल लगा दूं, तो देखो क्या होगा, टाउ एज इट इज रहा, स्मॉल ई एज इट इज रहा, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो कैपिटल ई था इसकी जगह आ गया वी अपॉन एल। तो एक नया फॉर्मूला बन गया, टाउ कैपिटल वी स्मॉल ई एम एल। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, सिंपल कुछ नहीं हुआ है। जो ये फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एवरेज एक्सेलरेशन टाइम मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया फॉर्मूला लगा दिया वी अपॉन एल। और जैसे ई की वैल्यू रखी वी अपॉन एल, तो हमें नया फॉर्मूला मिला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो कि है टाउ वी ई डिवाइडेड बाई एम एल। क्लियर मेरे भाई, यहां तक बात हो गई। तो यहां तक किसकी बात हो गई, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यानी कि एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज ए एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते थे, डेंसिटी बोलते थे, एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर इज एन। यहां इन्होंने बोला है जो आपके कंडक्टर है इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये तो वॉल्यूम पूरा का पूरा हो गया, कंडक्टर का ये वॉल्यूम पूरा का पूरा हो गया, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जिसे डिनोट कर रहे हैं एन से। पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसे किससे डिनोट कर रहे हैं, एन से। और इसे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और द नंबर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, देन द करंट थ्रू द कंडक्टर विल बी। तो करंट कितना फ्लो करेगा कंडक्टर से, ये भी हमने एक फॉर्मूला देखा था। या तो ऐसे कह लो कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने देखा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या फॉर्मूला होता है। या अपनी बात को ऐसे कह लो कि भाई जब भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे तो उनकी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी जिसे हमने वीडी बोला, जो कि हमने निकाल ली कितनी है। और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से वहां पर एक करंट इंड्यूस्ड होगा या प्रोड्यूस होगा, और उस करंट की हम बात कर रहे हैं वो कितना होगा, वो इतना होगा, आई इक्वल टू ई एन ए वी डी। ये भी फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि भाई फॉर्मूले आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके अब तक के सारे याद होने चाहिए, क्योंकि भले ही वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन मेरे भाई तीनों चैप्टर हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड ही, तो सारे फॉर्मूले याद रखने अपन को। तो जो इलेक्ट्रिक करंट निकल के आया इस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद, वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो वी है जो हमने निकाल ली। तो इलेक्ट्रिक करंट निकल के आया ई एन ए वी डी। ये एक फॉर्मूला, यानी पहले से ये एक स्टेब्लिश्ड रिलेशन है जो कि हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन होता है। तो आई इक्वल टू ई एन ए वी डी। यहां इनके टर्म की बात कर लेते हैं, क्या किसको डिनोट कर रहा है, देखो स्मॉल ई ये बता रहा है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई एन, एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं। यानी कि मान लो इसका 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे लाख 2 लाख, तो 10 मीटर क्यूब में कुछ इलेक्ट्रॉन है लाख 2 लाख 50 करोड़ जो भी हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत बैठते हैं, काउंटिंग ही नहीं है, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूं कि 10 मीटर क्यूब में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मीटर क्यूब में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को कहते हैं वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। आपकी एक यूनिट वॉल्यूम में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आपको ई क्लियर हो गया, एन क्लियर हो गया। इसके बाद है ए आपका हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो कितना थिक है या थिन है, मोटा है या पतला है, जैसे ये थिकनेस, एरिया ऑफ कंडक्टर। और वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि उस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, ई एन ए वी डी। अब एक बात बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी भी पता चल गया तुम्हें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो तुम, टाउ वी ई बाई एम एल। तो क्या इस वाले को मैं वीडी की जगह पुट कर सकता हूं, भाई बिल्कुल पुट कर सकता हूं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी की जगह लगा दिया मैंने, टाउ वी ई एम एल। तो एक नया फॉर्मूला आ गया, ई एन ए मल्टीप्लाई बाई वी डी की जगह आ गया टाउ वी ई एम एल। क्लियर है मेरे भाई। पहले इन सारी चीजों को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मैं पहले बता रहा हूं मेरे भाई, आप लोग जब भी मेरे डेरिवेशंस कर रहे हो या मेरी वीडियो से पढ़ रहे हो, एक नोटबुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो, साथ के साथ बनाते चलो नोट्स। वीडियो पॉज करो, पहले नोट्स बनाओ, फिर आगे बढ़ो। तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया यहां तक, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया मेरे भाई करंट क्या है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
अब आगे हम ओम्स लॉ का डिडक्शन कर रहे हैं ना, V इक्वल्स टू आई आर, वो प्रूफ करेंगे हम। तो अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की है, उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की, और करंट की बात करी है जो उस कंडक्टर अंदर फ्लो कर रहा है। दोनों चीजें क्लियर हैं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोला गया है कि V अपॉन आई यानी कि जो V अपॉन आई का रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, ml/ne² तो V अपॉन आई, तो देखो I की वैल्यू हमने यहां से देख ली, E_NA_τVE/ml, इसे पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो जब मैंने यहां पे पुट की मैंने, तो मेरे को V अपॉन आई का रेशियो कितना मिल गया, ml/ne²τA। क्लियर है यहां तक? तो V अपॉन आई, जो V और I का रेशियो है, I की वैल्यू मैंने पुट कर दी सिंपल, NE_τA/ml था, वो ऊपर पहुंच गया, V से भी कट गया। अरे समझ रहे हो ना, देखो मेरे भाई, V अपॉन I की वैल्यू पुट करता हूं, I की वैल्यू कितनी है, पीछे से निकालते हैं हम। I की वैल्यू थी हमारी NEA_τVE, ENA, E² कर लेता हूं, इसे सिंप्लीफाई और कर लेता हूं, E इंटू ए, तो E² हो जाएगा, तो E² हो गया, N हो गया, टाउ हो गया, V हो गया, A हो गया, E²N_τVA, तो क्या हो जाएगा, E²N_τVA बाई, नीचे क्या है, ml, नीचे क्या था वहां पे ml, तो V अपॉन आई वैल्यू पुट की। अब आप देख रहे हो V से V कट गया, अब V से V कट गया तो अब ml कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो आपको मिल जाएगा ml, नीचे मिल जाएगा n, नीचे मिलेगा NE²τA। तो चेक करना वही है कि नहीं है, ml NE²τA, यानी V अपॉन आई का आपको रेशियो मिल गया। अब ओम्स लॉ में क्या कहा गया था, ध्यान से समझना। ओम्स लॉ में क्या कहा था कि V इक्वल्स टू होता है IR, वेयर R इज द कांस्टेंट, और हम इसी को प्रूफ कर रहे हैं डेरिवेशन में कि भाई प्रूफ करो कि R कांस्टेंट है, V और I का रेशियो सेम रहता है, तो V अपॉन आई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इस बात को प्रूफ करना है, या कह लो R कांस्टेंट होता है, कुछ भी कह लो, V अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट होता है। चेक करते हैं, V अपॉन आई का रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं, हम लोगों के सामने है NmL/ne²τA। वहां पे आपको अगर टर्म समझनी है तो फिर से समझा देता हूं एक बार। M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, N इज द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? तो V अपॉन आई कह रहा है ओम्स लॉ कांस्टेंट होता है, और हमें यही ड्राइव करना था, यही डायरेक्ट वो डिडक्शन करना था। तो अब देखते हैं कि कांस्टेंट है या नहीं V अपॉन आई एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, यानी फिक्स्ड टेम्परेचर पे बात करेंगे। नंबर 1, द क्वांटिटीज M कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चेंज हो जाएगा, यानी M कांस्टेंट है, M की वैल्यू कांस्टेंट है। आगे L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब ये कंडक्टर मैंने मान लो ये ले लिया मेरे भाई, तो अब इसकी लेंथ कम ज्यादा तो होगी नहीं, ठीक है, तो लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी, यानी L भी कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट, L भी कांस्टेंट। तो ऊपर वाली दोनों चीजें कांस्टेंट है, दोनों क्वांटिटी M भी और L भी। आगे देखते हैं, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, टेम्परेचर तो तुमने कांस्टेंट रख लिया एट फिक्स्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर में कुछ कम ज्यादा कर नहीं रहे हो, तो ना तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे ना स्लो होंगे, फिलहाल तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होंगे वही रहेंगे। क्योंकि अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ता या घटता तो मैं मानता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में फर्क आता या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में फर्क आता, लेकिन आप लोगों ने टेम्परेचर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कुछ भी फर्क नहीं आएगा, तो ये भी कांस्टेंट, N भी कांस्टेंट। E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी कांस्टेंट होता है, E भी कांस्टेंट। टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये भी एक एवरेज है, फिक्स है, टाउ भी कांस्टेंट है। एंड A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि थिकनेस है वो भी कांस्टेंट है। ऑल हैव कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ गिवन कंडक्टर, यानी इन सारे क्वांटिटीज की, इन सारे टर्म की जो हमने बात की है, M, L, N, E, टाउ एंड A, इन सब की वैल्यूज कांस्टेंट होगी फॉर अ गिवन कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो कांस्टेंट टेम्परेचर वाली पहले ही बोल दिया, समझ रहे हो, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना ही रखना है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल द क्वांटिटीज हैविंग कांस्टेंट वैल्यू, इट मींस अगर ये कांस्टेंट है तो V अपॉन आई ये नहीं कांस्टेंट होगा। एक बात बताओ,
होगा कि नहीं होगा? तो यहां से प्रूव हो गया कि V अपॉन आई की वैल्यू जो भी आएगी कांस्टेंट आएगी फॉर अ गिवन कंडक्टर फॉर अ एट अ फिक्स टेम्परेचर या एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे V अपॉन आई की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। लेकिन एक बात बार बार फोकस कर रहा हूं, कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है? तो V अपॉन आई अ कांस्टेंट आर प्रूव हो गया। दिस प्रूव्स ओम्स लॉ फॉर अ कंडक्टर, यानी ये प्रूव करता है ओम्स लॉ फॉर अ कंडक्टर। और हम जानते हैं अगर V अपॉन आई इसके बराबर है और V अपॉन आई आर के बराबर भी होता है, तो क्या कह सकता हूं, जो ये वैल्यू आई वो आर आई। तो हमें रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला मिल गया V अपॉन आई के अलावा, क्या? एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। याद रखना, नोट करना और नोट कर लो, रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला मिल गया, क्योंकि आर इक्वल होता था V अपॉन आई और V अपॉन आई है हमारा एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो क्या हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा? एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये था आपका ओम्स लॉ का डेरिवेशन। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नोट डाउन कर लिया, थोड़ी सी और बात करते हैं आगे। अब आगे बात है रजिस्टिविटी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। यानी अभी अभी आपने रेजिस्टेंस तो देख ही लिया, एक नया फॉर्मूला एम एल एन ई स्क्वायर बाई टाउ ए। रेजिस्टेंस का तो अभी भी एक फॉर्मूला देख ही लिया आपने, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। अब ये कह रहे हैं कि भाई रजिस्टिविटी को भी उसी टर्म में लिखो। यानी पहले तो हम रजिस्टिविटी को कैसे लिखते थे? आर इक्वल टू होता था रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से हम रजिस्टिविटी को लिखते थे आर ए बाई एल इक्वल टू रो, यानी रजिस्टिविटी इतना होता था आर ए बाई एल। तो अब कह रहा है कि जो ये रजिस्टिविटी को आप रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस सेक्शनल लेंथ के टर्म में लिखते हो, ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो रजिस्टिविटी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में लिखो, और रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ तो ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है और ना ही रिलैक्सेशन टाइम आ रहा है, तो देखते हैं क्या आएगा। अब हम जानते हैं आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, वैल्यू पुट कर दो रेजिस्टेंस की, बट आर इक्वल टू क्या है? एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। अभी भी पढ़ा, अभी अभी क्या पढ़ा कि भाई रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। आप रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दो, तो वेयर टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कंपेयरिंग द अबव टू इक्वेशन। तो क्या होगा? कंपेयर कर लो, यानी रो एल अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले इसे रफ कर देता हूँ उस साइड वाले को। तो देखो रो एल अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस के इक्वल, एक होता था आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एक अभी निकला था आर इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, रजिस्टिविटी निकालना है, एल और ए को भी वहीं पहुंचा दो, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। अब एल मल्टीप्लाई में तो उधर जाके किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अब रो अकेला रह गया, एरिया से एरिया कट गया, लेंथ से लेंथ कट गई, यानी कि न तो रजिस्टिविटी में एरिया आएगा और ना ही रजिस्टिविटी में लेंथ आएगी। तो मेरे भाई ये बात तो हम पहले भी जानते थे कि रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर ना तो लेंथ पर डिपेंड करती और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती। क्लियर है? तो यहाँ से नया फॉर्मूला आ गया रजिस्टिविटी इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। कितना आ गया? एम एन ई स्क्वायर टाउ। यानी ना तो इस फॉर्मूले में लेंथ है, यानी रजिस्टिविटी मास पर डिपेंड करेगी, वो तो कांस्टेंट है, एन पर डिपेंड करेगी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ई पे डिपेंड करेगी यानी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और टाउ पर डिपेंड करेगी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यानी ना तो इस फॉर्मूले में एल आया और ना ही इस फॉर्मूले में ए आया, यानी ना तो लेंथ पर डिपेंड करेगी ना ही एरिया ऑफ कंडक्टर डिपेंड करेगी। तो ये वाला था रजिस्टिविटी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड द रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर मेरे भाई? वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो नोट डाउन हो गया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ऑब्वियसली रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, यानी यहाँ पे साफ साफ दिखाया जा रहा है कि जो रो है यानी कि आपकी रजिस्टिविटी है वो डिपेंड नहीं कर रही है डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पर, यानी कि लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो सही बात है, ना लेंथ पर डिपेंड कर रही ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड कर रही। कौन? रो, यानी कि रजिस्टिविटी। बट इट डिपेंड ऑन इट्स टू पैरामीटर्स, बट ये दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। वो कौन कौन से दो पैरामीटर हैं? नंबर वन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, यानी कि ये डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। फॉर्मूला को लिख लेता हूं, अभी भी हमने देखा था कितना था, देखो रो इक्वल टू था एम एन ई स्क्वायर टाउ, रो इक्वल टू था एम
एन ई स्क्वायर टाउ, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ साफ साफ देख रहे हो लेंथ और एरिया तो है ही नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, इस पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, यानी एन पर डिपेंड करती है। याद रखना किस पर डिपेंड करती है, एन पर, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दूसरा, द रिलैक्सेशन टाइम, द एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आपका टाउ होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन पर कोलाइड करने से पहले लेता है, यानी भाई यहां से यहां टकराएगा तो कुछ तो टाइम लेगा बीच में, उसी को हम कहते थे टाउ। टाउ इसका नाम है, ठीक है, सिंबल का, उसे बोलते थे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ पर डिपेंड करता है। तो ई किस किस पर डिपेंड कर रहा है, एन पर और टाउ पर। किस पर, एन पर और टाउ पर। और रही बात एम की, तो ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रही बात एम की, तो ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो भैया किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर बढ़ा लो घटा लो कुछ भी कर लो, एम तो चेंज नहीं होगा। और रही बात इस ई की, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, रही बात इसकी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो भैया कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो घटा दो, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज रहता है उतना ही रहेगा। ना तो इलेक्ट्रॉन का मास बदलेगा, ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज बदलेगा, चाहो टेम्परेचर बढ़ा लो चाहो टेम्परेचर कम कर लो। तो भैया एम और ई ये तो वैसे ही आउट हो गए बाहर, यानी कि कांस्टेंट रहे बस एन और टाउ। यानी कि रजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की एक तो ई पर डिपेंड करती है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और डिपेंड करती है उसके एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। क्लियर मेरे भाई? तो दोस्त क्या आप जानते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर टॉपिक के अंदर जो मोबिलिटी होता है उसका मीनिंग होता है कि हाउ फास्ट और स्लो द चार्ज कैरियर्स आर, यानी कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कितना फास्ट है और कितना स्लो है, ये वाली बात हमें बताती है मोबिलिटी। क्लियर है? तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराने के लिए कैरियर्स की जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन मार्क। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसमें कैरियर्स होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था कि चार्ज का फ्लो करना इलेक्ट्रिक करंट होता है। और चार्ज का फ्लो करना, चार्ज कैसे फ्लो करेगा, चार्ज को कोई कैरी करेगा वो लेके जाएगा। तो जो चार्ज का फ्लो कर रहा है, यानी कि चार्ज को कोई कैरी करके ले जा रहा है, उसे हम बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराने के लिए कैरियर्स की जरूरत पड़ती है। और बात है हमारे मन में कि भाई अगर कैरियर्स की जरूरत पड़ती है तो जैसे मेटल से, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, यानी चार्ज फ्लो करता है। इलेक्ट्रोलाइट में भी चार्ज फ्लो करता है, यानी चार्ज कैरियर्स हैं। सेमीकंडक्टर में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो क्या इन सभी में कैरियर्स सेम है या अलग अलग है? यानी कि जो चार्ज को ले जाने वाले कैरियर्स हैं वो मेटल, इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर में अलग अलग है या सेम है? कि क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तभी हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट है? क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं? तो जो ये बात है ना कि पहली बात कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराने के लिए कैरियर्स की जरूरत पड़ती है, तो जवाब है हाँ पड़ती है। यानी कि चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो कराने के लिए भाई कैरियर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, उन्हीं को बोलते हैं हम चार्ज कैरियर्स। इसीलिए हम टॉपिक पढ़ेंगे अभी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। अब बात आती है मेटल, इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर सभी में चार्ज कैरियर सेम होते हैं? तो इसका जवाब है सभी में सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने एक डायग्राम में यहां समझने की कोशिश की है कि यहां पर जो ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट है वो आयंस की वजह से है। देखो पॉजिटिव आयन इधर जा रहे हैं और नेगेटिव आयंस इधर जा रहे हैं, तो इसीलिए ये बन गया नेगेटिव एनोड और ये आपका बन गया पॉजिटिव कैथोड। ये क्या बन गया? पॉजिटिव कैथोड। तो देखो सारे के सारे नेगेटिव आयन इधर आ गए, एनोड बन गया, यानी आयंस का फ्लो हो रहा है। तो यहां पे चार्ज कैरियर कौन है? आयंस हैं। तो यानी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए हम ये नहीं कहेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है। देखो लास्ट वाली चीज में हमने यही बोला था, क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो करते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं करते, क्योंकि यहां पर तो आयंस फ्लो कर रहे हैं फिर भी इलेक्ट्रिक करंट है। देखो कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, यानी इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें जरूरी है कि चार्ज का फ्लो हो, चार्ज का मूव हो। अब वो चार्ज चाहे इलेक्ट्रॉन ले जाए, चाहे कोई आयन ले जाए या कोई होल लेकर जाए, ऐसा माना जाता है। तो क्लियर है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, चार्ज फ्लो करना चाहिए। तो जो ये जवाब था ना, क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो? नहीं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए चार्ज का फ्लो। और चार्ज यहां पर कौन है? आयन्स है, ठीक है, और यहां पर होल्स है, ठीक है, यहां कौन है? होल्स है। तो हम यही बात करेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। क्लास 12 चैप्टर 3 का ये टॉपिक है अपन का।
अब मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स में सबसे पहली बात वही मोबिलिटी, वो भी अभी हमने बोली कि मोबिलिटी का मतलब हाउ फास्ट और स्लो चार्ज कैरियर्स आर। तो इस मोबिलिटी की वजह से ही द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्ज कैरियर्स, यानी कि किसी की भी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है, या हम कहते हैं ये कंडक्टर है, वो कंडक्टिविटी या कंडक्टर चार्ज कैरियर्स के मोबाइल होने की वजह से ही होता है, यानी कि उनके मूव करने की वजह से होता है। ये बात क्लियर हो गई पहली बात। आगे बढ़ते हैं। दीज में बी इलेक्ट्रॉन इन मेटल। अब जो वहां पर क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग में भी आपके मन में आ रहा था कि भाई क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं चार्ज कैरियर्स, तो नहीं, यहाँ पे मेंशन कर दिया दीज में भी इलेक्ट्रॉन इन मेटल। हाँ, मेटल के अंदर जरूर इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज कैरियर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में कौन होते हैं? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। मेटल में इलेक्ट्रॉन से चार्ज कैरियर, सेम उसमें इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। एंड इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर। और जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसमें दो चार्ज कैरियर होते हैं, एक होल्स और एक आपके इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है एक्चुअल मोबिलिटी है क्या। ये तो क्लियर हो गया कि हाउ फास्ट और स्लो, पर मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे कि चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी इतनी है। तो उसके लिए क्या है, द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो मोबिलिटी है चार्ज कैरियर की वो एक्सप्रेस की जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि एक्वायर की है इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो वही बात आ गई ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बताएगी, हाउ फास्ट और स्लो। इलेक्ट्रॉन तेज जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन धीरे जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई ही क्यों आई, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था। तो देख लो मोबिलिटी में दोनों चीज आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ गई। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना मोबिलिटी को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि मोबिलिटी आ रही है हाउ फास्ट और स्लो। भैया फास्ट इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कितना फास्ट हुआ वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताएगी। तो पहली बात माइंड में क्लियर होगी, मोबिलिटी में दो चीज आ गई कि एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाउ फास्ट और स्लो कब हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और कितना है वो ये हो गया। तो म्यू इक्वल्स टू वी बाई ई। और म्यू क्या होता है हमारा, म्यू होता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो याद रखना जो ये म्यू है ना, म्यू डिनोट करता है मोबिलिटी को, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो वी बाई ई यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी होगी हम कह देंगे यही इसकी मोबिलिटी है चार्ज कैरियर्स की। तो क्लियर हो गया, म्यू इक्वल्स टू वी बाई ई। नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हो गया नोट डाउन, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग कि एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। अब हमें पता है कि ये तो आपने बोल दिया भैया कि जो म्यू होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने हमें एक फॉर्मूला दे दिया मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का। लेकिन हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है वीडी, आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है फॉर्मूला। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वीडी इक्वल्स टू ई टाउ क्यू बाई एम, ठीक है। या फिर वहां पे हम लिखते थे ई टाउ ई बाई एम। तो देखो मेरे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ई होता था चार्ज और इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्यू इसलिए लिख दिया है क्योंकि भैया जो कोई चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज्यादा होगा तो उसी ई को क्यू से नोट कर दिया। तो कंफ्यूज मत होना कि सर वहां तो फॉर्मूला था ई टाउ ई बाई एम, यहाँ पर क्यू लगा दिया। तो वहां पे भी जो स्मॉल ई था वो चार्ज था, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। तो आपको मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई टाउ क्यू बाई एम। पुट कर देते हैं तो म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जैसे कि इन्होंने पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर दो, ई टाउ क्यू बाई एम डिवाइडेड बाई ई। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा ई टाउ क्यू बाई एम मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन ई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये तो पता है, मैथ्स में रेसिप्रोकल हो जाता है, ई से ई कट गया। यानी कि जैसे ही हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन उस फॉर्मूले में रखा, ई से ई कट गया, हमें मिल गया म्यू इक्वल्स टू टाउ क्यू बाई एम। तो हमें एक और नया फॉर्मूला मिल गया मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का, नया टॉपिक नया फॉर्मूला मिल गया, या कह लो नया एक्सप्रेशन मिल गया मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का, टाउ क्यू बाई एम, वेयर टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्यू इज द टोटल चार्ज, एम इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आगे बात करते हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अगर यही बात इलेक्ट्रॉन के लिए हो रही है, क्योंकि अभी हमने देखा चार्ज कैरियर्स या तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर होल हो सकते हैं, तो ये फॉर्मूला कैसे बदल जाएगा, देखो म्यू ई, म्यू ई का मतलब क्या हो गया कि आप मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सिंपली यहाँ ई लगा दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब सब में ई लगाते जाओ,
क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यानी कि ई आ गया, टाउ ई यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ चार्ज, तो इसीलिए ई टाउ ई लगा दे। मतलब समझ रहे हो ना, फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डिनोट करने का तरीका बदल दे रहा है। डिनोट करने का तरीका इसलिए बदल दे रहा है क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये होल के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ई लगाते गए। फॉर्मूला भैया म्यू इक्वल्स टू टाउ क्यू बाई एम, यहाँ ई लगा दिया इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे ई लगा दिया क्योंकि भैया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन का है, क्यू की जगह ई लगा दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एम तो ऐसे ही रहा, और यहाँ ई लगा दिया यानी इलेक्ट्रॉन के मास की बात हो रही है। क्लियर है? ऐसे से हम होल के लिए बात कर लेंगे कि फोर एंड होल म्यू एच इक्वल्स टू ई टाउ एच बाई एम एच। म्यू एच बता रहा है कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स होल की वजह से है, यानी कि जो चार्ज कैरियर है वो होल है, और ई स्मॉल ई टाउ एच, और एम एच यानी कि उस होल का मास। क्लियर है मेरे भाई? इसको नोट डाउन कर लो, पेन नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात की गई है कि द मोबिलिटीज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर पॉजिटिव ऑल्दो देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर अपोजिट टू ईच अदर। यानी ये कह रहे हैं कि जो मोबिलिटी होती है, जो होल्स की वजह से होती है और इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट होती है ईच अदर। तो थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि सर होल्स एग्जैक्टली मूव कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आ गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट मूव करते हैं। तो क्या लिखा है देखो, देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, यानी उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज है किस किस की, होल की और इलेक्ट्रॉन की, वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और होल भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे भाई, जितना कोशिश होगा इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आऊँगा कि सेमीकंडक्टर और फिर उसमें मैं इलेक्ट्रिक वैक्ट्रिक जाने क्या क्या बनाऊँ, कुछ नहीं बनाऊँगा। सिंपल समझना, जैसे मान लो यहाँ पर अपन का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक होल है। अब ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पहुँच जाए, ये इलेक्ट्रॉन, अभी एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पहुँच जाए तो होगा क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो ये वाली जगह खाली हो जाएगी, तो ये वाली जगह क्या हो जाएगी मेरे भाई, खाली हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, यानी भाई इलेक्ट्रॉन तो चला गया तो ये वाली जगह होगी खाली। तो जब ये वाली जगह खाली हो गई तो आप अपनी बात को दो तरीके से कहना, ध्यान से समझना। पहले क्या थी सिचुएशन, पहले मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ होल था, यहाँ होल था, यहाँ होल था। तो इस बात को आप दो तरीके से कह सकते हो, बहुत ध्यान से समझना, कि ये होल मूव करके यहाँ आ गया, इसीलिए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। कह सकते हो नहीं कह सकते हो कि ये होल, यानी यहाँ पर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल का मतलब समझो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां नहीं है। तो या तो अब देखो कोई मुझसे बोलेगा इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, मैं कहूंगा ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ आगे गया है, होल आगे गया है। देख लो, होल आगे गया, इलेक्ट्रॉन इसलिए यहां रह गया। हम क्यों कहें कि इलेक्ट्रॉन आगे गया, हम तो कहेंगे होल आगे गया, तो यही है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया। अब आगे की कहानी क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन यहां से आगे चला जाएगा तो यहां होल हो जाएगा, अब यहां क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नेक्स्ट। अब जैसे यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो हम कहेंगे कि भाई अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, तो मानेंगे होल यहां आ गया, यानी कि होल कहां आ गया, पीछे आ गया। तो समझ रहे हो ना हमारे पास कहानी क्या है, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे की जगह खाली होती जा रही है। तो या तो ऐसे बोलो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आगे हो रहा है, या कह लो होल का फ्लो इधर हो रहा है। तो इसीलिए दोनों का अपोजिट हुआ नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता जा रहा है इधर और आपके होल्स फ्लो करते जा रहे हैं इधर। ये बात क्लियर हुई? इसलिए बोला कि जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, किस किस की, होल्स की और इलेक्ट्रॉन की, वो अपोजिट है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि होल्स की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर, होल्स मूव कर रहे हैं इधर। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश किया। होल्स, भाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाएगा तो हमें लगा होल इधर बढ़ते जा रहे हैं, और होल ये कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज को दिखा रहा है एक तरीके से। क्योंकि खुद बताओ, किसी भी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन आगे चल गया तो ये क्या रह जाएंगे, पॉजिटिव रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे, पॉजिटिव रह जाएंगे। तो सीधी सीधी बात है, पॉजिटिव इधर फ्लो कर रहा है, नेगेटिव उधर फ्लो कर रहा है, और यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का अपोजिट। तो क्लियर है, होल और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे भाई कि होल और इलेक्ट्रॉन में क्या लफड़ा चल रहा है। तो इसीलिए हम कैसे बोल सकते हैं, या तो कह लो जिधर ये होल्स मूव कर रहे हैं, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज एक तरीके से, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है तो पॉजिटिव चार्ज ही बचा होगा, इलेक्ट्रॉन तो चला ही गया, तो वहां क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। तो या तो कह लो होल मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, या कह लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है, एक एंगल है देखने का, कि हम इस वाले पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वो उस वाले पर्सपेक्टिव से देख रहा है। क्लियर है मेरे भाई? फिर भी कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना।
आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, यानी मोबिलिटी जो है उसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। फिजिक्स के अंदर जब भी हमने एसआई यूनिट निकाली है, किस तरीके से निकाली है कि जिसकी भी एसआई यूनिट निकालनी है उसके फॉर्मूले के पास पहुंचो और उसके फॉर्मूले में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही हैं उन सबको अपनी अपनी एसआई यूनिट में रख दो। आपको क्या मिल जाएगा, आपको एसआई यूनिट मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो अभी हमने पढ़ा म्यू इक्वल्स टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी अपॉन ई, होता है कि नहीं होता। तो अब आगे बात कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर दो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई ई इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला पढ़ा था तुमने वी अपॉन एल, याद है कि नहीं। ई इक्वल्स टू क्या पता था, वी अपॉन एल। तो यहां से ई की एक ऐसे यूनिट निकाल लेता हूं मैं, वोल्ट पर मीटर निकाल दूं, वोल्ट पर मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है वोल्ट पर मीटर निकालने में। ठीक है, ई की लगा देता हूं वोल्ट पर मीटर, कोई दिक्कत यहां तक। यानी म्यू इक्वल्स टू वी डी बाई ई था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है कि अगर हम इस मोबिलिटी की ऐसा यूनिट निकालना चाहते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपनी एसआई यूनिट में रख दो और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी एसआई यूनिट में रख दो। सॉल्व करके जो भी आएगा वो म्यू की एसआई यूनिट आ जाएगी। सॉल्व कर देते हैं। तो जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, मीटर अपॉन सेकंड ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई बाई मीटर अपॉन वोल्ट ऐसे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई। मीटर अपॉन सेकंड एक फ्रैक्शन है, वो तो एज इट इज। हाँ, वोल्ट पर मीटर ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये तो आपको मैं से पता ही है ना, ए अपॉन बी सी अपॉन डी कैसे सॉल्व करते हैं। तो मीटर पर सेकंड ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई मीटर अपॉन वोल्ट ऐसे हो गया। मीटर 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 स्क्वायर बाई वोल्ट सेकेंड, तो ये आपकी हो गई एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। कैसे लिख सकते हो, इनको ऊपर पहुंचा दो। तो ऊपर पहुंचाने का तरीका क्या होता है भाई, यहां लिख देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है, अब तुम्हें पता है वोल्ट पे पावर है 1, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव -1, तो v -1 और s -1, तो बन गया मीटर स्क्वायर v -1, यानी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। तो देख लो, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, क्लियर है। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, कैसे आई, क्लियर है। अब बोल रहा है प्रैक्टिकल यूनिट जो मोबिलिटी की होती है वो मीटर की जगह सेंटीमीटर यूज करते हैं, तो कर लो मीटर की जगह सेंटीमीटर, क्योंकि एसआई यूनिट में तो हमें सारी चीजें किस में रखनी पड़ती है, एसआई यूनिट में, लेकिन प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं मोबिलिटी वो सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁴। कुछ नहीं किया, सिंपल मीटर को सेंटीमीटर बदल दिया, क्योंकि हम जानते हैं ना 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100। एक मीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दिया आगे, 10⁻² होते हैं ना भाई, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। अब ये मीटर स्क्वायर है, ये क्या है मीटर स्क्वायर, जब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 10⁻² का भी स्क्वायर होगा, यानी 10⁴, यानी मीटर को बदल दिया सेंटीमीटर, कुछ नहीं किया, क्योंकि मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड आपकी ऐसा यूनिट थी, लेकिन इन्होंने बोला कि भैया हम तो प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, तो उन्होंने कहा एक काम करो कन्वर्ट कर दो, तो 1 मीटर किसके इक्वल होगा, 10⁻² सेंटीमीटर के, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, क्लियर है। सिंपल, मीटर को किस में बदल दिया, सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, एज इट इज लिख दिया, क्लियर है। सारा का सारा नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा नोट हो गया, अब आगे बात करते हैं कुछ। अब आगे बोला गया रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर या मोबिलिटी ऑफ चार्ज कंडक्टर, ठीक है। अब ये भी मोबिलिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन बताना है मोबिलिटी से, तो क्या करना है, जब भी रिलेशन बताना होता है तो सिंपल फिजिक्स में कहते हैं कि भैया फॉर्मूले के अंदर दोनों चीज आ जाए। एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें मोबिलिटी भी है इलेक्ट्रिक करंट भी है, चेक करते हैं। तो इन अ मेटेलिक कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन। हम सब जानते हैं कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो I इक्वल्स टू होता है ENA/VD, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले से आपको याद है, ठीक है। E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसकी थिकनेस, और VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एवरेज वेलोसिटी, क्लियर है। तो I इक्वल्स होता है ENA/VD। अब सिंपल आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ अभी भी आपने एक फॉर्मूला देख लिया था कि म्यू इक्वल्स टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह कुछ और लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर में तो करंट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो सीधा सीधा पता है कि जो चार्ज कैरियर्स हैं आपके वो किसके हैं, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे म्यू ई लिख दिया इन्होंने सिंपली, क्लियर है। तो यहाँ से VD कितना निकल आएगा, म्यू ई,
और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वी डी। पुट कर दो भैया उठा के यहाँ पे, तो क्या बन गया फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू ई एन ए। ई एन ए एज इट है, वी डी की जगह क्या आ गया, म्यू नॉट ई। वी डी की जगह क्या आ गया, म्यू नॉट ई। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो, वी डी की जगह म्यू नॉट ई पुट कर दिया, सिंपल, क्योंकि हम जानते हैं वी डी इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट ई। तो हमें वही रिलेशन चाहिए था, तो आ गया इलेक्ट्रिक करंट आई और म्यू नॉट ई, यानी द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। चूंकि ये कंडक्टर की बात थी, तो कंडक्टर में तो चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो मोबिलिटी भी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। क्लियर है मेरे भाई, वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि भाई रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि आप हमें सेमीकंडक्टर के अंदर बताओ। अभी भी किसकी बात की थी, तुरंत अभी भी हमने बात की थी कंडक्टर के अंदर। अब कंडक्टर के अंदर तो खाली इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने बता दिया कि भैया इलेक्ट्रिक करंट का ये रिलेशन है किसके साथ, मोबिलिटी के साथ। और मोबिलिटी भी किसकी, जो कंडक्टर के अंदर है। अब कंडक्टर के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की बात की। अब चूंकि ये कह रहा है कि रिलेशन बताओ इलेक्ट्रिक करंट का मोबिलिटी के साथ, लेकिन सेमीकंडक्टर में, और हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो दो चीजों की वजह से करता है। किसकी वजह से, होल्स की वजह से और आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो भैया दोनों को लाना पड़ेगा, और होल और इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है। तो होल और इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो किसकी वजह से होगा, सिंपली यहाँ लिखता चलता हूं मैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, पहले वाला ही फॉर्मूला आएगा जो अभी हमने देखा था ना, कंडक्टर में आया था, वही आएगा, सिर्फ होल से लिख दिया। तो टोटल करंट आई किसकी वजह से होगा, एक लिख दिया आई ई, यानी इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, प्लस आई एच, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द होल्स। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द होल्स, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। आई ई की वैल्यू पुट कर दो, आई ई की वैल्यू अभी भी निकाली थी कि भाई ई एन ए, वी डी की जगह क्या लगा दिया था, म्यू नॉट ई, और ये कैपिटल ई, यही है कि नहीं, चेक कर लो, ई एन ए म्यू नॉट ई और कैपिटल ई, वही आ गया, क्योंकि ये तो अभी हमने निकाल लिया था कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आपका मोबिलिटी और चार्ज कैरियर में रिलेशन होगा, ठीक है। अब एच की जगह क्या करेंगे, सिंपली जो बात इलेक्ट्रॉन के टर्म में हो रही थी कि भैया इलेक्ट्रॉन का मतलब मोबिलिटी, तो यहां बोल दिया होल्स की मोबिलिटी, कुछ फर्क नहीं आएगा, तो भाई वही लिखूंगा। ई की जगह क्या लिख दूंगा मैं, पी लिख दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि ई बता रहा था ना चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, पी बता रहा है कि चार्ज ऑन होल्स। अब होल्स पे कौन सा चार्ज है, मैंने पहले भी समझाया था कि भाई ये होल्स हैं आपके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां चला गया तो यहां पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया ना, इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है, तो भैया ऑब्वियसली पॉजिटिव रह गया, तो इसीलिए पी से नोट कर देता हूं, ठीक है। पी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन क्या था, नंबर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन ही रहने दो इसे, ठीक है। ई पी, ठीक है। इन्होंने नहीं, इन्होंने कैसे लिख दिया मैं बता देता हूं, चार्ज तो उतना ही रहने दिया, ई जो एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, उसे पी से नोट कर दिया है, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यही दिखा देता हूं। ई एज इट इज रखा है जो चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर चार्ज सेम होता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ाई हुआ है ना कि किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी एटम के अंदर, कंडक्टर नहीं, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है, वो सेम होता है। तो ई तो एज इट इज रखा, पी लिख दिया, पी किसकी जगह, एन की जगह लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। भैया अब यहाँ पे प्रोटॉन अलग होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर पॉजिटिव चार्ज, या सिंपली समझो जो होल्स का है, कंफ्यूज मत हो, सिंपली समझो जो आपके होल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, से पी से नोट किया है, बात खत्म। जैसे इलेक्ट्रॉन को एन से नोट किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितने होल्स हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में सेमीकंडक्टर के कितने होल्स हैं, उसको नोट किया है पी से, बात खत्म। क्लियर है भाई, समझ आ गया ना कि भाई अब होल्स तो होंगे ना, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, होल्स बचे, तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने होल प्रेजेंट है, वही आपकी हो जाएगी होल डेंसिटी, ठीक है। पी से नोट कर दिया, ए वही भाई उसका क्या थिकनेस, जो सेमीकंडक्टर है म्यू एच, यानी कि बता रहा है मोबिलिटी ड्यू टू द होल्स, और ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इसमें जो चीज कॉमन आ रही है बाहर ले लो, ई चार्ज सेम है बाहर ले लो, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है बाहर ले लो, ई सेम है बाहर ले लो दोनों में, तो अंदर बच्चा एन म्यू ई, यहाँ बच्चा पी म्यू एच, यानी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और म्यू ई इज द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पी क्या बता रहा है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम या फिर होल्स डेंसिटी, और म्यू एच क्या बता रहा है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू द होल्स। तो इस तरीके से हमें एक फॉर्मूला मिल गया सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी में रिलेशन है। तो आगे लिखा है वेयर एन एंड पी आर द इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटीज, मैंने वही बोला था
कि एन और पी क्या है, होल वो डेंसिटीज हैं। एन बता रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड पी बता रहा है होल डेंसिटी। तो वेयर एन एंड पी आर द इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटीज ऑफ द सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर के अंदर जो होल डेंसिटी है वो पी से नोट कर दी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन से नोट कर दी। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो पूरा। तो नोट डाउन कर लिया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देखो आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में, इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिजिक्स के बहुत ही डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेता हूं। तो जितना मुझसे पॉसिबल हो पा रहा है मैं अपनी गलतियों को निकाल निकाल के ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। कोशिश कर रहा हूं और अच्छा पढ़ा सकूं, कोशिश कर रहा हूं कुछ और नए मेथड्स ऐड कर सकूं, कोशिश कर रहा हूं कि और इजी एक्सप्लेनेशन बना सकूं। तो मेरे भाई आप लोग भी मुझे कोई भी सजेशन या फीडबैक बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो हो सकता है कोई टीचर भी देखे। अब टीचर देखेगा तो उसे लगेगा कि यार इसमें ऐसा हो जाए, तो भाई मोस्ट वेलकम है यार, मोस्ट वेलकम। और मुझे तो इसकी बहुत ज़रूरत है और इवन लाइफ टाइम ज़रूरत होगी कि भाई आपके फीडबैक और सजेशन की। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है ना, मैं आपसे ऐसे कहता कि यार प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो और लाइक कमेंट, मैं कुछ नहीं कहता, ऐसे नहीं, कभी नहीं कहता भाई प्लीज़ प्लीज़, कुछ नहीं। सिंपल है, सब्सक्राइब करना है नहीं करना है आपकी चॉइस है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि अगर आपको टॉपिक समझ आ रहा है तो आप ऑब्वियसली करोगे, क्योंकि आगे वीडियो देखनी है। लाइक करना आपकी चॉइस है, लेकिन कमेंट करना मैं आपकी चॉइस इसलिए नहीं रखता क्योंकि यार कमेंट की मुझे बहुत जरूरत होती है। आपने कुछ कमेंट किया अच्छा सा, भाई अंदर से अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, मोटिवेशन मिलता है और काम करेंगे। किसी ने कमेंट गंदा सा किया, उस पर वर्क करेंगे। अगर वो लगेगा कि यार इसने ऐसा बोला क्यों, तो देखेंगे कि हाँ हम उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं अपनी गलती के अंदर। तो कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत यूजफुल है। कमेंट्स इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा मुझे यूट्यूब के ऊपर कुछ, ठीक है। तो सब्सक्राइबर लाइक की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कमेंट की बात करता हूँ, ताकि भले ही 20 लोग देखें, भले ही 50 लोग देखें, उसमें से 2 लोगों ने भी कमेंट किया ना, तो अगर उन 2 लोगों का कमेंट मेरे लिए वैल्यूएबल रहा, फीडबैक अच्छा रहा, या फीडबैक में कुछ उन्होंने सजेशन दिया, तो भाई मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो देखी है तो आप एक कमेंट करके जरूर जाएं, ठीक है। तो दोस्त, क्या आप जानते हैं कि रजिस्टिविटी को एक और नाम से जाना जाता है, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कुछ लोगों को लगता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस फिर तो सेम होंगे। तो भाई पहले तो एक बात क्लियर कर लो, रजिस्टिविटी को अनदर नेम से जाना जाता है, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो रजिस्टिविटी से अलग होता है। तो कंक्लूजन ये है कि भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टेंस अलग है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी है, हाँ बिल्कुल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही रजिस्टिविटी है। तो यहीं से कुछ मन में बातें आती हैं, जैसे कि रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों सेम है। तो अभी भी हमने बात की कि भाई नहीं, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों सेम नहीं है। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों सेम है। कि क्या सारे मटेरियल्स जैसे मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एक्सेट्रा की रेजिस्टिविटी हमेशा बढ़ती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि रजिस्टिविटी हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड करती थी। तो हमने देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज होता था तो हमारी रजिस्टिविटी भी क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन मन में ये आया कि क्या रजिस्टिविटी हमेशा बढ़ेगी? जैसे कभी मेटल होगा, मटेरियल तो भाई कोई भी हो सकता है, कभी मेटल होगा, कभी सेमीकंडक्टर होगा, कभी इंसुलेटर होगा, तो क्या रजिस्टिविटी हमेशा बढ़ेगी? क्योंकि हमने एक पार्ट पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी बढ़ती है। और हम बात करेंगे कि रजिस्टिविटी की हेल्प से हम मेटल और अलॉय में फर्क बता सकते हैं, यानी कि हम चूज कर सकते हैं कि ये मेटल है और ये अलॉय है। किसके बेसिस पे? रजिस्टिविटी के बेसिस पे। रजिस्टिविटी का या रजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, पहले तो इन्हीं की बात कर लेता हूं। जैसे पहला है, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों सेम है, तो आंसर है नो। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम है, तो यहां से कंक्लूजन निकला कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग है, रजिस्टिविटी अलग है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग है और रेजिस्टेंस अलग है। तो बात आती है कुछ फर्क होता है दोनों में, तो हाँ फर्क होता है। तो पहला फर्क तो बस मैं आपको यही बोल दूंगा मेरे भाई, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम और रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। अब दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो ऑब्वियसली फर्क समझ आ गया कि दोनों ही अलग अलग क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे क्या सारे मटेरियल, ये वाला जो हमारा डाउट है ये क्लियर हो जाएगा आज के टॉपिक में कि भाई जो टेम्परेचर
जो टेम्परेचर है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज का हमारा टॉपिक ही यही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अपना टॉपिक है ये क्लास 12th का चैप्टर 3 का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसका एक टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी, यानी कि जो रजिस्टिविटी है उस पर टेम्परेचर किस तरीके से डिपेंड करता है। क्योंकि हमने एक बार पढ़ा था कि भाई रजिस्टेंस इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने का, तो क्या हमेशा करता है, यही हमारा क्वेश्चन 2 में डाउट था। तो देखेंगे नंबर 1, द रजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड ऑन द नंबर डेंसिटी n फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द मीन कोलिजन ऑफ टाइम टाउ, यानी कि जो हमारे रजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल की, अब वो चाहे मटेरियल मेटल हो, फिर वो चाहे मटेरियल एलॉय हो, फिर वो चाहे मटेरियल सेमीकंडक्टर हो, तो जो हमारी रजिस्टिविटी हो डिपेंड करती है नंबर डेंसिटी पे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, और डिपेंड करती है मीन कोलिजन टाइम, यानी कि जो कोलाइड होने में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लगता है, इन दो बातों पर। तो एक फॉर्मूला था रो इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। ये फॉर्मूलाज देखो मेरे भाई आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू था एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए, अगर याद हो तो वहां से निकला था रजिस्टिविटी का, ये रजिस्टेंस का फॉर्मूला था। और अब ये भी हमने सीख लिया कि रजिस्टिविटी अलग है, रजिस्टेंस अलग है। तो आपको इसको सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियोस को भाई सीक्वेंस में देखो, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट रहती हैं। क्लियर है। तो रो इक्वल टू होता है एम एन ई स्क्वायर टाउ ए। इस फॉर्मूले को देखते हुए समझ आ रहा है कि जो रजिस्टिविटी है वो डिपेंड कर रही है एम पर यानी कि मास पर, एन पर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या नंबर डेंसिटी बोल सकते हैं, ई स्क्वायर यानी कि चार्ज पर, और एवरेज रिलैक्सेशन टाउ यानी कि टाइम पर। तो देखो एम कांस्टेंट है, एम क्या है, कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ई स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है वो तो वेरी करेगा नहीं, तो यहां वेरी कर सकता है एक एन और एक टाउ। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में ये बोला मेरे भाई कि जो रजिस्टिविटी है आपकी वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है एक तो नंबर डेंसिटी पर यानी एन पर, और दूसरा टाउ पर, क्योंकि यही दो चीज वेरी कर सकती हैं, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, आप लोग देख सकते हो। बात समझ आई। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने पर इन दोनों पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम स्टडी कर लेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने पर इन दोनों में ये फर्क पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मेटल्स में बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा रजिस्टिविटी का, अलग अलग मटेरियल्स आएंगे। अब नंबर 1 हमारा कौन है, मेटल। मेटल में क्या होता है, फॉर मेटल्स द नंबर डेंसिटी एन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, यानी जो आपके मेटल्स होते हैं, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जो ये मेटल्स होते हैं इनके अंदर जो एन होता है यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर डेंसिटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। यानी इनके पास तो वैसे ही भरमार होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की, मेटल्स के पास तो मेरे भाई फ्री इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है, बहुत सारे होते हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर ऐसा नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन और ज्यादा आ जाते हैं, पहले से ही होते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसका, टेम्परेचर का। तो जब एन पे फर्क नहीं पड़ता तो रह गया अकेला टाउ, यानी रजिस्टिविटी डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ टाउ पर। किस पर डिपेंड करेगी, टाउ पर। ये बात समझ आ गई, क्योंकि भाई एन तो आपको इंडिपेंडेंट बोल ही दिया इन्होंने मेटल के अंदर की फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपको एन है वो तो इंडिपेंडेंट हो गया टेम्परेचर के। तो अब बचा कौन, टाउ, क्योंकि दो ही चीजों पर रजिस्टिविटी डिपेंड कर रही थी, एक एन पर यानी फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और एक दूसरा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पर। तो आगे बात करते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा। एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने में मान लो कुछ एक्स टाइम लगता है, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ते क्या होता है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जल्दी से जाएगा। अब जल्दी से जाएगा इसका मतलब क्या है, टाइम घट गया, टाइम कम हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब हमें दिख रहा है कि रजिस्टिविटी जो टाउ है उसके क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो टाउ डिक्रीज होते ही रजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, यानी कि हमारे मेटल्स के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो याद है ना जो ये क्वेश्चन था हमारा कि भाई क्या सारे मटेरियल्स में रजिस्टिविटी हमेशा बढ़ती है, तो सारे मटेरियल की तो नहीं पता मेरे भाई, लेकिन
फिलहाल हम मेटल की जरूर कह देंगे कि मेटल के अंदर टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है। अब सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो आगे हमसे बोला है कि एंड ऑल्सो द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेस, ठीक है। उनका वाइब्रेशन इंक्रीज होता है, उनकी स्पीड इंक्रीज होती है, उनकी स्पीड इंक्रीज होने की वजह से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घटता है और आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर है मेरे भाई? वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। मैं पहले ही बता रहा हूं, जब भी मेरी वीडियोस देख रहे हो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, इस मेथड से पढ़ा रहा हूं कि एक नोटबुक लेके बैठो, पेन लेकर बैठो। मैं हर स्लाइड के बाद आपको टाइम देता हूं नोट डाउन करने का। पहले पूरा समझो, साथ साथ मत लिखो, पहले पूरा समझो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ो। क्लियर है? नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, अब तो नोट डाउन हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं। इतना तो क्लियर हो गया कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया। क्यों डिक्रीज कर गया? क्योंकि वाइब्रेशन तेजी से होने लगा टेम्परेचर के इंक्रीज होते ही। अब आगे बोला गया है कि द मीन कोलिजन टाइम टाउ डिक्रीजेस, यानी कि जो मीन कोलिजन है, जो टाइम लग रहा था एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने में, वो डिक्रीज कर गया। अब उसके डिक्रीज करते ही क्या होगा? हेंस द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल रो, यानी कि रजिस्टिविटी किस तरीके से डिपेंड कर रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रिलैक्सेशन टाइम के। तो रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज किया, रजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो वही किया है, द रजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस, द रजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस एंड दी कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। आप लोगों को पता होगा कि रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल। अगर रजिस्टिविटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी कम हो रही होगी, रजिस्टिविटी कम हो रही है कंडक्टिविटी बढ़ रही होगी। तो इन्होंने साथ में बता दिया है कि रजिस्टिविटी इंक्रीज हुई तो द कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर रजिस्टिविटी हमारी क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मोस्टली मेटल्स के साथ, क्योंकि मेटल्स की बात हो रही है, रजिस्टिविटी इंक्रीजेस लीनियरली इन विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो रजिस्टिविटी है वो लीनियरली बढ़ती है। लीनियरली मतलब है थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा रजिस्टिविटी बढ़ती है, यानी ग्राफ लीनियरली मिलेगा, ठीक है। इन अराउंड एंड अबव द रूम टेम्परेचर, यानी जो ये बात हो रही है वो किसके आसपास हो रही है? रूम टेम्परेचर के आसपास, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर के आसपास होती है। इन सच केसेस रेजिस्टिविटी रो एट एनी टेम्परेचर टी इज गिवन बाई, यानी कि इस टेम्परेचर पर, यानी कौन से टेम्परेचर पर जो ये बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर अराउंड एंड अबव द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के अराउंड और उससे थोड़ा सा अबव जो रेजिस्टिविटी होगी किसी भी टेम्परेचर टी पर वो कितनी होगी। तो यहां पर इन्होंने एक एक्सप्रेशन दे दिया, कह सकते हो फॉर्मूला दे दिया, जो कि आपको बताएगा रेजिस्टिविटी कितनी होगी। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू होगी रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये आपका फॉर्मूला हो गया कि रूम टेम्परेचर है उससे अबव किसी भी टेम्परेचर टी पर कितनी रेजिस्टिविटी होगी। क्लियर है मेरे भाई? लेकिन अब आप लोगों के मन में बस एक बात आ रही होगी कि ये एक्सप्रेशन है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो टर्म यूज हो रहे हैं वो थोड़ा क्लियर नहीं है। तो वन बाय वन क्लियर करता हूं, ध्यान से समझना। ये आपकी रजिस्टिविटी है, क्या है आपकी? रजिस्टिविटी, ठीक है, यानी कि रो नॉट जो है आपका वो है आपकी इनिशियल रजिस्टिविटी। भाई रजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है ना टेम्परेचर के साथ साथ। मान लो किसी टेम्परेचर पे बात हुई, इतनी रजिस्टिविटी है, टेम्परेचर बढ़ गया तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो जो रो नोट है ये आपकी ओरिजिनल रजिस्टिविटी, कह सकता हूं ओरिजिनल जो पहले है, ओरिजिनल रजिस्टिविटी या बढ़ने से पहले की। तो ये हो गया ओरिजिनल रजिस्टिविटी। तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है ओरिजिनल रजिस्टिविटी, बट मैं कह सकता हूं कि रो नॉट, अगर रो आपकी प्रेजेंट रजिस्टिविटी है तो पुरानी वाली रजिस्टिविटी रो नॉट हो गई। 1 तो कांस्टेंट है, अल्फा ये होता है कोफिशिएंट। अभी हम बात करेंगे कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो अल्फा एक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट होता है, आगे बात कर लेंगे। टी आपका टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी रो है, ध्यान से समझना। टी टेम्परेचर वो है जिस टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी रो है। जहां नॉट नॉट लग रहा है ना, रो नॉट और टी नॉट, समझ जाओ पहले वाले की बात हो रही है। रो नॉट यानी रजिस्टिविटी पहले कितनी थी, टी नॉट यानी टेम्परेचर पहले कितना था। तो टी नॉट क्या हो गया? जब रजिस्टिविटी रो नॉट थी। टी नॉट टेम्परेचर कब है? जब रजिस्टिविटी आपकी रो नॉट थी। और टी कब है? जब टेम्परेचर आपका टी है तो रजिस्टिविटी कितनी है? रो है। तो बात समझ आई? यहां पर क्या बात समझ आई? फिर से समझा देता हूं कि आपका टेम्परेचर था टी नॉट,
देखो ध्यान दे, कहानी बना रहा हूं, समझना। आपका टेम्परेचर था टी नॉट, उस टाइम पर रजिस्टिविटी थी रो नॉट, तो आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया टी तक, तो टी नॉट से टेम्परेचर बढ़ा टी तक, तो रजिस्टिविटी रो नॉट से हो गई रो। अब पूछा किसी ने कितनी हो गई, तो भैया इतनी हो गई, रो इक्वल्स टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, इनकी वैल्यू लगा दो तो आपको पता चल जाएगा रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर टी। फील आया, बिल्कुल क्लियर है। वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, यहां तक सारी बातें क्लियर है मेरे भाई, कि आपने रजिस्टिविटी बता दी जब आपका टेम्परेचर टी है, टी नॉट से टी हुआ तो आपने बता दी रजिस्टिविटी इतनी होगी, जो ये एक्सप्रेशन आया है। आगे बात करते हैं। अब आगे हमसे बोला है वेयर रो नॉट इज द रजिस्टिविटी एट लोअर रेफरेंस, रो नॉट इज द रजिस्टिविटी ऑफ लोअर रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट। तो मैंने वही बोला था कि जो रो नॉट है आपकी वो रजिस्टिविटी है जब आपका टेम्परेचर कितना आता है टी नॉट, तो उन्होंने वही बोला है लोअर रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट है, यूजुअली 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो ये टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना स्टार्टिंग वाला, वो 20 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। अब 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ने बढ़ना शुरू किया, यानी 25, 27, 28, 29, तो तब तक की ये बात कर रहा है। तो यूजुअली टी नॉट कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, एंड अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। तो जो अल्फा था वो कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी था, यानी उस एक्सप्रेशन में आपको सब कुछ समझ आ गया था, सिर्फ एक अल्फा रह गया था कि सर अल्फा क्या है। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को देखूं तो यहाँ पे मुझे रो समझ आ गया था, रजिस्टिविटी टेम्परेचर टी पर है, रो नॉट समझ आ गया था, जो ये रजिस्टिविटी है वो इनिशियल वाली यानी टी नॉट टेम्परेचर पर है। टी नॉट आपका पुराना वाला टेम्परेचर था जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि भाई बढ़ेगा, टी आपका वो टेम्परेचर था जो आपने चेक किया कि भाई टी नॉट से अब टेम्परेचर टी हो गया, बस बचा था अल्फा क्या है। तो अल्फा की बात अब हम करने वाले हैं। तो अल्फा क्या है, क्लियर है। तो इन्होंने बोला अल्फा होता है ये, यानी कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। तो अब आपके मन में आता है कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी क्या है, या ऐसे समझा दो कि कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी का क्या यूज है, क्या इंफॉर्मेशन देता है। कि मान लो कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी दिया है तो इससे हमें क्या पता चले, हमें क्या पता चलेगा, क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो बात करते हैं। ठीक है, ये कैसे आया थोड़ा सा फील करा देता हूँ, देखो ध्यान से समझना। एक्चुअली क्या होता है, जो इनिशियल जो रो नोट होता है, जो आपका रो नोट होता है, तो जो चेंज इन रजिस्टिविटी होता है, रो नोट भी बोलूंगा नहीं, चेंज इन रजिस्टिविटी, जो आपका चेंज इन रजिस्टिविटी होता है, मैंने मान लिया डेल्टा रो है, तो चेंज इन रजिस्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है रो नोट पे, यानी आपकी इनिशियल रजिस्टिविटी कितनी थी। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर वो डिपेंड करता है रजिस्टिविटी कि आपका चेंज इन टेम्परेचर कितना है। ठीक है, जो रजिस्टिविटी होता है आपका, जितना भी चेंज होना है आपकी रजिस्टिविटी में, कुछ किस बातों पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक तो रो नोट पे, यानी आपकी इनिशियल रजिस्टिविटी कितनी है ये देखता है, और दूसरा देखता है आपने टेम्परेचर में कितना चेंज किया, बहुत ज़्यादा चेंज किया उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा रजिस्टिविटी में चेंज कितना हुआ, बहुत कम चेंज किया टेम्परेचर तो पता चलेगा रजिस्टिविटी में कितना चेंज हुआ। तो इन दो बातों पर डिपेंड करता है। क्लियर है पहली बात भाई, चेंज इन रजिस्टिविटी एक तो आपका इनिशियल रजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, और एक आपका चेंज इन रजिस्टिविटी उस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है जो बदल रहा है। हमने ये नहीं बोला कि इनिशियल टेम्परेचर पर करता है फाइनल पर, नहीं, जितना बदला कितना चेंज हुआ उस पर फर्क पड़ता है। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो मैं कह सकता हूं जो चेंज इन रजिस्टिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो नॉट और डेल्टा टी के। कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं कि चेंज इन रजिस्टिविटी कंबाइन कर दिया सिंपल, यानी चेंज इन रजिस्टिविटी मेरा रो नोट पर भी डिपेंड करता है, यानी इनिशियल रजिस्टिविटी कितनी थी, और मेरा चेंज इन रजिस्टिविटी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर कितना चेंज कर रहे हो। क्लियर है। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है फिजिक्स के अंदर किसी भी जगह से, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं किसी भी जगह से, तो उसकी जगह इक्वल रखा जाता है, और इक्वल रखने के साथ साथ एक कांस्टेंट भी आता है जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। याद है हमने वहां भी किया था जब ओम्स लॉ प्रूव किया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हमने जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो वहां इक्वल आने पर हमने लिखा था V इक्वल टू IR, वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो सेम बात वही है कि जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है फिजिक्स के अंदर कहीं भी, और ये इक्वल बन जाता है, ये क्या बन जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल बन जाता है, तो अपने साथ ये कांस्टेंट देता है जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस केस में आता है अल्फा। ठीक है, अल्फा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेम सेम से लग रहा है, कंफ्यूज मत होना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीपी, और ये आपका अल्फा है। फिर से बता दे रहा हूं, ये क्या है आपका अल्फा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटने के बाद आया। क्लियर है, तो अल्फा आ गया, इसको थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूं अल्फा को। ठीक है,
अब क्लियर है? तो अल्फा, अब क्या हो जाएगा ई नॉट डेल्टा टी, यहां तक बात क्लियर है? तो ये आगे अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू मैं निकालता हूं यहाँ पे, इधर लिख देता हूं, यहां तक बात क्लियर है? तो अल्फा मेरा आ जाएगा डेल्टा ई, यानी चेंज इन रजिस्टिविटी एज इट इज रहा, ई नॉट और डेल्टा टी इधर आ गया, ई नॉट और डेल्टा टी इधर आ गया, यहां रह गया आपका अल्फा, यहां क्या रह गया आपका अल्फा, बिल्कुल देख लो अच्छे से, क्लियर है? मैंने क्या किया, अल्फा निकालना है मुझे, तो मैंने वो जो डेल्टा ई है यानी चेंज इन रजिस्टिविटी एज इट इज रखा, मैंने यहाँ से रो नोट यानी कि जो इनिशियल रजिस्टिविटी थी टी नॉट टेम्परेचर पर जो भी स्टार्टिंग में थी उसे डिवाइड में पहुंचा दिया, डेल्टा टी भी डिवाइड में पहुंचा दिया, तो इक्वल के इधर कौन रह गया? अल्फा रह गया, यानी कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी रह गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना, चेंज इन रजिस्टिविटी, चेंज इन रजिस्टिविटी मतलब क्या, पहले कुछ होगी बाद में कुछ होगी, तो बाद में होगी रो, इनिशियल थी रो नॉट, चेंज इन रजिस्टिविटी हो गया। अब यहाँ रो नॉट एज इट इज, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, बाद में हो गया टी, पहले था टी नॉट, पहले था इक्वल्स टू अल्फा। देख लो ध्यान से, पहले मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू लगा दी, चेंज इन रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा, रजिस्टिविटी में हमारा उतना चेंज आएगा जो हमारा फाइनल रजिस्टिविटी है, जो इनिशियल रजिस्टिविटी है, माइनस कर दो भाई, फाइनल हमारी इतनी रजिस्टिविटी होगी, इनिशियल हमारी ये रजिस्टिविटी, तो कितना चेंज हो गया, सब्सट्रैक्ट कर दो, हमें पता चल जाएगा भाई इतना चेंज हो गया। तो डेल्टा रो आ गया, रो माइनस रो नॉट, यानी कि फाइनल रजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रजिस्टिविटी, चेंज इन रजिस्टिविटी। रो नॉट ये आपकी थी इनिशियल रजिस्टिविटी, इस पर डिपेंड कर रहा था, वो तो हमने पहले ही फॉर्मूले से निकाली हुई है, हमने रो नोट लगा दिया है जेट। अब बोला चेंज इन टेम्परेचर करो, तो हमने माना कि पहले टेम्परेचर टी नॉट था, बाद में टी हो गया, तो चेंज कितना हुआ, टी था टी नॉट हो गया, टी नॉट था टी हो गया, टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट, तो अल्फा इक्वल हो गया। तो चेक करना वही फॉर्मूला है कि नहीं है, रो माइनस रो नॉट, रो माइनस रो नॉट, रो नॉट रो नॉट, टी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू अल्फा। क्लियर है? तो एक तरीके से मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया फॉर्मूला कहां से आया था। तो कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसे आया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अभी टाइम दूंगा, जल्दबाजी मत करो, नोट करने का टाइम दूंगा, अभी बस समझो बात को। क्लियर है? तो आपको क्या पता चल गया, कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी इतना होता है, ठीक है। अब इन्होंने इसको अलग तरीके से लिख दिया, चेंज इन रजिस्टिविटी को डीपी लिख दिया और चेंज इन टेम्परेचर को डीटी लिख दिया, 1/रो एचटी लिख दिया। तो एक नया तरीका हो गया कि इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना डीपी क्या होता है, जो डेरिवेशन हम करते हैं डेल्टा पी, चेंज इन रजिस्टिविटी, तो चेंज इन रजिस्टिविटी को डीपी लिख दिया और चेंज इन टेम्परेचर को डीटी लिख दिया। अब रो नॉट को तो कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो चेंज नहीं है ना, ये तो एकदम फिक्स है कि जो इनिशियल रजिस्टिविटी थी, तो रो नॉट एज इट इज आ गया, तो एक और नया फॉर्मूला मिल गया। क्लियर है? तो ये वाली बात हो गई कि कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी कहां से आया, मैंने समझाया ना, क्योंकि मैंने क्या किया था, पहले मैंने देखा था रजिस्टिविटी इस पर डिपेंड कर रही है, रजिस्टिविटी इस पर डिपेंड कर रही है, वहां से मेरा कैलकुलेट हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी आ गया। अब बात आती है कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी कहां से आया, वो क्लियर है। कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो क्लियर है भाई, ऐसे करते हैं। अब बात आता है सर थोड़ा समझा दो, तो कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी से इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, उसका काम क्या है, वो बात करते हैं। देखो ध्यान से, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी अल्फा, जो आपका ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है रजिस्टिविटी का अल्फा, में बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट रजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। तो क्या है, इंक्रीज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट रजिस्टिविटी, पर यूनिट रजिस्टिविटी को हटा दो, पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ध्यान से समझना क्या बोलना चाहता हूं, सिंपल भाषा में समझाऊंगा बहुत बिल्कुल ही, ठीक है। कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टिविटी अल्फा मे बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट रजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यानी आपका टेम्परेचर मान लो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तो रजिस्टिविटी कितना चेंज हुई, आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हुआ, रजिस्टिविटी ज्यादा चेंज हुई। आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा चेंज हुई। तो पर डिग्री सेल्सियस में कितनी रजिस्टिविटी चेंज होती है, इस बात को बताता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। क्लियर है? तो कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी का फायदा क्या है, अगर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी कम है तो हम समझ जाएंगे कि टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर पर डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी में कम चेंज आएगा, चेंज तो आएगा, कम चेंज आएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी कम है। तो पहली बात समझ आई कि कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी ने क्या इंफॉर्मेशन दी। अगर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी अल्फा बड़ा है। इस बात का मीनिंग ये है कि जब हम पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब हम यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो हमारा रजिस्टिविटी में चेंज ज्यादा आएगा। थोड़ा सा फील हुआ, टेम्परेचर
इधर भी कम एक पर डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, रजिस्टिविटी कम बदली, यहाँ भी पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ, यहाँ रजिस्टिविटी ज्यादा बढ़ी। तो इस तरीके से रजिस्टिविटी कम बढ़ी, रजिस्टिविटी ज्यादा बढ़ी, इसके बेसिस पे पता चलता है। मैं किसके बेसिस पे? कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी के बेसिस पे। क्लियर है? तो आइडिया हो गया कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी क्या इंफॉर्मेशन देता है कि पर डिग्री सेल्सियस में कितनी रजिस्टिविटी में चेंज आया। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, पहले ध्यान रखना, पहले ये वाला पार्ट लिखना था, फिर उसको मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। ठीक है, ये और फिर ये तो फॉर्मूला यहाँ से लिखा ही हुआ था, नोट कर लो। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक नोट डाउन हो गया। यानी कि जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है रजिस्टिविटी, यानी कि अल्फा, वो कितना है? डिफाइंड एज द रजिस्टिविटी पर यूनिट रजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी रजिस्टिविटी पर यूनिट रजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो रजिस्टिविटी और टेम्परेचर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमसे क्या बोला गया है कि द यूनिट ऑफ अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पर डिग्री सेंटीग्रेड फॉर मेटल अल्फा इज पॉजिटिव। यानी पहले तो बात कर लेते हैं यूनिट की। तो उन्होंने यूनिट क्या बोली? पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री सेंटीग्रेड कैसे आई? देखो अल्फा इक्वल्स टू क्या था? अल्फा इक्वल्स टू द चेंज इन रजिस्टिविटी डिवाइडेड बाई रजिस्टिविटी रो नॉट और टी माइनस टी नॉट। यही तो था मेरे भाई फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से पर डिग्री सेंटीग्रेड कैसे आ गया? देखो पर डिग्री सेंटीग्रेड कैसे आएगा? हमें अल्फा की यूनिट निकालनी है, तो हमें पता है जो भी आपकी क्वांटिटी यूज हो रही है उनको किस में रख दो? अपनी यूनिट में रख दो। तो देखो ये हो जाएगा ओम मीटर या ओमेगा मीटर। ऊपर भी रजिस्टिविटी चेंज इन रजिस्टिविटी रहेगा तो ओम मीटर ही, नीचे भी रो नोट है यानी ओम मीटर, और एक ये डिग्री सेल्सियस और एक ये डिग्री सेल्सियस। अब आपको दिख रहा है साफ साफ मेरे भाई, ओम मीटर से ओम मीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ओम मीटर से ओम मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका? यहाँ बचा डिग्री सेल्सियस। तो ओम मीटर से ओम मीटर कट गया, क्योंकि देखो रजिस्टिविटी की यूनिट को काटेगी ना, रजिस्टिविटी की यूनिट को क्या करेगी? कट करेगी। तो बचा क्या? बस टेम्परेचर में चेंज, और टेम्परेचर चेंज क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए यूनिट क्या आ गई? पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सेल्सियस का इनवर्स। डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स भी बोल सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड -1 यानी 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है मेरे भाई? तो ये उसकी हो गई क्या? यूनिट ऑफ अल्फा। आगे बोला है फॉर मेटल अल्फा इज पॉजिटिव। मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव होता है, इस बात का मीनिंग क्या है वो थोड़ा सा समझ लो। देखो भाई, अगर रजिस्टिविटी आपकी, हमने क्या बोला? टेम्परेचर बदलेगा तो रजिस्टिविटी बदलेगी। ठीक है, यही तो था अभी जो फॉर्मूला पड़ा अल्फा का, उसने क्या बोला था? अल्फा ने बोला था टेम्परेचर बदलने पर रजिस्टिविटी बदलती है, वो इस पर डिपेंड करती है। पर अल्फा पॉजिटिव का मतलब होता है कि रजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और अल्फा नेगेटिव है तो समझ जाना रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि चेंज तो कुछ भी हो सकता है, चेंज ज्यादा भी हो सकता है, चेंज कम भी हो सकता है। रजिस्टिविटी बढ़ गई तो भी कहेंगे चेंज हुई, रजिस्टिविटी कम होगी तो भी कहेंगे चेंज हुई। तो याद रखना अल्फा पॉजिटिव का मीनिंग होता है रजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज कर रही है। तो यहां जैसा इन्होंने बोला है कि अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल, यानी मेटल्स के लिए रजिस्टिविटी बढ़ती है, और वो बात हम पहले ही कर चुके थे कि मेटल्स की रजिस्टिविटी बढ़ती है। तो मेटल्स की तो बात हो गई, अभी और मटेरियल की बात करेंगे कि भाई उनमें क्या रजिस्टिविटी के साथ होता है, क्योंकि हमारा तो टॉपिक ही यही है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर कैसे डिपेंड कर रहा है या टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है रजिस्टिविटी को। ठीक है, आगे आगे अलॉय। अब अलॉय की बात करेंगे, ये बात हो गई मेटल की यहाँ तक खत्म। अब अलॉय, अलॉयज हैव हाई रजिस्टिविटी। जो अलॉयज होते हैं उनकी हाई रजिस्टिविटी होती है, आपने सुना भी हुआ है, जैसे हम आयरन वहाँ अलॉय यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स वहाँ अलॉय यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ हाई रेजिस्टेंस चाहिए होता है। आगे बात करते हैं, द रजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम has weak temperature dependence while that of manganese is almost independent of the temperature। इसकी अच्छी बात यह है कि जो alloys की रजिस्टिविटी है वो alloys की रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर मोस्टली या कह सकते हो लगभग इंडिपेंडेंट है, यानी उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। जैसे मेटल के केस में क्या देखा कि पर डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रजिस्टिविटी में चेंज हो रहा था, यानी उसका पॉजिटिव था अल्फा कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। तो यहाँ वही बात हो रही है कि रजिस्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ फायदा क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर, यानी पहले से रजिस्टिविटी बढ़ा के दी है, कोई दिक्कत नहीं है, अलॉयज की रजिस्टिविटी ऑलरेडी हाई है। भाई मेटल के कंपैरिजन में बात करेंगे तो बोल रहे हैं कि भाई रजिस्टिविटी तो वैसे ही हाई है अलॉय की, तो रजिस्टिविटी तो हाई है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टेम्परेचर बदलने पर रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़े, मतलब हाई है वो एक कांस्टेंट हो गया। अब ऐसा नहीं हो टेम्परेचर बदला रजिस्टिविटी बढ़ गई, टेम्परेचर वाला रजिस्टिविटी बढ़ गई, तो ये उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो इन्होंने साफ कर दिया कि अलॉयज में रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड ऑलमोस्ट नहीं करती, यानी जितनी दे दी उतनी दे दी, अब टेम्परेचर को बढ़ा लो, समझ में आई, टेम्परेचर बढ़ा लो, रजिस्टिविटी दे दी तो दे दी, अब इंडिपेंडेंट है अलॉयज के केस में। अब आगे और बात करते हैं, एट एब्सोल्यूट जीरो अ प्योर मेटल हैज नेग्लिजिबली स्मॉल रजिस्टिविटी
while an alloy like nichrome has some residual resistivity, this fact can be used to distinguish a pure metal from an alloy. ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना मेरे भाई. अब याद करो स्टार्टिंग में वीडियो में क्या बोला था कि रजिस्टिविटी हमें हेल्प करती है. थर्ड पॉइंट लिखा था, याद हो तो, वरना वीडियो को पीछे आके देख लो दोबारा. वहां लिखा था हमने एक थर्ड पॉइंट कि रजिस्टिविटी हमें हेल्प करती है बताने में कि ये अलॉय है या मेटल है. वो इसी के लिए था. उसका आंसर यही है जो वहां बोला था ना मैंने कि रजिस्टिविटी मेरी अलॉय और मेटल पे कैसे डिपेंड करती है. यानी कैसे बताएगी रजिस्टिविटी भाई ये मेटल है या अलॉय है. ऐसे बताएगी कि भाई अगर जीरो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो पे प्योर मेटल पर रजिस्टिविटी नेग्लिजिबल होती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इसमें क्या था मेटल्स में कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाते हैं और रजिस्टिविटी बढ़ती है. यानी टेम्परेचर जब बहुत कम है तो रजिस्टिविटी भी बहुत कम है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी बढ़ती है मेटल की. तो इन्होंने कहा है आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे. जीरो टेम्परेचर पे देखो, एब्सोल्यूट जीरो पे अगर आपको मटेरियल के अंदर रजिस्टिविटी ना मिले तो नेग्लिजिबल स्मॉल रजिस्टिविटी हो तो वो कौन होगा, मेटल होगा. तो इसीलिए बोला अ प्योर मेटल हैज नेग्लिजिबली स्मॉल रजिस्टिविटी. पॉइंट क्लियर है कि प्योर मेटल है तो नेग्लिजिबली स्मॉल रेजिस्टेंस होगा. किस पे, जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पे. अब बात करते हैं आगे एलॉय की. लाइक नाइक्रोम हैज सम रेसिडुअल रजिस्टिविटी, दिस फैक्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अ प्योर मेटल फ्रॉम एन अलॉय. और इस बेसिस पर रजिस्टिविटी ने हमें हेल्प किया पता करने में भाई अलॉय है ये मेटल है. क्योंकि मेटल के पास तो रजिस्टिविटी है ही नहीं. कब, जब टेम्परेचर बिल्कुल बहुत कम है. लेकिन अलॉयज के पास तब भी होती है क्योंकि इनकी रजिस्टिविटी हाई होती है. बस फर्क इतना होता है कि टेम्परेचर बदलने पर रजिस्टिविटी हाई नहीं होती इनकी वैसे ही रजिस्टिविटी हाई होती है. ऐसा नहीं टेम्परेचर बढ़ाया तो रजिस्टिविटी और बढ़ गई, पर मेटल में ऐसा होता है. तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया, ये मेटल है ये अलॉय है. क्लियर है. तो अलॉय के बारे में क्या बात सीखी, अभी तक दो बात सीखी. पहली कि अलॉय के पास ऑलरेडी हाई रजिस्टिविटी होती है और ये टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते. आगे इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी. यानी कि इन्होंने बोला है कि अगर आप किसी भी टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस पे निकालना भी चाहते हो कि कितना रजिस्टेंस चेंज हुआ है, किसका, मतलब अलॉयज का, तो आप ऐसे निकाल सकते हो. आर टी रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस मेंशन कर दिया मैंने. आर टी बताएगा रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, आर नॉट बताएगा द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि हम लोग कहां से लेके जा रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके जा रहे हैं. तो आर नॉट 0 डिग्री सेल्सियस यानी ऑलरेडी कुछ ना कुछ होगा. और टी राइज इन टेम्परेचर, टी हमें बताएगा कितना टेम्परेचर राइज हुआ है. इस तरीके से इस एक्सप्रेशन लगाने का हमें पता चल जाएगा कि टी टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस से जाने के बाद कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, वो ये इंफॉर्मेशन दे देगा. क्लियर मेरे भाई. वीडियो को पॉज करो और इसे नोट डाउन कर लो सारे टॉपिक को. ठीक है मेरे भाई, नोट डाउन कर लिया. अब आगे बढ़ते हैं. तो ये बात होगी हमारी मेटल की और अलॉय की. अब आगे बात करते हैं सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स की. यानी हम मटेरियल की तो स्टडी कर रहे हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ने पर मटेरियल की रजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है. तो दो मटेरियल पढ़ लिए, एक मेटल पढ़ा एक अलॉय पढ़ा. अब आगे बढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. इसमें क्या होता है तो समझते हैं. इन केस ऑफ इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स द रिलैक्सेशन टाइम डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर. यानी इन्होंने बोला कि इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर रिलैक्सेशन टाइम में चेंज नहीं होता, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता. बट द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो आपका क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज करता है. हेंस रजिस्टिविटी डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी डिक्रीज करती है. तो आपको पहला तो मैं जवाब यही दूंगा कि जो क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में वीडियो के मेरे भाई, क्या बोला था कि रजिस्टिविटी क्या हमेशा बढ़ती है. तो हमने देखा हाँ भाई मेटल की तो रजिस्टिविटी बढ़ रही थी टेम्परेचर बढ़ाने पर. फिर हमने देखा यार अलॉयज की भी रजिस्टिविटी थोड़ी बहुत तो बढ़ी रही थी, हालांकि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट थी पर बढ़ी रही थी थोड़ी बहुत. लेकिन जवाब मिल गया हमेशा नहीं बढ़ती, हर मटेरियल की रजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने पर. तो वही तो क्वेश्चन था हमारा. हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या हर मटेरियल की रजिस्टिविटी हमेशा बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ने पर. तो जवाब आ गया ना, मिल गए. सेमीकंडक्टर इंसुलेटर रजिस्टिविटी डिक्रीज करती है. तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला क्या था हमारा, रजिस्टिविटी में हमारा था ऊपर था हमारा क्या था एम एल, ये तो रेजिस्टेंस का था. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये था. तो रजिस्टिविटी का हमारा फॉर्मूला क्या था एम एन ई स्क्वायर टाउ, ये था हमारा रजिस्टिविटी.
ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि हमारा इस केस में क्या हो रहा था, जब हमने उसकी बात की थी उसकी मेटल्स की, वहां तो हमने देख लिया था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या हो रहा था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा था, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर गई थी। अब इस केस में देखते हैं क्या होगा, किसके केस में, सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर के केस में। ध्यान से समझना, यहाँ तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमेशा हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ती टेम्परेचर बढ़ने पर, क्योंकि यहाँ आप साफ देख पा रहे हो कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में। कब, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उसका जवाब तो आपको मिल ही गया। अब इसको समझते हैं कैसे हो रहा है। अब देखो ध्यान से समझना, इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो। तो पहली बात तो इन्होंने कह दी, जो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें ये टाउ पर तो डिपेंड नहीं करता। टाउ पर डिपेंड इसलिए नहीं करता, उसका रीजन बताऊंगा मैं, टाउ पर डिपेंड क्यों नहीं करता, एन पे क्यों डिपेंड करता है। देखो कंडक्टर में तो ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे, टेम्परेचर बढ़ा तो ऐसा तो नहीं है और इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाएंगे, भाई जितने थे उतने ही रहेंगे, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे फ्री होते हैं ना कंडक्टर में। तो वहां एन पे फर्क नहीं पड़ता था, टाउ पे फर्क पड़ता था। पर इंसुलेटर में पता है क्या होता है, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत कम, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत कम, और बाकी इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाउंडेड, जो फ्री नहीं होते। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है ना, सब खुल जाते हैं। तो भाई बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, पहले नहीं थे इंसुलेटर में, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर बाद में आ गए। तो एन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल बढ़ जाता है, इसीलिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। तो अगर एन बढ़ेगा तो यहां से रेजिस्टिविटी हम कहेंगे किस पर डिपेंड कर रही है, 1/n पर, 1/n पे, क्योंकि भैया एन यहां लिखा हुआ है। अगर एन बढ़ गया तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि फिजिक्स कहती है कि अगर दो क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक के बढ़ने पर दूसरी कम होती है। तो यहां साफ साफ देख पा रहे हो कि एन बढ़ गया यानी कि रेजिस्टिविटी बढ़ गई, वो एन बढ़ गया, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, तो आपकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर गई। तो यही तो मैं समझना था कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। क्लियर है मेरे भाई। और टाउ की बात क्यों कर रहे हैं कि टाउ पे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही कम थे, तो बीच में आई कौन रहा है, यानी जितना टाइम लग रहा था वो तो उतना ही लग रहा है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन टाउ के अलावा टाउ पे थोड़ा फर्क पड़ भी गया होगा, लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं एन के साथ, तो भाई एन के साथ तो बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन बाउंडेड थे इंसुलेटर में, अब हो गए फ्री। तो जब एन आ गए बहुत सारे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, बढ़ी तो रेजिस्टिविटी घट गई। क्लियर है मेरे भाई। तो आप लोगों को थोड़ा सा फील हो गया कि किस तरीके से टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है रेजिस्टिविटी को डिफरेंट मटेरियल्स की। आपने मेटल्स पढ़ा, आपने अलॉय पढ़ा, आपने सेमीकंडक्टर ही पढ़ा। नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, नोट हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेमीकंडक्टर की बात होगी, इंसुलेटर की बात होगी। अब ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, ये ग्राफ दिया हुआ है मेटल्स के लिए, ये वाला ग्राफ मैंने मेटल के लिए बनाया है, ये मैंने बनाया है अलॉयज के लिए, ये मैंने बनाया है अलॉयज के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए तो अभी आपने देख ही लिया, डिक्रीज करेगा तो वो भी यहाँ ग्राफ बना ही दूंगा मैं, इधर बना दूंगा। चलो सेमीकंडक्टर का, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टिविटी रख दूंगा, यहाँ टेम्परेचर रख दूंगा। अब देखो मेरे भाई ध्यान से समझना एक बात को, यहाँ पे यहाँ आप साफ साफ देख पा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी पहले तो ऐसे बढ़ रही है, फिर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अल्फा पॉजिटिव था, यानी मेटल्स के केस में टेम्परेचर के बढ़ते ही, यानी यहाँ तक तो चलो ठीक है, और इस वाले पॉइंट पर तो रेजिस्टिविटी एकदम से बढ़ गई, यानी टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टिविटी में बहुत ज्यादा चेंज आता है। जो अल्फा होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टिविटी का, वो बहुत अफेक्ट होता है, यानी रेजिस्टिविटी में चेंज होता है वो पर डिग्री सेल्सियस। आप खुद देखो ना, यहाँ कुछ टेम्परेचर होगा, यहाँ कुछ होगा, तो पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते ही कितना ग्राफ चेंज हो गया, यानी पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होते ही रेजिस्टिविटी में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। तो ऐसा तो अलॉयज में ही था कि रेजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ। और अलॉयज में आपने क्या देखा था कि ऑलरेडी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, देखो ऑलरेडी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, टेम्परेचर पर 200 केल्विन पर ऑलरेडी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। तो इन्होंने क्या बोला, जब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है पर एक लीनियर फॉर्म में, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा इसकी तरीके से। देखो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, थोड़ी थोड़ी, मतलब ये कह रहे हैं ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि तुमने पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज किया रेजिस्टिविटी बहुत बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ गई। देखो पर डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे थोड़ी सी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया अलॉयज का। सेमीकंडक्टर का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है रेजिस्टिविटी
डिक्रीज होती जा रही है। तो ये ग्राफ हो जाएगा सेमीकंडक्टर का। क्लियर है मेरे भाई? तो थोड़ा सा आपको फील आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं। अब आगे है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो अब तक हमने किस किस की बात कर ली मेरे भाई? अब तक हमने बात कर ली मेटल्स पर रेजिस्टिविटी का क्या फर्क पड़ा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई। फिर हमने बात कर ली कि भाई अलॉयज पे क्या फर्क पड़ा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई। पर मेटल और अलॉय में ये फर्क था कि मेटल में रेजिस्टिविटी पर डिग्री सेल्सियस में ज्यादा चेंज हो रही थी, अलॉयज में पर डिग्री सेल्सियस में कम चेंज हो रही थी, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट थी। ऐसा नहीं है टेम्परेचर बदलोगे तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा बदलेगी, थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। फिर हमने देखा कि भैया उसमें क्या था, सेमीकंडक्टर में क्या था, हमने देखा अरे रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो पहला तो माइंड में कंक्लूजन वही क्लियर हो गया था कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज भी हो सकती है टेम्परेचर के बढ़ने पर। ऐसा नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज ही होती जाएगी। क्लियर है? अब एक और बच्चे इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि भैया इलेक्ट्रोलाइट में भी तो होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, हमने बात की थी। तो भैया यहाँ भी रेजिस्टिविटी होती होगी, तो यहाँ भी बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो यहाँ क्या लगता है टेम्परेचर इंक्रीज करने रेजिस्टिविटी बढ़ेगी घटेगी? भाई घटेगी। इसका तो फील सिंपल हो जाएगा। देखो मैं पहले फील करा देता हूँ फिर बात करूंगा। भाई इसके अंदर है कुछ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई चीज बहुत ज्यादा विस्कस है, विस्कस बोल सकता हूँ, विस्कस फोर्स है, विस्कोसिटी ज्यादा है, कैसा है, विस्कस है, यानी गाढ़ा कह सकते हो, बहुत गाढ़ा है, तो निकलने में दिक्कत आएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो पार्टिकल हो जाएंगे भाई दूर दूर। भाई खुद सोचो ना, पहले एकदम कोई चीज गाढ़ी है, ठीक है, विस्कस है बहुत, अब क्या किया टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगी, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। अब विस्कस सब खुल गया तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब आराम ही से निकल सकते हैं ना। पहले अगर यहां से निकलना हो किसी को तो भाई पार्टिकल इतने पास पास है, इतने पास पास है, विस्कस इतना ज्यादा है कि निकलने में दिक्कत हो रही है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, बट टेम्परेचर बढ़ाने पर ये पार्टिकल हो गए दूर दूर। जैसे ये वाला केस, टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल हो गए दूर दूर, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये कौन मिल गया हमें, इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो याद रखो मेटल में इंक्रीज, अलॉय में भी इंक्रीज, हालांकि इंडिपेंडेंट है। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी डिक्रीज, और एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट, इसमें भी रेजिस्टिविटी डिक्रीज। पढ़ लेते हैं अब इस बात को। एज द टेम्परेचर इंक्रीज द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट हो सकता है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट हो सॉल्यूट सॉल्यूट से मिला हो, या सॉल्वेंट सॉल्यूट हो, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूट सॉल्वेंट हो या सॉल्वेंट सॉल्वेंट हो, जो भी हो, हमारा तो फोकस है कि वो आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे सॉल्यूट सॉल्यूट का हो, चाहे सॉल्यूट सॉल्वेंट का हो, चाहे सॉल्वेंट सॉल्वेंट का हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज एंड ऑल्सो द विस्कस फोर्स डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। तो जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयोन्स का अट्रैक्शन है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है, वो क्या करेगा टेम्परेचर बढ़ने पे, भाई कम होगा यार, कभी तो होगा, दूर दूर होंगे, डिक्रीज करेगा। तो जैसे ही वो डिक्रीज करेगा द विस्कस फोर्स आल्सो डिक्रीज, उनके बीच की विस्कस फोर्स भी डिक्रीज करेगी। द आयोन्स मूव मोर फ्रीली, अब आयोन्स और ज्यादा फ्रीली मूव कर पाएंगे पहले के कंपैरिजन में। तो जब आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं तो क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई, क्योंकि वो तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रुकावट होती है ना फ्लो करने में, मोशन करने में। अब मोशन आराम से हो रहा है तो रेजिस्टिविटी कम हो गई, मोशन आराम से नहीं होता तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होती। तो साफ साफ द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीजेस, पॉइंट बी नोटेड, हेंस द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस as the temperature of electrolytic solution increases। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई, सारी बातें इसको नोट कर लो, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो। नोट कर लिया, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। अब हमसे लास्ट में एक क्वेश्चन टाइप का पूछ लिया गया है, व्हाई अलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स, कि रजिस्टर बनाने में, रजिस्टर्स बनाने में अलॉयज को क्यों यूज किया जाता है स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने में। तो देखो अलॉयज के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था कि पहला तो फायदा ये है कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, यानी कि जो उनकी रजिस्टिविटी है वो किस पर नहीं डिपेंड करती, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। और दूसरा क्या था, उनका ऑलरेडी हाई रेजिस्टेंस होता है, जो आपके अलॉयज होते हैं उनका रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी ऑलरेडी हाई होता है एज कंपेयर टू मेटल। तो वही पूछा है कि क्यों यूज करते हैं। नंबर वन, दीज अलॉयज हैव हाई वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी। पहली बात तो यही हो गई कि मेटल के केस में हमने देखा था ना 0 डिग्री सेल्सियस पे मेटल्स के अंदर बिल्कुल भी रजिस्टिविटी नहीं थी, लेकिन अलॉयज के पास उस टाइम पर भी रजिस्टिविटी थी। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि भाई रजिस्टर बना रहे हो तो आपको रजिस्टिविटी तो चाहिए ही होगी, रजिस्टेंस तो चाहिए ही होगा, तभी तो रजिस्टर मांग रहे हो, वरना रजिस्टर क्यों मांगते। अब रजिस्टर मांग रहे हो तो चाहोगे कि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो,
तो इसीलिए पहली बात तो ये हो गई कि अलॉयज की हाई रेजिस्टिविटी वैल्यू होती है। नंबर 2, दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही स्मॉल होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट स्मॉल होता है, उसका मीनिंग पहले बताया था। टेम्परेचर कोफिशिएंट स्मॉल होता है, इस बात का मीनिंग है कि चेंज इन रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने पर कम होती है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर बदला, रजिस्ट्रिटी थोड़ी बहुत बदल जाएगी, टेम्परेचर बहुत बदला, रजिस्ट्रिटी थोड़ी बहुत बदल जाएगी, ऐसा नहीं है कि बढ़ती जाए। तो इसीलिए अल्फा क्या है, इसका कम है, स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट। और मेटल्स का क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्यादा होता है, क्योंकि वहां थोड़ा सा डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ रजिस्ट्रिटी ज्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टिविटी का स्मॉल होता है, किसके केस में, अलॉयज के केस में, इसलिए यूज करते हैं। आगे, दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक एयर, मॉइस्चर एटसेट्रा, यानी कि ये कम अफेक्ट होते हैं किससे, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हो गई, जैसे एयर, मॉइस्चर, टेम्परेचर भी लगभग इंडिपेंडेंट ही है। तो इसीलिए हम अलॉयज का यूज करते हैं स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने में। ठीक है, इसको नोट करना हो नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिया। तो अब आगे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी हमने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझा कि किस तरीके से हमारा टेम्परेचर रजिस्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। क्लियर है मेरे भाई? आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर है मेरे भाई? किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्त, क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल की डिस्कवरी एलिजेंड्रो वोल्टा ने की थी 1800 में, जो कि एक इटालियन फिजिसिस्ट थे। ठीक है, एलिजेंड्रो वोल्टा को ऑनर करने के लिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी एसआई यूनिट को वोल्ट रख दिया गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट वोल्ट है, वो इन्हीं को ऑनर करने के लिए रखी गई है, इनके नेम पर, एलिजेंड्रो वोल्टा। क्लियर है कि सेल का अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। देखो, हम सब जानते हैं सेल क्या होता है। सेल एक डिवाइस होती है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है। हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा था कि करंट क्यों फ्लो करता है, करंट फ्लो क्यों करता है, तो वहां हमसे बोला गया था करंट फ्लो इसलिए करता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, चार्ज फ्लो इसलिए करता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो वहां बात आई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, वो तो ठीक है, पर भाई देता कौन है पोटेंशियल डिफरेंस? तो वहां बात आई थी पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेल या बैटरी देते हैं। तो क्लियर है? तो हम जो स्टडी करेंगे आज, वो स्टडी यही करेंगे कि जो ये सेल होते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, क्या इनके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, हाँ या ना। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल में हम लोगों को क्या पढ़ना है, जैसा कि मैंने अभी भी आपसे बात की थी कि हमारा जो सेल होता है, इसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना ताकि करंट फ्लो कर सके। और करंट क्या होता था, करंट के बीच में हम लोगों ने ये तो पढ़ी रखा है कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता था तो रेजिस्टेंस वहां पर आता था। तो रेजिस्टेंस होने की वजह से वहां पर हमारा कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी होता था। तो हम बात करेंगे कि क्या पोटेंशियल ड्रॉप यहां भी होगा, क्योंकि भाई एक बात बताओ, किसी भी कंडक्टर के अंदर, कोई भी कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के जाने पर, इलेक्ट्रिक करंट कब जाता था, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता था। इलेक्ट्रिक करंट कब जाता था, पोटेंशियल डिफरेंस होता था। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस आता था बीच में, जब भी कोई रेजिस्टेंस आता था तो वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होता था। तो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से सेल के अंदर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा? तो जवाब है हाँ, क्योंकि आज का हमारा क्वेश्चन ही यही था कि भाई जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसमें रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता? तो पहला तो जवाब है हाँ भाई होता है, सेल का भी अपना खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है? आप लोगों ने पढ़ा था ना, जब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके अंदर जब आयंस का इधर उधर ट्रांसफर होता है तो भाई दिक्कत तो उन्हें भी आती है मूव करने में, यानी रेजिस्ट उन्हें भी करने का कोई ना कोई कोशिश करता है जो दूसरे आयंस हैं। क्लियर है? तो वही बात है कि भाई इसमें रेजिस्टेंस होता है। तो अब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो जवाब है हाँ भाई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द टर्मिनल ऑफ अ सेल आर कनेक्टेड बाय अ वायर, जब भी सेल का टर्मिनल वायर से कनेक्ट किया जाता है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द वायर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी किसी वायर को सेल के एंड पर ज्वाइन किया जाता है तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। जैसे किसी बल्ब को सेल से लगाओ तो बल्ब जल जाता है, बल्ब ग्लो कर जाता है।
बल्ब ग्लो क्यों कर जाता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ गया। इलेक्ट्रिक करंट क्यों आ गया? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से मिल गया? क्योंकि सेल लगा दिया। तो यानी कि सेल है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है। तो पहला पॉइंट उन्होंने यही बोला है। और आपको डायरेक्शन नहीं पता होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। बट inside the electrolyte of cell the positive ions flow from the lower to the higher potential। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो पॉजिटिव आयंस हैं वो फ्लो करते हैं लोअर टू हायर पोटेंशियल। यानी आप इस वाले सेल को देखो, इस वाले सेल को जब हम देखेंगे, ये वाला सेल हमारा, देखो ध्यान से समझना, सेल को देखना, ये हमारा पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव कैथोड, और ये हमारा एनोड है नेगेटिव, ठीक है। ऊपर हो गया पॉजिटिव, नीचे हो गया नेगेटिव। जो ये ब्लू वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है, रेड वाला पार्ट नेगेटिव। यहाँ लिखा भी हुआ है एनोड और कैथोड, कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक बात बताओ, ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैंने ये मान लिया, आई किधर फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि भाई पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ फ्लो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्लो करेगा। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ तो फ्लो कर गया, लेकिन इससे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? किसको? पॉजिटिव चार्ज को। या ऐसे समझ लो कि अगर आपने यही पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है? अगर करंट का डायरेक्शन ये है, अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि भाई करंट के अपोजिट तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब मैंने बोला पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है तो सीधी सी बात है नेगेटिव टू पॉजिटिव आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। मैंने ये बना दिया रेड से, ये डायरेक्शन हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन आराम से पहुंच गए, क्योंकि देखो भाई ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अंदर भी तो मेहनत करनी पड़ेगी वापस इलेक्ट्रॉन को, देखो यहाँ नेगेटिव के पास भेजने के लिए, वापस नेगेटिव के भेजने के लिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस नेगेटिव पे आएंगे तो यहाँ क्या होगा? एनर्जी लगेगी, क्योंकि हम लोगों को पता है ना ये नेगेटिव 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 रिपेल करेगा, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ, एक तो रेजिस्टेंस, ऊपर से वर्क भी करना पड़ेगा, तो भाई पोटेंशियल का ड्रॉप होगा ही होगा। तो पहली बात तो क्लियर हो गई। तो जब ये अंदर आते हैं तो कैसे भी समझ लो कि या तो कह लो कि करंट इधर आया तो वापस भी तो करंट ऊपर जाएगा पॉजिटिव, तभी तो वापस से फ्लो करेगा। तो करंट यहां जाएगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल किसे बोलते हैं? आप लोगों को याद होगा, लोअर पोटेंशियल बोलते हैं हम नेगेटिव को, हायर पोटेंशियल बोलते हैं हम पॉजिटिव को। तो या तो कह लो इलेक्ट्रिक करंट या पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, या कह लो पॉजिटिव आयन, कह लो पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, या ऐसे कह लो नेगेटिव आयन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं ऊपर भाई कैथोड से, क्योंकि यहां से तो इलेक्ट्रॉन चले गए, अब कैथोड से कहां आ रहे हैं? नीचे एनोड की तरफ आ रहे हैं। तो या कह लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल नेगेटिव आयन फ्लो करेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल नेगेटिव आयन फ्लो करेंगे। पूरी बात का कंक्लूजन ये है, ध्यान से समझ लो। इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर, सेल के अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से करंट है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन कौन होता है? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो भैया बाहर फ्लो होगा तो पॉजिटिव आयन का जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट है, तो यहां से तो इलेक्ट्रिक करंट निकल गया, यहां से सॉरी यहां से आया पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव आ गया, यानी पॉजिटिव आयन आ गया। अब अंदर जब पॉजिटिव आयन जाएगा, अंदर पॉजिटिव आयन जाएगा तो कहां जाएगा? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो या तो बोलो कि पॉजिटिव आयन जा रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, रेजिस्टेंस मिलेगा, या ऐसे बोलो कि भाई जो ये यहां से हमारा गया, कौन गया? इलेक्ट्रॉन गया, या नेगेटिव आयन गया। नेगेटिव आयन जब गया तो नेगेटिव आयन वापस कहां जाएगा? एनोड के पास जाएगा। तो नेगेटिव आयन कहां चल रहा है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो वही बात तो वहां लिखी थी मेरे भाई इन्होंने, कि जो हमारा पॉजिटिव आयन है उसका फ्लो होता है लोअर से हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव आयन फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो दोनों मेंशन कर दिए, नेगेटिव आयन फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, यानी ऊपर हायर था नीचे लोअर था। नेगेटिव आयन इधर फ्लो कर रहे हैं, और अगर पॉजिटिव आयन ऊपर फ्लो कर रहे हैं, यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव आयन फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर, नेगेटिव आयन फ्रॉम हायर टू लोअर। बात क्लियर समझ आ गई? अगर कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे बोला गया है मेरे भाई, अगेंस्ट बैकग्राउंड ऑफ द अदर आयंस एंड न्यूट्रल एटम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव आयन हमारे जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, बीच में बहुत सारे आयंस मिलेंगे जो न्यूट्रल हैं,
और नेगेटिव आयन आ रहे हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, बहुत सारे आयन मिलेंगे। तो जब भाई ये पास ऑन हो रहा है लो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का, तो क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। तो कंक्लूजन आ गया कि भैया रेजिस्टेंस आपके इलेक्ट्रिक सेल के अंदर भी है, और उसी को बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। क्लियर है? आगे, सो द इलेक्ट्रोलाइट ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सेल। यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट बाहर तो मिल ही रहा था, सेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था किसी भी वायर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर, वहां तो रेजिस्टेंस मिल ही रहा था, नो डाउट। लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट सेल के अंदर से भी निकलेगा तो वहां भी उसको रेजिस्टेंस ऑफर होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्टेंस मिलता है। तो सो द इलेक्ट्रोलाइट ऑफर द सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द सेल। क्लियर है मेरे भाई? वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। मैं फिर से बता दे रहा हूं मेरा मेथड क्या है पढ़ाने का। भाई पहले पूरा समझाता हूं, पहले अच्छे से समझते रहो, कुछ मत करो, सिर्फ वीडियो को देखो ऐसे करके आराम से। वीडियो देख ली, जब लास्ट में मैं कहता हूं ना कि नोट डाउन कर लो, तो मैं यहां से हट जाऊंगा फ्रेम में से, आप पूरा नोट डाउन कर लो और नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठो भाई। मैं पूरा सिलेबस करा रहा हूं। चैप्टर 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, चैप्टर 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर कम से कम 20-25 वीडियो हैं, जाके देखो प्लेलिस्ट में। 12th क्लास का चैप्टर 1 पूरा है, 12th क्लास का चैप्टर 2 पे भी पूरी वीडियो है, चैप्टर 3 चल रहा है। तो भाई सीक्वेंस में तमीज से नोट बनाना शुरू कर दो, नोट्स बनाना, क्योंकि मेरा पूरा मूड है कि इस साल मैं 12th क्लास का सिलेबस कराऊंगा ही कराऊंगा, बोर्ड लेवल का, जो क्लास 12th बोर्ड है उस लेवल का सिलेबस मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है? तो नोटबुक लेके बैठो, नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। नोट कर लिया? ठीक है। तो यानी यहां से हमें इन सारे पॉइंटों से ये बात तो समझ आ गई कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल के अंदर, किसको, करंट को मिलता ही मिलता है। आगे क्या बात हुई है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। वो तो नाम से तुम्हें पता ही था कि जो भी आपके कौन इलेक्ट्रोलाइट है सेल के, इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन है, एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को जो पास होने में प्रॉब्लम आ रही है, जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्लियर है? क्या हो गया, जो इलेक्ट्रोलाइट मूव कर रहे हैं उनको मूव करने में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो परेशानी आ रही है, जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, वही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को बोला जाता है। आगे, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। यानी किसी भी सेल का, किसी भी इलेक्ट्रिक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, ये किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। यानी कौन कौन सी बातें हैं जो डिसाइड करेंगी हाँ भाई इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। क्या बातें हैं, वन बाय वन बात करें। नंबर 1, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर मतलब सॉल्यूशन कौन है, कुछ भी होता है, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जो भी है। आयोन्स किसके हैं, किस एलिमेंट के आयोन्स हैं, Na2SO4 है, CaSO4 है, बहुत सारे होते हैं सॉल्यूशन, पता नहीं किसका है। तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इस बात पर डिपेंड करेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। नंबर 2, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के। वो तो वैसे समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलाइट है कोई, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब समझ लो थिक लिक्विड है, पतला लिक्विड नहीं है, भारी मतलब गाढ़ा, ऐसे कह सकते हो। थिक लिक्विड है तो भैया कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वही बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के। इलेक्ट्रोलाइट जितना डाइल्यूट होगा, इलेक्ट्रोलाइट जितना डाइल्यूट होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जितना कॉन्सेंट्रेट होगा, जितना गाढ़ा होगा, जितना थिक होगा, उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 3, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। वही वाली बात आ गई लेंथ वाली। तो भैया वो तो डिपेंड करेगा ही। अब सेल है, सेल के बीच एक इलेक्ट्रोड ऊपर हो गया, कैथोड एक हो गया एनोड। कैथोड एनोड का डिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। तो ये कैथोड और एनोड का जब आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे, लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो वही बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, यानी कैथोड और एनोड के बीच का। आगे, it varies inversely as the common area of the electrode immersed in the electrolyte। बहुत बढ़िया, ये वेरी करेगा इनवर्सली, किसके, कॉमन एरिया के। कॉमन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे करेगा कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें इलेक्ट्रोड रखे गए हैं, इट वेरी इनवर्सली द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होता है, वो तुमने पहले ही पढ़ा था।
कि जो रेजिस्टेंस होता था एरिया बढ़ने में क्या होता था, कम होता था, सेम यहाँ पर है कि जो आपका इलेक्ट्रोड है वो जो इमर्ज्ड है जिस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, अगर उसका एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी एरिया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया जितना कम इलेक्ट्रोड रखने का, रेजिस्टेंस ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घट रहा है तो एक बढ़ रहा होगा। क्लियर है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर एरिया कम हुआ, और एरिया ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो वही क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, इट इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी ये इंक्रीज करेगा, कौन, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा जब आपका इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा जब आप इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। तो ये वाली बात तो मैंने वहां ही बता दी थी, टेम्परेचर डिपेंडेंस बढ़ाता ना, याद है? टेम्परेचर डिपेंडेंस बढ़ाता है इलेक्ट्रोलाइट का, तो वहीं क्लियर कर दिया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां बोला है इन्होंने कि अगर इट इंक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो वहीं क्लियर हो गई थी वाली बात, तो वरना यहां याद कर लो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे पास पास, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, विस्कस ज्यादा हो जाएगा, और विस्कस ज्यादा होने की वजह से दिक्कत आएगी निकलने में। टेम्परेचर बढ़ा दो, आयोन्स ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, उनका जो आयोनिक मतलब इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है, जो आयोन्स का अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया, दूर दूर हो जाएंगे, आराम से निकल जाओगे। तो समझ आ गया, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इट इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। किसका? इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि सेल के अंदर है। क्लियर है मेरे भाई? वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो। ठीक है मेरे भाई, नोट डाउन कर लिया? तो ये सारी बातें थी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल टॉपिक की। आगे मैं बात करूंगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है सेल का। तो दोस्त, क्या आप जानते हो कि जब भी आप ना मार्केट में किसी सेल को लेने जाते हो तो आपने देखा होगा सेल पर लिखा होता है 10 वोल्ट, यानी कि वो इतना पोटेंशियल डिफरेंस देगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी न सेल वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको देता ही नहीं है। यानी कि जो आप 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हो सेल पर लिखा हुआ है, जो कि शॉपकीपर ने भी बोला कि हाँ भाई 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, वो आपको मिलता ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो प्रॉमिस करते हैं ना, वो प्रॉमिस करते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका तब है उस सेल का जब आप इस सेल में से कोई भी करंट ड्रॉ ना करें, कोई भी करंट ना निकले। यानी अभी जब फ्रेश है सेल तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका 10 वोल्ट है। यानी जब आप यूज करोगे तो इसका 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, कुछ कम होगा। ठीक है कि भाई रिलेशन क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जिसकी वजह से ये पोटेंशियल कम मिल रहा है, यानी प्रॉमिस कर रहे हैं 10 वोल्ट का बट 10 वोल्ट मिल नहीं रहा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ, यानी कि वो ईएमएफ है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का जो प्रॉमिस है वो ईएमएफ है। तो वो जो एक्चुअल में लिखा है ना सेल पर, वो ईएमएफ लिखा हुआ है। तो क्या रिलेशन है उस ईएमएफ में? एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, यानी कि जो सेल होता है उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी। रिलेशन बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। यानी ये सारे वर्ड आपको पहले से पता होने चाहिए थोड़े थोड़े, उसके बाद देखेंगे इनमें रिलेशन क्या होता है। मैं आपको बता दूं, आपको 12th क्लास का चैप्टर 1 चैप्टर 2 की पूरी प्लेलिस्ट मेरे इस चैनल पर है, तो आप 1 बाय 1 सीक्वेंस में देख सकते हो। चैप्टर 3 को मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई, रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 बाय 1 देखो, ठीक है? क्योंकि वहां मैंने डिस्कस किया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी जो सेल होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जहां पर कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था ईएमएफ क्या होता है, यानी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में ही फर्क देखा था, और एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। यानी ये सारी बातें हम लोग पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम इन सब में एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलेशन है ईएमएफ में, पोटेंशियल डिफरेंस में, या कभी कभी से बोलते हैं टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो बात आती है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, समझ रहे हो ना? सबसे पहली बात तो यही आती है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द पोटेंशियल ड्रॉप across the terminal of a cell when a current is being drawn from it
इज कॉल्ड इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जो मैंने अभी बोला था ना कि जो 10 वोल्ट का आपसे प्रॉमिस किया जा रहा है सेल पर, वो ईएमएफ है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको एग्जैक्ट वो नहीं मिलेगा, यानी कि उससे कम मिलेगा, वही आपका होगा टीपीडी। यानी जब आप उस सेल को यूज में लेकर आओगे तो जो सेल है जब अपना पोटेंशियल कुछ ड्रॉप कर लेगा ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा कब, जब उसमें से करंट निकलेगा, जब वो कनेक्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को कहते हैं टीपीडी, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है मेरे भाई, इसे नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, ई सिंबल बनता है ईएमएफ का, ठीक है, यानी कि ईएमएफ और वी यानी कि वोल्टेज, इसमें क्या रिलेशन है, ये वाली बात आज की हम वीडियो में शुरू कर देते हैं। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये एक मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेजिस्टेंस आर है, इसमें मैंने माना कि इसका ईएमएफ है ई, ईएमएफ है ई, मैं इसे ई पढ़ूंगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, आप ई भी लिख सकते हो, बहुत सी बुक है सिर्फ ई भी लिख देती हैं, सिंबल ना बना के ई भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका ईएमएफ माना ई, यानी ईएमएफ ई है, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मैंने बॉक्स क्यों बनाया, उसका रीजन ये है कि अब सेल के अंदर तो मैं इस रेजिस्टेंस को दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि सेल तो इतना ऐसा ही बनेगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा साइड से दिखा दिया और ये बॉक्स बना दिया, यानी सेल का ही पार्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी आपने तो सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस लगाया है, आपने अपने सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस लगाया है आर, पर एक रेजिस्टेंस सेल के अंदर खुद ही है, क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा तो उसे रेजिस्ट करेगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, तो ये रेजिस्टेंस पहले से ही है, ठीक है, डॉट 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 करके मैंने अंदर कर दिया। अभी इसका जो ईएमएफ है वो ई है, ये सेल हो गया पूरा, ए टू बी करंट जा रहा है मेरा, ए से निकल रहा है, बी में एंटर हो रहा है। बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, अगर नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पहुंच गए फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है तो फिर नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमसे बोला गया भाई कि कंसीडर अ सेल ऑफ ईएमएफ ई, वही अभी हमने बनाया कि भाई एक सेल को कंसीडर किया जिसका ईएमएफ ई है एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर, ठीक है, कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, जिसको कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट किया गया है। एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर है, और उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट किया गया है, ठीक है भाई। सपोज अ कांस्टेंट करंट आई फ्लो थ्रू दिस सर्किट, यानी सपोज करो उस सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट करंट आई फ्लो कर रहा है। मैं डायग्राम को यहां भी बना देता हूं, ये मेरा सेल है, ये मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया इस तरीके से, और ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से आई करंट ड्रॉ हो रहा है। कितना करंट निकल रहा है मेरे भाई, आई करंट, बिल्कुल क्लियर है। इसका ईएमएफ मैंने दे दिया ई, कोई दिक्कत, ओके आगे बढ़ते हैं। अब बोला भाई डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ। अब ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ का मीनिंग होता है जो आपका वर्क होगा, जो आपका वर्क होगा, ईएमएफ होगा वर्क डन बाय अ सेल इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज अलोंग द क्लोज्ड सर्किट, यानी कि जो वर्क किया जाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से मूव कराने में, अलोंग द क्लोज्ड सर्किट, यानी जो सर्किट है वो आपका क्लोज होना चाहिए, यानी कि एक ही बार आप जा सकते हो, एक बार, उसके बाद तो फिर रिपीट हो जाएगी, वो चीज रिपीट हो जाएगी तो पोटेंशियल कुछ ना ड्रॉप हो जाएगा, यानी पहली बार में जो जाएगा वो उसको ईएमएफ ई मिल सकता है, क्योंकि एक बार यहाँ अंदर करंट होगा फिर उसे इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा, पोटेंशियल उसका ड्रॉप हो जाएगा। तो अब बात करेंगे कि टोटल ईएमएफ कितना होगा, ध्यान से समझना, टोटल ईएमएफ कितना होगा, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। एक तो वर्क करना पड़ेगा, यहां से करता हूं ए और बी, ये मैंने नाम दे दिए, पॉजिटिव वाले को ए, उधर वाले को बी। जो आपने वर्क किया यूनिट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, यानी करंट निकला ए से और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से होता हुआ बी पॉइंट में एंटर कर गया, यानी कि ये आपका क्या हो गया, करंट हो गया, यानी इसने कुछ वर्क किया। अभी ईएमएफ की बात खत्म नहीं, अभी और आगे प्लस ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे बात आती है, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस आर, यानी यहां से यहां तक तो आ ही जाओगे,
यहां तक तो आ ही जाओगे। अगर इसे मैं डॉटेड लाइन से क्लोज कर दूं, इस तरीके से क्लोज कर दूं, तो मेरे भाई यहां तक तो आप आ ही जाओगे ए टू बी, पर बी टू ए भी तो आना है आई करंट को, अंदर से भी तो आना है, तभी तो वापस से फिर निकलेगा, हाँ कि ना। अब अंदर जब आएगा तो अब उसे एक और रेजिस्टेंस मिल रहा है स्मॉल आर, तो ईएमएफ इक्वल होगा दोनों वर्क डन के। कौन कौन से दोनों वर्क डन? एक तो वर्क किया ए टू बी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, और दूसरा जो वर्क करेगा बी टू ए इंटरनल रेजिस्टेंस में। क्लियर है मेरे भाई? तो वही तो लिखा है, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर प्लस वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस आर। यानी कि जो टोटल ईएमएफ हो वो क्या हो जाएगा? दोनों वर्क डन का सम। तो दोनों वर्क डन का सम क्या होगा? E इक्वल टू वी प्लस वी डैश। मैंने V किसको माना? V माना जो मेरा पोटेंशियल यहां पर है, जो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, और वी डैश मैंने माना जो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस में है। यानी टोटल पोटेंशियल या टोटल ईएमएफ या मैक्सिमम पोटेंशियल या ईएमएफ कितना होगा? मैक्सिमम ईएमएफ या कह लो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल ईएमएफ है, तो ईएमएफ आपका कितना होगा? V प्लस वी डैश। बात क्लियर है कि नहीं? अब हमारा काम होगा इस V को निकालना और इस V डैश को निकालना, यानी इन दोनों का सम ही ईएमएफ के बराबर है। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया मेरे भाई? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हम V और V डैश को निकालेंगे। तो V और V डैश कैसे निकलेगा? हम जानते हैं बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो V होता है वो इक्वल होता है आई आर के। तो एक तो हो गया V इक्वल टू आई आर। ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की। यहां पर मैंने माना था V, और जो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, यहां मैंने माना था मेरे भाई V डैश। क्लियर है? तो दोनों का V जब निकालूंगा तो यहां पे I करंट जा रहा है, यहां पे I करंट जा रहा है, तो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। यहां भी I करंट एंटर हो रहा है, तो V डैश इक्वल टू आई आर हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि वहां पर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है R, यहां रेजिस्टेंस इंटरनल है। तो V इक्वल टू आई आर हो गया, V डैश इक्वल टू I स्मॉल r हो गया, क्योंकि I करंट एंटर कर रहा है और स्मॉल r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर है मेरे भाई? तो V और V डैश पता चला, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ईएमएफ है, जो मेरा ईएमएफ है, जिसे कि मैंने क्या कहा था कि ईएमएफ इक्वल टू V प्लस V डैश बोला था, तो ईएमएफ इक्वल टू V प्लस V डैश। V की वैल्यू आई आर और V डैश की वैल्यू I स्मॉल r, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया, तो मुझे यहां से ईएमएफ पता चल गया अपना। I को कॉमन ले लिया, करंट को कॉमन लिया, तो R प्लस R, ये एक इक्वेशन बन गई। यानी कि मुझे पता चल गया टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितना है? वो इतना है। लेकिन अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमें क्या जानना है? हमें तो जानना है ईएमएफ, पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें रिलेशन। अभी तो ईएमएफ आया, रेजिस्टेंस आया, पोटेंशियल तो आया ही नहीं है। ठीक है, तो अभी आगे और बढ़ेंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं कि टोटल ईएमएफ कैसे इक्वल आ गया? करंट मल्टीप्लाई बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम। यहां से पता चल गया कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। एक और कंक्लूजन निकल आया, क्योंकि R प्लस R, R प्लस R। ठीक है, आगे बात करेंगे। हेंस द करंट इन द सर्किट इज, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। अब एक बात बताओ, आपको यहाँ का पोटेंशियल पता है और आपको रेजिस्टेंस पता है, तो इस करंट कितना होगा इस सर्किट के अंदर? एक बात बताओ, R प्लस R, अगर मैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसे E के पास लाऊं तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R मल्टीप्लाई में I के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड, R प्लस R इक्वल्स टू I। तो ये मेरा हो गया करंट इन द सर्किट, यानी इस सर्किट के अंदर इतना करंट फ्लो करेगा। बिल्कुल बात क्लियर है? I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। Thus to determine the current in the circuit, the internal resistance R combined in series with the external resistance R। यानी यहां से कंक्लूजन ये निकल आया, ये तो फॉर्मूला वैसे भी था, देखो I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है कि नहीं होता? I इक्वल्स टू V अपॉन R। बस यहां से कंक्लूजन ये निकल आया कि टोटल ईएमएफ E है, तो जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट वो किसके इक्वल है? R प्लस R के। यानी जो ये रेजिस्टेंस है कैसे कनेक्ट है? सीरीज में, R प्लस R। ठीक है, तो आपको टोटल करंट पता चल जाएगा। अभी हमने टोटल करंट निकाला है। क्या निकाला? टोटल करंट। अभी निकाला था टोटल पोटेंशियल और निकाल लिया टोटल करंट इन द सर्किट। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ता हूं। यहां तक नोट कर लिया? ठीक है मेरे भाई। तो अब हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया टोटल करंट कितना है, टोटल करंट सर्किट के अंदर। अब एक बात बताओ, अब इस सर्किट में जैसे ही करंट निकल आया I, अब इसका क्या हो जाएगा? जो ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था E, वो घट के क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, जो नॉर्मल जो घट के हो जाता है। तो अब बात करते हैं वो कितना हो जाएगा। तो पता चला कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल
डेट सेंड करंट आई थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाई। यानी कि अब एक बात बताओ, अब तक हम कह रहे थे कि भाई ये एक सेल है, ठीक है, इसका ईएमएफ हमने बोला था ई और इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा दिया था आर, ठीक है, ये वाली बात तो हुई थी अभी तक हमारी। लेकिन अब जैसे इस वजह से करंट निकल गया आई, तो अब ये ईएमएफ क्या बन गया, वी बन गया भाई, वी बन गया ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अब, क्योंकि करंट निकल गया ना। ईएमएफ कब होता है, जब मैक्सिमम करंट हो, ठीक है। अब हमारा कितना होगा पोटेंशियल, अब एक बात बताओ, वी इक्वल टू क्या होगा, वी इक्वल टू होगा हमारा आई आर, वी इक्वल टू क्या होगा हमारा आई आर, यानी जितना करंट भेजा आपने टोटल करंट आई और जितना उसका रेजिस्टेंस है। अब तो कहानी यहां पे चलेगी, क्योंकि अब उसने तो अपना वाला पोटेंशियल ड्रॉप कर ही लिया इंटरनल रेजिस्टेंस ने, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर, अब कितना करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा, ये भी आपने निकाल दिया था। I इक्वल टू क्या था, E अपॉन आर प्लस आर, निकाला था नहीं निकाला था। अब मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं इसमें R का, तो मेरा बन जाएगा नहीं बन जाएगा आई आर। तो V इक्वल टू आई आर और I की वैल्यू पुट कर दी, I की वैल्यू पुट कितनी कर दी, E अपॉन आर प्लस आर, E अपॉन आर प्लस आर मल्टीप्लाई बाई आर। क्लियर है, तो आई आर मतलब I की वैल्यू पुट की और R को एज इट इज मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिला V इक्वल टू ई आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। यानी हमें पता चल गया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस TPD कितना है। क्लियर है मेरे भाई। अब एक और तरीका होता है V निकालने का, एक तो हमने निकाल दिया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कि V इक्वल टू आई आर, हमें I पता था इन टर्म ऑफ EMF यानी E अपॉन आर प्लस आर था, और हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R पता था, तो हमने निकाल दिया TPD टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पर एक और तरीके से TPD निकलता है, कैसे, टोटल EMF माइनस जितना ड्रॉप हुआ, तो V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस V डैश। समझ में आई बात नहीं आई, कि टोटल EMF जितना था उसमें से क्या कर दो, जितना इंटरनल रेजिस्टेंस ने क्या किया होगा, पोटेंशियल ड्रॉप किया होगा, यानी V डैश, तो E माइनस V डैश। और हम जानते हैं V डैश कितना है, जो ये V डैश है, यानी कि जो ये वाला पोटेंशियल क्या है, तो V इक्वल टू करंट घुसा था I, स्मॉल रेजिस्टेंस R, तो यहां का V डैश हो जाएगा IR। क्लियर है मेरे भाई, V डैश कितना हो जाएगा IR। तो क्या मैं कह सकता हूं E माइनस IR, तो मुझे V की एक और वैल्यू मिल गई E माइनस IR, कोई दिक्कत। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। वो तो हम भी जानते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, जो आपका एक्सटर्नल टोटल वो है EMF माइनस जितना आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यानी जितना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है उतना पोटेंशियल कम हो जाएगा और आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कट के मिल जाएगा EMF में से। ठीक है, अगेन फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट, यानी यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से मैं R की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता। V इक्वल टू क्या है मेरा, V इक्वल टू है E माइनस आई आर, V इक्वल टू क्या है मेरा E माइनस आई आर। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि E R की वैल्यू निकाल सकते हैं। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू निकालते हैं तो E माइनस वी अपॉन आई, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी E माइनस वी अपॉन आई। क्लियर है, अब ये R की वैल्यू निकल आई E माइनस वी अपॉन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि देखो V कस टू कितना था आई आर था, V कस टू कितना था आई आर, E माइनस वी, तो टोटल पोटेंशियल ये जो V डैश हमने निकाला था, V डैश इक्वल टू क्या है, ये V डैश इक्वल टू है हमारा E माइनस आई आर, यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो कितना हुआ है, क्लियर है ना भाई। जैसे ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ हमारा यहाँ पे, वो कितना होगा, जितना करंट इसके अंदर से निकला और जितना इसका रेजिस्टेंस था आई आर, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया R की वैल्यू, स्मॉल r हो गया हमारा E माइनस वी अपॉन आई। अब एक बात बताओ, इस वाले I की जगह क्या लिख सकते हो तुम, जो करंट जा रहा है V अपॉन R, यानी जो उसका पोटेंशियल है, और जो वहां रेजिस्टेंस है, तो I की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं V अपॉन R, तो E माइनस वी अपॉन वी अपॉन आर। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, E माइनस वी अपॉन वी एज इट इज आएगा R मल्टीप्लाई में, तो E माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई R। क्लियर है, वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो पहले। ठीक है मेरे भाई, नोट हो गया, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। तो यानी R इक्वल टू कितना हो गया, इसे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। R इक्वल टू जो मेरा आ गया वो आ गया E माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई आर, यानी इसे मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा कि जो मेरा अभी वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, स्मॉल r इक्वल्स टू, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू E माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई में R। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो मेरी वैल्यू आई, अब इस वैल्यू को थोड़ा ध्यान से समझना, यहां तक तो सारी बात क्लियर है ना कि किस तरीके से क्या आ गया।
ठीक है। तो R इक्वल टू ई माइनस वी, और हमारा टॉपिक क्या था आप लोगों को याद हो तो हमारा टॉपिक ये था कि हम लोगों को एक रिलेशन बताना था किस किस के बीच में, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, यही तो बताना था। तो चेक करो इस फॉर्मूले में तीनों आ गए नहीं आ गए। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया ई आपका ईएमएफ, यानी रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों आ गए। तो R इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई आर, यानी ये एक रिलेशन होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस R के बीच में। क्लियर मेरे भाई, इससे हमें आइडिया मिलता है कि अगर स्मॉल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर बड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, अभी मैं डिस्कस कर लूंगा इस बात को। पहले क्लियर है यहां तक सारी बात कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मेरे भाई इस वीडियो के अंदर अभी अभी रिलेशन समझने की कोशिश की किस किस के बीच में। एक तो उसमें आना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस, एक आना चाहिए ई यानी ईएमएफ, और एक आना चाहिए था पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सारी बात समझ आ गई होगी। थोड़ा सा फिर से बता देता हूं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था मैंने V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अब मुझे पता था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू आई आर है मेरा। अब जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो तो मेरे हाथ में नहीं था, वो तो पहले निकाल के रखा था मैंने। I कितना निकला था मेरा, E अपॉन आर प्लस आर, तो यहाँ से मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया था। फिर मैंने बोला था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने का एक और तरीका है। क्या तरीका है कि जो टोटल ईएमएफ है उसमें से माइनस कर दो जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आपका सेल के अंदर, ठीक है। तो हमें पता चला E माइनस वी डैश, हमने वी डैश के लिए निकाली तो E माइनस आई आर, तो हमें एक V इक्वल्स टू मिला था ई आर अपॉन आर प्लस आर, एक V मिला था E माइनस आई आर। हमको पता था कि भाई अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालना चाहूँ तो R की वैल्यू कितनी निकलेगी मेरी, तो मेरा ये कितना था, यहाँ रफ करके दिखाई देता हूँ। जब मैंने R की वैल्यू ये वाली निकाली थी, हाँ ध्यान से समझना। अब देखो मेरा भाई V इक्वल्स टू क्या था, मेरा V इक्वल्स टू था E माइनस आई आर। वी इक्वल्स टू क्या था मेरा, E माइनस आई आर, ये था कि नहीं था, E माइनस आई आर। यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी, एक काम करो आई आर को इधर पहुंचा दो, तो आई आर इज इक्वल्स टू E माइनस वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई आर तो भाई इधर ही आ गया, तो V के इधर पहुंच गया, राइट में पहुंच गया E माइनस वी, तो यहाँ से R इक्वल्स टू निकल आया E माइनस वी अपॉन आई। R इक्वल्स टू कितना निकला, E माइनस वी अपॉन आई, तो वही लिखा था हमने E माइनस वी अपॉन आई। अब यहाँ क्या था, जो I था करंट। अब I करंट एक तो तुम कहोगे मैंने पहले निकाला हुआ था E अपॉन आर प्लस आर, पर एक और तरीका होता है I करंट निकालने का। वो क्या होता है कि अगर आपको पता है कि टीपीडी यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, तो भी आप I निकाल सकते हो। तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे तो I की वैल्यू अलग निकाली और यहाँ पे I की वैल्यू अलग लगाई, तो मेरे भाई एक्सप्रेशन अलग अलग निकाला। वहां मैंने I निकाला इन टर्म ऑफ E और मैंने यहाँ I निकाला इन टर्म ऑफ टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो I इक्वल टू कितना निकला, V अपॉन आर। मैंने वैल्यू पुट की, जब कैलकुलेट किया तो E माइनस वी अपॉन वी। अब हम सब जानते हैं कि R उधर मल्टीप्लाई में चला जाता है ऊपर, तो E माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई आर इक्वल्स टू स्मॉल आर, यानी जो स्मॉल आर था वो E माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई आर। और हम भी यही चाहते थे कि कैसे भी हमें एक रिलेशन मिल जाए जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आए, जिसके अंदर ईएमएफ आए, जिसके अंदर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आए। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसके बारे में, हमसे स्पेशल केसेस पढ़ेंगे कुछ। अब स्पेशल केसेस में देखेंगे क्या है स्पेशल। तो नंबर 1, व्हेन सेल इज एन ओपन सर्किट डेट I इज 0। मान लो सेल अभी ओपन सर्किट है, यानी कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, यानी कि बिल्कुल बंद है स्विच, ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट यानी I 0, तो जो मेरा V है वो किसका हो जाएगा, ईएमएफ के इक्वल। भाई V ओपन में कितना हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह लो या फिर। अब भाई जब करंट निकल ही नहीं रहा, जब सेल में से करंट आ ही नहीं रहा, जब सेल करंट दे ही नहीं रहा, तो सेल के रेजिस्टेंस कैसे ऑफर होंगे, तो सेल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा। तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा V होगा वही हमारा E होगा। बात क्लियर है, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, उस ईएमएफ को इक्वल होगा, क्योंकि हमने करंट ही नहीं लिया। ठीक है, thus the potential difference across the terminals of a cell is equal to its EMF when no current is being drawn from the cell। यानी बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला कि EMF
पोटेंशियल डिफरेंस के या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी के इक्वल तभी हो सकता है जब उसमें से करंट ना लिया जाए। तो जब मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी ना आपको कि भाई जब आप जाते हो शॉप के पास तो वो आपको प्रॉमिस करता है पर होता नहीं, इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कहता है जब तक करंट नहीं निकालोगे तब तक ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का, एक बार करंट निकल आया घट जाएगा, चाहे 9 वोल्ट हो जाए चाहे 8 वोल्ट हो जाए वो अलग बात है, पर घट जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, वो इसीलिए हो जाता है। आगे अ रियल सेल हैज ऑलवेज सम इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अगर कोई सेल है करंट दे रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, कोई भी रियल सेल हो, ठीक है। सो व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम अ सेल वी हैव V लेस देन E, यानी जब भी हम करंट ड्रॉ करेंगे तो हमको हमेशा EMF से कम ही पोटेंशियल मिलेगा, या कह लो कम ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। पक्की बात है बिल्कुल, क्योंकि करंट आया भाई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो मैक्सिमम पोटेंशियल कब होता है जब भाई करंट ही बदलो, तो EMF तभी है जब करंट नहीं लिया जा रहा, तब उसे कह सकते हो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। ओके आगे 10 द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज लेस देन इट्स EMF, यानी कि जो EMF होता है वो हमेशा बड़ा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, हमेशा। कभी इक्वल हो सकता है बट ज्यादा कभी जीवन में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो, नहीं होगा। हाँ कंडीशन लगा तो हो सकता है। अब ये मत कहना कि जब सेल को चार्ज करते हैं तब हो जाता है, फिर वो कंडीशन अलग हो गई। पर नॉर्मली जब सेल लेकर आ रहे हैं तब आपको ऐसा नहीं होगा कि प्रॉमिस करे 10 वोल्ट का 11 वोल्ट निकल आए, नहीं। क्लियर है मेरे भाई, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। दोस्त मान लो आपके पास ना कुछ नंबर ऑफ सेल्स पड़े हुए हैं, यानी कुछ सेल्स हैं जो आपके पास हैं। अब मान लो कि आपने डिसाइड किया कि मेरे को ना 50 वोल्ट का सेल चाहिए, और आपने देखा जो आपके पास सेल्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी उसमें कोई भी 50 वोल्ट का सेल नहीं था। अब आप क्या करोगे? आप सिंपली एक शॉप पर जाओगे और उसको बोलोगे भाई मेरे को ना 50 वोल्ट का एक सेल दे दो, और वो आपको निकाल के दे देगा। तो यहां बात आती है क्या कोई और भी तरीका था जिससे कि आपको 50 वोल्ट का सेल शॉप से जाके ना लेना पड़ता? तो जवाब है हाँ था। जो आपके पास ना सेल्स पड़े हुए थे ना, आप उनको कंबाइन करके जो डिजायर्ड वैल्यू थी उसे पा सकते थे। मैं ये नहीं कहूंगा एग्जैक्टली वो वैल्यू मिलती ना मिलती वो अलग बात है, लेकिन हम सेल्स को कंबाइन करके एक नई वैल्यू को ढूंढ सकते हैं या नई वैल्यू हमें मिल सकती है। तो पहली बात तो आपको ये समझ आ गया कि सेल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब मैं कहूं कि सेल्स दो तरीके से कंबाइन होते हैं, सीरीज और पैरेलल में। अब आपको याद होगा आपने 10th में भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज पैरेलल में होते थे। सेम कॉन्सेप्ट सेल के लिए लगता है, सीरीज में भी कनेक्ट होते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट होते हैं। सेल्स को जब हम सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी हमें ये तो पता चल गया कि भाई सेल को हम कंबाइन कर सकते हैं। मान लो हमारे पास 5 वोल्ट का सेल है, 6 वोल्ट का सेल है, और हमें कोई और वैल्यू चाहिए जो 5 और 6 ना हो, तो हम उसे कंबाइन करके ढूंढ सकते हैं। पर कैसे ढूंढेंगे वही बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं सीरीज की। A single cell provide a feeble current in order to get a higher current in circuit. We often use a combination of cells, two or more cells. तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो सिंपल भाषा में बता दिया कि भाई कभी कभी एक सेल बहुत कम करंट देता है और आपको जब ज्यादा करंट चाहिए तो आपको सेल कंबाइन करने पड़ेंगे ताकि आपको ज्यादा करंट मिल सके। अब देखेंगे उनका कॉम्बिनेशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। तो जो सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है वही बैटरी होता है, और आपको पता है बैटरी का क्या काम होता है, करंट प्रोवाइड करती है बैटरी। ठीक है, सेल्स का कॉम्बिनेशन बैटरी होता है। सेल्स कैन बी जॉइन इन सीरीज, पैरेलल एंड इन मिक्स्ड वे, यानी जो सेल्स हैं आपके वो सीरीज में कंबाइन हो सकते हैं, वो पैरेलल में कंबाइन हो सकते हैं, मिक्स्ड भी हो सकते हैं। मिक्स्ड मीनिंग कुछ पार्ट सीरीज में हो और सीरीज वाला पैरेलल में हो, सीरीज पैरेलल दोनों के, ये भी हम बात करेंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सीरीज को नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, नोट कर लिया मेरे भाई, सारा नोट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे सेल्स इन सीरीज। हम सीरीज में सेल्स को कब कहते हैं? व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, यानी एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल, व्हेन द
नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल एंड सो ऑन, द सेल आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। यानी जब आप एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो हम उस टाइप के कॉम्बिनेशन को, उस टाइप के कनेक्शन को सीरीज में कहते हैं। ये आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कभी, आप ना उसका जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड हो गया या किसी किसी जगह पे ऐसे टॉर्च, खास करके यहाँ टॉर्च में जब हम बल्ब लगाते थे तो कैसे लगाते थे, एक पॉजिटिव होता था दूसरा नेगेटिव होता था, दो बल्ब लगते थे टॉर्च में, खोल के पीछे से लगाते थे तो दो बल्ब होते थे, वो दो सेल होते थे, सॉरी, तो दो सेल होते थे, कैसे कंबाइन होते थे, वो सीरीज में कंबाइन होते थे। तो आपने देखा था ना, एक पॉजिटिव होता था दूसरा नेगेटिव लगाना पड़ता था, जब भी आप पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर देते थे तो वो टॉर्च जलती नहीं थी, समझ रहे हो ना, तो सेल को सही तरीके से लगाना पड़ता था, यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो ये कॉम्बिनेशन जो दिखाया गया है डायग्राम में, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो ये नेगेटिव, ये गया पॉजिटिव से, ये नेगेटिव गया अगले पॉजिटिव से, ये नेगेटिव गया अगले पॉजिटिव से, एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर कहेंगे 1 2 3 4, तो ये पॉजिटिव इधर लास्ट में और ये नेगेटिव लास्ट में, तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन हुआ सेल का वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हुआ। क्लियर है मेरे भाई, अच्छे से देख सकते हो। फिर आगे बात करते हैं, आगे है सपोज, अब हम निकालेंगे कि भाई कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है उसमें किस तरीके से सेल कंबाइन करता है, ठीक है, वो निकालेंगे। सपोज टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, हम शुरुआत करते हैं दो सेल से, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, 3 4 5, लेकिन मिनिमम तो दो ही सेल होते हैं। तो उन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि भाई सीरीज में कंबाइन है, पहली बात तो, फिर क्या फर्क पड़ेगा अगर सीरीज में कंबाइन है तो, ठीक है। सपोज टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी आपके पास दो सेल हैं, ठीक है मेरे भाई, दो सेल हैं जिसमें से एक सेल का ईएमएफ E1 है और एक सेल का ईएमएफ E2 है। एक बात हो गई ईएमएफ की। अब भैया इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो गया, तो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और एक सेल का रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड C, यानी A और C दो पॉइंट है, ध्यान से समझना, A और C दो पॉइंट है, डायग्राम को पहले बहुत ही अच्छे से प्यार से समझ लो। A और C आपके दो पॉइंट हैं, आपके दो सेल लगे हुए हैं, एक का ईएमएफ E1 है, एक का ईएमएफ E2 है, ठीक है। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। A to B, B to C, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है, इसका नेगेटिव उधर जुड़ेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई, डायग्राम अच्छे से क्लियर होगा। A to C दो सेल कनेक्ट है, एक सेल ये है एक सेल ये है, कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, कैसे पता चलेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इनका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। साथ में ही अभी ही इक्विवेलेंट डायग्राम भी बना लेता हूं कि मान लो इनने कंबाइन होकर, अब इतना तो कंफर्म है कि ईएमएफ कंबाइन होकर बदल जाएगा, ईएमएफ कंबाइन होकर बदल जाएगा। अभी ये नहीं बात कर रहा हूँ कितना होगा, मैं बात ही नहीं कर रहा, और रेजिस्टेंस में भी कुछ ना कुछ फर्क आएगा कंबाइन होने के बाद सेल्स के, मैं बात ही नहीं कर रहा कितना होगा। मैंने तो मान लिया ईएमएफ कुछ हो जाएगा, आर भी कुछ हो जाएगा। तो अगर मैं इस वाले डायग्राम को ऐसे बना सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ऐसे बना लो। इससे फायदा क्या हुआ, A to C, यानी A to C पॉइंट लिया, अब ये दोनों सेल हो गए कंबाइन, तो बन गया एक सेल। अब कहोगे जब दो सेल कंबाइन होकर एक सेल बन गए तो इनका ईएमएफ क्या होगा, तो इनका ईएमएफ होगा EQ लिख दिया, ई इक्विवेलेंट, यानी इनका इक्विवेलेंट। अब जो भी हो, हम नहीं बात कर रहे कि ज्यादा होगा कम होगा, हम कुछ कह ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि इन दोनों का ईएमएफ E1 E2 था, कंबाइन होके इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया। इनका रेजिस्टेंस R1 R2 था, कंबाइन होके REQ हो गया। तो ये डायग्राम इक्विवेलेंट हो गया इस वाले के। क्लियर है मेरे भाई। आगे, लेट VA BB एंड VC आर द पोटेंशियल्स एट पॉइंट ABC। ABC पे अलग अलग पोटेंशियल मान लिए, ये VA मान लिया, ये VB मान लिया और ये VC मान लिया। रेस्पेक्टिवली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द टू सेल्स विल बी, यानी अब हम निकालेंगे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है, यानी VA VB और VC। क्लियर है। पहले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक नोट डाउन हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब आगे हम बात करते हैं कि जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल A पोटेंशियल B, इसके बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VA माइनस VB, और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VB माइनस VC। समझ रहे हो ना। एक बात तो करंट इधर जा रहा है, तो पहले मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाया था। उन्होंने बोला VA VB VC विद द पोटेंशियल एट पॉइंट ABC, इन्होंने ABC पर पोटेंशियल मान लिए, VA VB VC, ठीक है। द पोटेंशियल रेफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द टू सेल विल बी, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पर कितना होगा, तो VB माइनस VA, VAB कितना होगा, यहाँ लिख के थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि आगे जब आएगा तो कंफ्यूजन ना हो। VAB, तो VAB आपका कितना होगा मेरे भाई, VAB कितना हुआ, VA माइनस VB, VA माइनस VB होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट,
भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहां से यहां गए तो ये हाईएस्ट पोटेंशियल ऑब्वियसली, ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी, तो आपको पता चल गया वी ए बी। अब बात कर लेते हैं बी सी के बीच में, तो वी बी सी कितना होगा, वी बी सी, तो वी बी हाईएस्ट पोटेंशियल है माइनस लोअर पोटेंशियल, तो वी बी माइनस वी सी, ये आपके हो गए पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर और पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे, यानी वी ए बी जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आपका इधर, वी ए माइनस वी बी, और वी बी सी यानी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आपका जो यहां पर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। अब आगे हमसे यही बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो वी ए बी मैंने निकाला, वी ए माइनस वी बी अभी भी निकाला, वी ए बी एक बार फिर से बना देता हूँ डायग्राम को, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं, ये मेरा डायग्राम है, ठीक है, मैंने इसको ए पॉइंट माना, इसको बी पॉइंट माना, इसको सी पॉइंट माना। अब हमसे बोल रहे हैं कि वी ए बी यानी यहाँ का पोटेंशियल वी ए था, यहाँ का पोटेंशियल वी बी था, यहाँ का पोटेंशियल वी सी था, तो वी ए बी कितना है ए और बी के बीच में, तो वी ए माइनस वी बी, यानी कि भाई यहाँ पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया आपका, तो वी ए माइनस वी बी क्लियर है। अब वी बी सी कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी सी, यानी जो पोटेंशियल पॉइंट बी पर है यानी वी बी, और जो पोटेंशियल सी पर है इसका डिफरेंस, यहाँ पर हमें पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब हमें जैसे ही पोटेंशियल पता चल गया इनका ड्रॉप, तो क्या मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, अब देखो वी ए, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका जो भी ईएमएफ होगा, इसका जो भी ईएमएफ होगा माइनस जितना यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, भाई पोटेंशियल कितना होगा जो यहाँ पे ईएमएफ माइनस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, कितना ड्रॉप होगा, मान लो आई करंट जा रहा है, तो ई माइनस आई आर वन होगा कि नहीं होगा, जो पोटेंशियल होगा वी ए पे वो कितना होगा, ई माइनस आर वन, ये भी कह सकता हूं, क्योंकि खुद बताओ ना, अगर इस पूरे के पूरे जो सेल की बात हो रही है वो उसका ईएमएफ ई है, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो कंबाइन हो रहे हैं सेल, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो जो ईएमएफ है माइनस आई आर वन, यानी करंट आई आया, इसका रेजिस्टेंस कितना है आर वन, तो आपको यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो वी ए बी को लिख सकता हूं मैं ई वन माइनस आई आर वन, और वी बी सी को लिख सकता हूं मैं, जो ये वाला पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा वो कितना होगा, आई करंट आया, आर टू रेजिस्टेंस था, टोटल ईएमएफ ई माइनस आई आर टू, ई माइनस आई आर टू, यानी ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, बी और सी के बीच में, तो वही लिख दिया, वी बी सी को लिख सकता हूँ ई टू माइनस आई आर टू। बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। अभी हमने सिंपली क्या किया है, हम इनको कंबाइन कर रहे थे, तो हमने पता किया कि पहले इनका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, क्योंकि दो ही सेल लिए हैं मैंने, तो पता चला कि वी ए बी इस बीच में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है ई माइनस आई आर वन, और वी बी सी यानी इस पॉइंट में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है ई माइनस आई आर टू। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। दस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड सी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज, तो अगर हम डायरेक्ट बात करें ए और सी के बीच में कितना कॉम्बिनेशन होगा, तो याद करो मैंने इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया था, मैंने माना था कि भैया एक काम करो, इन दोनों सेल को मैंने कंबाइन कर दिया, तो उन्होंने पूछा था भाई पोटेंशियल क्या रखोगे, तो मैंने बोल दिया था पोटेंशियल क्या रखना है, उनका कितना था, उनका पोटेंशियल था भाई ए और सी, ये दो ही पॉइंट है, अब बी मैंने हटा दिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने इनको कंबाइन कर दिया तो इसका ईएमएफ मैंने मान लिया ई इक्विवेलेंट, कितना मान लिया था ईएमएफ ई इक्विवेलेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना होगा, और इनका जो रेजिस्टेंस कंबाइन होके आया वो मैंने मान लिया था आर इक्विवेलेंट। तो अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वी है, वी ए सी है, भाई जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है वी ए सी, कैसे निकलेगा पोटेंशियल ड्रॉप, एक तो वी ए माइनस वी सी, वो तो बात ठीक है आपकी, कितना ड्रॉप होगा, जितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी यहां से निकाल लो टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा ईएमएफ कितना हो जाएगा ई इक्विवेलेंट। अब बात करेंगे देखो वी ए सी कितना होगा, यानी पोटेंशियल का ड्रॉप, वी ए सी यानी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वी ए माइनस वी सी, कोई दिक्कत है, पोटेंशियल ड्रॉप जैसे हुआ वी ए माइनस वी सी। ठीक है, अब आगे एक बात बताओ, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ठीक है भाई, अब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, मैं ये बताऊं, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, हमें पता है कि सीरीज में कनेक्ट हो रहे हो रजिस्टर्स या सेल या कुछ भी, तो टोटल पोटेंशियल क्या होता जाता है, ऐड होता जाता है, यानी V1 और V2 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो पता चल जाएगा टोटल पोटेंशियल कितना है इसका VAC का, यानी जो हमने माना है इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, तो जब हम इसे करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं, VA माइनस VB, यानी ये हो गया V1 यानी फर्स्ट सेल का पोटेंशियल, प्लस ये सेकंड सेल का पोटेंशियल यानी कि V2। बात क्लियर है मेरे भाई, तो V1 प्लस V2 जब मैं करूंगा तो V1 की जगह मैं कह सकता हूं, देखो ध्यान से, VA माइनस VB किसके इक्वल था, E माइनस आई आर वन, तो E माइनस आई आर वन लिख दिया, और जो VB माइनस VC था वो किसके इक्वल था, E2 माइनस आई आर टू, तो जब दोनों को ऐड किया
तो VAC मेरा कितना आ गया, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। कुछ नहीं किया, सिंपल E1 और E2 ब्रैकेट हटा के एक साथ लिख लिए, तो ये एक साथ आ जाएगा। IR1 करके दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ करके दिखा देता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको ये वाली चीज। मैंने क्या किया, इनको ब्रैकेट में से हटा देता हूँ, तो ब्रैकेट में से हटाऊंगा तो ये बन जाएगा E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, ये बन जाएगा। अब सिंपली क्या करता हूँ, E1 E2 को पास में लिख लो, तो E1 प्लस E2 पास में लिखा, माइनस IR1 और माइनस IR2 ये मैंने पास में लिखा। तो देखो क्या बन जाएगा, E1 प्लस E2 और माइनस I कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा R1 प्लस R2। चेक करो वही है कि नहीं। E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। क्लियर है मेरे भाई? नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, नोट हो गया। अब देखो एक तो हमें निकल गया VAC पोटेंशियल। अब एक और तरीके से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। मैंने बोला ना हम बार बार क्या कर रहे हैं, दो तरीके से पोटेंशियल निकालना है। एक तो पोटेंशियल हमारा ये निकल आया, या VA माइनस VC। एक और निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा हमारा। देखो यही मैं करके दिखा देता हूँ। V = कितना होगा, जो इसका EMF है टोटल। अभी EMF कितना है, E इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट में से क्या माइनस कर दूं मैं, अब रजिस्टर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कंबाइन हुए तो ये भी बन गया होगा R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट कह सकता हूं, नहीं कह सकता। तो जो पोटेंशियल होगा वो E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। या तो कह लो ये होगा पोटेंशियल, या कह लो ये होगा पोटेंशियल, क्योंकि दोनों पोटेंशियल को ऐड करके पता चलेगा। A और C पॉइंट के बीच में जो आपको पोटेंशियल पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, या तो V1 प्लस V2 कर दो, वो कर दिया, ये निकल आया। या फिर एक काम कर लो, यहाँ पर टोटल वो पता कर लो EMF कितनी है, और टोटल रेजिस्टेंस पता कर लो। मैं EMF में से उस वाले रेजिस्टेंस की हेल्प से पोटेंशियल का ड्रॉप करा दूंगा, यानी कि क्या लिख दूंगा, IR इक्विवेलेंट, सॉरी IR इक्विवेलेंट लिखूंगा मैं। V माइनस E माइनस IR इक्विवेलेंट लिखूंगा, क्योंकि R इक्विवेलेंट माइनस नहीं होगा, IR, क्योंकि वो भी तो पोटेंशियल होना चाहिए, ये भी पोटेंशियल वो भी पोटेंशियल। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, और जैसे पता चलेगा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, मैं ये मैथमेटिक्स कर दूंगा, वही मेरा पोटेंशियल आएगा A और C के बीच में। तो दो तरीके से निकाल दिया। आगे वही बात करते हैं। अब इफ वी विश टू रिप्लेस द सीरीज कॉम्बिनेशन बाय ए सिंगल सेल, यानी ये कह रहे हैं कि अगर हमारी बच्चा है कि हम उस सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन को एक सिंगल सेल में हटा दें, यानी पहले लगा हुआ था किस तरीके से, इस तरीके से, अब कह रहा है दोनों को एक ही बना दें। तो क्या होगा, ये हो गया EMF E इक्विवेलेंट और R हो गया E इक्विवेलेंट। तो कितना आ जाएगा V, तो V = लिख सकते हैं, मैंने पहले बताया था, फिर से बता देता हूं। V को क्या लिख सकता हूं मैं, जो टोटल EMF है, यानी E इक्विवेलेंट माइनस, अब पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब पोटेंशियल मेरे भाई क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप होगा यानी कि करंट आई था R इक्विवेलेंट, और हम सब जानते हैं ना V = IR होता है भाई, कंफ्यूज मत होना, R इक्विवेलेंट। तो मैं इसलिए V की वैल्यू लगा रहा हूं, V = R इक्विवेलेंट। तो पोटेंशियल में तो पोटेंशियल ही माइनस कर रहा हूं, मेरे को आ गया नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब एक बात बताओ, VAC = आ गया E EQ माइनस IR EQ। अब एक पोटेंशियल वहां निकला, एक पोटेंशियल यहां निकला, तो फ्रॉम 1 और 2 से 2 मान लो, उसे 1 मान लो, इस वाली इक्वेशन को 1 मान लो, ये लो। तो फ्रॉम इक्वल मान लो VAC इसके भी इक्वल है, और VAC अभी अभी निकाला हमने, वो उसके भी इक्वल था, VAC इसके भी इक्वल है। तो क्या मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, कंपेयर द लास्ट टू इक्वेशन, वी गेट कि एप्सिलॉन इक्विवेलेंट। अब एक बात बताओ, VAC = ये आ गया। अब वहां पे क्या था, उससे मैं पहले नोट कर ले रहा हूं इधर ही, यहां नोट कर ले रहा हूं कि VAC = क्या है भाई, इनको ऐड किया है EMF को IR1 R2, ठीक है, EMF को ऐड किया है माइनस का, VAC = यहां पे लिख देता हूं मैं कि EMF को ऐड कर दिया E1 प्लस E2, और माइनस का I लगा के इनको भी ऐड कर दिया R1 प्लस R2। अब देखो कहना क्या चाह रहे हैं, VAC ये भी है, VAC ये भी है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ध्यान से सुनना, कंपेयर कर रहा हूँ मेरे भाई, बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना, कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर कैसे हो रहा है कि VAC एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस, तो ये मैंने मान लिया एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है, देखो इसको माइनस लगा दिया मैंने, I ऊपर भी है नीचे भी है। तो अगर I यहां पर है तो क्या मैं कह सकता हूं R EQ बचा हुआ, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट होगा तभी तो होगा। तो I R EQ लिख सकता हूं इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को, ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट R EQ। तो यहां से कंसेप्ट क्या निकला कि जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है वो तो है एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन बोल रहा हूं, E भी बोल सकते हैं क्योंकि मुझे इसका सिंबल का नाम याद आ गया, एप्सिलॉन। E1 प्लस E2 जो EMF है, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो यही तो कंक्लूजन निकालना था कि ये होता है कंक्लूजन, जब भी आपके जो सेल्स हैं वो सीरीज में कंबाइन किए जाएं
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अब सुनो रिजल्ट, कि अगर आपके सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो जो आपका सेल्स का ईएमएफ है वो सिंपली ऐड होता जाएगा। कितने सेल अभी किए थे हमने सीरीज में? 2 सेल, तो E1 प्लस E2। अब 3 होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3, 4 होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, 5 होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5। आई बात समझ? ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट, यानी मान लो सेल जुड़ते जा रहे हैं 1 2 3 4, भैया इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी, ऐड करते जाओ तो आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने आपके सेल्स हों। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझ आ गया, जब भी सेल सीरीज में कनेक्ट होंगे इनके ईएमएफ को ऐड कर दो और उनके रेजिस्टेंस को भी आप ऐड कर दो, फिर उसके अकॉर्डिंग जो करंट वगैरह निकालना है वो आप फॉर्मूलेज लगा के निकाल सकते हो। उसका भी मैं डेरिवेशन कराऊंगा कि मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है, पर अभी मैं क्या बता रहा हूं कि जब सेल्स कंबाइन हो रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब आपको पता चल गया ऐड हो रहा है। तो जो शुरू में मैंने एक बात बोली थी ना कि यार मेरे पास ना 2-3 सेल पड़े हैं, एक 5 वोल्ट का है, एक 6 वोल्ट का है, और मेरी इच्छा थी कि मुझे ना यार 11 वोल्ट का चाहिए। तो एक तो तरीका है, जाओ दुकान पे और ले आओ 11 वोल्ट का। अब आपको पता चल गया जब सीरीज में कंबाइन होते हैं तो ऐड होते हैं, तो कर लो ऐड। एक सेल है 5 वोल्ट का, एक सेल है 6 वोल्ट का, सीरीज में कंबाइन करो, मिल गया 11 वोल्ट का। क्लियर है? तो ये फायदा हुआ हमें सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने का। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, फिर आगे पैरेलल बताता हूं। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात होती है हमारी कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सेल्स इन पैरेलल, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पहले तो ये समझना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखता कैसा है। सीरीज में कैसा दिख रहा था? एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल, एक टर्मिनल दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल। अब पैरेलल में क्या होता है? व्हेन द टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट, यानी आपके पॉजिटिव एक पॉइंट से कनेक्ट हो, यानी सेल 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4, इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, सबके पॉजिटिव एक सिंगल पॉजिटिव से कनेक्ट है, और इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव, ये सारे के सारे एक सिंगल नेगेटिव से कनेक्ट हैं। तो हम इस टाइप के कॉम्बिनेशन कहते हैं पैरेलल। उसमें क्या होता था? एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, पर यहाँ क्या है? पॉजिटिव 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 एक साथ कनेक्ट है, नेगेटिव 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 एक साथ कनेक्ट है। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, तो पहले तो आपको समझ आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या, फिर इसमें भी निकालेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम सेल्स का कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ई बढ़ेगा या ई घटेगा, क्या रेजिस्टेंस के साथ होगा, वो सारी बातें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, सपोज 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, 2 सेल मान लिए E1 और E2, देखो पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल क्यों? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने क्या बोला था? इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव सिंगल से होने चाहिए, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सिंगल नेगेटिव, तो इसीलिए इस टाइप के कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल। एक सेल इसका पॉजिटिव एक कॉमन पॉइंट पर, इसका नेगेटिव एक कॉमन पॉइंट पर। क्लियर है? तो ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमने माने 2 सेल है, एक का ईएमएफ E1 एक का ईएमएफ E2 है, और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स। डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, यानी एक सेल का ईएमएफ है E1, एक सेल का ईएमएफ है E2, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 यानी जिसका ईएमएफ E1 है, और एक सेल का रेजिस्टेंस है R2 यानी कि जिसका ईएमएफ E2 है। ओके, सपोज द करंट I1 I2 फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल फ्लो टुवर्ड्स द जंक्शन B1, यानी इन्होंने मान लिया कि जो करंट फ्लो कर रहा है आपका, क्या कर रहा है? जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे करंट फ्लो कर रहा है कि भाई यहां से निकल रहा है जंक्शन B1 पे और B2, ये जंक्शन हो गया B2। Suppose the current I1 I2 from the positive terminal of the 2 cell flow towards the junction B1 and current I flow out. Since as much charge flow is in and charge flow out we have, यानी जो टोटल करंट होगा इस सर्किट के अंदर, सीधी सी बात ये है कि C से करंट निकल रहा है। ठीक है, C से करंट निकल रहा है तो एक करंट ऊपर गया I1, एक करंट नीचे गया I2, B1 से निकला, ठीक है, और यहाँ पे B2 मान लो, B2 से निकला B1 की तरफ जा रहा है, I1 करंट इधर गया, I2 करंट यहाँ गया, तो क्या होगा? I1 I2 वापस से I बन जाएगा, निकल जाएगा। तो टोटल करंट पता चल गया। टोटल करंट कितना है? पैरेलल के अंदर टोटल करंट क्या होता है? जितना भी करंट गया है सबको ऐड कर लो। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, नोट डाउन कर लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं कि भाई
एज द टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स B1 एंड B2, हमने देखा कि दो सेल्स हमारे कनेक्ट हैं B1 और B2 पे। यहाँ पे भी थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ये दो सेल्स हैं, ठीक है, इनका एक कनेक्शन है, ये B1 पॉइंट मान लिया है और ये हमारा B2 पॉइंट मान लिया है। ये एक बार चेक कर ले रहा हूँ, B1 B2 यही है, B1 B2 उधर वाला B2 है, ठीक है, ये B2 है और ये हमारा B1 है, ठीक है, ये B2 B1 है। करंट हमारा आ रहा है इस साइड से, I करंट आ रहा है, इधर गया I1, इधर गया I2, I1 I2 कितना हो गया I1 और I2। क्लियर है मेरे भाई? तो मैंने अभी डायग्राम बनाया है, अब इसे समझते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब हमें क्या करना है आगे, हमें ये तो पता है कि इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर जो टोटल करंट है वो I1 प्लस I2 का सम ही होगा। यानी अगर I करंट एंटर हुआ और यहाँ पे I1 गया, यहाँ I2 गया, तो जो बाहर करंट निकलेगा वो I करंट ही निकलेगा B1 जंक्शन पे, ठीक है भाई। अब आगे as the two cells are connected in parallel between the same 2 points B1 and B2, the potential difference V across the both cell must be same। अब आप ये भी जानते हो कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा मेरे भाई? सेम होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है सीरीज में क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता था, करंट सेम होता था। ये आपने 10th में भी ये बात पढ़ी हुई थी रजिस्टर के साथ में भी, और यहाँ पर भी सेम है कि अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो करंट अलग अलग होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अगर इस बैटरी का EMF E है, अगर इस बैटरी का EMF E है तो इसको भी E मिलेगा, भले ही मैंने E1 बोला था, E1 इक्वल्स टू E होगा, भले ही मैंने इसका E2 बोला था, E2 इक्वल्स टू E होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो दोनों को सेम पोटेंशियल मिलेगा। आगे बात करूं, ठीक है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल इज, फर्स्ट सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, कितना होगा? VB1 माइनस VB2, VB1 माइनस VB2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VB1 माइनस VB2, जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है, तो VB1 माइनस VB2 कितना होगा? अब खुद सोचते हैं, VB1, अब एप्सिलॉन कितना है? E1, इसका मैंने क्या माना? EMF E1 माइनस, अब इसका जो रेजिस्टेंस है, मैंने इसका रेजिस्टेंस माना था R1, इसका रेजिस्टेंस मैंने माना था R2। अब कितना होगा? यहाँ करंट कितना गया मेरे भाई? I1, ध्यान से समझना कहानी को। भले ही EMF सेम है लेकिन अभी मैं फिलहाल E1 E2 से डिनोट कर रहा हूँ, बाद में मैं E लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका EMF E1 माना, रेजिस्टेंस R1 है, इसका EMF E2 माना, इसका रेजिस्टेंस R2 है। ओके, यहाँ जो करंट गया I1। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 V2 में, VB1 में, यहाँ VB1 कितना होगा? तो जितना इसका EMF है E, यानी जो इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिला हुआ है E माइनस जितना यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप कितना होगा? अगर करंट गया I1 और इसका रेजिस्टेंस है R1, तो पोटेंशियल कितना होगा? V इक्वल टू होगा I1 और R1, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा I1 R1, तो मैंने माइनस कर दिया E1 में से I1 R1। तो क्लियर है, I1 मेरा निकल आया, यहाँ से I1 निकालूंगा तो कैसे निकलेगा? E1 माइनस V, क्योंकि देखो V इक्वल टू था E1 माइनस R1, यहाँ करके दिखा देता हूँ, ये इस ऐसे ध्यान दो, V इक्वल टू कितना है मेरा? E1 माइनस IR1। अब यहाँ से क्या करना है मेरे को? I1 निकालना है, E1 माइनस IR1, तो E1 निकालना है, तो मैं I1 R1 को इधर ले आता हूँ, I1 R1 को, तो यहाँ हो जाएगा E1 माइनस का V, तो I1 क्या हो जाएगा मेरा? E1 माइनस का V अपॉन R1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, क्लियर है? बहुत छोटा सा हो गया, समझ आ गया है कि नहीं आ रहा है? बताइए, अब समझ आ गया होगा। फिर से मैं थोड़ा सा बड़ा इधर लिख दूंगा, आगे समझाऊंगा तब, मतलब समझाऊंगा क्या, मैंने वही लिखा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। E1 इक्वल टू जो मेरा निकला ना छोटा सा, वो E1 यही निकला, E1 माइनस V अपॉन R1। कैसे आया? इस वाली चीज को V इक्वल है किसके? E1 माइनस IR1 के, तो मैंने जब I1 निकाला तो मेरा निकला E1 माइनस V अपॉन R1। क्लियर है? यानी इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो मेरा निकल आया इन टर्म ऑफ EMF E1, ठीक है। और V क्या है आपका? जो पोटेंशियल आपका ड्रॉप हुआ, V क्या है आपका? जो पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हुआ है आपका, किस पे? ये सेल 1 पे। आगे बढ़ते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ E2। अब बात करेंगे इधर E2 वाले, सेम बात होगी E2 पे भी। E2 पे सेम बात कैसे होगी, ध्यान से समझना। इस वाले सेल का जितना EMF है माइनस का जितना यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ कितना होगा? पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा जितना करंट आ रहा है, यानी कि I2, यानी जिसका रेजिस्टेंस है R2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ होगा E2 माइनस IR2। सेम जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा E2 माइनस I2R2, क्योंकि यहाँ करंट I2 आ रहा है। तो आगे देखते हैं कि भाई VB1 जो पोटेंशियल दूसरे वाले सेल में निकला है, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम साफ साफ बना देता हूँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, या हो सकता है कुछ चीजें स्किप कर गई हो। ठीक है, फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। देखो, एक सेल है ये रहा और एक सेल है ये रहा, ठीक है। अब हमने क्या किया था, इनको कनेक्ट कर दिया एक से, इसको कनेक्ट कर दिया एक से,
ठीक है, जिनको अब तक समझ नहीं आया एक और मौका है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं। इस वाले पॉइंट को समझ लोगे ना, VB1 कैसे निकला, ये वाला, वो पुराना वाला भी समझ आ जाएगा, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे मैंने एक क्या लगा दी थी, बैटरी लगा दी थी। ठीक है, अब हुआ क्या था यहाँ पे कि इसका मैंने ये माना था E2, इसका मैंने माना था E1। ठीक है, अब E1 E2 माना था, हालांकि ये इक्वली होंगे इसके E के, वो बाद में बात कर लेंगे। ऊपर करंट गया था मेरा I1, नीचे करंट गया था मेरा I2। इन्होंने जो करंट भेजा था I भेजा था। I1 हम अभी भी निकाल चुके, I2 निकालना सिखा रहा हूं। अब एक बात बताओ, यहां पर जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जो V होगा, VB1 बोला है इन्होंने। क्या बोला है? VB1। ये मैंने मान लिया B1, ये मैंने मान लिया B2। जो VB1 होगा पोटेंशियल B1 पे, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? अब ध्यान से समझना, VB1 जो होगा वो कितना होगा? VB1 माइनस VB2। ठीक है, VB1 माइनस VB2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब एक बात बताओ कि भाई VB1 माइनस VB2 आपने लिख लिया, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? B1 से B2, यानी यहाँ से करंट गया इस जगह तक, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? अब पूछोगे कौन सा वाला निकालना है सर, क्योंकि ऊपर भी गया नीचे भी गया। अब ऊपर वाला अभी भी निकाल दिया था, नीचे वाला निकालते हैं। अब देखो ध्यान समझना कि कितना हो जाएगा, जितना इसका पोटेंशियल है E2, जितना इसका पोटेंशियल है E2 माइनस इसके अंदर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मैंने मान लिया इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V डैश, कितना मान लिया? पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1 या V डैश। अब पोटेंशियल ड्रॉप V1 हुआ, कैसे निकालोगे? पोटेंशियल फॉर्मूला पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि जितना इसमें करंट गया यानी कि I2, और जितना इसका रेजिस्टेंस था यानी कि R2, तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो क्या मैं अगर EMF E2 में से इसको माइनस कर दूं तो पता चल जाएगा मुझे नेट पोटेंशियल यहाँ कितना है। ठीक है भाई, तो जब मैंने E2 में से IR2 माइनस किया तो पता चल गया नेट पोटेंशियल यहाँ पे V है। नेट पोटेंशियल कितना है यहाँ पे? V है, E2 माइनस IR2। क्लियर है मेरे भाई? आगे अगर यहाँ से मैं I2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो कैसे निकलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे भाई कि जो हमारा V है, जो हमारा V है वो किसके इक्वल है? E2 माइनस I2R2, इसके इक्वल है। अब एक बात बताओ, अगर किसी को I2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले इधर ले आता हूँ मैं, I2R2 को मैं इधर ले आया तो E2 माइनस का V इधर पहुंच गया, V उधर पहुंचा दिया, I2R2 को मैं इधर ले आया। तो अगर यहाँ से मैं I2 की वैल्यू निकालूँ तो कितनी निकलेगी? E2 माइनस V पहले से था, नीचे आ गया R2, E2 माइनस V अपॉन R2, तो वही लिखा है E2 माइनस V अपॉन R2। लिखा है कि नहीं लिखा है? आगे बात समझ में? I2 कैसे निकला? सेम ऐसे ही I1 निकाला था, I2 निकल आया E2 माइनस V अपॉन R2। क्लियर है मेरे भाई? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिर से बता दे रहा हूँ। E2 आपका क्या है? जो EMF है, और V कितना है आपका? जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, V वो है जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वहां पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। हेंस I जो टोटल करंट होगा वो किसके इक्वल होगा? I1 प्लस I2 के। जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा? I1 प्लस I2 के। तो E1 माइनस V अपॉन R1, ये I1 की वैल्यू थी, प्लस E2 माइनस V अपॉन R2 की थी, E2 माइनस V अपॉन R2 की। क्लियर है? तो दोनों का करंट हमने जब ऐड किया तो कितना आएगा? अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब आगे का स्टेप ध्यान से समझना। यहाँ तक तो समझ आई गया, इसे रफ कर देता हूँ। देखो मेरे, अब आगे ध्यान से समझना, अब आगे हम क्या करने वाले हैं। अब आगे क्या करने वाले हैं? E1 अपॉन R1, इसे मैं अलग लिख लूँ, कोई दिक्कत किसी को? इसे मैं ऐसे लिख दूँ, E1 बाई R1 माइनस V1 V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 और माइनस V अपॉन R2। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? कोई दिक्कत किसी को? लिख सकता हूँ भाई। E1 बाई R1 और V बाई R1 अलग अलग तोड़ दिया, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 अलग अलग तोड़ दिया मैंने, और E2 बाई R2 और V बाई R2 ये अलग अलग तोड़ दिया मैंने। एलसीएम लेके तो ये आया होगा, इसका एलसीएम लोगे तो वापस से ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल मैथ्स है। अब एक काम करो, इसको मैं पास पर लिख सकता हूँ, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको उधर लिख दो, माइनस का V अपॉन R1 और माइनस का V अपॉन R2 लिख सकता हूँ, वही यहाँ किया। क्लियर है? अब E1 E2 को अलग ब्रैकेट में लिख लिया। अब जैसे ही यहाँ ब्रैकेट आएगा, अगर माइनस बाहर आ गया तो अंदर प्लस बन जाएगा, हम सब जानते हैं। तो जैसे ही माइनस बाहर आया और इन्होंने V भी कॉमन ले लिया, और क्या ले लिया कॉमन? V। तो जब V कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा भाई? V बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो क्लियर है? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, माइनस कॉमन ले लिया था यहाँ से अंदर से, इसलिए प्लस हो गया, क्योंकि देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, वहाँ भी माइनस है। क्लियर है? ये स्टेप बिल्कुल क्लियर हुआ कि कैसे आया टोटल करंट आई।
यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया भाई। v 1/r1 प्लस 1/r2। अब देखो हमने ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हमने e1/r1 प्लस e2/r2 ऐसे लिख लिया, इसको सेपरेट कर दिया। अब आगे की बात क्या है कि ये i इक्वल टू चल रहा है हमारा, i इक्वल टू तो चल रहा है। देखो i इक्वल टू तो ये था, हमने ऐड किया था। अब ध्यान से समझना कि मैं इसे कैसे लिख सकता हूं। पहले तो अब इनका एलसीएम ले लो। अब इनका क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम आपको पता है r1 r2 कितना आएगा, r1 r2। तो जब एलसीएम लोगे तो ऊपर बन जाएगा e1r2 प्लस e2r1। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही सेम इनका भी एलसीएम ले लेंगे हम। किसका, v r2 माइनस r2 प्लस r1/r1r2। यहाँ भी हो जाएगा माइनस v। एलसीएम ले लो, r1 r2 कितना आएगा, r1 r2 का एलसीएम r1 r2 आएगा। r1 से r1 गया, ऊपर पहुंचा r2 प्लस r1। बात यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो सेम स्टेप ये वाला लिख दिया है कि भाई ये वाला स्टेप जो है आपका e1 भाई r1, ये तो आ गया आपका इधर, और जो ये वाला स्टेप है वो आपका आ गया इधर। अब आगे की बात और ध्यान से समझना कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि ये i माइनस कैसे कर दिया, देखो ध्यान समझना। क्या मैं काम कर सकता हूं, इस वाली चीज को इधर ले जाऊं और i को इधर ले आऊं? तो ध्यान समझना क्या हो जाएगा, v1/r1। पहले से रफ कर देता हूं, फिर समझ और अच्छे से आ जाएगा। देखो यहां तक तो आपको समझ आ ही गया था। अब आगे की बात करता हूं थोड़ा सा कि अब एक बात बताओ, अब एक काम करूं मैं, इसको इधर पहुंचा दूं, इसको इधर पहुंचा दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये नेगेटिव है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये मेरा बन गया v ब्रैकेट में। अब मैंने एलसीएम पहले ले लिया था, यहाँ पे एलसीएम फिर से लेके दिखा देता हूँ। r1 r2 का मैंने एलसीएम लिया, r1 r2, r1 से r1 गया तो ऊपर बचेगा r2 प्लस r1, ठीक है, माइनस ब्रैकेट क्लोज। अब आगे जब हम करेंगे इसे, तो आगे जब करेंगे तो इक्वल का साइन लगेगा, ठीक है। इक्वल का साइन क्यों लगा रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि फिर से बता रहा हूं, इसको तो मैं इधर ले गया, इस वाले पार्ट को सॉल्व करके। सॉल्व कैसे किया, r1 r2 का एलसीएम लिया, r1 r2 का एलसीएम r1 r2 आया, ऊपर आ गया r2 प्लस r1। तो v r2 प्लस r1 बाई r1 r2, इसको मैं इस साइड ले गया। तो जब ये नेगेटिव है तो पूरा का पूरा उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब i को इधर ले आया, तो जब ये सॉल्व किया था मैंने तो कितना आया था, e1 r2 e2 r1 r1 r2। तो ये स्टेप क्लियर हो गया। तो i तो इधर आ गया, e1 e2 प्लस e2 r1, ये इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया है, कंफ्यूज मत होना। e1 r2 प्लस e2 r1 डिवाइडेड बाई r1 r2, क्लियर है। अब क्या किया, i को इधर लिया तो माइनस का ही इधर बच गया हमारा ये इधर वाला। अब यहां से अगर हम क्या करें, v को इधर ही रहने दें, बाकी सारी चीजें भी इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा, और v इक्वल्स टू e1 r2 प्लस e2 r1 भाई r1 प्लस r2। अब देखो ध्यान से एक बात समझना कॉन्सेप्ट को, v को मैं इधर ले आ रहा हूँ, v इक्वल्स टू सब कुछ इधर ले आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है मेरा e1 r2 प्लस e2 r1 डिवाइडेड बाई r1 r2 माइनस का i, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा r1 r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2, इसका डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से देखो, जो मैंने लिखा है उस बात को ध्यान से देखो। मैंने v को अकेला छोड़ दिया, r1 r2 को इधर पहुंचाया, तो r1 r2 तो ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में, और जो चीज ऊपर थी वो नीचे आ गई डिवाइड में, क्लियर है। अब अंदर सॉल्व करते हैं। अब देखो v इक्वल्स टू कितना आएगा, ध्यान से समझना। जब r1 r2 यहाँ आएगा तो r1 r2 इस वाले r1 r2 को काट देगा। इतना तो पता है ना यार कि ब्रैकेट के अंदर दो चीजें, तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा। ये बात तो मानते हो ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो मैं ध्यान से समझना, r1 से r1 r2 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, e1 r2 प्लस e2 r1, और नीचे वाला जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो बचेगा। तो यहाँ स्टेप आ गया e1 r2 प्लस e2 r1 डिवाइड में r1 प्लस r2 आ गया, माइनस क्या है, माइनस। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आगे का कॉन्सेप्ट क्या होगा, i। अब मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली क्या बन जाएगा, r1 r2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो i r1 r2, नीचे आ जाएगा एज इट इज r1 प्लस r2, क्योंकि भैया r1 r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2, इसका मतलब i से भी तो होगा। जब इससे कर दिया माइनस i से कर दिया। अब देखो भैया आ गया जो लिखा हुआ है कि नहीं, e1 r2 प्लस e2 r1, e1 r2 प्लस e2 r1 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2, फिर आगे माइनस माइनस i r1 r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। वीडियो को पॉज करके पहले अच्छे से नोट डाउन कर लो, कोई भी डाउट हो नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन कर दो कि भाई इस वाले पॉइंट पर डाउट आ रहा है। जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से नई वीडियो ले आऊंगा, लाइव आके समझा दूंगा, जैसे भी होगा वैसे समझा दूंगा, क्लियर है। वीडियो को पॉज करो, एक बार मैं कहूंगा अगर नहीं समझ में आई हो ना, फिर से रिपीट करके देख लेना, जरूर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो पहले पूरा नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके।
ठीक है मेरे भाई, नोट डाउन हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं छोटी सी। अब हमें क्या पता चल गया, हमें वी पता चल गया, ठीक है, जो पोटेंशियल है वो पता चल गया, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। अगर हम बोले आगे इफ वी विश टू रिप्लेस द पैरेलल कॉम्बिनेशन बाय अ सिंगल सेल, तो जो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसको हम रिप्लेस करना चाहें सिर्फ एक सिंगल सेल से, तो क्या करेंगे, इसका जो ईएमएफ आ जाएगा यानी ई इक्विवेलेंट, जो ईएमएफ इक्विवेलेंट और जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आर इक्विवेलेंट, तो कितना होगा, तो इन्होंने बोला जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना होगा, ई इक्विवेलेंट, यानी कि जो टोटल ईएमएफ है, ठीक है, यानी माइनस आई आर ई क्यू। अगर इसका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हो गया पैरेलल में कंबाइन करने के बाद, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। कंपेयरिंग द लास्ट टू इक्वेशन वी गेट, जब हमने लास्ट टू इक्वेशन कंपेयर किया, लास्ट इक्वेशन क्या है वो मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ कि v इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन, वी इक्वल टू, हाँ यहाँ पे v इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बाई आर वन प्लस आर टू, एक तो ये है हमारी, और माइनस यहाँ पे i के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, आर वन आर टू प्लस आर टू, ये हमारी पुरानी वाली इक्वेशन है, ठीक है, v की। अब एक बात, ये कह रहे हैं v और इस v को दोनों को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान समझना, ई इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया, इस पूरे के इक्वल, ई इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, ई वन आर वन प्लस ई टू आर टू, आर वन प्लस आर टू, तो वही लिख दिया कि जो टोटल ई इक्विवेलेंट होगा जब आपने सेल पैरेलल में कंबाइन किए हुए हैं वो इतना होगा, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। क्लियर है, तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए आया, ये एक्सप्रेशन आपके उन दो सेल के लिए आया जिनका ईएमएफ आपने ई1 ई2 माना था और उनको आपने पैरेलल में कंबाइन किया था, तो ई1 ई2, ठीक है। अब अगर एक बात बताओ, आगे की बात कर रहे हैं आई, तो आई तो इन्होंने एज इट इज लिखा रहने दिया, वहां भी लिखा हुआ है आई, ये रहा आई। अब आर इक्वलेंट कितना होगा, इसके इक्वल जो बचा हुआ है, तो आर इक्वलेंट किसके इक्वल होगा, तो लिख दिया आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, यानी क्लियर है मेरे भाई। तो ये आपका था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए कि आपका जो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ है उस पर और आपका जो रेजिस्टेंस है सेल्स का इंटरनल, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो दोनों एक्सप्रेशंस आपके सामने हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई भी कॉन्सेप्ट मिसिंग हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्त, क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास कुछ नंबर ऑफ सेल्स हैं और आप उन सेल्स का यूज किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करना चाहते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका, उसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, मान लो वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है। क्लियर है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे बहुत ज्यादा है। तो जब आपने इन सेल्स को सर्किट में लगाना है तो आपकी विश ये है कि आप चाहते हो इन सेल से मैक्सिमम करंट मिले। ठीक है, आप क्या चाह रहे हो कि जो ये सेल्स है उनसे क्या मिले, उस सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट मिले। तो उस कंडीशन में आपको सेल्स का कॉम्बिनेशन सीरीज में करना पड़ेगा। क्या बोला, जो सेल्स है उनका कॉम्बिनेशन सीरीज में करना पड़ेगा। कब, जब आपका सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी जब हम सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो उनके सीरीज कॉम्बिनेशन से कितना मैक्सिमम करंट मिल सकता है। तो बात करते हैं, हमसे बोला गया सपोज एन सिमिलर सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर बी कनेक्टेड इन सीरीज। इन्होंने बोला कि सपोज करो आपके पास एन सिमिलर सेल हैं, यानी सेम सेल्स हैं और कितना नंबर है उन सेल्स का, एन सेल हैं, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं कुछ सेल बना लेता हूं। ठीक है, ये कुछ सेल्स मैंने कनेक्ट कर दिए और इनका मैंने क्या बोला, इसमें जो एन सेल्स है, कितने सेल हैं, ये एन सेल, ये सेल कितने हैं मेरे भाई, एन सेल हैं, एन सेल है और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इनका आर है, जो सेल से इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ठीक है, और जो सेल का कॉम्बिनेशन है वो कैसे किया हुआ है, सीरीज में किया हुआ है। बात बिल्कुल क्लियर है। तो वही बोला है कि सपोज एन सिमिलर सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर बी कनेक्टेड इन सीरीज, और हमें पता करना है कि मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है।
ठीक है, आगे बोला है लेट आर बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है मान लिया आर है। टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल इन सीरीज, जब हम सीरीज में लगाएंगे तो टोटल ईएमएफ कितना आएगा। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें डिस्कस किया था कि सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो वहां से पता चला था कि सीरीज में क्या हो रहा था, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट जो था, जो ई इक्विवेलेंट है वो क्या था, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En, ये था। अब यहां पर सारे सिमिलर सेल हैं, यहां पर क्या है, सारे के सारे सिमिलर सेल हैं जिनका ईएमएफ ई है। तो जब सबको ऐड करोगे E1 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 तो कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा Ne, कितना आ जाएगा Ne। तो वही बोला है कि टोटल ईएमएफ ऑफ n सेल्स इन सीरीज इक्वल द सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ऑल सेल्स, जो कि कितना है Ne। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। आगे बात करते हैं कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एन सेल्स का। भाई ये भी सीरीज में है और सारे सिमिलर सेल हैं, तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। यानी जो आपने नंबर ऑफ सेल्स जो कि आपके एन है जिनका ईएमएफ ई है, उनका जो टोटल ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ आया वो एन ई आया। जो सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है जब सीरीज में कंबाइन कर दिया तो उन सारे सेल्स का जो कॉम्बिनेशन आया, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आया, वो एन आर आया। क्लियर है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ सेल्स एंड आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल सेल, एन मल्टीप्लाई बाई आर। बिल्कुल क्लियर है बात। आगे बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना हो जाएगा। अब एक बात बताओ, सेल्स का हर सेल का रेजिस्टेंस आर था, तो आर प्लस आर प्लस आर, तो पता चला कि सेल्स का जो टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो है एन आर। तो पूरे के पूरे सर्किट के अंदर एक आर ये है, तो ये वाला प्लस ये वाला सीरीज में कनेक्ट है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस एन आर। हाँ के ना, बात समझ आई। तो आर प्लस एन आर इज द टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट। क्लियर है, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। मैंने पहले भी बोला है कि भाई जब भी मेरी वीडियोस को देखो, हाथ में कॉपी और एक पेन लेकर बैठो और साथ के साथ नोट्स बनाते आओ। मैं पूरा समझाने के बाद बाकायदा टाइम देता हूँ नोट्स बनाने का, तो साथ के साथ बनाते जाओ। तो पेन ले लो, कॉपी ले लो, नोटबुक ले लो और अच्छे से नोट्स बनाना शुरू कर दो। वीडियो पॉज करो और लिख लो। नोट कर लिया, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हमें पता चल गया टोटल रेजिस्टेंस कितना और पता चल गया टोटल ईएमएफ कितना है। अब अगर हमें करंट निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है द करंट इन द सर्किट। तो हमारे पास होता है फॉर्मूला आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। क्या होता है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर या वी इक्वल्स टू आई आर। तो अगर मैं करंट निकालना चाहूं तो क्या होगा, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उस सर्किट के अंदर जो टोटल ईएमएफ है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम करंट कितना होगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट के लिए मैक्सिमम मैंने ईएमएफ ले लिया जो टोटल ईएमएफ है। तो टोटल ईएमएफ कितना निकला था, एन ई। टोटल रेजिस्टेंस कितना था, एन आर और आर, क्योंकि सेल्स जो थे आपके इनका तो रेजिस्टेंस था आपका कितना, एन आर, और जो सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था ये था आपका आर। तो आर प्लस एन आर दोनों को ऐड किया, टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया। तो करंट की जो वैल्यू आ गई मैक्सिमम, वो निकल आई आपकी एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस कैपिटल आर, यानी ये टोटल करंट इन द सर्किट हो गया। यानी मैक्सिमम करंट जो जा सकता है, जो मैक्सिमम करंट इस सर्किट में जा सकता है वो इतना जा सकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। जैसे अगर मान लो आर हमारा एन आर से बहुत ज्यादा, यानी जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल, तो जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है अगर इसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत 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 ज्यादा हो जाए, यानी जो ये सेल से क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए कंपेरेटिवली, यानी अगर ये इनका कुछ रेजिस्टेंस है एनआर का, लेकिन आर जो है, जो भी डिवाइस है, जो ये रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, इसको इग्नोर कर देंगे कि भैया इसका रेजिस्टेंस मान लो 0 है, क्योंकि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो देखते हैं क्या होगा देन। ठीक है, नोट कर लो इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब ये नोट हो गया तो आगे बात आती है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू एन ई बाई आर। कितना हो जाएगा, एन ई बाई आर। कैसे आ गया, हमारा फॉर्मूला क्या था मेरे भाई, आई इक्वल्स टू हमारा कितना था, ऊपर था एन ई, नीचे क्या था आर प्लस
आर, कितना आता, आर प्लस आर। अब आपने कहा कि भाई जो ये रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि एन ई, वो कैसा है, बहुत कम है, किससे, आर से, तो इसे जीरो मान लिया। यानी भाई जब कुछ है ही नहीं, इससे बहुत ज्यादा है, तो एन आर कितना हो जाएगा, जीरो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये जीरो हो गया तो आई कस टू कितना आ गया, एन ई बाई कैपिटल आर। यानी कि सारा का सारा जो रेजिस्टेंस है वो मान के चलेंगे एक्सटर्नल वाला है, बाकी इंटरनल वाला तो इग्नोर कर दिया। तो एन ई बाई आर, तो आई कस टू एन ई बाई आर, यानी एन टाइम्स द करंट ई बाई आर दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन सेल। यानी ये हमारा स्पेशल केस था, फिर बता रहा हूं। वैसे तो आपका ये टोटल करंट है सर्किट के अंदर कितना था, एन ई बाई आर प्लस आर, यही है। लेकिन स्पेशल केस कब माना, कि मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो सिचुएशन ये आ जाती है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एन टाइम्स है, क्या है, एन टाइम्स है किसके, ई बाई आर के, डेट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन सेल, यानी जो कि एक सेल से निकाला जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक और केस पढ़ लिया कि मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि जो सेल है आपके, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि एन आर, ये तो बहुत ज्यादा है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने लगाया है सर्किट के अंदर वो बहुत कम है। तो इस बार किसको इग्नोर करना पड़ेगा, इस बार इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, एन ई बाई एन आर, कितना हो जाएगा, एन ई बाई एन आर, यानी कि टोटल ईएमएफ एन ई और टोटल रेजिस्टेंस कितना, एन आर। तो एन से एन कट गया, हमारा कितना आ गया, ई बाई आर आ गया। तो टोटल करंट हमारा जो सर्किट के अंदर आया वो ई बाई आर आ गया। अब आप साफ साफ देख सकते हो यहां पर आई इक्वल टू कितना है, एन टाइम्स ऑफ ई बाई आर, और यहां पर कितना है, यहां पर कितना है, यहां पर हमारा सिर्फ ई बाई आर। तो ज्यादा कहां पर है, यहां पे एन का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि वहां पर ज्यादा है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला मेरे भाई कि अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम करंट मिले, जब आपने सेल्स का कॉम्बिनेशन सीरीज में कर रखा है, या तो ऐसे बोलो, तो आपका कंडीशन जरूरी है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो आपका क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस से। या ऐसे कह लो, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है और आपकी इच्छा ये है कि भाई मैं मैक्सिमम करंट ड्रॉ करूं इन सेल से, तो आपको उन सेल का कॉम्बिनेशन उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सीरीज में करना पड़ेगा, तभी आपको मैक्सिमम करंट मिल पाएगा। तो अपनी बात को कहने के दो तरीके हैं, यानी कि सेल का कॉम्बिनेशन बाद में कर लो, या अगर सेल का कॉम्बिनेशन हो चुका है और आपकी इच्छा है कि नहीं भैया मैं तो यहां से मैक्सिमम करंट ड्रॉ करूंगा, तो अगर सेल का कॉम्बिनेशन सीरीज में हो रखा है और आपकी इच्छा है कि मैं मैक्सिमम करंट ड्रॉ करूंगा, तो आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो यही बात की गई है इस वीडियो में आगे। 10 व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच हायर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा किससे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, देन सेल शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट अ मैक्सिमम करंट। यानी कि आपको अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो आपको मैक्सिमम करंट पाने के लिए सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो यही एक टॉपिक था कि मैक्सिमम सेल इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो कि आपको पता चल गया। तो दोस्त क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास कुछ नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, और उन सेल्स का यूज आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करना चाहते हैं, और उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज हो रहा है वो सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, ठीक है, और सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, और आपकी विश ये है, मतलब आप ये चाहते हो कि उस कॉम्बिनेशन, जो सेल्स का कॉम्बिनेशन है वो हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करें तो हमें उस सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो आप उन सेल्स को पैरेलल में कंबाइन करके उस सर्किट में लगाओ, आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो बात समझ में आई। जब भी आप उन सेल्स को क्या करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट में लगाओगे, जिस सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है तो आपको पक्का मैक्सिमम करंट मिलेगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज m cells each of EMF and internal resistance R be connected in parallel between 2 point A and B। आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं A और B, आपके पास 3 सेल को कनेक्ट किया गया है और तीनों सिमिलर सेल हैं जिनका EMF E है, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, पैरेलल कंबाइन किए हैं, उनका जो कॉमन पॉइंट है वो A और B है, आप डायग्राम में देख सकते हो। लेट R बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो R है ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन किया गया है तो मैक्सिमम करंट किस कंडीशन में हमें मिलने वाला है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझाने की कोशिश भी की थी कि कब मिलेगा, उसी चीज को मैं यहाँ प्रूफ कर दूंगा। क्लियर है? तो अब हम यही डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन रहे जो इस सर्किट के अंदर में मैक्सिमम करंट मिले, या सिंपली इतना कहो कि मुझे इस सर्किट के अंदर जब सेल्स पैरेलली कंबाइन हैं तो मैक्सिमम करंट चाहिए। तो निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंस ऑल द m इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r डैश गिवन बाय। अब आपको पता है कि सारे के सारे सेल्स कैसे कंबाइन है? पैरेलली। अब जब पैरेलली कंबाइन है तो आप जानते हो कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं? रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो क्या होता है मेरे भाई? रेजिस्टेंस पैरेलल होता है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था? 1/r इक्वल्स टू 1/r 1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये तो 10th में ही पढ़ लिया था मेरे भाई कि उनका रेसिप्रोकल जो रेजिस्टेंस का है उनका सम इक्वल होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, जब आपके रेजिस्टेंस किस में हो? पैरेलल में हो। तो r डैश इन्होंने मारा तो r डैश कितना आएगा? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, क्योंकि सारे सिमिलर सेल हैं तो r r r ये सही रहेगा। कब तक? m, क्योंकि हमने कितने सेल्स माने हैं? m सेल। तो 1/r मेरा कितना आ जाएगा? m अपॉन r। कितना आएगा? क्योंकि 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। ये कब तक चलेगा? जब तक m सेल्स ना हो जाए। तो m हो गया, नीचे तो कॉमन है ही r, तो m/r। तो हमें पता है कि ये किसकी वैल्यू आई? 1/r डैश की। m/r जो वैल्यू आई वो आई आपकी 1/r डैश की, और आपको किसकी चाहिए? r डैश की वैल्यू। तो 1/r डैश, इसको भी क्या कर दो? रेसिप्रोकल, तो ये भी हो जाएगा रेसिप्रोकल। इसको उल्टा कर दो r/r डैश बाई 1, तो ये हो जाएगा r/m। तो वही कर दिया r डैश इक्वल्स टू स्मॉल r/m। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? यानी इसको थोड़ा समझ लो, क्या मीनिंग है इसका? जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, किसका? सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का, जब आपने उनको पैरेलली कंबाइन किया है, जो कि r डैश है, वो कितना है? r/m, यानी r is the internal resistance of each cell and m is the number of cell। क्लियर है? r dash is the equivalent resistance of the all cells combined parallelly, parallel in combination, ये कह सकते हो। यानी पैरेलली कंबाइन किए, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r/m आ गया। आगे बात करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब आप खुद बताओ, सर्किट है, ये तो पैरेलल लगे हुए हैं, अब यहां पे इन्होंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लगा दिया। लो, अब भैया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया तो क्या होगा? इनका सबका इक्विवेलेंट प्लस वो तो सीरीज में R, तो क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? R तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और R डैश आपने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माना था जबकि आपने सेल्स को पैरेलली कंबाइन किया, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया R प्लस स्मॉल r/m। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? तो ये टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट आ गया। तो एज द ओनली इफेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग सेल्स इन पैरेलल इज टू गेट अ सिंगल सेल ऑफ द लार्जर साइज विद द सेम केमिकल मटेरियल। सो यानी कह रहे हैं कि पैरेलल कंबाइन करने का रीजन ये था कि आपको उन सबका एक इक्विवेलेंट सेल मिल जाए बड़ा सा, जो वही काम करे जो सारे के सारे सेल मिलकर करने वाले हैं। तो हम भी वही मानते हैं कि सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं जो काम मिलके करेंगे वही काम को एक अकेला कर दे जो उसके इक्विवेलेंट हो। ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक नोट डाउन कर लिया।
ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पता चल गया, हमें टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया सर्किट का भी। अब टोटल रेजिस्टेंस पता है, अब बात कर लेते हैं टोटल ईएमएफ की। तो टोटल ईएमएफ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के अंदर अगर सिमिलर सेल हैं, अगर सिमिलर सेल है तो उनका ईएमएफ सेम होता है। अब ये सारे के सारे सेल क्या है, सिमिलर, ठीक है। तो सारे के सारे सेल हैं आर और ईएमएफ है ई, आर और ईएमएफ है ई, आर और ईएमएफ है ई। अगर ये पैरेलली कंबाइन है, अगर ये पैरेलली कंबाइन है तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ भी कितना होगा, ई होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। जहां हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था सेल्स का, वहां हमने अलग निकाला था ई बाई आर वन, ई वन बाई आर वन, ई टू बाई आर टू, ई थ्री बाई आर थ्री। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर सिमिलर ये सिमिलर सेल हैं सारे। देखो रेजिस्टेंस आर 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 है, सबका सिमिलर रेजिस्टेंस है, इसीलिए यहाँ पर ईएमएफ क्या होगा, अगर ईएमएफ ई है तो सबका ईएमएफ कितना होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका ईएमएफ ई होगा। ये आप लोगों को 10th में पढ़ा था आपने कि जब पैरेलल में कनेक्ट होते थे आपके रेजिस्टेंस तो वहां पर जो वी होता था वो सेम होता था। क्लियर है? तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ भी कितना हो जाएगा, ई के इक्वल ही हो जाएगा, जो कि एक सिंगल सेल का है। बिल्कुल क्लियर है? आगे द करंट इन द सर्किट इज, तो इसके अकॉर्डिंग सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। तो सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, उसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा आई इक्वल्स टू ई बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी आर प्लस आर अपॉन एम। क्लियर है? अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, आई इक्वल्स टू ई, नीचे लिखा है आर प्लस स्मॉल आर बाई एम। अब इसका क्या लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा एम, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एम आर प्लस एम से एम, तो ऊपर हो जाएगा आर, ऊपर क्या है ई, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो आई कस्ट टू कितना आ जाएगा हमारा, आई कस्ट टू हमारा आ जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, एम तो ऊपर ही पहुंच जाएगा ई के पास, तो एम ई बाई एम आर यानी कि कैपिटल प्लस आर। तो चेक करो वही लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पे भी एम ई बाई एम कैपिटल आर प्लस आर। सिंपली क्या किया, कुछ नहीं किया मेरे भाई, सिंपली ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एम था, तो यहाँ पे 1 लेके एलसीएम लिया एम का, तो एम यहाँ पहुंच गया आर के पास, तो आर एम प्लस आर, जो नीचे डिनोमिनेटर में एम है वो उठ के ई के पास पहुंच गया ऊपर। तो हमें टोटल करंट मिल गया एम ई बाई एम आर प्लस आर। वेयर, अगर मैं इनको बताऊं तो एम क्या है हमारा, नंबर ऑफ सेल, जो कि हमने एम माना था, ई क्या है हमारा, ईएमएफ ऑफ द सेल, एम नंबर ऑफ सेल फिर से, और आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, और वेयर स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केसेस पढ़ लेते तो पता चली गया। अगर मान लो आर यानी कैपिटल आर जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो आपका बहुत ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू आर बाई एम, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल या इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा छोटा है आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर्किट के अंदर, तो क्या होगा, यहां पे इन्होंने देखा जैसे वैल्यू पुट की, अब देखो क्या जीरो हो गया, आर बहुत छोटा है तो ये जीरो हो गया, तो बच्चा कौन, एम ई बाई स्मॉल आर, यानी आई इक्वल्स टू बच्चा एम ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, यानी एम टाइम्स ऑफ द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल का एम टाइम्स, तो आई की वैल्यू आ गई एम ई बाई आर। अब एक और केस देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करना, नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया मेरे भाई? ठीक है, तो अब आगे बात आएगी कि भाई अगर आर आपको बहुत ज्यादा हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस से, यानी कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन आर अपॉन एम, तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर हो जाएगा, द करंट गिवन बाय अ सिंगल सेल। यानी कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच स्मॉलर है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो द सेल शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट मैक्सिमम करंट। तो सेल्स को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा टू गेट द मैक्सिमम करंट। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात बोली थी, नहीं बोली थी ये वाली मैंने, क्या बोला था कि अगर आपके पास कुछ सेल हैं और आप उन सेल को किसी सर्किट में यूज करना चाहते हो और आपकी इच्छा ये है कि मैं इससे मैक्सिमम करंट मिले, मतलब मुझे इस सेल से मैक्सिमम करंट मिले, आपने जाके देखा कि भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो बहुत कम है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, तो आप उन सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट में यूज करो, आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। और वही बात इस स्टेटमेंट में कही गई है। क्लियर है मेरे भाई?
बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी दोनों टॉपिक समझ में आ गए। मैक्सिमम करंट जब सीरीज कॉम्बिनेशन है, मैक्सिमम करंट जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब मैं बात करूंगा मैक्सिमम करंट जब ग्रुपिंग है। क्लियर है? तो दोस्त क्या आप जानते हैं कि अगर आपने कुछ सेल्स की मिक्स्ड ग्रुपिंग कर रखी है, यानी कि आपके पास कुछ सेल्स हैं जो कि आइडेंटिकल हैं। पहली कंडीशन तो यही है कि आपके पास सारे के सारे सेल्स आइडेंटिकल होने चाहिए, यानी कि उनका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो सारे के सारे सेल्स आपके पास आइडेंटिकल हैं और आपने क्या किया, उन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया पहले कुछ नंबर में, n नंबर में, और उन्हीं n नंबर सेल्स की जो सीरीज है उनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, उनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। क्लियर है? तो जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन गया सेल्स का जिसमें आपने सीरीज में एन सेल कनेक्ट किए और उन्हीं एन सेल्स की सीरीज को पैरेलल में कनेक्ट करते गए एम टाइम्स तक, तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको जो मैक्सिमम करंट मिलेगा वो कब मिलेगा? तो अगर आपके सेल्स का कॉम्बिनेशन इस टाइप का है जैसा मैंने अभी बोला, तो आपको मैक्सिमम करंट सिर्फ एक कंडीशन में मिल सकता है, जब आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है और जो आप सर्किट के अंदर बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करना चाहते हो, वो दोनों रेजिस्टेंस जब इक्वल होंगे तो आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। कंडीशन फॉर अ मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, यानी हमारे पास कुछ सेल्स हैं उनकी हम मिक्स्ड ग्रुपिंग करेंगे। मिक्स्ड ग्रुपिंग बोले तो सीरीज में भी कंबाइन करेंगे, पैरेलल में भी कंबाइन करेंगे। तो देखेंगे अपन को मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या मिलती है। इन दिस कॉम्बिनेशन अ सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, ये बात याद रखना, आइडेंटिकल सेल्स, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन जब कराया कि मैक्सिमम करंट सीरीज कॉम्बिनेशन से कब लोगे, तब भी मैंने आइडेंटिकल सेल रखे वहां। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भाई मैक्सिमम करंट आप पैरेलल कॉम्बिनेशन से कैसे लोगे, वहां भी सेल्स मैंने सारे आइडेंटिकल रखे थे, और यहां भी मैं सारे सेल्स क्या रख रहा हूं, आइडेंटिकल रख रहा हूं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आर जॉइंड इन सीरीज एंड ऑल सच रोज आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, और वो सारे सेल्स जो आपने सीरीज में कनेक्ट किए हैं उन्हीं सेल्स को आपको किस में कनेक्ट कर देना है, पैरेलल में, और फिर बताना है कि वो मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Suppose n cell, each of EMF E and internal resistance R are connected in series in each row, and m such rows are connected in parallel across the external resistance. तो मेरे भाई सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वाले टॉपिक से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप n रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो मैक्सिमम करंट आपको कब मिलता है, ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और साथ में यह भी क्लियर होना चाहिए कि जब आप नंबर ऑफ सेल्स को, एम सेल्स को किस में कनेक्ट करते हो, पैरेलल में, तो मैक्सिमम करंट कब मिलता है, तभी इस टॉपिक को करना, डायरेक्ट मत करना मेरे भाई। क्लियर है? और वो टॉपिक अगर देखना हो तो डाल दो, या तो पीछे लिखकर एम डाल दो टॉपिक, जो भी टॉपिक का नाम है, कि मैक्सिमम करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बाय मास्टर जी फिजिक्स वाले, वरना आप जाके प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से देखो। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई सीक्वेंस में देखो। ठीक है मेरे भाई? तो इसीलिए वो टॉपिक आते हो तभी इसको कंटिन्यू करना आप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें एन सेल्स हैं जिनका ईएमएफ ई है, सारे सेल्स का, क्योंकि आइडेंटिकल हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस आर है, कनेक्ट कर दिए सीरीज में। ओके, तो थोड़ा सा मैं डायग्राम आपको आइडिया देता हूँ। डायग्राम का आइडिया कैसा बनेगा, देखो, एक सेल, ठीक है, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, ऐसे करके कनेक्ट करते गए। ये क्या हो गया, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। कितने सेल हैं भाई, एन सेल हैं। कितने सेल हैं, एन सेल। अब इन्हीं सेल्स को किस में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में। कैसे कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में। यहां पे भी एन सेल ही हैं, यानी जो रो है आपकी इसमें एन सेल हैं, और जो ये बनेंगी आपकी एम, यानी एम सेल्स की रोज बनेंगी। एक रो, दो रो, तीन रो, कितनी रो बनेंगी, एम रोज बनेंगी। तो थोड़ा डायग्राम क्लियर हुआ किस तरीके से क्या करने वाले हैं हम। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में हम देखेंगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हम इसमें लगाएंगे। क्लियर है? तो बात समझ आ गई ना। तो ऐसे करके डॉट 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 एक और लग जाएगा लास्ट में, जो कि कितने नंबर पे होगा, जो कि होगा हमारा एम नंबर पे। कहां होगा, जो एम नंबर पे। तो इस रो के अंदर कितने सेल हैं, एन सेल। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, डॉट 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 एन सेल। सेकंड रो में कितने हैं, एन सेल। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, डॉट 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 एन सेल। लास्ट रो में कितने हैं, एन सेल। और अगर रो काउंट करोगे, एक रो, दो रो, तीन रो, तो कितनी बैठेंगी, एम रोज।
बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है। अब ये ध्यान करो, ये बिल्कुल उसी वाला केस बन जाएगा जब मान के चलो कि आपके जो सेल्स है वो पैरेलल कंबाइन है। दो कैसे बनेगा, अब हमको पता है जब सेल सीरीज में कंबाइन होते हैं तो उनका रेजिस्टेंस कितना आता था, एन ई आता था ईएमएफ, और रेजिस्टेंस आता था एन आर, याद है कि नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हर रो के अंदर एन ई ईएमएफ का सेल है। क्लियर है ना, फिर से बता रहा हूं, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, इस तरीके से एन सेल कंबाइन है। तो हमने सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि जो टोटल ईएमएफ आता है वो एन ई आता है, आपको याद होगा एन ई आता है। तो क्या मैं एक बात कह दूं कि अब एन ई यानी एक सेल लगेगा एन ई का, दूसरा सेल लगेगा एन ई का, डॉट 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 ऐसे ही लगते रहेंगे एम सेल एन ई के, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। हाँ कि ना, फील आया नहीं आया। यानी अब सारे के सारे एन सेल को हटाकर इनका एक इक्विवेलेंट ले आए एन ई, क्योंकि भैया सारे के सारे सेल कंबाइन होकर कितना लाएंगे, एन ई इक्विवेलेंट। बात समझ आई, एन ई इक्विवेलेंट, एन ई इक्विवेलेंट। तो क्या किया, एक एक सेल लगा दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और एक सेल का क्या कह दिया, ईएमएफ एन ई। बिल्कुल क्लियर है, तो यही मैं समझाना चाहता था। अब आपको ये टॉपिक बहुत आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सपोज एन सेल ईच ऑफ ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज ईच रो, और एम सच रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और ऐसी ही रो जिनमें कि एन सेल हैं कितनी बनाई गई हैं, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, डॉट 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 एम रो। ओके, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, एम एन। भाई सही बात है, क्योंकि आपके एन इधर है और एम रो है, तो टोटल सेल कितने बैठेंगे, एम इंटू एन। यानी जो टोटल सेल बैठेंगे उस पूरी ग्रुपिंग में वो एम एन बैठेंगे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेट ईएमएफ ऑफ ईच रो ऑफ एन सेल, यानी एक रो के अंदर नेट ईएमएफ कितना होगा। एक रो बोले तो जो ये एक रो बनेगी, जो ये एक रो बनेगी कितने की, एन सेल की, फिर दूसरी रो बनेगी, फिर दूसरी रो बनेगी, नहीं बनेगी। तो जो दूसरी एक रो बनेगी इसके अंदर कितना ईएमएफ होगा इन रोज के अंदर, तो वो तो मैंने पहले बता दिया था, एन ई कितना होगा, एन ई। तो वही लिख दिया कि नेट ईएमएफ ऑफ ईच रो एन सेल, यानी हर रो के अंदर जो एन सेल हैं उसमें जो नेट ईएमएफ होगा या टोटल ईएमएफ होगा वो एन ई होगा। क्लियर है मेरे भाई, आगे। एज एम सच रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो नेट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज एन ई। अब एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था कि पैरेलल के अंदर हमारा ईएमएफ क्या रहता है, सेम रहता है। देखो डायग्राम बना देता हूं। अब इन्होंने एक बात तो कह ही दी कि हर रो के अंदर जो नेट ईएमएफ है, ईच रो हैव नेट ईएमएफ एन ई। ये तो क्लियर है भाई कि हर रो में नेट ईएमएफ एन ई है। जब आप इन्हें पैरेलली कनेक्ट करोगे, यानी एक पूरी की पूरी रो हटा दी, पूरी की पूरी रो हटा दी, एन ई नेट ईएमएफ, पूरी की पूरी रो हटा दी, नेट ईएमएफ एन ई, पूरी की पूरी रो हटा दी, नेट ईएमएफ एन ई। यहां तक तो मानते हो। और इनको कनेक्ट कर दिया मेरे भाई पैरेलल में। इनको कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। वैसे तो यहाँ पे एन सेल थे, पर सबको हटाकर एन ई नेट ईएमएफ, एन ई नेट ई कॉम्बिनेशन। और अब आपको पता है, याद हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना इनका इक्विवेलेंट होगा, एन ई ही होगा। यानी कि सारी की सारी ग्रुपिंग का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया, उस ग्रुपिंग में कौन कौन था, एन सेल थे एक रो में, और हर रो की कितनी रोज थी, एम रो थी। उन सबका जो नेट ईएमएफ आया है, टोटल ईएमएफ आया है, वो एन ई आया है। क्योंकि अब पैरेलल में तुम एम रो लगा दो, चाहे 10 रो लगा दो, चाहे 20 रो लगा दो, चाहे 50 रो लगा दो, चाहे एम जितनी रो लगाने लगा दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो एन ई ही आएगा। तो वही लिखा है कि एज एम सच रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो नेट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज एन ई। बिल्कुल अच्छे से बात क्लियर है मेरे भाई। तो नेट ईएमएफ अभी अपन को पता चल गया। अब बात करेंगे नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की ईच रो के अंदर। अब एक बात बताओ, हर रो के अंदर एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, डॉट 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 एन सेल। अब एन सेल है, हर सेल का रेजिस्टेंस आर है, सीरीज में कनेक्ट है, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर क्या होता था, एन आर। तो क्लियर है। तो हर रो के अंदर, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ सेल है एन, एन आर, इसके अंदर नंबर ऑफ सेल है मान लो एन, एन आर। यानी क्या समझ में आया कि हर रो का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो एन आर है, दूसरी रो का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एन आर है।
थर्ड रो का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एन आर है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो mth रो का जो m नंबर पर रो होगी उसका भी रेजिस्टेंस एन आर ही होगा। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि एन आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते जा रहे हैं। कब तक? m रो तक। एन आर फर्स्ट रो, एन आर सेकेंड रो, एन आर थर्ड रो, डॉट 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 एम, क्योंकि टोटल कितनी रोज हैं? m। तो पहले तो इनको कंबाइन करके एक बनाया, इसको कंबाइन करके एक बनाया, इसको कंबाइन करके एक बनाया, अब सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये तो निकला है इंटरनल रेजिस्टेंस एक रो का, ईच रो का, हर रो में कितना कितना रेजिस्टेंस है। अब पैरेलल देखेंगे तो पता चल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। यहां तक बिल्कुल फील आ रहा है भाई? अगर आपने मेरी 2 वीडियो देखी हुई है ना, एक वो वाली सीरीज कॉम्बिनेशन वाली, मैक्सिमम कैंडिडेट पैरेलल, तो ये पक्का समझ में आ रहा होगा आपको, मैं कंफर्म बता रहा हूं। ठीक है, तो एन आर हो गया आपका। ठीक है, अभी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि अभी तो एक रो का निकला है। ठीक है, नोट करना, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ूंगा। क्लियर है मेरे भाई? नोट कर लिया। तो अभी एक रो का हमें रेजिस्टेंस मिल गया एन आर। अब ऐसे ही कितनी एम वो है रो, एज एम सच रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज गिवन भाई। यानी एक कॉम्बिनेशन कितना आया? एन आर। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आया एन आर, एक सेल का रेजिस्टेंस आया एन आर। लेकिन ये किस में कनेक्ट है? ये कनेक्ट है आपके पैरेलल में। अगर अब ये पैरेलल में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1/nr, एक का 1/nr प्लस 1/nr कब तक ऐड होता जाएगा? m टर्म तक। मानते हो ना? ये तो आपको पता ही है पैरेलल में कैसे करते हैं। जो रेजिस्टेंस है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, अब यहाँ पे nr है तो nr लगता गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1/r डैश इक्वल्स टू आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका m, नीचे हो जाएगा आपका nr। अब लेकिन 1/r डैश की वैल्यू m/nr है, मुझे तो r डैश की वैल्यू चाहिए, तो r डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? nr/m। तो देख लो वही लिखा है, r डैश इक्वल्स टू nr/m। क्लियर है मेरे भाई? तो r डैश की वैल्यू यानी जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन सा आ गया? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया पूरे के पूरे ग्रुपिंग का। यानी पहले तो पूरी की पूरी रो को एक बनाया, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पूरी की पूरी रो को एक बनाया। जब पूरी की पूरी रो एक बन गई तो उन पूरी रोज के जो ग्रुप है पैरेलल में कनेक्ट, उनको अब एक बना दिया। यानी कहने का मतलब है सबको हटा दो, जितने भी सेल लगे हुए हैं, एन सेल एक रो में, एन सेल दूसरी रो में, एन सेल तीसरी रो में, और ऐसी आपने एम रो बना रखी है, सबको हटा दो, अकेला एक रेजिस्टेंस लगा दो, अकेला एक ऐसा सेल बना दो जिसका ईएमएफ हो एन ई और उसका रेजिस्टेंस हो nr/m। वही काम करेगा जो मिलके ये ग्रुपिंग वाले कर रहे थे। फील आया? थोड़ा सा फील आया कि नहीं आया? कि वही काम ये अकेला सेल कर देगा। कौन सा सेल? जिसका ईएमएफ एन ई होगा और उसका रजिस्टर nr/m होगा, वो अकेला उस काम को कर देगा, अकेला उतना करंट दे देगा जितना ये सारे के सारे मिलके ग्रुपिंग में देने वाले हैं। और यही तो मतलब होता है इक्विवेलेंट का। तो हमें क्या क्या पता चल गया? पूरी ग्रुपिंग का टोटल ईएमएफ पता चल गया, पूरी ग्रुपिंग का टोटल रजिस्टर पता चल गया। आगे तो टोटल रजिस्टर कितना हो जाएगा? अब पूरी ग्रुपिंग का सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट पता चल गया। अब एक एक्सटर्नल भी तो रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगा आर, यानी जो एक्सटर्नल कनेक्ट है। क्योंकि जो ये सारी अब तक बातें हुई हैं वो सेल के कॉम्बिनेशन की बात हुई है, पर सेल का कॉम्बिनेशन कहाँ यूज हो रहा है? एक सर्किट में, और सर्किट में क्या है? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो आर प्लस आर डैश, यानी आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और nr/m is the equivalent resistance of all the cell connected in grouping। और grouping बोल लो या mixed combination कह लो, mixed combination बोले तो series as well as in parallel। क्लियर है? तो the current is through the external circuit R, तो कितना करंट उस सेल से आएगा वो निकालेंगे। सिंपल चलेगा। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट सिर्फ मैथ्स की कैलकुलेशन आएगी। ठीक है मेरे भाई? अब जो भी बात होंगी ये हमने वहां पे भी की थी। देखो सीरीज में भी क्या किया था? इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, आई निकल आया V/R। यहाँ पे भी क्या किया? टोटल ईएमएफ निकल आया है, टोटल रेजिस्टेंस निकल आया है, आई निकाल देंगे। तो मेथड वही है, थोड़ा सा बस उसके करने में चेंज आएंगे, मतलब कि उसकी कैलकुलेशंस में, स्टेप्स में कुछ डिफरेंस आएगा। नोट करना हो नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब आगे बोला है आई कितना होगा? टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस,
यानी करंट अगर आप निकालना चाहते हो तो टोटल ईएमएफ बता दो, टोटल रेजिस्टेंस बता दो, हम आपको करंट बता देंगे। ठीक है, टोटल ईएमएफ आया था एन ई, निकाला था नहीं निकाला था कि हर सेल का ईएमएफ कितना था एन ई, हर सेल का ईएमएफ कितना था एन ई, हर सेल का ईएमएफ कितना था एन ई, और यही सेल कंबाइन थे पैरेलल में। तो भाई हम जानते हैं कि पैरेलल में ईएमएफ बदलता नहीं है, तो इसलिए टोटल नेट ईएमएफ कितना हो गया था हमारा एन ई, याद आ गया। ठीक है, टोटल ईएमएफ एन ई हो गया। टोटल रेजिस्टेंस तो जस्ट अभी निकाला, R is the external resistance और NR/M is the equivalent resistance of all the cells connected in mixed combination। ठीक है भाई, तो I कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो NE एज इट इज, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा भाई, M आएगा, तो ऊपर हो जाएगा MR प्लस NR, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब हम जानते हैं M कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो वैल्यू आ गई MNE/, MR प्लस NR, ये आ गई करंट की वैल्यू। चेक करना वही लिखी है कि नहीं लिखी है जो मैंने ये कैलकुलेट की है। तो देखो MNE डिवाइडेड बाई MR यानी M टाइम्स ऑफ कैपिटल R यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस NR यानी N टाइम्स ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस। यहाँ पे कैपिटल R नहीं आएगा, ये गलती से कैपिटल R लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा स्मॉल r NR। ठीक है भाई, तो MR प्लस NR ये मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, तो वैल्यू क्या आएगी MNE/MR प्लस NR। क्लियर है? ठीक है, यह स्मॉल रेजिस्टेंस आएगा R। बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब क्या करना है, सिंपल, अब हमें I के लिए तो पता चल गई। अब क्लियरली द करंट विल I बी मैक्सिमम इफ द डिनोमिनेटर दैट इज MR प्लस NR इज मिनिमम। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की बात है, बात तो वैसे यहीं खत्म हो गई, इसी पॉइंट पे बात को खत्म कर सकता हूं मैं कि भाई I मैक्सिमम कब होगा, जितना MR प्लस NR की वैल्यू कम होगी, यानी इस डिनोमिनेटर की। अगर ये डिनोमिनेटर जो कि है MR प्लस NR जितना मिनिमम होगा, जितना कम से कम होगा, उतना ही करंट की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। और हम भी तो यही निकालना चाह रहे थे कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू ज्यादा कब मिलेगी। तो हम बता दी कि MR प्लस NR जो है ये कम से कम हो, तो मान के चलेंगे करंट की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल क्लियर है, जीरो से कर नहीं सकते, जीरो इसलिए नहीं करते फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए अब हम देखेंगे MR प्लस NR की मिनिमम कितनी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यहां तक कोई डाउट? पक्का? तो अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब आगे जो बात बताने वाले वो ध्यान से समझना, यानी यहाँ तक समझ तो आ चुका है, करंट हमें ज्यादा से ज्यादा कम मिलेगा, जो डिनोमिनेटर कम होगा, कैसे कम होगा वो बात करता हूँ नाउ। अब ध्यान से समझना, MR प्लस NR है। अब देखो ये स्टेप बहुत ध्यान से समझते जाना, क्योंकि बच्चों को यही डाउट होता है कि भाई कैसे हो गया। कोशिश करूंगा एक एक स्टेप बताता जाऊं। MR प्लस NR लिखा हुआ है, अब ध्यान से समझना, क्या मैं MR प्लस NR को ऐसे लिख दूं? पहले इसे रफ कर देता हूं। देखो इस स्टेप को मैं यहाँ साथ के साथ करके दिखाऊंगा। MR प्लस NR है, यानी MR प्लस NR। ठीक है, अब एक बात बताना, MR प्लस NR को मैथ्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे चेंज करो कि वैल्यू भी ना बदले और बदल भी जाए। यानी इसका मतलब क्या है कि वैल्यू भी ना बदले और बदल भी जाए। देखो अगर मैं अंडर रूट MR कर दूं, अंडर रूट MR कर दूं और प्लस अंडर रूट NR कर दूं, तो तुम कहोगे हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई करने की, क्योंकि अपने मन से तो ही ना चलेगा भाई। मैथ्स है, आपने अपनी मर्जी से MR को अंडर रूट MR कैसे कर दिया और NR को अंडर रूट NR कैसे कर दिया। भाई बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो चेंज हो गई, कहीं लिखा हुआ है 4 और तुमने कर दिया अंडर रूट 4, तो भैया ये तो 2 हो गया, अब 4 कहाँ रहा। आपकी बात सही है भाई कि 4 को मैं अंडर रूट 4 नहीं कर सकता अपनी इच्छा से, क्योंकि मैं कौन होता हूँ करने वाला, और मैं कर दूंगा तो वो 2 हो गया, फिर इक्वल कहाँ रहा, फिर तो वैल्यू चेंज हो गई। ऐसे तो कोई भी अपने हिसाब से कुछ भी कर लेगा। रुक जाओ, थम जाओ, अब आगे सुनो। अगर मैं इस अंडर रूट को लगाने के बाद स्क्वायर लगा दूं फिर तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो कैसे, तुम्हारा 4 था, अब तुम्हें 4 ही वापस करूंगा, तुम्हारा 4 था तो वापस तुम्हें 4 ही करूंगा। देखो कैसे, अंडर रूट पे स्क्वायर लगा दिया, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, तो 4 का 4 ही आ गया। अब बस चुप रहो। तुम्हारी प्रॉब्लम यही तो थी कि अगर मैं 4 दे रहा हूं तो मुझे वापस भी 4 चाहिए। तुमने 4 दिया, मैंने अंडर रूट लगाया, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने अंडर रूट के साथ साथ एक स्क्वायर भी लगा दिया ताकि उसकी वैल्यू ना बदले जो वो है। तो अंडर रूट स्क्वायर लगने के बाद 4 4 ही रहा, सिर्फ एक्सप्रेस डिफरेंट वे में कर दिया। अब मान गए, तो ये वाला काम मैं यहां भी कर सकता हूं। अब तुम कह रहे हो कि MR को अंडर रूट में कैसे कर दिया, अब तो वो MR रहा ही नहीं, पूरी की पूरी वैल्यू बदल गई। एक काम करो, स्क्वायर कर दो, अब तो समस्या नहीं है। अब तो देखो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, वापस से MR मिल जाएगा प्लस, और NR का अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो NR मिल जाएगा।
यानी अभी भी जो ये लिखा है वो एम आर प्लस एन आर ही है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस करने का तरीका बदल दिया। जैसे 10 को लिख दो 3 + 7, 10 को लिख दो 15 - 5, 10 को लिख दो 9 + 1, है तो सब 10 ही, तो सेम वही। क्लियर है किस तरीके से मैंने लिखा है? कोई दिक्कत नहीं है ना इसको लिखने में? तो वही काम किया, एम आर प्लस एन आर को अंडर रूट का स्क्वायर लगा दिया, अंडर रूट स्क्वायर लगा दिया, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, वापस से वही आ जाएगा। लेकिन अब इसका क्या फायदा? अब एक और कहानी सुनो आगे। अब इसको ये बनाया, अब और कुछ बनाऊंगा, अब भी कंफ्यूज मत होना। अंडर रूट एम आर स्क्वायर पर अंडर रूट एन आर स्क्वायर, ये तो लिखा ही हुआ है और ये वही है एम आर प्लस एन आर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब मैं इसमें माइनस कर दूं 2 एम आर अंडर रूट में एन आर, 2 अंडर रूट में एम आर और एन आर माइनस कर दूं। फिर से आप कहोगे कि आपने ऐसे कैसे कर दिया कि भाई 2 अंडर रूट में एम आर अंडर रूट में एन आर, इसको कैसे सब्सट्रैक्ट कर दिया आपने? किसने अलाउ किया आपको ऐसा करना? पर भाई मैं फिर से कह रहा हूं, जितना मैंने माइनस किया उतना मैंने प्लस भी कर दिया, आप कोई दिक्कत? यानी तुम्हारा 4 लिखा हुआ था, अंडर रूट 4 मैंने लिखा था, अंडर रूट 4 का स्क्वायर, और आप चाहते थे नहीं 4 तो 4 ही रहे। मैंने 4 पे पहले अंडर रूट लगाया, तुमने कहा कैसे बदला अंडर रूट लगा के? मैंने कहा भाई स्क्वायर लगा दो, अब आपका 4 का 4 ही है। अब आगे मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसी में मैं +2 कर दूं। तुम कहोगे नहीं भाई वैल्यू चेंज हो गई, अब तो ये 6 बन जाएगा। तो एक काम करो -2 कर दो, तो इतना तो मैथ्स अलाउ करता है, जितना जोड़ रहे हो उतना घटा दो। तो सेम काम किया है, -2 अंडर रूट में एम आर अंडर रूट में एन आर प्लस 2 अंडर रूट में एम आर और एन आर, यानी जितना सब्सट्रैक्ट किया उतना ऐड कर दिया। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आगे एज एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर, अब ये कैसे बन गया? अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से ये समझना, ए स्क्वायर, भाई आइडेंटिटी याद है कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, ए क्या है? एम आर का अंडर रूट, तो एम आर का अंडर रूट को क्या लिख लूं? ए, कोई समस्या? अंडर रूट एन आर को लिख लूं बी। अब देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 9th क्लास में, पढ़ ली होगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए है अंडर रूट में एम आर, अंडर रूट में एम आर, माइनस बी है अंडर रूट में एन आर, तो क्या मैं इसका होल स्क्वायर कह सकता हूं? और +2 अंडर रूट में एम आर एन आर एज इट इज रहेगा इसके साथ में ऐड होकर। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो वही तो किया है मैंने कि एम आर माइनस एन आर का स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट में एम एन आर, ये मैंने एज इट इज रहा। ठीक है, अब ये कैसे आ गया? अंडर रूट में कितना था भाई? ये था एम आर और ये था अंडर रूट में एन आर, तो भैया मल्टीप्लाई तो कर लन दो, कम से कम मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। ये तो पता है अंडर रूट में ए हो, ये तो पता है ना, अंडर रूट में ए इंटू अंडर रूट में बी, इसको क्या लग सकते हो? अंडर रूट में ए बी। तो भैया मल्टीप्लाई कर दिया एम एन और आर, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर सकते हो तो उसको भी कर सकते हो। तो जो वहां पे प्लस में था, यानी कि एम आर इंटू एन आर था, वो मल्टीप्लाई करके आ गया 2 अंडर रूट एम एन और आर, कोई दिक्कत नहीं, जैसे अंडर रूट ए अंडर रूट बी अंडर रूट ए भी हो जाता है। बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है आगे बात करते हैं। एज द परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, अब हम जानते हैं कि अगर एम आर माइनस एन आर का स्क्वायर आएगा वो कभी भी क्या नहीं होगा? नेगेटिव नहीं हो सकता। एम आर एज परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट एम आर और अंडर रूट एन आर कम से कम 0 तो होगा ही होगा, कम से कम कितना होगा? 0 तो होगा ही होगा। तो जब ये 0 होगा एम आर माइनस अंडर रूट में एन आर, तो क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि एम आर अंडर रूट में इक्वल हो जाएगा किसके? अंडर रूट में एन आर के। तो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, तो बचा कौन? एम आर, ये कैपिटल आर था, एम आर इक्वल टू एन आर, बचा कि नहीं बचा? कि एम मल्टीप्लाई बाई कैपिटल रेजिस्टेंस इक्वल हो गया एन मल्टीप्लाई बाई स्मॉल रेजिस्टेंस। ओके आगे, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई? एन आर बाई एम। अब याद करो एन आर बाई एम क्या था स्टार्टिंग में? स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाई आर बाई एम, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट था, याद आया? एन आर बाई एम आपका जो सेल्स लगाए थे जितने भी पहले सीरीज में, फिर सारे के सारे सीरीज वाले सेल पैरेलल में, उन सबका इक्विवेलेंट ऐसे एन आर बाई एम आया था, और आर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो कंक्लूजन निकला, अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इक्वल हो जाए आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट के, तो आपको मैक्सिमम करंट मिल जाएगा। तो एम आर में एन आर कम से कम 0 ले सकते थे, और हमने पहले क्लियर किया था कि डिनोमिनेटर कम से कम हो, तो कम से कम मैंने 0 रखा। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल है किसके? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। और जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स के इक्वल है, तो यहां से मैं कह सकता हूं इन अ मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जब आपके सेल्स की मिक्स्ड ग्रुपिंग की गई है तो जो करंट मिलेगा थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। तो जब करंट मैक्सिमम तभी होगा उससे कॉम्बिनेशन से, जिस कॉम्बिनेशन के अंदर सीरीज भी है, उस कॉम्बिनेशन के अंदर पैरेलल भी है, उससे मैक्सिमम करंट आपको तभी मिलेगा जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो सेल्स के कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तो आपको ये सेल मैक्सिमम करंट देगा उस सर्किट के अंदर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, ठीक है? तो मेरे भाई ये सारी बातें क्लियर हो गई आपकी। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट इन दी मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। मैं भाई आपको बता रहा हूं कि मेरी प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तो चल ही रहा है, ठीक है? तो आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। तो दोस्त क्या आप जानते हैं कि किर्चॉफ लॉ जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका पूरा नाम है गुस्टव रॉबर्ट किर्चॉफ। ये एक जर्मन साइंटिस्ट है और इन्होंने किर्चॉफ लॉ 1845 में दिया था, ठीक है? तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि किर्चॉफ लॉ किसने दिया, वो मैंने बता दिया, गुस्टव रॉबर्ट किर्चॉफ ने 1845 में दिया। और हम बात करेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओम्स लॉ एंड किर्चॉफ लॉ। यानी किर्चॉफ लॉ भी कुछ कुछ वोल्टेज और करंट से रिलेटेड है और ओम्स लॉ भी वोल्टेज और करंट से रिलेटेड था। तो कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों में कोई रिलेशन हो, यानी किर्चॉफ लॉ और ओम्स लॉ, ये वाली बात भी हम आज की वीडियो में करेंगे। और साथ में व्हाट इज किर्चॉफ लॉ, ये तो सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि किर्चॉफ लॉ क्या है। उसके दो लॉ हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, वो भी डिस्कस करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। और यहाँ पर आपको किर्चॉफ जो है, जो गुस्टव रॉबर्ट किर्चॉफ है, उनका एक फोटो दिया हुआ है, ठीक है? और एक यहाँ पे एक फनी इमेज है जिसमें बोला हुआ है कि अगर ये इंडियन लोगों ने चैलेंज किया है, किसको? किर्चॉफ को किया है। अब तो खैर रहे नहीं, लेकिन इंडियन लोगों ने किर्चॉफ को चैलेंज ये किया कि आप बड़ा किर्चॉफ लॉ लगाते हो, आप हमारे इंडियन पोल्स में लगा के दिखाओ। ये है, अभी आपने हालांकि किर्चॉफ लॉ नहीं पढ़ा है तो आप ये सोचोगे कि किर्चॉफ लॉ लगेगा कैसे। तो मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। किर्चॉफ लॉ कैलकुलेट करता है कितना करंट गया, कितना करंट आया। तो जो हम इंडियंस लोग हैं ना, चैलेंज कर रहे हैं कि किर्चॉफ खुद आके भी फेल हो जाएंगे किर्चॉफ लॉ को यहाँ पे लगाने में। ये इंडियन पोल है, ठीक है? इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है, ठीक है? ये तो खैर मजाक वाली बात थी। किर्चॉफ लॉ, तो अब हम समझेंगे किर्चॉफ लॉ। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है दे आर फॉर्मुलेटेड बाय द जर्मन साइंटिस्ट गुस्टेव किर्चॉफ इन 1845। यानी कि जो ये किर्चॉफ लॉ है वो फॉर्मुलेट किया था या गिवन या दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था? एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका की नाम है गुस्टेव किर्चॉफ। इनका पूरा नाम था गुस्टेव रॉबर्ट किर्चॉफ, ठीक है? कब दिया था? 1845 में दिया था। आगे तुमसे एक क्वेश्चन और वहां लिखा हुआ था कि ओम्स लॉ और जो किर्चॉफ लॉ है, इन दोनों में कोई एक रिलेशन है क्या? क्योंकि ये वाली बात मन में इसलिए आई क्योंकि ओम्स लॉ भी वोल्टेज और करंट की बात करता है और किर्चॉफ लॉ भी वोल्टेज और करंट की बात करता है। तो इसका जवाब देने के लिए यहां भी मैंने समझाने की कोशिश की है कि ओम्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट अक्रॉस द रेजिस्टिव एलिमेंट्स। जो ओम्स लॉ है हमारा वो डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है? रिलेशनशिप वोल्टेज और करंट के बीच में अक्रॉस द रेजिस्टिव एलिमेंट। यानी सिर्फ एक रिलेशन बताता है। वो आपको याद होगा क्या रिलेशन बताया था ओम ने कि भाई वोल्टेज और करंट में एक रिलेशन होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये एक रिलेशन दिया था ओम्स ने, ठीक है? किर्चॉफ लॉ डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट ब्रांच। यानी कि जो किर्चॉफ लॉ है वो बिहेवियर करंट का बताता है, करंट कैसे बिहेव करने वाला और वोल्टेज कैसे बिहेव करने वाली है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो बात क्लियर हो गई मेरे भाई कि ओम्स लॉ ने वोल्टेज और करंट में एक रिलेशन दे दिया कि ऐसा रिलेशन है, ये बिहेवियर बताएगा किर्चॉफ लॉ के वोल्टेज का क्या बिहेवियर है और करंट का क्या बिहेवियर है। ठीक है मेरे भाई, आगे स्टार्ट करते हैं।
हमसे बोला गया किरचॉफ लॉज क्या है। तो सबसे पहले किरचॉफ लॉ पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उनका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नंबर वन, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दीज लॉज वी फर्स्ट डिफाइन अ फ्यू टर्म्स। नंबर वन, मैं वर्ड यूज करूंगा इलेक्ट्रिक नेटवर्क। क्या वर्ड यूज होगा? इलेक्ट्रिक नेटवर्क। इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है? द टर्म इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज यूज्ड फॉर अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। यानी जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट तो आपको सिंपल दिख जाता है कि भाई ठीक है, एक यहाँ पे सेल लगा दिया या बैटरी लगा दी और या रजिस्टर लगा दिया, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। बट जब ये इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, यानी और भी बैटरीज लग जाए, करंट और भी जगह से आए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए जब ये सर्किट, तो उसी को नाम दे दिया इलेक्ट्रिक नेटवर्क। सिंपल, इलेक्ट्रिक सर्किट ही हमारा इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, बस कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट जिसे हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क कह रहे हैं। पहला टर्म क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट जंक्शन। जंक्शन किस बात को बोलेंगे? एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर ज्वाइंड टुगेदर इज अ जंक्शन। यानी कि जहां पर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर ज्वाइन होंगे उस जगह को हम जंक्शन कहेंगे। जैसे मान लो एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर और तीसरा कंडक्टर, ये तीन कंडक्टर हैं और यहां पे जुड़े हुए हैं, तो ये पॉइंट हो गया जंक्शन। ये क्या हो गया? पॉइंट जंक्शन। यानी कि इस पॉइंट पर करंट आएगा भी और करंट जाएगा भी। जंक्शन तो एक जनरल वर्ड है, ये वाला वर्ड तो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे स्टेशंस होते हैं, जैसे हम लोगों का एक टूडला जंक्शन है, तो जो आगरा वाले लोग हैं या हमारे फिरोजाबाद के आसपास के लोग हैं वो टूडला जंक्शन पे आया करते हैं, तो टूडला जंक्शन है। बाकी फिरोजाबाद में जो रेलवे स्टेशन है वो जंक्शन नहीं है। तो टूडला जंक्शन क्यों बोलते हैं उसको? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर मोस्टली ट्रेन आके रुकेंगी भी, यानी उतारेंगी भी और लेकर जाएंगी भी। यानी वो एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर ट्रेन आती भी है और वहां से जाती भी है, और बाकी जंक्शन नहीं है। आगरा और हमारा फिरोजाबाद क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि ट्रेन रुकती नहीं है, या अगर कहीं जाना हो तो ट्रेन वहां से मिलती नहीं है। तो इसीलिए सर्च किया जाता है कि भाई मैं जहां रहता हूं उसके आसपास जंक्शन क्या है, तो जो जंक्शन होगा वहां हम नियर बाई जंक्शन पहुंच जाते हैं। तो वहां पर आपने देखा होगा जंक्शन भी हर स्टेशन के साथ नहीं यूज होता, कुछ स्टेशन के साथ यूज होता है। तो आई होप आपको जंक्शन वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लूप और मैश। हम लूप किसे बोलेंगे? एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप और मैश। कोई भी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होगा इलेक्ट्रिक नेटवर्क का, उसे हम लूप या मैश कहेंगे। इसे भी मैं लूप या मैश कह सकता हूं। देखो क्लोज कंडक्टिंग पाथ है, क्लोज कंडक्टिंग पाथ है, तो इसे भी मैं लूप या फिर मैश कह सकता हूं। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, ब्रांच। अ ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन। ब्रांच हम उस पार्ट को बोलेंगे नेटवर्क के जहां पर दो जंक्शन है। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे तो एक ही जंक्शन है। ठीक है, तो अब क्या करें, मतलब आगे मान लो आगे भी यहां पे एक सेल लगा हुआ है कोई, तो इस तरीके से। तो देखो अब यहां पर क्या हो गया, ये दो जंक्शन हो गए। अब एक और आगे की तरफ जंक्शन है मान लो, तो ये जो जंक्शन हो गया, अब दो जंक्शन के बीच का पार्ट, इसे ब्रांच बोलेंगे। एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ये हो गया, तो इसके बीच का पार्ट वो ब्रांच हो गया। तो ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शंस। वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। मैंने पहले ही बोला हुआ है मेरे भाई, जब भी मेरी वीडियो देखते हो पेन और नोटबुक लेके बैठो। जब मैं पूरी बात समझा देता हूं तो 2 मिनट के लिए हटता हूं, वीडियो को पॉज करो और जितने जो नोट्स है पूरे लिख लो। अगर किसी को लिखने में ही प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन करके बताओ, मैं ये नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो ठीक है, वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने जो टर्म पढ़े ना, चार ने याद रखना, इलेक्ट्रिक नेटवर्क, जंक्शन, लूप, ब्रांच। ठीक है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क, जंक्शन, लूप, ब्रांच। अब देखो एक डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आपको जो ये सारे टर्म है वो एक ही डायग्राम में आ जाए। ध्यान से समझना 1 बाय 1। ये नोट्स हैं, इसे नोट्स भी बोलते हैं, जंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, नोट्स और जंक्शन, नोट्स और जंक्शन, जंक्शन। तो ये तो आपके हो गए जंक्शन, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये जंक्शंस हो गए। अब और क्या था, एक लूप वर्ड था। लूप क्या था कि क्लोज कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए। देखो क्लोज कंडक्टिंग पाथ, ये एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ है, तो ये क्या हो गया आपका, लूप हो गया। ये क्या बन गया, लूप। तो ये वाला एरिया लूप हो गया, ये भी लूप हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, लूप हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी लूप, ये भी लूप, क्योंकि क्लोज कंटिन्यूअस पाथ है, क्लोज कंडक्टिंग पाथ है। ब्रांच क्या है, दो जंक्शन, एक जंक्शन एक जंक्शन, इसके बीच का जो पार्ट है ये ब्रांच आ गया, क्योंकि देखो दो जंक्शन है। क्या है, दो जंक्शन। तो ये वाला पार्ट ब्रांच हो गया,
यहां पर दो जंक्शन नहीं है, यहां पर दो जंक्शन नहीं, क्योंकि ये तो जंक्शन है नहीं, ये जंक्शन है, क्योंकि करंट यहां से जा भी रहा है और इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ठीक है। यहां पे तीन जंक्शन है, एक इधर जा रहा है, एक इधर, एक इधर, तो ये जंक्शन तो है नहीं, ये जंक्शन तो है नहीं। तो वही वाली बात है, जंक्शन और नॉर्मल पॉइंट के ये बीच में जो आ रहा है वो तो लूप हो गया, लूप या इसे बोलते हैं मैश, लूप या फिर मैश, ठीक है। लूप या फिर ये क्या हो गया, लूप या फिर मैश, क्लियर है ना, क्योंकि क्लोज्ड पाथ है सिर्फ। लेकिन यहां पर क्या, दो जंक्शन है, दोनों जंक्शन के बीच का पार्ट है, तो इसलिए इसे ब्रांच बोलेंगे, क्लियर है। आई होप आपको जंक्शन, लूप, ब्रांच, और इस पूरी चीज को क्या बोलेंगे, इस पूरी चीज को बोल देंगे जो हमने वहां पे वर्ड यूज किया था इलेक्ट्रिक सर्किट, या क्या वर्ड यूज किया था हमने, यहां पे बोला था इलेक्ट्रिक नेटवर्क। क्या बोला था, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। तो ये पूरा इलेक्ट्रिक नेटवर्क हो गया, पूरा पूरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क, क्लियर है मेरे भाई। तो यानी पूरा इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, इसके अंदर लूप और मैसेज के अंदर ब्रांच भी है, इसके अंदर जंक्शन भी है, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन का आता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है। तो हमें जंक्शन वगैरह सारी चीज समझ आ गई है, ध्यान से समझना। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। जो करंट का एल्जेब्रिक सम होता है किसी भी जंक्शन पे, तो पहला तो टारगेट क्या है, आपको जंक्शन पता करना पड़ेगा, जंक्शन कहां है। तो किसी भी जंक्शन पर जो एल्जेब्रिक सम होगा करंट का वो जीरो होगा, तो पहले जंक्शन पता करो। अब देखो यहां जंक्शन आपको दिख रहा है, ये जगह जंक्शन है, क्योंकि यहां करंट आ रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां आ रहा है, यानी ये आपका हो गया जंक्शन, ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, जंक्शन। तो जंक्शन ढूंढ लिया। अब आगे की बात क्या है, जंक्शन ढूंढने के बाद अब ये बोल रहे हैं कि जो एल्जेब्रिक सम होगा करंट का, एल्जेब्रिक सम नॉर्मल सम से कैसे अलग होता है, यानी अगर प्लस है तो प्लस ऐड कर दो, माइनस है तो माइनस ऐड कर दो, यानी 4 + 2 या 4 - 2 ऐड कर दो, एल्जेब्रिक सम करो। तो करंट का एल्जेब्रिक सम करो, वो किसी भी जंक्शन पर जीरो आएगा, यानी इस जंक्शन पर आपका इलेक्ट्रिक करंट का सम समेशन ऑफ आई कितना आएगा, जीरो आएगा। कहां, इस जंक्शन पर। या फिर इसे एक और तरीके से कह सकते हैं, पहला पॉइंट समझ में आया, अभी थोड़ा समझा दूंगा कि जंक्शन पे जीरो कैसे आता है, ठीक है। फिलहाल इतना समझ लो कि जो करंट है किसी भी जंक्शन पे जीरो होगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है, इसी को और करके समझो, द सम ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। यानी इन्होंने ऐसे कहा है कि कोई एक जंक्शन है, ये पॉइंट है, यहां पर जितना भी करंट आ रहा है, यहां पर जितना भी करंट आ रहा है और जितना भी करंट जा रहा है वो इक्वल होगा। यानी जितना करंट आया उस जंक्शन पे और जितना करंट गया वो इक्वल होगा। या तो ऐसे बोलो या बोलो सारे के सारे जो करंट हैं उनका उस जंक्शन पर एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। तो इसीलिए देखो अब आगे इन्होंने क्या किया कि करंट जितना आ रहा है वो इक्वल होगा, जितना करंट जा रहा है चेक करते हैं कितना आ रहा है करंट। अब देखो ध्यान से देखते जाना मेरे भाई, कितना करंट आ रहा है। एक तो ये करंट आ रहा है यानी I1 करंट आया, और करंट कौन आ रहा है, I2, ये भी जंक्शन की तरफ आ रहा है यानी कि I2। तो I1 + I2, और कोई करंट आ रहा है भाई, ना ये आ रहा, ना ये आ रहा, ना ये आ रहा। यानी जितना करंट आया, कितना आया, I1 + I2, उतना ही करंट जाएगा। तो I3 + I4 + I5, क्लियर है मेरे भाई। यानी जितना करंट आया I1 + I2 उतना ही करंट गया, I3 + I4 + I5, क्लियर है मेरे भाई। आई होप आपको फर्स्ट जो लॉ है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, और इसे जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरचॉफ जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ जंक्शन रूल भी बोलते हैं और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ूं, अब आगे बोला गया है मैथमेटिकली इस लॉ को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि भाई समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो, यही बोलेंगे समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो, यानी जितना करंट आया उनका एल्जेब्रिक सम, जितना करंट आया उनका एल्जेब्रिक सम जीरो के इक्वल है। साइन कन्वेंशन फॉर अप्लाइंग जंक्शन रूल। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का है कि जो जंक्शन रूल हम लगाते हैं, जो जंक्शन हम रूल लगाते हैं, मान लो ये है, यहाँ पे करंट आया, यहाँ से करंट आया और यहाँ पे करंट गया, यहाँ पे जो करंट गया, यहाँ पे जो करंट गया, ठीक है। इनको नाम दे देता हूँ I1, I2, I3, I4 और I5। फिर से समझा देता हूँ, देखो I1 करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है, I2 करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है, I3 करंट जंक्शन से जा रहा है, I4 करंट जंक्शन से जा रहा है और I5
भी जंक्शन से जा रहा है, यानी दो करंट है I1 और I2 जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं और बाकी के तीनों जंक्शन से जा रहे हैं, और ये हो गया आपका जंक्शन। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। अब ये बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन, यानी इन्होंने ये तो कह दिया कि उनका अलजेब्रिक सम जीरो होगा, पर कैसे जीरो होगा, यानी इतना तो क्लियर है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, इन सबको जब ऐड करोगे, यानी इन सबका जब अलजेब्रिक सम करोगे तो जीरो आएगा। तो क्वेश्चन तो यही है कि जीरो कैसे आएगा, तो इन्होंने साइन कन्वेंशन बताया है। पहला ध्यान से समझना, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव, जितना भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, जितना भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स द पॉइंट, टुवर्ड्स द जंक्शन, उसको मानो पॉजिटिव। यानी I1 पॉजिटिव और मेरे भाई I2 पॉजिटिव। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है कि भाई जो जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है वो पॉजिटिव, तो I1 करंट आ रहा है पॉजिटिव, I2 करंट आ रहा है पॉजिटिव, और कोई करंट आ रहा है I3 नहीं, I4 नहीं, I5 नहीं। आगे पढ़ते हैं। द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव, यानी कि जितना भी करंट जंक्शन से जा रहा है उसको नेगेटिव लो। I1 जा रहा है, नहीं भाई वो तो आ रहा है, I2 जा रहा है, नहीं भाई वो तो आ रहा है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव हो गया। अब कौन कौन जा रहा है चेक करो, I3 जा रहा है, I3 जा रहा है, तो यानी I3 नेगेटिव। और चेक करो I4, I4 जा रहा है नेगेटिव, I5 नेगेटिव। तो यानी कि तीन करंट नेगेटिव हैं, यानी कि वो जंक्शन को छोड़कर जा रहे हैं I3 और I4 और I5, और दो करंट आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव है I1 और I2। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको इन सबका सम जीरो मिलेगा। अब ये ऐड कैसे होंगे ध्यान से समझ लो, ये तो पॉजिटिव है तो एज इट इज पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे। यहां करके दिखा देता हूं, इस साइड करके दिखा देता हूं। चलो अब कैसे ऐड करोगे सबको ध्यान से समझना। I1 पॉजिटिव था, ठीक है, पॉजिटिव ही रहने दो, साइन लगाना लगा दो, प्लस I2 पॉजिटिव था, पॉजिटिव रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। I3 नेगेटिव था तो प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो। यानी कहने का मतलब है कि I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस I3, तो I1 प्लस I2 ये पॉजिटिव, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, इनको जब कैलकुलेट करोगे, इनको जब सॉल्व करोगे तो सारा का सारा सम जीरो आ जाएगा। इसलिए बोला था एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। क्लियर है मेरे भाई? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और चीज बोलिए, फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ, KCL बोलते हैं इसे, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। तो KCL, तो कभी बोला KCL कौन सा लॉ है, तो KCL यही है, किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ। क्लियर है? इसको नोट डाउन करना हो, वीडियो पहुंच नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया मेरे भाई, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ। आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप लॉ, इसे लूप रूल भी बोलते हैं, ठीक है, लूप रूल। अब किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है ध्यान से समझना। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो होता है उसने रिलेशन बताया या कह सकते हो बिहेवियर बताया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि भैया इलेक्ट्रिक करंट ऐसे बिहेव करता है, आएगा तो पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव, सबका अलजेब्रिक सम निकालोगे किसी भी जंक्शन पर तो जीरो, यानी करंट का बिहेवियर पता चल गया। और एक और बार बता दूं जस्टिफिकेशन देने के लिए कि ऐसा क्यों है कि जितना करंट आया उतना करंट गया। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज आया उतना ही तो चार्ज जाएगा, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो क्लियर है, करंट आया चार्ज लाया, तो जितना चार्ज आया ना तो वो खत्म हो जाएगा ना बनेगा, तो जितना चार्ज आया उतना चार्ज जाएगा, और चार्ज जाएगा तो उतना ही करंट जाएगा। तो फील हो गया, जस्टिफिकेशन मिल गया कि जितना करंट आया उतना करंट क्यों गया, क्योंकि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, ये वोल्टेज का बिहेवियर बताएगा। उसने करंट का बिहेवियर बता दिया, ये वोल्टेज का बिहेवियर बताएगा। क्या बताएगा, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप और अ नेटवर्क, किसी भी क्लोज्ड लूप को देख लो या किसी भी नेटवर्क को देख लो, उसमें अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, यानी जो पोटेंशियल होगा उन सबका सम, उन सबका अलजेब्रिक सम जीरो होगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या बोला था कि अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो,
वहां जंक्शन, यहां बोल रहा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज्ड लूप और मेश इज जीरो। तो वहां जंक्शन पे बात थी या क्लोज्ड लूप में बात होगी या मेश में बात होगी, बात करते हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा फील तो हो गया कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जीरो होने वाला है किसके अंदर, जंक्शन फंक्शन में नहीं, क्लोज्ड लूप के अंदर। तो पहले क्लोज्ड लूप लेंगे, हमने ले लिया क्लोज्ड लूप। ये भैया लग गया सेल, यहां से करंट निकल रहा है, रजिस्टर, करंट निकल रहा है रजिस्टर, ये लूप है। तो भैया वो तो लूप है ही है, क्योंकि लूप की डेफिनेशन क्या थी, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए, वही लूप होता है। तो लूप मिल गया। आगे बात करेंगे इस डायग्राम की भी। एक और तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है ना किरचॉफ वोल्टेज लॉ को। तो दूसरी डेफिनेशन बोली है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इन एनी लूप ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस इन इट। यानी जो एल्जेब्रिक सम होगा ईएमएफ का उस लूप के अंदर, जो एल्जेब्रिक सम होगा ईएमएफ का उस लूप के अंदर, वो इक्वल होगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन इट। किसके इक्वल होगा, यानी समेशन जो होगा इलेक्ट्रिक समेशन जो होगा ईएमएफ का, वो इक्वल होगा किसके, समेशन ऑफ आईआर, समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा समेशन ऑफ आईआर के। यानी कि जितना इसके अंदर ईएमएफ है वो इक्वल होगा कि जो प्रोडक्ट होगा। अब देखो ध्यान से समझना ना, ईएमएफ क्या है, वोल्टेज। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ होती है मेरे भाई वोल्टेज, और वोल्टेज तो वोल्टेज होती ही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वोल्टेज तो वोल्टेज होती है। याद करो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर, वी इक्वल्स टू होता है आई इंटू आर, याद आया, वी इक्वल्स टू होता है आई इंटू आर। तो कभी अगर आपको कोई वोल्टेज ना बोल के उल्टा बोले कि द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर, तो अपने आप समझ जाओगे भैया वोल्टेज कहना चाह रहा है। समझ आ रहा है ना? अगर कोई सीधा सीधा नहीं बोल रहा कि वोल्टेज, कैसे बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, तो हम समझ जाएंगे अच्छा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस बोल रहा है, इसका मतलब कहना वोल्टेज ही चाह रहा है, बस मुंह से नहीं निकाल रहा। तो वही यहां पे हुआ है कि ये कह रहा है कि ईएमएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ वोल्टेज के ही इक्वल होगा, कहना ये चाह रहे हैं। क्योंकि ईएमएफ भी वोल्टेज, अब ऐसा तो नहीं है कि कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी इक्वल हो जाए, टाइम मास के इक्वल हो जाए, नहीं होगा। टाइम है तो किसी टाइम के ही इक्वल बैठाना पड़ेगा, मास है तो किसी मास के इक्वल करना पड़ेगा। तो जैसे ईएमएफ है, वोल्टेज है, तो किसी वोल्टेज के ही इक्वल रखनी पड़ेगी। तो वही इन्होंने समझाने की कोशिश की है मेरे भाई कि जितना इसमें ईएमएफ है, जितना ये ईएमएफ है वो इक्वल होगा किसके, जो यहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ऐसे कहना चाह रहा है। जो यहां पर ईएमएफ है वो किसके इक्वल होगा, जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मैंने क्यों बोला पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि कहना तो वही चाह रहा है, आई और आर का प्रोडक्ट होता तो पोटेंशियल है, आई और आर का प्रोडक्ट होता तो पोटेंशियल ही है। यानी पोटेंशियल यानी टोटल ईएमएफ या मैक्सिमम पोटेंशियल ईएमएफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप। क्लियर है? तो वही लिखा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इन एनी लूप ऑफ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट का सम, करंट और रेजिस्टेंस का, जो कि होता है वोल्टेज। तो ईएमएफ का रिलेशन किससे, सीधा सीधा वोल्टेज से। क्लियर है? वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोला गया है मैथमेटिकली द लूप रूल में बी एक्सप्रेस्ड एज समेशन डेल्टा वी। यानी पहला तो उन्होंने वो ये बोला था कि जो एल्जेब्रिक सम होगा किसी भी लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का या ईएमएफ का, वो जीरो होगा। यानी समेशन ऑफ v इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। यानी जितने भी उसमें पोटेंशियल हैं, कहां कहां पोटेंशियल होंगे, एक तो सेल का पोटेंशियल होगा, और जितने आपके रजिस्टर लगे हुए हैं वहां वहां पोटेंशियल होगा। तो वहां रजिस्टर्स का पोटेंशियल, उनका एल्जेब्रिक सम, और जो सेल का ईएमएफ है उन सबका एल्जेब्रिक सम जीरो आएगा। एक तो बात ऐसे बोली थी। दूसरे इन्होंने बोली थी कि जो समेशन होगा किसका, समेशन होगा ईएमएफ का, ई का, ई यहां पे क्या है लिख देता हूं, ईएमएफ, समेशन ऑफ ईएमएफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ आईआर के। यानी कि उसके अंदर जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं उनके अंदर जितना भी करंट फ्लो कर रहा है उनको ऐड करते जाओ। 3 रजिस्टर हैं तो 3 आईआर होंगे, आईआर प्लस आईआर प्लस आईआर, प्लस माइनस का साइन बाद में देखेंगे। ठीक है, 2 रजिस्टर होंगे तो आईआर आईआर। तो या तो ऐसे बोलो कि जो समेशन है पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का, या चेंज इन पोटेंशियल का, वो कितना होगा, जीरो। या ऐसे कह लो कि टोटल ईएमएफ जो सेल का है वो किसके इक्वल होगा, जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। और ये तो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, कितने की, 20 वोल्ट की बैटरी है। तो भैया अगर 2 रजिस्टर हैं तो आधा आधा बांटेंगे। अगर एक ने ले लिया 15 तो दूसरे के लिए बचेगा 5, अगर एक ने ले लिया 8 तो दूसरे के लिए बचेगा 12, क्योंकि टोटल पोटेंशियल ईएमएफ का इक्वल होता है किसके,
जो पोटेंशियल आपका रजिस्टर के पास है। तो इन्होंने वही बोला आई आर क्या होता है, वी। आई आर आपका होता है क्या एक्चुअल में, वी ही तो होता है पोटेंशियल ड्रॉप। क्लियर है? तो आपको किरचॉफ सेकंड लॉ समझ में आया। अब थोड़ा साइन कन्वेंशन समझाऊंगा इसका। वी कैन टेक एनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवर्सल। ठीक है, अब ट्रैवर्सल की बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक करंट जो ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो ट्रेवल करेगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या डायरेक्शन लेंगे। अब देखो यह साइन कन्वेंशन कैसे लगे, यानी इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, एलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज। तो एलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज में क्या होगा, कुछ वोल्टेज पॉजिटिव भी रहेंगी, कुछ वोल्टेज नेगेटिव भी रहेंगी, कुछ ईएमएफ पॉजिटिव भी होगा, कुछ ईएमएफ नेगेटिव भी होगा, क्योंकि एलजेब्रिक सम है ना। तो अब बात आती है किसको पॉजिटिव माने और किसको नेगेटिव माने। ठीक है, डायग्राम समझाने की कोशिश करूंगा। पहला पॉइंट पढ़ लो। पहला पॉइंट इन्होंने बोला है कि आप उस लूप के अंदर या उस मैश के अंदर आप क्या करो, पहले तो कोई एक डायरेक्शन ले लो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस बात का मीनिंग क्या है पहले समझ ही लो डायग्राम में। कि देखो क्लॉकवाइज कैसे ले लो, या तो क्लॉक ये ले लो एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, या तो ऐसे लूप ले लो या ऐसे लूप ले लो क्लॉकवाइज। यानी या तो ऐसे ले लो एंटी क्लॉकवाइज जो कि अभी लिया हुआ है, या फिर ऐसे ले लो उल्टा क्लॉकवाइज। किसके अंदर, किसी भी लूप के अंदर, किसी भी मैश के अंदर। अब आपके मन में आएगा सर ये वाला लें एंटी क्लॉकवाइज या लें क्लॉकवाइज। तो मैं सिंपल सजेस्ट करूंगा जिधर करंट जा रहा हो उसी तरफ ले लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखो ही मत। करंट कहाँ जा रहा है, यहां से। करंट कहाँ जा रहा है, यहां। तो करंट जब इधर जा रहा है तो लूप लो ये वाला। अब जो भी हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी हो, क्लियर है। लूप कौन सा लो, मैंने बना दिया ये वाला। क्लियर है, ये वाला क्यों लिया, रीजन क्योंकि करंट इधर जा रहा है। करंट देखो इधर जा रहा है, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव, तो करंट इधर जा रहा है तो मैंने लूप उसी के हिसाब से लिया, पहला पॉइंट। तो माइंड में क्लियर हो गया कि भाई लूप कौन सा लेना है, किसी भी मैश के अंदर या फिर किसी भी कंडक्टिंग क्लोज्ड पाथ के अंदर, जिधर करंट हो उसी तरफ ले लो बस। अब चाहे ये एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे ये क्लॉकवाइज हो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा क्या दिया उन्होंने, दूसरा पॉइंट बोला है कि द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एज पॉजिटिव। ईएमएफ सेल का पॉजिटिव टेकन करना है इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल इज फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। कि ईएमएफ पॉजिटिव होगा किसके, अगर जो ट्रैवर्सल करंट का फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल, करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। इस बात को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूं, किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो अब ध्यान से समझना कैसे समझाता हूं। देखो लूप तो सेलेक्ट कर लिया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक काम करो, जब लूप सेलेक्ट हो जाए तो साइन लगा दो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव आगे चलेगा तो यहाँ पॉजिटिव लगाओ, आगे नेगेटिव, आगे फिर बढ़ते जाओ, एक्सचेंज करते जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ऑल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ आगे फिर से नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? अब ध्यान से समझना, जो साइन पहले मिले, देखो अब इनका फॉर्मूला क्या था, इनका फॉर्मूला था कि समेशन ऑफ आई आर, इनका था, पहले मैं यहाँ रफ करके लिख देता हूं, इनका था भाई इधर लिखूंगा, इन्होंने ये बोला था कि समेशन ऑफ आई आर जो है हमारा वो ईएमएफ के इक्वल होगा, यही तो बोला था, समेशन ऑफ आई आर मेरा ईएमएफ के इक्वल होगा। तो एक एक करके चलेंगे। तो देखो करंट जब यहां से निकला, करंट जब यहां से निकला तो पहला रेजिस्टेंस मिला उसे R1, करंट था I, करंट था I और रेजिस्टेंस था R1, यानी जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 मान लो V2 मान लो, जो मानना है वो यहाँ रेजिस्टेंस पे होगा। तो पहला IR1 क्या लिखा, IR1 लिखा। अब आपके मन में आएगा सर साइन कौन सा लगाया, तो मैंने क्या बोला, लूप के अकॉर्डिंग चलते जाओ, जो साइन पहले मिले वो लगा दो। कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो IR1 पे लगा दो पॉजिटिव। ओके आगे बढ़ूं, अब मैं आगे आया, अब बाकी का पोटेंशियल, एक तो यहां पर मिला था मुझे पोटेंशियल ड्रॉप, दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप R2 पे मिलेगा। अब इसको कैसे लिखूं मैं, तो इसको लिखने के लिए क्या करो, फिर से भाई IR2 कितना हो गया, IR2। अब साइन कौन सा लगाऊं, पहले साइन कौन सा पड़ा, पॉजिटिव, IR2 पॉजिटिव। और कोई रेजिस्टेंस है, यहां कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है निकल गए सीधे। अब इधर आए तो एक पोटेंशियल ड्रॉप यहां था, एक पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे, एक पोटेंशियल यहां पर है, यानी कि जो इसका ईएमएफ है। अब इसका ईएमएफ क्या लें, अब यहां पे क्या बोला गया है कि भाई जो एलजेब्रिक सम है वो क्या होने वाला है, 0। तो ठीक है एलजेब्रिक सम 0 करेंगे। अब इसमें आ गया पहले नेगेटिव, अब मान लो इसका ईएमएफ है E, तो अब क्या करूंगा मैं, माइनस का E हो गया। 3 जगह वोल्टेज आया है, एक इस रजिस्टर पे, इस रजिस्टर पे, एक सेल पे, तो तीनों का जो एलजेब्रिक सम है वोल्टेज ड्रॉप का
वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का वो जीरो होगा। तो एलजेब्रिक सम मैंने कर दिया, साइन लगाना मैंने बता दिया, इक्वल्स टू जीरो। यहां तक बात क्लियर है। अब ई उधर पहुंचा दो, तो आई आर वन प्लस आई आर टू इक्वल्स टू कितना हो गया, ई हो गया। अब ध्यान से देखना, क्या जो सेकंड वाली लाइन बोली थी वो लागू हो गई नहीं हो गई, कि इन्होंने बोला था कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ऐसे नहीं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ। तो वही तो आया, आई आर प्रोडक्ट जितने करंट रेजिस्टेंस, आई आर उनका जो सम है किसके इक्वल है, ईएमएफ के। क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। साइन का मैंने बता दिया, फिर से समझा दे रहा हूं एक बार। साइन का कुछ नहीं करना, एक बार लूप सेलेक्ट कर लो। लूप सेलेक्ट करने का तरीका मैंने पहले बताया है, करंट देखो बस, करंट इधर है, लूप ले लिया ये वाला। अब जो साइन बैटरी का है उसके अकॉर्डिंग देते जाओ, पॉजिटिव आगे पॉजिटिव दो, फिर ऑल्टरनेट करते जाओ। पॉजिटिव था इसे पॉजिटिव दिया, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, इसका ऑल्टरनेट नेगेटिव, तो आगे तो नेगेटिव लगा ही हुआ है। सिंपल तरीका है। जो बैटरी पर है साइन, तो सबसे पहले तो साइन नजदीकी वाले को वही दे दो जो बैटरी पर है, ठीक है। जो साइन बैटरी पर है वही नजदीकी वाले को दे दो, फिर ऑल्टरनेट चलते जाओ, फिर अपने आप यहाँ आई जाओगे। तो साइन लगाना आ गया, तो वो दोनों बात हो गई। पहली वाली बात में ये बोला गया था कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज, द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एंड ईएमएफ इज जीरो, वो फर्स्ट वाला है। और करके समझाया था कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ, वो यहां हो गया। प्रोडक्ट ऑफ आई आर इक्वल टू ईएमएफ। तो ये आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ था, ठीक है। तो वही इन्होंने समझाया है साइन कन्वेंशन। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसलिए मेरे भाई ध्यान से सारे टॉपिक्स करते चलो सीक्वेंस में। पूरे इस ईयर मैं आपको इतना तो कंफर्म कह रहा हूं, 12th का पूरा सिलेबस कराऊंगा, बोर्ड लेवल का। जो बोर्ड लेवल का सिलेबस है वो पूरा मेरे इस चैनल पे मिलेगा। अभी टॉपिक्स चल रहे हैं, फिर हम एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशंस करेंगे। तो आप बिल्कुल अच्छे से मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ और सीक्वेंस में अच्छे से करते चलो। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्त, क्या आप जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जो फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, या कह सकते हो उसकी जो डिस्कवरी की थी, तो जो फर्स्ट ऑब्जर्व किया था वो ऑब्जर्व किया था जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट है, इनका नाम क्या है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो क्लियर है ना, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। देखो इनका नाम के पीछे है जूल, तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि जो एनर्जी की यूनिट है उस वो भी क्या होती है, जूल। तो एनर्जी की यूनिट जूल को इनको ऑनर करने के लिए रखा गया था, यानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल को ऑनर करने के लिए एनर्जी की जो एसआई यूनिट है उसको जूल रखा गया है। क्लियर है? तो ये तो एक बात हो गई। और हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि जो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो जूल्स ने दिया था, यानी ये तो क्लियर है जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने दिया था। तो उन्होंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक लॉ दिया था जिसको बोला गया था जूल्स लॉ। तो हम जानेंगे व्हाट इज जूल्स लॉ, यानी इस वीडियो के अंदर हम ये भी समझेंगे कि जूल्स लॉ क्या है, और साथ में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये तो क्लियर है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि ऑब्जर्व की थी जेम्स प्रेस्कॉट ने। वो कितना अमाउंट होगा, ये कैलकुलेट कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कितनी हीट एनर्जी है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यहां हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो हीटिंग इफेक्ट जो है वो आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट का एक हीटिंग इफेक्ट। जैसे आपने ये आयरन देखा होगा, इस आयरन को क्या करते हो आप, एक बोर्ड में स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिक करंट आता है, आपको एक हीटिंग इफेक्ट मिलता है। तो इसीलिए नाम क्या पड़ गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट आया, उसने एक इफेक्ट प्रोड्यूस किया, हीट। तो ये एक एग्जांपल हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ये हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। एक और यहाँ पर देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। तो विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, ये हीटर्स घरों में यूज होते हैं। तो ये भी किस पे बेस्ड है, आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक हीटर हो गया। आगे एक और एग्जांपल है गीजर, जो आपके बाथरूम में लगे होते हैं। तो जो ये गीजर होते हैं इनका भी काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि आपकी डेली लाइफ में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और एक आपने ये भी देखा होगा, जो हीटर होता है उसकी रॉड होती है वो एकदम से येलोइश कलर, रेड कलर पड़ जाती है, वो ऐसे कॉइल्स होते हैं, वो ये हो गया, वो भी हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। अब बात आती है कि ये हीटिंग इफेक्ट है क्या, इसको समझेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द फिनोमिनन ऑफ द प्रोडक्शन
ऑफ हीट इन अ रजिस्टर बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो फिनोमिनन है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने पर एक हीट प्रोड्यूस होती है, उस फिनोमिनन को ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, या फिर जूल हीटिंग भी बोला जाता है। जूल हीटिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको जो ऑब्जर्व किया वो जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने किया था। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ आ गया, एक फिनोमिनन है। आगे बात करते हैं जूल्स लॉ की, कि भाई ये तो क्लियर हो गया कि भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब इन्होंने बोली जो जूल्स लॉ है, उन्होंने एक लॉ दिया था इस हीटिंग इफेक्ट के बारे में कि हीट तो प्रोड्यूस होगी, वो इस तरह से होगी। तो क्या लॉ था वो समझेंगे। तो इन्होंने बोला पहले तो कंसीडर अ कंडक्टर ए बी ऑफ रेजिस्टेंस आर। पहले तो आप किसी कंडक्टर को ले लो ए बी जिसका रेजिस्टेंस हो आर, तो ले लेता हूं चलो, ठीक है। पहले कंडक्टर ले लो ए बी जिसका रेजिस्टेंस होना चाहिए आर। तो यहां पे मैंने एक रजिस्टर लिया आर, एक कंडक्टर लिया ए बी, और इसका रेजिस्टेंस ले लिया मैंने आर। ठीक है, तो जैसा बोला गया कंसीडर अ कंडक्टर ए बी एक कंडक्टर लिया ऑफ रजिस्टर आर, अ सोर्स ऑफ ईएमएफ मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बी। एक सोर्स ऑफ ईएमएफ कोई भी लगा होगा, चलो बैटरी लगा दी। सोर्स ऑफ ईएमएफ जो यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है पोटेंशियल वी, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना है वी। ठीक है, ए बी के अलोंग या ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा वी, क्लियर है। और यहाँ पे एक ईएमएफ है जो इसे वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, एंड सेंड अ स्टेडी करंट आई फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी एक करंट जा रहा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव बनाया है मैंने, नेगेटिव बनाया है। हम सब जानते हैं करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो जो हमारा करंट है वो किधर जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। अब करंट ए टू बी जा रहा है, इसका मतलब क्या, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना कि ए टू बी जो करंट जा रहा है इसका मतलब करंट हमेशा कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मैं क्या यहाँ ये कह सकता हूं कि ए का पोटेंशियल हाई है, बी का पोटेंशियल लो है, क्योंकि करंट जा रहा है। तो करंट फ्लो कहाँ करता है, हमने डिस्कस किया था हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। कहाँ, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पे साफ साफ कह सकता हूं जो मेरा वी ए है वो ग्रेटर है वी बी से, हाँ कि ना, वी ए ग्रेटर है वी बी से, यानी कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर हायर है तो अगर मैं इसे करूंगा वी ए माइनस वी बी तो मेरे को जीरो से बड़ा मिलेगा। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो अगर होता तो पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, करंट फ्लो ही नहीं करता। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इनका डिफरेंस जीरो से क्या है, बड़ा है, यानी वी ए माइनस वी बी इज ग्रेटर देन जीरो। तो वही लिखा है वी ए माइनस वी बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि v इज ग्रेटर देन जीरो। जो ये v है ना वो जीरो नहीं है, क्योंकि अगर v जीरो होता मेरे भाई तो फिर आपका करंट कैसे फ्लो करता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो v इज ग्रेटर देन जीरो, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, और v ए माइनस वी बी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है, नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो आगे बोला है, वही डायग्राम मैंने फिर से बना दिया जो वहां बनाया हुआ था। ए बी ये नाम दे दिया, ए बी ये रहा, पोटेंशियल वी है, करंट आई गया, बैटरी ये रही। अब द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, चाहे अंदर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन पोटेंशियल ड्रॉप तो इस रजिस्टर के अक्रॉस होगा। तो चाहे यहाँ ए बी मान लो, चाहे कॉर्नर पे ए बी मान लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ चार्ज कितना फ्लो करेगा, इन्होंने बोला अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, जितना करंट जा रहा है यानी कि आई, और जितने समय के लिए जा रहा है यानी कि टाइम। पता चल जाएगा चार्ज कितना है। तो Q इक्वल्स टू आई टी, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, यानी आपने भाई इलेक्ट्रिक करंट आई भेजा, टी टाइम के लिए गया, तो उसके अंदर Q चार्ज फ्लो किया, आपको टोटल चार्ज पता चल गया। आगे बात करूंगा। एज द चार्ज Q मूव थ्रू अ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल ऑफ मैग्नीट्यूड V, आप साफ साफ देख रहे हो जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल में कर रहा है, क्योंकि जो ये रजिस्टर है हमारा, ये A है, ये B है, ये हमारा हायर पोटेंशियल है और ये हमारा लोअर पोटेंशियल है VB। तो भाई जो करंट फ्लो कर रहा है I इसमें से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहा है, और पोटेंशियल भी एक तरीका क्या होता है, वर्क डन ही होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, हाई पोटेंशियल एनर्जी HPE, हाई पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे होगी लो पोटेंशियल एनर्जी, LPE से डिनोट कर दिया। मानते हो कि नहीं मानते हो? यानी हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, यानी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब इसकी बात करेंगे। एज द चार्ज क्यू मूव थ्रू अ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल ऑफ मैग्नीट्यूड V, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाय द अमाउंट।
अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी पता कर लो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जितनी है माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता चल जाएगा भैया कितनी कम हो गई। तो वही किया कि U फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट B, जितनी B पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एक A, तो जितना भी डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी B पे कितनी होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी V पे कितनी होगी। अब इसे निकालने के लिए जो QVB लिखा है वो कैसे लिखा समझाता हूं। अब देखो ध्यान से ना, हायर पोटेंशियल एनर्जी है वो, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, लोअर पोटेंशियल एनर्जी हायर पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक फॉर्मूला पढ़ा था तुमने, V इक्वल टू होता है W/Q, याद है कि नहीं, कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट, यानी फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल टू W/Q होता था। और जो अमाउंट ऑफ वर्क होता है वो भी एक तरीका क्या होता है, एनर्जी। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि V इज इक्वल टू E/Q, यानी एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो अगर मुझे एनर्जी निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, Q को इधर ले आऊं, V इंटू क्यू इक्वल टू E। कहने का मतलब है जब भी एनर्जी निकालनी हो तो जो पोटेंशियल है उसमें मल्टीप्लाई कर दो जितना चार्ज वहां से जा रहा है। हमने अभी भी निकाल लिया कितना चार्ज जा रहा है, Q चार्ज, और हमें दोनों के पोटेंशियल पता है, क्योंकि एनर्जी क्या कह रही है, चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो जो वहां का पोटेंशियल है। तो पता करते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जितना यहाँ चार्ज है यानी कि Q मल्टीप्लाई बाई यहाँ का पोटेंशियल यानी कि VA। अब पता चल जाएगा यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल है VB, पता करना है भाई कितना चार्ज है, भैया जितना चार्ज अंदर गया उतना चार्ज इधर आएगा, तो यहाँ भी Q चार्ज है, तो चार्ज भी पता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल भी पता है VB, तो यानी उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल, फॉर्मूला कह रहा है मेरा। तो इसीलिए QVB इज द चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल एट B, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी QVB और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी QVA। क्लियर है, Q और यहाँ का पोटेंशियल VA। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई मेरे भाई, हायर पोटेंशियल एनर्जी माइनस लोअर पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इससे क्या पता चल गया मैं कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई। अब एक काम करो, इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, QVA को पहले लिख लिया और QVB को बाद में लिख दिया। ऐसा इन्होंने क्या किया वो अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो Q दोनों जगह कॉमन है, बाहर ले लिया माइनस का Q, तो माइनस का Q जैसे कॉमन लिया अंदर बचा VA माइनस VB। ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्योंकि इन्हें पता है VA माइनस VB कितना निकल आएगा, जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB जब करोगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल जब करोगे तो आपको इनका पोटेंशियल डिफरेंस V पता चल जाएगा। तो इन्होंने VA माइनस VB की जगह पे V यूज कर लिया। क्लियर है, ये समझ आया ना, ये स्टेप यहाँ से कैसे आ गया, नहीं आया फिर से यहाँ बता देता हूँ, छोटा सा देख लेना भाई। माइनस QVA पहले लिख लिया, प्लस QVB बाद में लिख लिया, कोई दिक्कत किसी को। अब क्या किया, माइनस का Q बाहर ले लिया। अब एक बात बताओ, जब तुम माइनस का Q बाहर ले लोगे मेरे भाई तो अंदर क्या बचेगा, VA बचेगा, किसका, प्लस का, माइनस का क्या बचेगा, VB। तो वही तो लिखा है VA माइनस का VB, और हम जानते हैं VA माइनस VB क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला है V, तो माइनस का QV। क्लियर है, और ये 0 से कम होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है और माइनस में आई है, माइनस का QV। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि चार्ज जब आपका A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो आपका A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा है, तो वहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। और कितनी डिक्रीज हुई है A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचने में, माइनस का QV। क्लियर है, नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया मेरे भाई, ठीक है। अब आगे बात आती है, तब पता चल गया, इफ द चार्ज मूव थ्रू द कंडक्टर विदाउट सफरिंग कोलिजन। अब इन्होंने एक पॉइंट डाल दिया कि मान लो चार्ज मूव कर रहा है विदाउट कोलिजन। अब देखो ये थोड़ा आइडियल फिजिक्स आ गई कि ये मान के चलना है कि अब कोलिजन कोई नहीं होगा, चार्ज जा रहा है, बड़े प्यार से जा रहा है, कोई बीच में मिल ही नहीं रहा, ठीक है भाई। Their kinetic energy would change so that the total energy is unchanged by the conservation of energy. The change in kinetic energy must be. अब हम क्या जानते हैं कि भैया पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी ना, अगर इस पॉइंट की तरफ पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, तो भैया काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही होगी। ये तो पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। अब ये कह रहे हैं कोई कोलिजन नहीं हो रहा भैया, जितनी एनर्जी लेके चले थे उतनी ही एनर्जी है, तो मान लेंगे कि जितनी एनर्जी कम हो रही है वही काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है, क्योंकि एनर्जी का वेस्टेज नहीं हो रहा ना, कहीं पर एनर्जी वेस्टेज नहीं हुई।
और जब एनर्जी वेस्ट नहीं हुई तो भैया जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ कहां गया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो भैया जितना लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी में वही कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि जो माइनस क्यू ई पोटेंशियल एनर्जी आई थी वही आपकी बन गई है वो काइनेटिक एनर्जी। हाँ कि ना, समझ आ गई बात। तो वही लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी अब कितनी हो गई, के इक्वल टू माइनस यू, यानी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया, माइनस यू। अब के इक्वल टू माइनस यू हो गया तो माइनस और एक माइनस पहले से था क्यू वी, यानी ये आ गया पॉजिटिव। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज हुई थी क्यू वी, उतनी काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ गई क्यू वी। फर्क कितना आ गया, ये बढ़ने का है क्योंकि पॉजिटिव क्यू वी आया है, वहां नेगेटिव क्यू था, क्यू वी था क्योंकि वहां पर डिक्रीज हुई थी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। तो क्यू का वो लगा दो, टोटल चार्ज कितना अभी भी निकाला था कि करंट आई फ्लो कर रहा है, टी टाइम के लिए फ्लो करेगा तो टोटल चार्ज कितना होगा, आई टी इंटू वी। तो फॉर्मूला आ गया वी आई टी जो कि 0 से ज्यादा होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई वी आई टी। कितनी आ गई, वी आई टी, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट and I is the electric current flowing through the conductor and T is the time taken by the electric current in flowing from point A to point B। क्लियर है। तो यहां पर अपन का हो गया भाई काइनेटिक एनर्जी VIT आ गई। अब ये क्या कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी gained by the electron is shared with the metallic ions, these ions on vibrate more vigorously and the conductor get heated up। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी है यही ट्रांसफर हो जाती है मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन में और वही मॉलिक्यूल वाइब्रेट करके एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यही काइनेटिक एनर्जी बदल के हीट एनर्जी में आपको मिल जाएगी, यानी अगर काइनेटिक एनर्जी VIT आई है तो यही कन्वर्ट होकर हीट एनर्जी बन जाएगी। तो फॉर्मूला बन गया हीट एनर्जी का VIT। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेसिपेटेड एज हीट इन कंडक्टर इन टाइम t इज कितनी होगी, वो होगी आपकी VIT, यानी H इक्वल्स टू आ गया VIT, क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी VIT थी। काइनेटिक एनर्जी क्या थी मेरे भाई, VIT। अब जितना काइनेटिक एनर्जी था वही तो डेसिपेट होके हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल रहा है वाइब्रेट करके, तो यानी हीट एनर्जी कितना हो गई, VIT। तो एक तो एक्सप्रेशन हो गया H इक्वल्स टू VIT। तो मेन फॉर्मूला तो मेरे भाई यही हो गया, लेकिन क्या करते हैं ये लोग कि एक फॉर्मूले के टर्म्स बदल के दूसरी फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे अब किसी ने कहा एक काम करो मुझे V नहीं चाहिए, V को हटा दो, V को हटा दो। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं उस लॉ के अकॉर्डिंग, भाई V इक्वल्स टू क्या होता है IR। तो अगर V को हटाना है तो उसकी जगह IR लगा दो, क्या दिक्कत है भाई, जब V नहीं लगाना तो IR लगा दो, ठीक है। V की जगह लगाया IR, इनटू का I इनटू का T, भाई एज इट इज रहना चाहिए ना जो है। तुम V हटा रहे हो तो V के इक्विवेलेंट कुछ ले आओ, तो वही ले आए। तो V का इक्विवेलेंट कितना आ गया IR, मल्टीप्लाई कर दो I इंटू I स्क्वायर RT, यानी हीट एनर्जी का एक और नया एक्सप्रेशन मिल गया I स्क्वायर RT। क्या मिल गया, I स्क्वायर RT। अब किसी ने बोला कि नहीं भैया हमें तो ये भी नहीं चाहिए, I नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, I नहीं चाहिए यार, क्या नहीं चाहिए, I नहीं चाहिए। तो क्या करें, आप कोई नया फॉर्मूला ढूंढो जिसमें I ना आता हो। तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V अपॉन R, R को यहाँ पहुंचा दो तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्वल टू I। तो जहां I लिखा है वहां V लगा दो, क्या लगा दो, V लगा देता हूं, देखो ध्यान से। I की जगह लगाऊंगा V अपॉन R, I की जगह जब लगाऊंगा V अपॉन R, तो जब भैया I का स्क्वायर है तो V भाई R का भी स्क्वायर होगा, यानी V स्क्वायर R स्क्वायर। जब भाई I की इक्वल टू V अपॉन R है, I का स्क्वायर करोगे तो V का भी होगा, R का भी होगा, तो V स्क्वायर भाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई भाई R इंटू टी एज इट इज है, R इंटू टी एज इट इज है। R से एक पावर कट गई, बचा क्या, V स्क्वायर बाई टी, V स्क्वायर टी बाई R, अरे इधर लिख देता हूं यार, V स्क्वायर टी बाई R। तो देखना वही लिखा है V स्क्वायर टी बाई R। तो कहने का मतलब है हीट एनर्जी के भाई तीन एक्सप्रेशन है, चाहे तो बोल लो हीट एनर्जी इक्वल टू VIT, चाहे बोल दो हीट एनर्जी इक्वल टू I स्क्वायर RT, और चाहे बोल दो हीट एनर्जी इक्वल टू V स्क्वायर टी बाई R। चॉइस इज योर्स। क्लियर है मेरे भाई, आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा था किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। अब छोटा देखो टॉपिक है वो भी साथ में डिस्कस कर लेता हूं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर सिंपल, जितनी जो ये एनर्जी पड़ी है ना, कितनी एनर्जी है,
उसका वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम जो कैलकुलेट होता है वही पावर होता है। बात करेंगे। और पावर के बारे में एक और चीज है, जब भी आप कोई डिवाइस लेने आते हो या अप्लायंस लेने आते हो तो आपको याद होगा उसमें पावर लिखी होती है कि भैया ये 10 वॉट का है। सुना है? बल्ब लेने जाओ, कितने वॉट का भैया बल्ब चाहिए? 10 वॉट का दे दो, 100 वॉट का दे दो, 200 वॉट का ले जाओ, तो वो पावर होती है। तो पहली बात तो क्लियर है, पावर हमें पहले से मेंशन होती है डिवाइस की। अब पावर का काम क्या होता है, फायदा क्या होता है तुम्हें पता है कि ज्यादा पावर का है तो ज्यादा लाइट देगा। अगर बल्ब आपकी ज्यादा पावर का है तो लाइट भी क्या देगा, ज्यादा देगा। लेकिन एक बात ये भी याद रखो, ज्यादा लाइट देगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट भी लेगा, ज्यादा एनर्जी भी लेगा। तो एक तरीके से पावर हमें यही बताती है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तुम इलेक्ट्रिक हीटर लेने गए, उसने कहा सर 1000 वॉट का है, दूसरा वाला 3000 वॉट का है, कौन सा दे दूं? तुम लगाओगे हिसाब, तुम कहोगे यार 3000 वॉट का अगर पावर है तो भाई एनर्जी भी तो ज़्यादा लेगा, बिल भी ज़्यादा बनेगा, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो एक काम का 1000 वॉट का दे दे। तो एक तरीके से आपके दिमाग में आ गया पावर आपको क्या आइडिया बता रही है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, जितनी ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो ये तो मोटा मोटा आइडिया हो गया पावर के बारे में। क्लियर है? तो अब पढ़ेंगे पावर क्या है। द रेट एट विच वर्क इज डन बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। यानी जो रेट होता है, द रेट एट विच वर्क इज डन, जो रेट होता है जिसकी हेल्प से वर्क किया जाता है किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ के द्वारा करंट को मेंटेन करने के लिए सर्किट के अंदर, उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मेरे भाई कि एक बात बताओ, अगर पावर ज्यादा है तो सोर्स ऑफ ईएमएफ को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम क्यों करना पड़ेगा भैया? ज्यादा करंट चाहिए। ज्यादा करंट क्यों चाहिए? क्योंकि ज्यादा करंट लेगा तभी तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। तो इन्होंने इस बात को कैसे डिफाइन कर दिया कि भाई जो पावर होता है वो हमें बताता है कि कोई भी जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो करंट के द्वारा कितना वर्क कराएगा। पावर ज्यादा है, ज्यादा करंट के द्वारा वर्क कराएगा, ज्यादा ईएमएफ को वर्क करना पड़ेगा उस डिवाइस को। अगर पावर कम है तो करंट को भी कम वर्क करना पड़ेगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा इन्होंने डिफाइन किया है द रेट एट विच एन अप्लायंस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि बात बताओ, आपने एनर्जी ले ली, अब कुछ तो करोगे। बल्ब है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, जल गया, लाइट एनर्जी मिल गई। तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जितनी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा आप कहोगे पावर उतनी है। ज्यादा एनर्जी देगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा, ज्यादा पावर है। और ज्यादा लाइट एनर्जी देगा तो और ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, और ज्यादा पावर है। तो या फिर ऐसे बोल दो कि भाई जितना अप्लायंस कन्वर्ट कर रही है, अब अप्लायंस कोई भी हो सकती है, पंखा है, पंखा क्या कर रहा है, हवा दे रहा है। अगर एनर्जी ज्यादा लेगा और ज्यादा तेजी से घूमेगा, ज्यादा तेजी से घूमेगा, ज्यादा हवा देगा। तो क्या बोला, द रेट एट विच अप्लायंस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके कन्वर्ट करेगा कोई भी अप्लायंस, ये इंफॉर्मेशन देती है इलेक्ट्रिक पावर। तो आइडिया हो गया, पंखा भैया 200 वॉट का है या पंखा 750 वॉट का है, इसका मतलब समझ में आ गया कि 750 वॉट यानी इतनी एनर्जी लेगा, उतनी एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल फॉर्म में। अगर ज्यादा वॉट का पंखा है तो ज्यादा एनर्जी लेगा, ज्यादा कन्वर्ट करेगा। क्लियर है? नोट करना, नोट कर लो, वीडियो पॉज करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बात की गई है कि अब मान लो वही तो हम निकाल रहे थे कि करंट कितना वर्क करेगा, ये इलेक्ट्रिक करंट हो कितना वर्क करेगा, तो वही निकालेंगे। इफ अ करंट आई फ्लो थ्रू अ सर्किट फॉर अ टाइम टी, हमने मान लिया किसी भी अप्लायंस में या किसी भी सर्किट के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है टाइम टी के लिए, ठीक है, एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वी, और उस जगह पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है वो कितना है, वी है। ओके, द वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड इज गिवन बाई, तो जो वो डिवाइस है या जो अप्लायंस हो कितना वर्क करेगी या कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एनर्जी इक्वल टू वी आई टी था, याद है कि नहीं। अगर किसी का पास वी पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई कराओ, उसके अंदर आई करंट फ्लो करे, टी टाइम के लिए फ्लो करे, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, इतनी वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, या कह लो इतना वो वर्क कर रहा है करंट। क्लियर है? तो एनर्जी पता चल गई। अब पावर की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर होता है द रेट ऑफ वर्क। क्या होता है? द रेट ऑफ वर्क, द रेट ऑफ वर्क। तो याद रखना भाई, जब भी फिजिक्स में रेट वर्ड आता है ना, जब भी रेट तो डिवाइड होता है। अब द रेट ऑफ वर्क विद टाइम, तो वर्क के साथ डिवाइड होगा टाइम का। तो इसे याद रखना, द रेट बहुत जगह यूज होता है, बहुत से अच्छे कंफ्यूज रहते हैं कि द रेट ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ वर्क, द रेट ऑफ पोटेंशियल, द रेट ऑफ करंट। तो द रेट का मतलब होता है जब भी डिवाइड होगा, तो कौन डिवाइड होगा वो डिपेंड करता है कि जैसे द रेट ऑफ वर्क इन पर यूनिट टाइम,
तो वर्क डन बाई टाइम से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो वर्क अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। और कितना वर्क किया इलेक्ट्रिक करंट ने? जब वो आई करंट था, वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने पर गया, टी टाइम के लिए गया, तो उसने वी आई टी वर्क किया। तो यहां से मैं पावर निकाल सकता हूं वी आई टी अपॉन वी। तो देखो पी इक्वल्स टू क्या है? डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू कितना है मेरा? वी आई टी। तो मेरा ये कितना हो गया? नीचे टाइम टी, टी से टी कट गया, पावर इक्वल्स टू आ गया वी आई। तो ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया, यानी इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। क्लियर है? पावर पता चल गया। आगे पावर को भी इन्होंने अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। मान लो किसी ने बोला मुझे यार वी नहीं चाहिए, पावर के फॉर्मूले में वी नहीं चाहिए, तो मैं पता है कि वी इक्वल्स टू आई आर लगा सकता हूं। तो पी इक्वल्स टू मैंने वी की जगह लगा दिया आई आर इंटू आई। नया फॉर्मूला मिल गया पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। क्या मिल गया? आई स्क्वायर आर। अब किसी ने कहा ना भाई मेरे को तो वो नहीं लगाना, मेरे को आई नहीं लगाना, तो एक काम करो आई इक्वल्स टू क्या होता है? वी अपॉन आर। तो P इक्वल्स टू वी अपॉन आर लगाओगे आई की जगह तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर। तो आर से एक स्क्वायर कट गया, वी स्क्वायर बाई आर। तो इसीलिए तीन एक्सप्रेशन बोल दिए, या तो पावर वी आई इक्वल बोल दो, या पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर बोल दो, या पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर बोल दो। चॉइस इज योर। ठीक है? यानी वो डिपेंड करेगा भी फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो। यानी अगर तो फॉर्मूले में वी और आई दिया हुआ है मेरे भाई, तो वी और आई वाला यूज कर लो। ठीक है? और अगर फॉर्मूले में बोल रहा है कि नहीं भैया इतना करंट है और इसका इतना रेजिस्टेंस है, वोल्टेज की बात ही नहीं कर रहा, तो वी आई थोड़ा ना फॉर्मूला लगाओगे, फिर आई स्क्वायर आर लगा दो। अब मान लो तुम्हें यही नहीं पता भैया कितना करंट फ्लो कर रहा है, और तुमसे कह रहा नहीं हमें तो पावर बताओ। तुमने कहा अच्छा 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और इसका रेजिस्टेंस है यार 220 ओम, तो वहां से पावर किस फॉर्मूले से निकालोगे? वी स्क्वायर बाई आर से। भैया जब करंट नहीं है तो इस फॉर्मूले को कैसे लगाओगे? आई स्क्वायर आर से। तो ये डिपेंड करता है कि क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में सूटेबल रहेगा। क्लियर है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं पावर की ऐसा यूनिट की। ये तो मैंने पहले बता दी थी कि जब भी आप मार्केट में जाते हो तो पीछे क्या लगा होता है? वॉट। ये 50 वॉट का है, ये 400 वॉट का है, ये 10 वॉट का है। तो आपका इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट क्या हो गई मेरे भाई? वॉट हो गई, डब्ल्यू ए डबल टी। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट डिफाइन 1 वॉट, यानी आप 1 वॉट से क्या समझते हो? तो 1 वॉट से हम क्या समझते हैं? देखो पावर 1 वॉट कब आएगी? P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। तो पावर 1 वॉट कब आएगी? अगर वर्क 1 हो जाए और टाइम 1 हो जाए। अगर वर्क 1 हो जाए, टाइम 1 हो जाए, तो पावर 1 वॉट आएगी। तो कैसे? एक कहानी बनाओ। देखो कहानी बनाते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम करे 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे उस अप्लायंस की जो पावर है वो 1 वॉट है। अगर कोई अप्लायंस 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम करे 1 सेकंड के अंदर, तो उस अप्लायंस की पावर 1 वॉट है। क्लियर है? ओके, द पावर ऑफ एन अप्लायंस इज 1 वॉट इफ इट कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। वही वाली बात है, 1 जूल पर सेकंड एनर्जी कंज्यूम करे। आगे एक और तरीके से डिफाइन किया, द पावर ऑफ सर्किट इज 1 वॉट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट। यानी हम पावर को 1 वॉट तब कहेंगे जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर उस कंडक्टर के अंदर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने लगे, तो हम उस डिवाइस को या उस अप्लायंस को 1 वॉट का कहेंगे। तुम कहोगे ये कहां से आया? क्योंकि भैया एक और फॉर्मूला था ना, एक तो P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी था, एक और भी तो फॉर्मूला था P इक्वल्स टू वी आई। तो भैया जब डिफाइन डब्ल्यू बाई टी से कर सकते हो तो वी आई से भी तो कर सकते हो। तो V को 1 रखो, यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो। I को 1 रखो, यानी 1 एम्पियर का करंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भैया पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। कितना किया? 1 वोल्ट का किया। पावर कितनी हो जाएगी? 1 वॉट हो जाएगी। तो अपना तरीका है, चाहे पावर को इस फॉर्म से एक्सप्लेन करो, चाहे इस फॉर्म से कोई आ जाए वी स्क्वायर बाई आर से करोगा, भैया वी स्क्वायर बाई आर से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पावर को डिफाइन करना आ गया 1 वॉट। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ यूनिट की बात हुई है। द बिगर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आर किलोवाट एंड मेगावाट। यानी अगर आपको कभी वॉट यूज नहीं करना तो आप बड़ी यूनिट यूज कर लो, किलोवाट। तो जैसे 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वॉट, कन्वर्जन है सिंपल। या मेगावाट यूज करोगे तो मेगावाट में होता है 10 टू द पावर 6 वॉट। यानी जब पावर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, मान लो 10 लाख वॉट या 10,000 वॉट, तो फिर वहां पे मेगावाट आता है। ठीक है, तो 1 मेगावाट में कितने वॉट होते हैं याद रखना, 10 टू द पावर 6 वॉट होते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। एक और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर होती है हॉर्स पावर। आपने सुना होगा हॉर्स पावर यूनिट में बात होती है कि इसका हॉर्स पावर इतना है, तो वो भी पावर को बताती है। तो हॉर्स पावर भी एक क्या है? यूनिट है। किसकी? पावर की। HP हॉर्स पावर। अब बात आती है कि हॉर्स पावर को मान लो कभी कन्वर्ट करना पड़ जाए वॉट में,
क्योंकि पावर की तो यूनिट वॉट होती है, हम तो वॉट में बात करते हैं, और हॉर्स पावर में गिवन हो तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो याद रखना कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू होता है 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट होता है। ओके, तो 1 हॉर्स पावर में आपको पता चल गया 10 हॉर्स पावर है तो 7460 वॉट हो जाएगा, कन्वर्ट कर लो। क्लियर है? नोट डाउन कर लो इसे वीडियो पॉज करके। ठीक है, नोट डाउन कर लिया? तो मेरे भाई ये आपके कॉन्सेप्ट थे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जहां तक है ये वाला जो टॉपिक है, मे बी मुझे लगता है क्लास 12 से हटा दिया गया है, लेकिन मैंने ये टॉपिक इसलिए बना दिया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लें क्योंकि ये 10th में भी है, तो ये 10th वाले भी देख सकते हैं, 11th वाले भी देख सकते हैं, 12th वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी बहुत कॉमन चीज़ है, तो इसीलिए मैंने बना दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या कोई सजेशन हो या कोई फीडबैक हो या कोई भी बात करनी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करूंगा। क्या आप जानते हैं कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज है उसका जो मॉडल है, जो कि ये मॉडल है, ये मॉडल जो फर्स्ट टाइम दिया गया था वो दिया था सैम्यूल हंटर चिरिस्टी ने। सैम्यूल हंटर चिरिस्टी ने 1833 में। लेकिन 10 साल बाद सर चार्ल्स व्हीट स्टोन ने इस मॉडल के बारे में बताया, जिसे कि व्हीट स्टोन ब्रिज नाम दे दिया गया, यानी सर चार्ल्स व्हीट स्टोन के नाम पर ही इस मॉडल का नाम रख दिया गया। ठीक है, तो जो हम आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस ये करेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या। ठीक है, पहली बात तो यही क्लियर है कि देखो व्हीट स्टोन ब्रिज में जो व्हीट स्टोन नाम दिया गया है वो इन्हीं के ऑनर में दिया गया है, जो ये सर चार्ल्स व्हीट स्टोन थे। लेकिन जब इन्होंने 1843 में, माना जाता है कि इन्होंने ये मॉडल दिया था, उससे 10 साल पहले 1833 में सैम्यूल हंटर ने ऑलरेडी इस मॉडल के बारे में बताया था। अब वो अलग बात है कि उनका नाम क्यों नहीं आया, तो मॉडल जो है वो किसके नाम पर रखा गया? मॉडल का नाम रखा गया इनके नाम पर, चार्ल्स व्हीट स्टोन के नाम पर। क्लियर है? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस कब कहा जाता है, और साथ में डिस्कस करेंगे कि जो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का डेरिवेशन है वो किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीजें आपको आज की वीडियो में मिलने वाली हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? तो सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि व्हीट स्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब कैसा अरेंजमेंट होता है? अगर 3D में देखना हो तो व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। देखो इसमें क्या है, एक सेल लगा हुआ है और यहाँ पे 4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। एक रजिस्टर ये R1, एक रजिस्टर R2, एक रजिस्टर R3, एक रजिस्टर R4, और बीच में लगा होता है आपका गैल्वेनोमीटर। क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर। तो ये 4 रजिस्टर्स और एक सेल और एक गैल्वेनोमीटर, तो जो एक कॉम्बिनेशन ना, जो अरेंजमेंट है, इसी को बोला जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, अब इसका काम क्या वो हम आगे अभी स्टडी करने वाले, तो आपको क्लियर हो गया। व्हीट स्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है 4 रजिस्टर का। वो क्या काम करता है वो भी बात करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले वही लिखा है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंस क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म ऑफ द रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंसेस। यानी इन्होंने कहा है कि व्हीट स्टोन जो अरेंजमेंट है वो 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है, जिसमें कि अगर एक अननोन रेजिस्टेंस है और बाकी की जो 3 है वो नोन रेजिस्टेंस है, तो हम क्विकली और एक्यूरेटली उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो कि व्हीट स्टोन में अननोन रेजिस्टेंस है। क्लियर है? अब कैसे निकाल सकते हैं वो अभी बात करेंगे। तो पहली बात क्लियर होगी, व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा है, क्या अरेंजमेंट है, 4 रजिस्टर का अरेंजमेंट है। फिर क्लियर हो गया कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या करने वाला है, क्या कैलकुलेट करने वाला है, वो भी क्लियर हो गया क्या कैलकुलेट करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी मैंने एक 3D फिगर दिखाया था, एक फिगर इसका ये है जो मैंने बनाया है। देखो क्या क्या है। एक रजिस्टेंस है P, ध्यान से समझते जाना। एक रजिस्टेंस है P AB आर्म पर, एक रजिस्टेंस है Q BC आर्म पर, एक रजिस्टेंस है S CD आर्म पर, एक रजिस्टेंस है R AD आर्म पर। बिल्कुल क्लियर है? तो जैसा मैंने बोला था कि 4 रजिस्टेंस होते हैं, वही मैंने बनाए हैं, P Q R और S। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, मान लो किसी को S रेजिस्टेंस निकालना है, मान लो किसी को
एस रेजिस्टेंस निकालना है और पी रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, क्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है और आर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। बीच में गैल्वेनोमीटर, अभी बात करेंगे कि गैल्वेनोमीटर का क्या काम है। ठीक है, फिलहाल मैं इसका बस बता रहा हूं कि इसकी नीड क्या है, ये क्या करता है। ये क्या करता है, आपको पी रेजिस्टेंस पता है, आपको क्यू रेजिस्टेंस पता है, आपको आर रेजिस्टेंस पता है, तो ये आपको हेल्प करेगा इस एस अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने पर। अब आपके मन में आएगा कैसे हेल्प करेगा, अब वो वाली भी बात कर लेते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट क्या कहता है, अब आगे सुनाएंगे। अब व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, वो तो अभी भी देख लिया कि व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, इस नाम भी यहां मेंशन किए हैं, पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, कनेक्टेड टू फॉर्म द आर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इस तरीके से कनेक्ट है कि वो एक आर्म बना रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल कैसे, 4 साइड है कि नहीं थी, 4 साइड थी ना, इस तरीके से 4 साइड, तो हो गया ना क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का। और क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड पे क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस। तो इसीलिए बोला इन्होंने कि 4 रेजिस्टेंस है और कहां पर है, क्वाड्रिलेटरल की साइड में। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड। ठीक है, आगे अब बैटरी ईएमएफ ई एज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, ये ए है, ये पॉइंट सी है, बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है भाई, जिसका ईएमएफ ई है। ओके, तो आगे बोला है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड सी एंड अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बिटवीन द बी एंड डी। ए और सी के अक्रॉस तो आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, ए और सी के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दी, और जो ये बचा हुआ बी और डी है, जो बचा हुआ ये बी और डी है, इसके अक्रॉस लगा दिया गैल्वेनोमीटर। अभी बात करूंगा गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया। ठीक है, तो ए सी जो पॉइंट है इसके अक्रॉस तो बैटरी लगा दी, और जो बी और डी पॉइंट है इसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहां तक बात बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। इससे पहले रफ कर देता हूं, डायग्राम बन गया ना। ठीक है, पहले बना रहने देता हूं, जब नोट करो तब रफ कर दूंगा। आगे लेट एस टू बी रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड, मान लो ये एस रेजिस्टेंस मेजर करना है। अब कैसे मेजर होगा, ये तो हमने अभी भी पढ़ लिया कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, 4 रेजिस्टेंस का एक सेटअप है जिसमें 3 पता होंगे, एक नहीं पता होगा, और हमें वो 3 हेल्प करेंगे एक पता करने पे। पर हमारा क्वेश्चन तो मेरे भाई यही है, कैसे हेल्प करेंगे, कैसे निकालें इस रेजिस्टेंस को, तो वही अब बात करेंगे, बताने वाला है। और इसने एक बात और बोली, द रेजिस्टेंस आर is so adjusted that there is no deflection in the galvanometer। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इन्होंने क्या बोला कि जो रेजिस्टेंस आर है, पहले रेजिस्टेंस आर पे चलते हैं, पी क्यू। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पी है, वो रेजिस्टेंस क्यू है, एस निकालना है। आर की कुछ बात हो रही है, क्या बात हो रही है सुनो, कि जो आर रेजिस्टेंस है वो एक्चुअल में वेरिएबल रजिस्टर है। जो ये आर रेजिस्टेंस है ना, एस तो क्या निकालना ही है, एस तो पता ही नहीं है। जो आर रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल रजिस्टर है। अब वेरिएबल रजिस्टर या वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जो वेरी कर सके, जो अपना रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सके, कम या ज्यादा जो भी करे। ठीक है, अब होगा क्या, देखो ये बोल रहे हैं कि आर को इस तरीके से एडजस्ट करो, आर रेजिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट करो कि जो करंट इधर जाए और जो करंट इधर जाए वो तो ठीक है, आर को इस तरीके से एडजस्ट करो कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो, इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो। इस बात का मीनिंग है कि इसमें से कोई करंट ही फ्लो ना करे वीडी में से। अब आपके मन में होगा सर ऐसे कैसे करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट ए से निकलेगा तो भाई कुछ तो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है मेरे भाई, आपने पढ़ा था ना, करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही ना हो तो करंट भी नहीं होगा, या पोटेंशियल हो तो इक्वल हो। अगर कैसे भी बी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, बी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, क्या बीडी वाली लाइन में, क्या बीडी वाली आर्म में कोई भी करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। हाँ, वो बात अलग है कि अगर बी हायर पोटेंशियल है, डी लोअर पोटेंशियल है, करंट फ्लो करेगा बी टू डी। अगर डी हायर पोटेंशियल है, बी लोअर पोटेंशियल है, करंट फ्लो करेगा डी टू बी। लेकिन अगर बी और डी के पोटेंशियल सेम हो जाएं तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कहानी समझ में आ रही है। ये 4 रजिस्टर थे जिसमें से हमें पी और क्यू पता है,
एस को निकालना है। आर के बारे में एक बहुत बड़ी बात बोली गई कि आर वेरिएबल रजिस्टर है, इसको ऐसा एडजस्ट करो, ऐसा इसको मेंटेन करो कि जो ये जी वाली लाइन है यानी जो गैल्वेनोमीटर वाली लाइन है इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा यानी गैल्वेनोमीटर बोलेगा इसमें करंट ही नहीं आ रहा। और ऐसा कब होगा? जब बी और डी के पोटेंशियल सेम हो जाए यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही ना रहे। क्लियर है मेरे भाई? आगे बात कर लेते हैं हम। ठीक है, द रेजिस्टेंस आर इज सो एडजस्टेड दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। आगे बात करते हैं, द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। अब वो क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग में कि व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस कब कहते हैं, वही पॉइंट आ रहा है। द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस across the galvanometer is zero so that there is no current through the galvanometer। यानी कहने का मतलब है कि व्हीट स्टोन ब्रिज को हम बैलेंस तब कहेंगे जब व्हीट स्टोन ब्रिज के गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना हो, कोई भी करंट फ्लो ना करे। किसमें? इस वाली आर्म में, बीडी में। तो हम कहेंगे हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। तो क्या जो इस पूरी कहानी को मैं ऐसे कह दूं कि भाई हमारे पास एक अरेंजमेंट था जिसमें 4 रेजिस्टेंस थे, हमसे कहा गया था 3 पता होंगे, एक निकाल लेना। फिर हमें पता चला कि उसमें से भी एक ऐसा होगा जो कि वेरी कर सकेगा, वेरिएबल रजिस्टर होगा। और वेरिएबल रजिस्टर इस तरीके से वेरी करेगा, इस तरीके से चेंज करेगा कि वो कोशिश करेगा कि आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए। बात खत्म। आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए, इस बात का ही मीनिंग ये है कि आपका गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना हो। तो या तो कह लो कि पहला टारगेट है कैसे भी व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस बनाओ, या सिंपल कहो कैसे भी व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दिखना बंद हो जाए, यानी कि इसमें करंट फ्लो ना करे, पोटेंशियल का डिफरेंस ही ना बचे बी और डी के अक्रॉस। सारी बातें यहां तक क्लियर है मेरे भाई? वीडियो को पॉज करो और पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, नोट कर लिया यहां तक। अब ब्रिज हमारा जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस हो गया। अब भी वही सवाल कि सर बैलेंस तो हो गया, लेकिन अब फिर से बताओ ना कि एस कैसे कैलकुलेट होगा। तो आ गया कि भाई अगर बैलेंस कंडीशन आ गई ब्रिज की, अगर आपने उस व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस कर दिया तो पी क्यू बराबर आर एस हो जाता है। पी क्यू बराबर आर एस मतलब हो जाता है पी एक रेजिस्टेंस था, क्यू एक रेजिस्टेंस था, आर एक रेजिस्टेंस था, एस एक रेजिस्टेंस था। फिर से बना देता हूं, कुछ डायग्राम इस तरीके से था, पी यहां था, क्यू यहां था, आर यहां था, एस यहां था हमारा। तो पी क्यू और ये आर और ये एस, और यहां पे हमारा गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा गंदा सा बनना है पर तुम तो कॉन्सेप्ट देखो। तो हमारा ये था ए बी सी डी, यही तो अरेंजमेंट था मेरे भाई। तो पी क्यू आर एस था, हमें एस निकालना है, आर को हम एडजस्ट कर रहे हैं ताकि ये बैलेंस हो सके। और हमने इस टाइम पर व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस कर दिया। तो जैसे ही ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो बोला जाता है कि P बाई क्यू यानी रेजिस्टेंस P और रेजिस्टेंस Q का जो रेशियो है, P और Q का जो रेशियो है वो इक्वल होगा रेशियो ऑफ R एंड S। ये कंडीशन लेकिन तभी लागू होगी जब आपका बैलेंस्ड ब्रिज होगा, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज को आप बैलेंस कर चुके होंगे, या कहो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। ओके मेरे भाई, तो अब सीधी सी बात है पी क्यू बराबर आर एस हो गया। अब क्या दिक्कत है? आपको पी पता था, आपको क्यू पता है और आपको आर भी पता है। कैसे पता है? मैंने क्या बोला था? आर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी कि इस तरीके से चेंज करना है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना हो, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए। पर जब आप चेंज करोगे तो फाइनली आपको रेजिस्टेंस आर तो पता ही होगा ना कि किस रेजिस्टेंस पर, किस वैल्यू पर ऐसा हो रहा है। तो पी पता है, क्यू पता है, आर पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मैथ के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे एस मल्टीप्लाई हो गया तो पी इंटू एस इक्वल्स टू क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर। अब निकालना क्या है? निकालना हमें क्या है? आर नहीं, निकालना हमें एस। पी को उधर पहुंचा दो तो एस इक्वल्स टू क्यू आर बाई पी, एस इक्वल्स टू, तो देख लो अननोन रेजिस्टेंस यानी कि एस इक्वल्स टू क्यू आर बाई पी। क्लियर है? तो जैसे हमें ये कंडीशन मिली, हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है एस वो हम कैलकुलेट कर देंगे। नोइंग द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस पी एंड क्यू, आपको पी और क्यू का रेशियो पता हो, एंड द रेजिस्टेंस आर, वी कैन डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस एस। तो हम अननोन रेजिस्टेंस एस को डिटरमाइन
कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था जिसमें हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस को निकाला। पूरा मेथड समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने बैलेंस किया और किस तरीके से बैलेंस होने के बाद हमने आगे उसका यूज करके अननोन रजिस्टर निकाला। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? किसी भी तरह का कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और मैं बता दूं ये मेरा चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है, मतलब आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर 1 क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड भाई 25 वीडियो बनाई है, पूरा हो चुका है, प्ले लिस्ट में जाके देखो। चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल वो वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला भाई पूरा चैप्टर हो गया, प्ले लिस्ट में जाके देखो। और करंट इलेक्ट्रिसिटी आज पूरा हो जाएगा, यानी नेक्स्ट क्लास से हमारा मैग्नेटिज्म शुरू हो जाएगा। तो 3 चैप्टर ऑलरेडी आ रखे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में वीडियो है, टॉपिक वाइज वीडियो है सारी, आपको मजा आ जाएगा सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात क्या है कि यहां तक तो पता चल गया कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, और ये भी पता चल गया सर कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है। अब एक बच्चे हैं उन्होंने बोल दिया कि सर हम कैसे मान लें कि P/Q बराबर होगा R/S के। बात तो सही है, हम कैसे मान लें कि बैलेंस कंडीशन के अंदर जो दो रेजिस्टेंस है P और Q उनका रेशियो इक्वल होगा R और S के रेशियो के। यानी अब आ जाता है डेरिवेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन करके दिखाइए और प्रूव करिए कि ये बात सही है आपकी। अगर ये बात सही है तो एस निकल ही आएगा, लेकिन अब इसी पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये बात कैसे है, हमें यही बताइए। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन अपना। अब देखो डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन फ्रॉम किरचॉफ लॉ। अब इसमें किरचॉफ लॉ का काम आएगा। तो आप लोगों को देखो किरचॉफ लॉ पहले से बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए भाई, मैंने बहुत ही कॉन्सेप्चुअली किरचॉफ लॉ पढ़ाया है। अगर वीडियो देखनी है तो नॉर्मल गूगल पे या यूट्यूब पर डालो किरचॉफ लॉ बाय मास्टर जी फिजिक्स वाले, किरचॉफ लॉ बाय मास्टर फिजिक्स वाले मेरी वीडियो आ जाएगी। पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लो, किरचॉफ लॉ को समझ लो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल समझाया यार, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। उसके बाद इसको कंटिन्यू करना, क्योंकि अगर किरचॉफ लॉ ही नहीं पता तो फायदा क्या फिर इसे समझने का। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ बाय मास्टर जी फिजिक्स वाले लिखो, अपने वीडियो आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें डेरिवेशन करना है कि भाई PQ बराबर RS होगा। देखो अरेंजमेंट वही है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ABCD एक आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, BD एक आर्म है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो यही था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसमें 4 रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, P, Q, R और S। ठीक है, A और C के अक्रॉस बैटरी लगी हुई है, A और C के अक्रॉस बैटरी लगी हुई है जिसका EMF E है। ओके, और B और D के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो कि चेक करेगा कि BD वाली जो लाइन है उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और हमें अभी इसे बैलेंस करना है। और आप लोगों को समझ आ ही गया होगा हम करने क्या वाले हैं। हम वही करने वाले हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज में कहा गया था, P और Q का रेशियो बराबर होता है R और S के। इस बात को प्रूव करने वाले हैं ऐसी व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इन अकॉर्डेंस विद द किरचॉफ फर्स्ट लॉ द करंट थ्रू द वेरियस ब्रांच आर अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ टू द लूप ABDA। ABDA ये एक लूप ले लो, किरचॉफ के लॉ क्या कहते थे याद है ना, क्लोज्ड लूप ले लो। अब उसके अंदर हम क्या निकालते थे कि वोल्टेज का जो सम होता है, या कह लो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज 0 था हमारा। एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या था हमारा, 0 था। तो चेक करेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज 0 कैसे होगा। वहां हमसे बोला गया था कि आपको लूप लेना है पहले तो जो कि क्लोज्ड हो, और साथ में बोला गया था कि आपको एक डायरेक्शन लेनी है जिस डायरेक्शन में आप चलोगे, या तो ऐसे लो या ऐसे लो, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां सजेस्ट किया गया था जो भी आप डायरेक्शन लोगे वो करंट के अलोंग ले लो, यानी करंट उधर जा रहा है, देखो बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, करंट निकला, करंट कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको ऐसे चलाओ इस तरीके से, और इसमें भी मैं इसी तरीके से लगाऊंगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि करंट के अलोंग अगर चलते जाओ, जिधर करंट जा रहा है उसके अलोंग चलते जाओ तो सारी चीज पॉजिटिव होती है, और करंट के अगेंस्ट स्टडी हो तो वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर भाई ये वाली बातें समझ नहीं आ रही है तो मैं फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले किरचॉफ लॉ पढ़ लो, किरचॉफ लॉ भाई मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब पर डालो और उस वीडियो को देखो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना, बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। और अगर आपको किरचॉफ लॉ आता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ठीक है भाई, किरचॉफ लॉ लगाने वाला हूं ABD में, और मैंने डायरेक्शन भी ले लिया किस अलोंग चलूंगा। ठीक है, तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप ABDA। सबसे पहले आ जाओ ABDA।
हमने क्लोज्ड लूप डिसाइड कर लिया, हमने करंट का डायरेक्शन भी डिसाइड कर लिया, और हमने ये भी देख लिया हमें किस डायरेक्शन में चलना है। यानी जब वोल्टेज का पूरा देखेंगे अलजेब्रिक सम, वो किस डायरेक्शन में करना है। तो देखो यहाँ से चलेंगे तो करंट के अलोंग, मैंने क्या बोला, जब हम करंट के अलोंग ही चल रहे हैं तो वैल्यू वोल्टेज की पॉजिटिव रहती है। ओके, तो IP1 I1P कैसी है, ध्यान से समझना, सारे पॉइंट समझ लो। बैटरी ने आई करंट दिया, इस पॉइंट पर आने के बाद I1 करंट इधर गया, मान लो कितना गया I1, I2 इधर गया, क्योंकि भैया I करंट था, इस जंक्शन पे दो जगह जाना है, तो I करंट तो जा नहीं सकता, I को कम होना पड़ेगा, I को डिवाइड होना पड़ेगा, तो I करंट इस पॉइंट से निकल गया, I1 ऊपर की तरफ, I2 नीचे की तरफ। ठीक है, और आगे की बात, जब I1 यहां पहुंचा तो अब यहां पे भी इस पे दो जंक्शन है कि भैया कुछ नीचे भी आएगा कुछ इधर भी आएगा। अभी ये बैलेंस नहीं हुआ है, अभी तो मान के चलने के नीचे भी आएगा, क्योंकि बैलेंस कंडीशन तो अभी आई नहीं है, प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने माना नीचे भी आएगा उधर भी जाएगा, तो मान के चले हम IG करंट आ गया इसके अंदर, यानी I1 करंट टोटल था और IG करंट इसके अंदर आ गया। तो आप खुद बताओ कि I1 करंट गया और IG यहां चला गया, तो बचा कितना, I1 माइनस IG। तो ठीक है, IG करंट यहां आया तो I1 माइनस IG बचा हुआ यहां आ गया C तक, बात क्लियर है। और इधर से आया I1 माइनस G, तो अब इधर समझना, इधर चला था I2, यहां करंट चला था I2 और ऊपर से आया था IG, तो I2 और IG ऐड होके इधर चल दिया I2 प्लस IG। यानी ऐसे कह सकते हो जब C जंक्शन पर करंट पहुंचेगा तो उधर से तो आएगा I1 माइनस IG और इधर से जाएगा I2 प्लस IG, ऐड करके देख लो टोटल करंट I निकल के वापस बैटरी में घुस जाएगा, कर लो ऐड। I1G नेगेटिव, IG नेगेटिव, IG पॉजिटिव कट गया, I1 प्लस I2 क्या था I के बराबर, क्योंकि I करंट ही तो डिवाइड हुआ था, I1 उधर गया I2 उधर गया, यानी I1 प्लस I2 ही आई है, ऐड कर लो, यानी टोटल करंट बैटरी से इतना गया, एंटर भी उतना ही हुआ। डायग्राम अच्छे से समझ आ गया कि भाई क्वाड्रिलेटरल की किस आर्म में कितना करंट है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। एक बार फिर बता दे रहा हूं, ए बी आर्म में I1 करंट है, सुनते जाओ ध्यान से, ए बी में I1 करंट है, ए डी में I2 करंट है, बी सी में I1 माइनस IG करंट है, अब कैसे वो तो भी मैंने समझा ही दिया, और सी डी में I2 प्लस IG करंट है, और बी डी में IG करंट है। तो सारी आर्म के अंदर करंट आपको अच्छे से पता है। अब हमें पता है अगर करंट पता हो और रेजिस्टेंस पता हो तो वोल्टेज निकल आती है, क्योंकि पढ़ा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भाई V इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR, यानी करंट पता हो रेजिस्टेंस पता हो वोल्टेज पता चल जाएगी। अब वोल्टेज पता करेंगे, ए से शुरू करो चलना। भाई कितना करंट है ए बी में, I1, रेजिस्टेंस कितना है P, वोल्टेज कितना हो गया I1P, पॉजिटिव या नेगेटिव, करंट के अलॉन्ग ही चल रहा हूं पॉजिटिव, तो पहला हो गया I1P, पहला हो गया I1P वोल्टेज, कोई डाउट, ठीक है। अब इसी मैथ में तो चलना है हमें ABDA में चलना है, तो I1P, अब इधर आ जाओ, करंट के अलॉन्ग ही है अभी भी, जो ये सर्कल है वो करंट के अलॉन्ग ही है, तो IG इंटू जी, ये भी पॉजिटिव, तो ये वोल्टेज हो गया अलॉन्ग द BD। आगे अब इधर वापस आ जाओ, DA की तरफ जाऊंगा मैं क्लोज्ड लूप में, लेकिन यहां दिक्कत क्या, करंट आ रहा है नीचे और मुझे जाना पड़ रहा है करंट के अपोजिट। मैंने क्या बोला था कि अगर करंट के अलॉन्ग चलूंगा तो वोल्टेज पॉजिटिव लूंगा और करंट के अपोजिट चलूंगा तो वोल्टेज नेगेटिव लूंगा। करंट के अलॉन्ग चला था वोल्टेज पॉजिटिवली, करंट भी नीचे आ रहा था और मेरा ये जो मैंने डायरेक्शन लिया था वो भी नीचे था, मैंने पॉजिटिव लिया। लेकिन इस वाले रेजिस्टेंस यानी कि R रेजिस्टेंस पर दिक्कत क्या है कि मैं चलूंगा D to A और करंट आ रहा है A to D, तो यहां नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी नेगेटिव I to R, I2 इसके अंदर का करंट हो गया, रेजिस्टेंस R हो गया, यानी टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज हो गया ABDA मैश के अंदर, ठीक है। और ABDA मैश के अंदर टोटल वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0, तो मैंने लिख दिया कि I1P, IG और I2R इनका एल्जेब्रिक सम 0 हो गया। यहां तक सारी बात बहुत अच्छे से क्लियर है। अब जैसे कॉन्सेप्ट यहां लगाया ABD मैश में, अब वही लगाऊंगा मैं BCD मैश में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मैंने डायरेक्शन क्या ली है इसकी, ये वाली ली है, तो अब देखते हैं अगर करंट के अलॉन्ग हुआ तो वोल्टेज पॉजिटिव लेना, वरना नेगेटिव। 1 by 1 शुरू कर दो, इस वाले पे आ जाऊं, ठीक है, चलो यहीं से शुरू कर लो। IGG इधर ले लो, हाँ चलो BD वाले में ले लो, इस वाले में BC में। अब देखो क्या है, ये जा रहा है इस तरफ यानी इधर,
और करंट आ रहा है ऊपर से, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमने इसका डायरेक्शन क्या लिया है मेरे भाई, इस तरफ लिया है। तो इस तरफ जब लिया है तो करंट कितना हो गया हमारा, I1 माइनस आई जी इंटू क्यू। अब अपन का जैसे हम BCDA, जो BCDA लूप है अब इसमें लाएंगे BCDA में। अब ध्यान से समझना, BCDA में भी मैंने करंट ये वाला ही लूप ले लिया, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला लूप ले लिया तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने ABD में लगाया था, ABDA में हमने वही हम लगाएंगे BCDB में, कि भाई जो अगर करंट के अलोंग वोल्टेज होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर करंट के अगेंस्ट होगा, जो ये हमने लिया है लूप, ये जो सर्कल लिया है, अगर करंट के अगेंस्ट होगा तो नेगेटिव। शुरू करते हैं कि अब ये कैसे, इस तरीके से, यानी करंट भी इधर जा रहा है और ये भी इसी तरफ है। तो I1 माइनस आई जी करंट था, तो I1 माइनस आई जी करंट मल्टीप्लाई बाई क्यू, यानी हमें पोटेंशियल पता चल गया इस वाले BC का। BC में पोटेंशियल पता चल गया क्योंकि करंट है I1 माइनस आई जी और रेजिस्टेंस है Q, तो I1 माइनस आई जी क्यू वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वोल्टेज में कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, क्योंकि पूरे के पूरे मैश के अंदर देख रहे हैं। अब यहाँ करंट जा रहा है ऊपर की तरफ और मेरा ये कह रहा है कि भाई हम इस तरह कैसे चलेंगे, तो इधर अपोजिट हो गया। तो अब क्या होगा, I2 प्लस आई जी इंटू एस, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो I2 प्लस आई जी, यहाँ एस नहीं लिखा हुआ, तो I2 प्लस आई जी एस, नेगेटिव ले लिया, यानी ये वोल्टेज हो गया इन द आर्म CD। आगे अब जैसे इस वाले आर्म में आऊंगा, अब देखो करंट आ रहा है नीचे की तरफ और मैं जा रहा हूं इस तरह से ऊपर की तरफ, क्योंकि मैंने ये वाला पोर्शन लिया है, इस तरीके से डायरेक्शन लिया है, तो ऊपर जा रहा हूं, करंट आ रहा है नीचे, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, आई जी वोल्टेज नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो करंट है आई जी और गैल्वेनोमीटर का मैंने रेजिस्टेंस मान लिया जी, तो जी आई जी इक्वल टू 0 जो कि नेगेटिव। यहां तक क्लियर है, एक इक्वेशन 1 ये हो गई और एक इक्वेशन 2 ये हो गई। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, वीडियो को पॉज करो और पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट कर लिया, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमसे बोला गया इन दी बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज। अब मान लिया कि हमने जो आर था हमारा उसको एडजस्ट किया, जो वेरिएबल रजिस्टर था हमारा उसे हमने एडजस्ट किया और हमने बैलेंस कंडीशन प्राप्त कर ली। यानी बैलेंस कंडीशन आते ही आई जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, यानी जो करंट है गैल्वेनोमीटर वाली लाइन के अंदर वो क्या हो जाएगा, 0। तो जहां जहां आई जी लिया था वहां वहां हम 0 पुट करते जाएंगे। तो द अबव इक्वेशंस, अब इक्वेशन कैसी बन जाएंगी, यही बना के दिखाता हूं। देखो अब ये इक्वेशन है, अब ध्यान से समझना, पहले से रफ कर ले रहा हूं आगे वाले पार्ट को, यही इक्वेशन बनाऊंगा। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, I1P, IgG और I2R ये था। अब ये कह रहे हैं कि बैलेंस कंडीशन अचीव हो चुके हैं, यानी जो करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर है वो हो गया 0। तो Ig इक्वल टू 0 पुट करना है। तो देखो Ig की जगह 0 इंटू जी करोगे, 0 इंटू जी, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, बचा कौन, I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0। हाँ के ना, देखो ध्यान से, यही तो बचा। यहाँ पे देखो I1P IG कैपिटल G, ये तो 0 ही हो गया क्योंकि जो करंट है गैल्वेनोमीटर में हमने मान लिया बैलेंस कंडीशन आ गई, यानी जो करंट गैल्वेनोमीटर वाली लाइन में था वो 0 हो गया। तो ये 0 हुआ, तो I1P माइनस I2R इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हो गई ऐसी, कोई दिक्कत, नीचे आ जाओ। अब देखो क्या बोला गया है कि IG जहां जाए वहां वहां 0 रखते जाओ, ध्यान से समझना। I1 एज इट इज लिखा मैंने, I1 एज इट इज, माइनस IG लिखा 0 इंटू क्यू, माइनस I2 लिखा एज इट इज प्लस IG लिखा 0 S, माइनस G इंटू आई जी लिखा मैंने 0। तो अब देखना क्या इक्वेशन बन गई, ये वाला पोर्शन 0, G इंटू आई जी, क्योंकि आई जी 0 है, जो हम ये आई जी बोल रहे हैं बार बार, जो करंट है गैल्वेनोमीटर लाइन वो कितना माना है मैंने, 0। तो भाई यहाँ पे करंट 0 और यहाँ आई जी 0 तो था, तो 0 प्लस I2 बचा, यहाँ पे भी 0। तो कंडीशन क्या बन गई, देखो यहाँ पे ध्यान से, I1 माइनस आई जी था, तो I1 माइनस 0 आई हो गया इंटू क्यू, तो I1 क्यू प्लस नहीं माइनस I1 क्यू। अब आगे देखो, आगे क्या है, यहाँ पे आगे है माइनस, और I2 प्लस आई जी था, यानी करंट ये तो 0 हो गया आई जी, तो ये 0 हो गया, तो I2 प्लस 0 I2 बचा, तो आपका आ गया माइनस का I2 और मल्टीप्लाई बाई S, और ये वाला पोर्शन तो पूरा ही 0 हो गया क्योंकि G इंटू आई जी था। तो एक इक्वेशन आ गई I1 क्यू माइनस I2S। तो एक इक्वेशन बनी I1P माइनस I2R, एक इक्वेशन बनी I1 क्यू माइनस I2S। यहां तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी ये इक्वेशन बदल के ये बन गई, ये इक्वेशन बदल के ये बन गई। तो हमने वही लिखा है कि नई इक्वेशन बनी I1P माइनस I2R इक्वल्स टू 0 और एक इक्वेशन बनी I1Q माइनस I2S इक्वल्स टू 0। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो,
कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है मेरे भाई। अब हमें पता है कि अगर ये 0 के इक्वल है तो क्या मैं I1P को I2R के इक्वल लिख दूं, तो लिख दिया कि I1P इक्वल टू I2R, इक्वेशन 1 मान ली। I1Q इक्वल टू I2S लिख दूं, लिख दिया, इक्वेशन 2 मान ली। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को डिवाइड करो इक्वेशन 2 से, तो क्या बनेगा देखो, I1P डिवाइड बाई I1Q इक्वल टू, लेफ्ट लेफ्ट डिवाइड कर दिया, राइट आ जाओ, I2R डिवाइडेड बाई I2S। तो जब इक्वेशन और इक्वेशन 2 को डिवाइड किया तो I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, और आपका आ गया PQ बाई RS। P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। यानी ये कंडीशन कब आई, जब आपने IG यानी जो करंट इन द गैल्वेनोमीटर वाली आर्म थी उसमें 0 था। तो जब IG हमने 0 लिया तभी ये कंडीशन बनी और प्रूव हो गया PQ बाई RS। यानी यहां से कंडीशन ये निकली कि अगर कैसे भी आपका ये करंट जो है वो 0 हो जाए, और करंट जाते ही 0 हो जाए तो कंडीशन बन जाती है ये वाली। ये बात तो हमने पहले भी की थी, बस इसे प्रूव करना था, इसका डेरिवेशन करना था, इसीलिए बताना जरूरी था। तो PQ बाई RS दिस प्रूव द कंडीशन फॉर द बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी ये कंडीशन है फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है भाई। बहुत एनर्जी लगती है यार, चिल्लाना पड़ता है, गला सूख जाता है। मेरे को आदत भी एक्चुअली क्या है कि मैं आराम से पढ़ा नहीं पाता। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊँ ना आराम से कि व्हीट स्टोन ब्रिज इज डिफाइंड एज द, नहीं बोल पाता यार। मैं क्लास में भी जब होता हूँ ना भाई, पूरी एनर्जी लगती है, चिल्ला चिल्ला के आस पास सब चलते हैं, ठीक है। तो जितना पॉसिबल हो रहा था आपको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको डेरिवेशन भी समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। और एक और बात भाई, आज आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने देखे कि सर आप न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हो। तो देखो मेरे भाई, न्यूमेरिकल इसलिए नहीं करा रहा हूँ, उसके दो वजह हैं। पहली बात, देखो चैनल मेरा भी इतना पॉपुलर नहीं है कि बहुत सारे लोग देखते हैं एकदम से लगे हुए हैं कि नहीं अभिषेक सर की वीडियो आने वाली है, इन्हीं से सिलेबस करना है। हैं कुछ बच्चे जिनके लिए कुछ सीक्वेंस में वीडियो बन रही हैं। तो जब तक ऐसी कुछ हम पे रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी इतना प्रेशर इसलिए नहीं है, कमेंट ही 1-2 आ रहे हैं। हालांकि बच्चे तो काफ़ी देख रहे हैं पर वो पता नहीं कमेंट नहीं करते हैं, और सारा का सारा वॉच टाइम अनसब्सक्राइब्ड लोगों से आ रहा है। यानी मुझे लग रहा है सब्सक्राइबर तो पता नहीं कितने कर रखा है, 70% वॉच टाइम तो अनसब्सक्राइब लोगों से आता है। तो अभी शायद हो सकता है उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा, इसलिए भी वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। देख के निकल जाते हैं टॉपिक को, चलो कोई नहीं, कर वो तो अलग बात है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि मैं क्या सोच रहा हूं कि जब तक अभी इतना प्रेशर नहीं है, चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया, प्लेलिस्ट में आके देखो, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया और चैप्टर 3 आज कंप्लीट हो गया पूरा। अब शुरू होगा चैप्टर 4। अब आपकी बात है आप न्यूमेरिकल क्यों नहीं करा रहे हो। मैं क्या सोच रहा था, जब मेरे 5 या 6 चैप्टर्स हो जाएंगे ना, फिर मैं चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल्स कराना शुरू कर दूंगा, ताकि जो लोग आएंगे चैनल पे उनके पास ऑलरेडी कंटेंट होगा। चैप्टर 1 देखना, चैप्टर 1 देखो, चैप्टर 2 देखना, चैप्टर 2 देखो, चैप्टर 3 देखना, चैप्टर 3, 4 देखना, 4 देखो, 5 देखना, 5 देखो। अब जो लोग इन चैप्टर को करते रहेंगे साथ में न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा मैं सोच रहा हूं। बाकी जो आपका सजेशन हो या आपकी कुछ राय हो कि सर नहीं ऐसा नहीं, हम तो ऐसा करते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप मुझे सजेशन दे सकते हैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, इस बार अपने नए चैप्टर के साथ, क्योंकि ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच।